जीफ, MP3 यापैकी कोणतेही किंवा अजून अशी कोणती फाईल टाईप जी त्यास मार्केटेबल NFT मध्ये कन्वर्ट करू शकेल. आता सर्वात शेवटची स्टेप नंबर 6. तुमच्या NFT ला मिंट करण्यासाठी या फायनल स्टेपवर तुम्हाला फक्त हे डिसाइड करायचं आहे की तुम्ही तुमच्या NFT ला कशा प्रकारे मॉनिटाइज कराल. यासाठी सुद्धा तुमच्याकडे 3 ऑप्शन आहेत. एक फिक्स प्राइस, तुम्ही एक फिक्स प्राइस डिसाइड करू शकता. यामध्ये जो पहिला व्यक्ती ती प्राइस देण्यासाठी तयार होईल तोच पहिला बायर बनेल. सेकंड आहे टाइम ऑक्शन. टाइम ऑक्शनच्या माध्यमातून ऑडियन्सला बीट करण्यासाठी थोडा वेळ मिळतो की जेणेकरून ते डिसाइड करू शकतात की त्याला नेमकं किती अमाउंटवर बीट करायचं आहे. आणि 3 नंबर अनलिमिटेड ऑक्शन. या प्रकारच्या ऑक्शनमध्ये कोणत्याही प्रकारची टाइम लिमिट नसते. जेव्हा मला वाटेल तेव्हा तुम्ही तुमच्या हिशोबाने ऑक्शनला एंड करू शकता. मित्रांनो, काही गोष्टींकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे की जसं आपल्या NFT ची मिनिमम प्राइस सेट करणं गरजेचं आहे की जेणेकरून तुम्हाला भविष्यात लॉस होणार नाही. सोबत त्यावर रॉयल्टी ही जरूर ठेवा की जेणेकरून तुमची NFT कोणत्याही सेकंडरी मार्केटमध्ये रिसेल झाली तर त्याचा फायदा हा तुम्हाला मिळतच राहील. मित्रांनो, आतापर्यंत तुम्हाला माहीतच पडलं असेल की NFT ही कशा प्रकारे क्रिएट आणि सेल करता येते. NFT बाय करण्याची प्रोसेस सुद्धा सिमिलरच आहे. त्यासाठी सर्वात पहिलं एक डिजिटल वॉलेट बनवा. नंतर त्या वॉलेटला फंडिंग करा. त्यानंतर बेस्ट मार्केटप्लेसची निवड करा. वॉलेटला त्या मार्केटप्लेस सोबत कनेक्ट करा. त्यानंतर जी NFT तुम्हाला विकत घ्यायची आहे त्यासाठी बीड सबमिट करा आणि बस आता तुम्ही तुमची आवडती NFT खरेदी करू शकता. मित्रांनो, मला विश्वास आहे की तुम्हाला आता NFT बद्दल प्रत्येक गोष्ट माहिती पडली असेल. मग वाट कसली बघताय? आपले आर्ट क्रिएट करा आणि बिंदास उतरा NFTच्या मार्केटमध्ये. कुणास ठाऊक बिग प्रमाणे तुमची NFT देखील करोडो रुपये कमवेल. क्रिप्टोच्या दुनियेतील अशाच प्रकारचे नवीन व्हिडिओज अगदी सोप्या भाषेत समजून घेण्यासाठी मी म्हणजे संदीप कसालकरच्या स्टोरीज आवर्जून पहा. आजची स्टोरी कशी वाटली याच्या प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्समध्ये जरूर द्या. तोपर्यंत मी संदीप कसालकर तुर्तास इथेच थांबतो. पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is next level crazy. It's called Shiba Inu, also known as Sheep. It's a coin based on a dog's image. Oh, that's it. This coin inspired millions of people into it. Yeah, millions of people. Thanks to the hype created courtesy tweets of Mr. Elon Musk. Yeah, the guy who launched rockets to the moon. The highlight is one guy risked $8,000 into this coin when it launched and landed up being a billionaire. You know what's even more crazy? The founder of Ethereum is the guy who apparently promoted sheep. Rumors say he even provided liquidity. All this made the price almost head to the moon. But then he also decided to burn 90% of his sheep holdings and give away balance 10% to charity. He took this step because he didn't want to be the locus of power. Another highlight is 20% of sheep is owned by whales. These whales are the heavy wallet holders, also where the large money bags are. So the real question is, will this a meme coin, a coin with a dog's pretty face, and a large community of investors take this to the moon without any utility? Only time will tell, and until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins with Kunal.
Hello and a very warm welcome to Crypto Weekly Wrap, where we get you latest news and updates from cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। 3.OTV के इस खास शो वीकली रैप में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं वेब3 की इस दुनिया में क्या कुछ खास हुआ है। And let's start with the top story for today. Cryptocurrencies swung between gains and losses during the week, mostly mirroring the moves of global stocks, though occasionally diverging. Bitcoin, however, held steadfastly to $19,000 level during the week as investors viewed the currency as an anti-inflationary proposition. Global governments attempt to cap surging inflation fears of a global recession amid steep rate hikes implemented by various central banks weighed on all asset classes, including on cryptocurrencies. Investors moved to seek shelter in safety of dollar, which pushed the greenback higher during the week, also weighed on cryptocurrencies. The digital currencies, however, witnessed a spurt after Bank of England agreed to buy back government bonds to smoothen out volatility and support the pound, as investors interpreted the move as the initial steps of unwinding tight monetary policy. Overall, cryptocurrencies moved in a narrow range, with the digital market capitalization swinging between $921 billion and briefly testing $1 trillion before slipping back. तो यहाँ संदीप हमने देखा कि डॉलर का जो प्राइस है वो बढ़ गया, और जब भी डॉलर का प्राइस ज़्यादा बढ़ता है तो क्रिप्टो करेंसी को उससे थोड़ा नुकसान ही होता है, क्योंकि ये लोग ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी में फिर इन्वेस्ट नहीं करते। करेक्ट। उसके साथ ही जैसे यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही है। उसके साथ साथ फेड रेट हाइक लगातार होता जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया में भी 50 बेसिस पॉइंट का जो है इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुका है। तो इन सब चीज़ों का जो है ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ रहा है क्रिप्टो करेंसी पे, और जो मार्केट है वो उठ नहीं पा रही है, थोड़ा सा लो है अभी मार्केट। तो अब यही देखा जाएगा कि अगर आगे जाके इन्फ्लेशन काबू में आती है, इन्फ्लेशन कम होती है यूएस में, और साथ में अगर इंटरेस्ट रेट्स अगर कम होते हैं, तब जाकर हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है थोड़ा परफॉर्म करेगी। एब्सोल्युटली, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज को अगर देखा जाए तो शायद इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज में निवेश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स और ये घटनाएं भी जो बढ़ रही है क्रिप्टो करेंसीज में, उसकी वजह से भी शायद ये पॉसिबल है इन्फ्लेशन का कारण। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ई नगेट्स नामक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में लगभग 128 मिलियन रुपए का लगभग 1.5 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो करेंसी को फ्रीज कर दिया है। एजेंसी का आरोप है कि आमिर खान के अन्य लोगों ने पैसा इकट्ठा करके जनता को ठगने के लिए ई नगेट्स नामक एक गेमिंग ऐप लॉन्च किया, लेकिन फिर अलग अलग बहाने से विड्रॉल्स को रोक दिया और अंत में ऐप सर्वर से प्रोफाइल इंफॉर्मेशन सहित सभी डेटा को मिटा दिया। तो रुचि, अगर आप देखा जाए तो ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन जो हुई उसमें ये बात कही गई, जो डमिक अकाउंट एक बनाया गया जिसे वजीर एक्स में बनाया गया, उसके बाद जो क्रिप्टो करेंसीज है वो क्रिप्टो करेंसीज को बाइनांस में ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस तरह से ये लॉन्ड्रिंग की जो एक्टिविटी है ये हुई। जी बिल्कुल। So moving on, Meta, which owns Instagram and Facebook, has allowed US users of both its application to connect their wallets and share their non-fungible tokens. All users in the US also have the ability to cross-post the NFTs that they own across both Facebook and Instagram. तो मेटा ने शुरुआत की है कि अब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम अपने अकाउंट्स के साथ आप जो है क्रिप्टो वॉलेट को अटैच कर सकते हैं, और NFTs जो हैं वो आप पोस्ट कर सकते हैं और उसमें डील कर सकते हैं। इनफैक्ट एक और अच्छी बात यह है कि आप क्रॉस पोस्ट भी कर सकते हैं NFTs को बोथ प्लेटफॉर्म्स पर। तो इसकी जो शुरुआत है, जो टेस्टिंग है, वो इंस्टाग्राम के लिए मई में शुरू हो गई थी और फेसबुक के लिए जून में शुरू हो गई थी, और इसके साथ ही जो है 100 कंट्रीज में अब इंस्टाग्राम पर जो है NFT सपोर्ट वो शुरू हो गया, और उसकी शुरुआत अगस्त में ही हो गई थी। तो इट्स अ वेरी गुड मूव। एग्जैक्टली। NFT प्रोजेक्ट को कहीं पर थोड़ा, क्योंकि NFT अगर बात करें तो NFT क्रिएटिविटी को हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से जो यूजर्स को काफी आसानी होगी आगे जाकर उनके क्रिएटिविटी को सोशल मीडिया होगा, जैसे इंस्टाग्राम पर प्रमोट करने के लिए। आजकल वैसे भी इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, तो अगर आपने कुछ क्रिएटिव आर्ट बनाया है NFTs के जरिए आप उसे प्रमोट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड पॉजिटिव, बहुत अच्छा कदम है जी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक्सचेंज की दिग्गज कंपनी FTX की US सब्सिडियरी ने बैंकरप्ट वॉयजर डिजिटल की एसेट्स को $1.4 बिलियन में खरीदने के लिए बिडिंग वॉर में जीत हासिल की। FTX एक डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट फर्म वेव फाइनेंशियल के खिलाफ बोली लगा रहा था। वॉयजर टोकन यानी VGX घोषणा के बाद बढ़ गया। 4% से अधिक की बढ़त के साथ लगभग 70 US सेंट का कारोबार हुआ। वॉयजर ने अपने कस्टमर्स के FTX US में पॉसिबल ट्रांजिशन का संकेत देते हुए कहा, एक्सचेंज कंपनी के चैप्टर 11 मामलों के समापन के बाद कस्टमर्स को क्रिप्टोकरेंसी ट्रेड और
स्टोर करने में सक्षम करेगा। जी। तो रुचि, इसमें एक मैं एडिशन करना चाहूंगा कि सीईओ जो है एलेक्स मैशिन्स्की, वो रिस्ट्रक्चरिंग एंड इवेंचुअल सेल के लिए उसने रिजाइन किया, और ये रिजाइन के बाद अगर देखा जाए तो सेल्सियस नेटवर्क जो है उसके नेटिव टोकन में तेजी आई। जी। तो ये भी जैसे FTX को हमेशा हमने देखा, सैम बैंकमैन-फ्राइड हमेशा जो है जैसे जब बेयर मार्केट था, बहुत क्रिप्टो क्रैश हो गई थी क्रिप्टो मार्केट, तब उन्होंने बहुत सी कंपनीज जो हैं जो बैंकरप्ट हो रही है उनको सपोर्ट किया। और अब ये भी एक तरह से अच्छी बात है कि वो वॉइजर डिजिटल को जो है खरीद रहे हैं, और उन्होंने सेल्सियस के लिए भी अपनी बिडिंग दी है, लेकिन फिलहाल अभी वो पूरा सेटल नहीं हुआ है कि वो एक्चुअली से खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं, तो ये अनाउंसमेंट ऑफिशियल आना भी बाकी है। एग्जैक्टली। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। Circle, internet financial issuer of the second largest stablecoin USD coin, said it will expand USDC to 5 new blockchains in a bid to strengthen its market position. Circle also disclosed a tool called Cross-Chain Transfer Protocol to bolster USDC transactions between different blockchains. तो ये जो Circle Internet Financial है, इन्होंने अपने जो USDC जो इनका कॉइन है उसे अब अनाउंस किया कि 5 अलग अलग जो है ब्लॉकचेन्स पर उसको एक्सपैंड करेंगे, ऑब्वियसली अपनी मार्केट पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इन 5 जो ये ब्लॉकचेन्स हैं उनमें से आर्बिट्रम 1, नियर, ऑप्टिमिज्म और पोल्काडॉट का नाम है, और इन चारों पर तो इसी साल के एंड तक जो है आ जाएगा USDC, और उसके साथ साथ कॉस्मोस इकोसिस्टम पर कह रहे हैं कि अगले साल यानी 2023 के शुरुआत में उस पर भी ये जो कॉइन है वो आ जाएगा। इस टूल के बारे में बताना चाहूंगा आपको। क्रॉस चेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसा टूल है जो वन इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम में टेलीपोर्ट करता है, और जिससे क्या होता है, कैपिटल इफिशिएंसी बढ़ती है और यूजर एक्सपीरियंस जो है वो स्ट्रीमलाइन होने में उसमें मदद मिलती है। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चेन डेटा शो पर मर्ज के बाद से इथेरियम की इशुएंस रेट में 98% की कमी आई है। स्विच के बाद से नेटवर्क की सप्लाई में 7,385.47 ETH की वृद्धि हुई, जबकि 128,422.13 ETH की तुलना में अगर इसने प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मॉडल का उपयोग करना जारी रखा होता। हाल के 24 घंटों में ETH की सप्लाई 0.34% बढ़ी है, जबकि प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल के तहत ये 3.86% रही होगी। तो रुचि, कुछ ऑब्जर्वर्स जो है उन्होंने एक तर्क दिया है कि गिरावट का कारण प्रूफ ऑफ स्टेक सिर्फ नहीं है, क्योंकि नेटवर्क एक्टिविटी में जैसे हम अगर नेटवर्क एक्टिविटी बढ़ती है तो गैस फीस भी बढ़ती है, नेटवर्क एक्टिविटी कम होती है तो गैस फीस भी कम होती है, तो ये कारण ये भी है, ये भी एक कारण इसका हो सकता है। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। A hacker has stolen $950,000 in Ether from a cryptocurrency wallet through the same vanity address exploit connected to a last week's attack on trading firm Wintermute. On September 25th, a hacker stole 732 Ether and sent it straight to the authorized cryptocurrency blending service Tornado Cash. तो ये जो हैकर ने $750,000 जो उसने चुराए, कहा जा रहा है कि वही वैनिटी एड्रेस जो है उसके थ्रू एक्सप्लॉइट हुआ, जैसे कि हमने बताया कि विंटरम्यूट में भी हुआ था। उससे पहले जनवरी में जिटहब करके एक कंपनी है, उसने भी पहले इतला की थी कि जो है इसी वैनिटी एड्रेस के थ्रू हैक हुआ है। उसके बाद लेकिन ज़्यादा ये मामला जो है रोशनी में तब आया जब DEX एग्रीगेटर 1 इंच ने सितंबर 15 को बताया कि इस तरह की वैनिटी एड्रेस के थ्रू जो है एक बड़ा एक्सप्लॉइट हुआ है उनके प्लेटफॉर्म पर भी। तो और इसी के थ्रू हमने देखा कि अभी उसके बाद अच्छा काफ़ी सारे जो हैं छोटे छोटे जो है एक्सप्लॉइट हमने देखे, हैक्स हमने देखे, जिसपे अगर कुल मिला के देखा जाए तो $3.3 मिलियन का जो है हैक हुआ है ऑन इथेरियम वॉलेट्स, डिफरेंट वॉलेट्स पर कुल मिला के इतना ज़्यादा जो है चोरी किए गए हैं ईथर या अलग क्रिप्टो करेंसीज। इसमें एक वैल्यू एडिशन भी करना चाहूंगा कि सर्टिक ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो है, जो सिक्योरिटी कंपनी है, उसने कॉम्प्रोमाइज की गई प्राइवेट कीज के कारण, मतलब उनका जो रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉम्प्रोमाइज की गई प्राइवेट कीज के कारण इस वर्ष $273.9 मिलियन का इसमें नुकसान हुआ है। That's a big amount. तो बढ़ते अगली खबर की ओर। टेराफॉर्म के को फाउंडर डो कॉन ने अपने 1 मिलियन से ज्यादा ट्विटर फॉलोअर्स को बताया कि उन्होंने अपना नाम इंटरपोल की रेड नोटिस लिस्ट में नहीं देखा है। डो कॉन ने कहा कि वो इंटरपोल रेड नोटिस के बाद छिपने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन अपने सटीक ठिकाने का खुलासा करने से इनकार किया है। अगर मैं आपको बताऊं कि रेड नोटिस लिस्ट जो है उसमें सभी का नाम आना जरूरी नहीं है। तो अगर डोकॉन इस तरह से उनके फॉलोअर्स को बता रहा है तो कहीं पर वो उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो ट्रू है, अगर वो सच्चा है तो सामने आए, सामने आके सामना करे। तो अगर अभी भी क्यों चुप रहा है फिर? बिल्कुल सामने आए, सारे सवालों का जवाब दे, जो भी साउथ कोरियन अथॉरिटीज चार्जेस ले उन चार्जेस को फेस करे। बिल्कुल। एग्जैक्टली।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्शन हाउस सोथेबी इज लॉन्चिंग अ फर्स्ट डिजिटल ऑक्शन ऑफ एन इंडियन आर्टिस्ट वर्क along with the marketplace for NFT, Hefty Art, to offer Fury by artist Maqbool Fida Hussain. The collaboration will have both the physical painting created by Hussain in 2000 and an NFT of the work, along with the modern and contemporary South Asian auction next month. तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं कहूँगी कि गर्व की बात है कि सोथेबी जो इतना बड़ा ऑक्शन हाउस है उस पर पहली बार MF हुसैन का जो है आर्ट वर्क वो फिजिटल फॉर्म में आने वाला है। मतलब कि एक तरफ जहां फिजिकल पेंटिंग की ऑक्शन हो रही होगी लंदन में, वहीं सेम टाइम पर ऑनलाइन भी क्रिप्टो करेंसी में इसका ऑक्शन हो रहा होगा और इसका जो प्राइस है वो $120,000 है। एंड MF हुसैन ने ये 2000 में ये आर्ट बनाया था और उसके साथ साथ अब सोथेबी अपनी एक NFT मार्केट प्लेस भी लेकर आ रहा है जिसका नाम है हेफ्टी आर्ट। सो आई थिंक ऑल अ वेरी गुड मूव इन द NFT स्पेस। एग्जैक्टली। तो अगर मैं कहूँ कि MF हुसैन जी जो है उनका जो काम है उन्होंने जो किया है वो लंदन में एक सर्पेंटाइन गैलरी और V&A म्यूजियम में भी उसको प्रदर्शित किया गया है। बिल्कुल। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये वाज अ वेरी सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट। बढ़ते अगली खबर। 28 सितंबर को दुबई ने पहले रीजनल मेटावर्स इवेंट को होस्ट किया था। इस इवेंट से $15 ट्रिलियन के वर्ल्ड वाइड मेटावर्स इंडस्ट्री के रोड मैप बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। 28 और 29 सितंबर को हुए इस इवेंट को दुबई फ्यूचर फाउंडेशन यानी DFFF द्वारा होस्ट किया गया था और दुनिया भर के 300 से ज्यादा प्रोफेशनल्स और 40 से ज्यादा कंपनियां इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। इस इवेंट के दौरान UAE की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ने मेटावर्स में स्थित एक नए हेडक्वार्टर्स की घोषणा की थी, जिसमें UAE के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी ने वर्चुअल हेडक्वार्टर्स का लाइव टूर देने से पहले कहा था, ये कॉन्सेप्ट का प्रमाण नहीं है, ये हमारा तीसरा एड्रेस है। इससे जुड़ी एक और खबर भी है रुचि। इस बीच US के सबसे बड़े रिटेलर वॉलमार्ट ने गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स में 2 नए एक्सपीरियंस को लॉन्च करके मेटावर्स में कदम रखा है। ये कदम दिसंबर के अंत में वॉलमार्ट द्वारा 7 ट्रेडमार्क्स फाइल करने के बाद आया है, जिसने मेटावर्स में वर्चुअल गुड्स बनाने और बेचने की उसकी योजना का संकेत दिया है। तो ये मेटावर्स की तरफ बहुत बड़ा कदम हम बोल सकते हैं, जो इस तरह से उसको प्रमोट किया जा रहा है। भविष्य में आगे भी इसमें हमें कुछ एडिशन देखने मिलेंगे। दुबई वैसे भी एक बहुत ही क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री ऑलरेडी है ही, और वो मेटावर्स हब भी बनना चाहता है, क्रिप्टो हब भी बनना चाहता है। वहाँ पे जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो भी बहुत क्रिप्टो फ्रेंडली है। तो इट्स अ वेरी गुड मूव। और साथ ही साथ जैसे हम बात करें मेटावर्स की, यहाँ हमने वॉलमार्ट की बात की, उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो भी मेटावर्स की तरफ जा रही है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हम देख रहे हैं कि मेटावर्स का रुख कर रहे हैं। तो मेटावर्स एक्चुअली अब आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा इवॉल्व होगा और बहुत सारे सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल होगा। भारत को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो आज के इस वीकली रैप में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं Web3 वर्ल्ड की बिल्कुल नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर एंड दिस इज मी रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 3.0 TV। हैव अ ग्रेट वीकेंड। Hello and a very warm welcome to all the viewers. This is Manoj Dara. So cryptocurrency prices are mimicking stocks and bonds like never before, penalizing investors who acquired Bitcoin and other digital assets to diversify their portfolio. Because central banks increased the supply of fiat money in 2020 and 21, crypto prices surged, and now the Fed is tightening. Crypto and equity markets are correcting lower. Digital asset investment products saw inflows totaling $9.3 billion in 2021, which is up 36% from 2020. While the rise from 2019 to 2022 was far bigger at 806%, total asset management in 2021 end was at $62.5 billion. For several years, advocates of Bitcoin, Ether, and other cryptocurrencies claimed they could serve as alternative investments that help set off losses in investment portfolio, or at least cushion any declines in stocks and bonds. These arguments, among others, help convince more hedge funds and other professional investors to include Bitcoin and Ether in their portfolio. Well, Morgan Stanley said the increased involvement of institutions which are sensitive to availability of capital and therefore interest rates has contributed in part to higher correction between Bitcoin and equities. Retail traders were dominant around 4 years when Bitcoin traded below $10,000, a
trade of thickening volume and Coinbase exchange from retail users in 2021 have fallen from 80% in 2018. But that has fallen over the years as institutional interest has picked up as per Coinbase business model adjusted to accommodate institutional needs. Well, Morgan Stanley also opined that increased trading volume share of crypto institution versus retail has contributed to higher correlation between Bitcoin and equities. Large funds such as Cathie Wood's ARK Investments Management LLC and companies including Elon Musk's Tesla and Michael Saylor's MicroStrategy have purchased Bitcoin, moves that has helped financial markets become more aligned with the crypto markets. Meanwhile, crypto-related companies such as Coinbase Global Inc. have gone public over the past year or so, which has further connected digital trading markets with the stock markets and bonds. Citigroup is of the view and also mentioned in a research note that within the equity sector, crypto assets appear to exhibit an increasing correlation to the cyclical stocks, in particular sector which are more inflation sensitive such as energy, materials and industrials. Citi Research also noted that market volatility and inflation expectations share a similar negative relation to financial market volatility and even notes that they find a weak statistical association between crypto returns and inflation expectations. Both of these attributes have only become prevalent recently and has been distinctively weaker historically. The 3-month correlation between cryptocurrencies, Bitcoin and Ether and the major US stocks indices hits its highest level on the record between 0.67 and 0.78 last week, according to the Dow Jones market data. The correlation of 1 suggests the markets are moving in lockstep, but 0 say they aren't related. The 1 and the 2-month correlation are at the record levels. Market participants opine that the correlation between Bitcoin and equity indices has remained high and will continue to do so unless Bitcoin becomes widely used as a medium of payment, which looks unlikely to happen soon. The correlation is now on the test as Fed hikes interest rates and unwinds its balance sheet. Whether it will continue, we will know soon as Feds unfold its stance. Keep watching Crypto TV for more such interesting updates. This is Manoj Dara signing off. Thank you. हेलो नमस्कार, वेलकम टू द स्पेशल एपिसोड ऑफ क्रिप्टो क्राइम्स। मैं संदीप कसालकर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेब 3 की इस दुनिया में खास करके क्रिप्टो करेंसी में लोग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहे हैं, पर इसके साथ ही आए दिन नए नए स्कैम्स और क्राइम्स की घटनाएं भी दस्तक दे रही है। अब स्कैमर्स और हैकर्स की हिम्मत यहां तक बढ़ गई है कि अब ये हैकर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को टारगेट करके उनसे फिरौती की मांग कर रहे हैं, वो भी क्रिप्टो में। बिल्कुल ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें ऑप्टस कंपनी से $1 मिलियन की फिरौती की मांग की गई है, जो सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड ओन्ड है। ऑप्टस को एक हैकर ने एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है, जो क्रिप्टो करेंसी मोनारो में $1 मिलियन की फिरौती की मांग कर रहा है। ऐसा न करने पर हैकर द्वारा इंटरनेट पर कस्टमर के डेटा को बेचने की धमकी भी दी जा रही है। एक नोटोरियस डेटा लीक फोरम पर एक पोस्ट में हैकर ने लगभग 11.2 मिलियन ऑप्टस ग्राहकों के रिकॉर्ड होने का दावा किया है, जिसमें उनके नाम, डेट्स ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ईमेल एड्रेसेस और ग्राहकों के सबसेट एड्रेसेस और आईडी डॉक्यूमेंट नंबर्स शामिल है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट नंबर। पोस्ट में कहा गया है कि ऑप्टस, यदि आप ये पढ़ रहे हैं तो ध्यान दें कि हमारे लिए डेटा सेल न करने की कीमत $1 मिलियन है। हम आपको डिसाइड करने के लिए 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं। इस कथित हैकर ने सैंपल के तौर पर सेल के लिए 200 रिकॉर्ड्स उपलब्ध है, ऐसे कहा है। हालांकि अटैक में पेमेंट डिटेल और अकाउंट पासवर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया था। हैकर की धमकियों पर टिप्पणी करते हुए ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, AFP उन रिपोर्टों से अवगत है जिसमें आरोप लगाया गया है कि ऑप्टस ग्राहक डेटा चोरी हो गया है और डार्क वेब सहित कई फोरम्स के माध्यम से क्रेडेंशियल बेचे जा सकते हैं। AFP अब डार्क वेब और अदर टेक्नोलॉजीज की निगरानी के लिए स्पेशलिस्ट कैपेबिलिटी का उपयोग कर रहा है और साथ ही कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करेंगे। प्रवक्ता ने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई इस चोरी की गई क्रेडेंशियल्स को खरीदता है
तो उसे अधिकतम 10 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। अब देखते हैं हैकर द्वारा सेल के लिए क्या रखा गया है। ऑप्टस में ब्रीच किए गए डेटा को हैकर द्वारा 2 फाइलों में कैटेगराइज किया गया है। जैसे यूजर्स डेटा, उसमें 11.2 मिलियन रिकॉर्ड्स है। सेकंड, एड्रेसेस डेटा, उसमें 10 मिलियन रिकॉर्ड्स है। अगर ऑप्टस फिरौती नहीं पे करता है तो हैकर ने यूजर्स की डेटा फाइल की कीमत $150,000 और एड्रेसेस की डेटा फाइल की कीमत $200 रखी है। अगर साथ में देखा जाए तो इन टोटल फाइलों की कीमत $300,000 है। ऑप्टस के हैक होने के बाद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कंपनियों पर साइबर हमलों के लिए बैंकों को तेजी से सतर्क रहने की अनुमति देने के लिए प्राइवेसी रूल्स को बदलने की योजना की घोषणा की है। साथ ही मिनिस्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्लेयर ओनिल ने पार्लियामेंट को बताया कि कानूनी और तकनीकी रूप से कॉम्प्लेक्स इशू को हल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता होगी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया अब साइबर डिफेंसेस को और मजबूत करना चाहता है और 2022 में फर्म और होम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक डिकेड में $1.66 बिलियन खर्च करने का उन्होंने संकल्प लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वेब3 वर्ल्ड से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। डू वॉच 3.0 टीवी। The innovation hub of the world, Dubai is making some serious inroads into the metaverse. The digital world, as we know, it is being reshaped and it is more important than ever for businesses to reimagine their presence online, for which Dubai has already been trying to attract cryptocurrency companies from around the world, and now Dubai is seeking to break into the world's top 10 metaverse economies. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. According to a report, the value of the global metaverse market is forecast to hit about $5 trillion by 2030, and Dubai wants to lead globally in adopting the technology of the future. Crown Prince of Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed, often says that the Emirate is keen to lead globally in adopting the technology of the future. The Dubai government is working dedicatedly over it, as Dubai is all set to host a metaverse event which will be focused on the metaverse. Several local and international leaders will attend it to discuss the potential of the emerging digital space. The inaugural Dubai Metaverse Assembly will be held on September 28 and 29 at the Museum of the Future and Emirates Towers. The assembly will draw more than 300 experts, policymakers and officials, as well as 40 organizations involved in the metaverse. It will also host more than 100 workshops. Well, Dubai is not just limited to events. The Sandbox is now all set to develop a metaverse city in Dubai. Yes, the city, which is going to be called as the Dubai Verse, will be built through local partnerships including firms in the film, music, entertainment, acting, finance, real estate and gaming industries. So the Animoca brand's Dubai-themed metaverse will mirror the Sandbox's Hong Kong megacity, which is a gaming metaverse and virtual cultural hub based on the Asian financial hub of Hong Kong. Though the Sandbox is set to develop Metaverse City in Dubai, but the Space Center of Dubai is planning to simulate life on Mars in the metaverse. Yes, Dubai's Mohammed bin Rashid Space Center is developing a mega project to simulate life on the Red Planet in the metaverse as part of the country's plan to build a colony on Mars by the year 2117. MBRSC has teamed up with BEDU, which is a Dubai-based pioneer in Web3 technologies, in the development of the 2117 metaverse, which will include virtual experiences that capture the sensations of being in space and setting foot on the Red Planet.
Well, the Emirates in 2017 announced progressive plans to build a human colony on the Red Planet in 100 years. And since then, the Space Center has sent its Hope spacecraft to study the planet's atmosphere and is building a $136 million mega science city in Dubai that simulates the conditions on Mars. Interestingly, it also aims to land a rover on the moon later this year. The UAE's space program is not just about missions, but also about creating jobs, as the sector provides more than 3,200 jobs. And as revealed earlier, Dubai's new metaverse strategy will add $4 billion to its economy and create more than 40,000 jobs. So let me tell you that Dubai is already home to over 1,000 companies in the metaverse and blockchain sector, which contributes $500 million to the national economy. So we can clearly see that the future of Dubai's metaverse looks much promising, and the move to Web3 is certainly going to be a remarkable period in the history. But only time will tell whether Dubai will become the metaverse capital of the world or not. Well, that's it in today's special episode. For more such updates, keep watching 3Auto TV. This is me, Vishakha, signing off. If you like this video, do subscribe, like and share to 3Auto TV. And do not forget to press the bell icon for instant updates. Find out how disruptive blockchain technology is reshaping the world. We will keep you connected to the evolving world of NFT, For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट संदीप कसालकर क्रिप्टो की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह से मेटावर्स प्रोडक्शन हाउस अब मार्केटिंग का नया यूनिवर्स बन रहा है। तो दोस्तों, 3D, 4D और यहां तक कि 5D का जमाना भी मेटावर्स के सामने अब पुराना लगने लगा है, क्योंकि इस पल में अल्टरनेट डिजिटल रियलिटी मेटावर्स का क्रेज सभी के बीच देखने मिल रहा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जब बात इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आती है तो मेटावर्स एक गेम चेंजर है, जिसके जरिए इंडस्ट्री के मौजूद बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस अपने प्रमोशन करने के दायरे को बढ़ाकर मेटावर्स को मार्केटिंग का नया यूनिवर्स बना रहे हैं। तो चलिए जी एंटरटेनमेंट, टी सीरीज से लेकर पूजा एंटरटेनमेंट तक मेटावर्स की दुनिया में इंटर करने वाले प्रोडक्शन हाउस पर डालते हैं एक नजर। जानी, जी एंटरटेनमेंट का नाम तो सुना ही होगा। बरखुरदार जी का नाम आते ही फिल्मों से लेकर शोज तक के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। अब फिल्मी अंदाज से बाहर निकलकर अपने अंदाज में मैं आपको पूरी खबर बताता हूँ। जी एंटरटेनमेंट मेटावर्स में एंट्री के साथ NFTs लॉन्च करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जी ने हाल ही में बेंगलुरु में एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है, जिसके लिए कंपनी ने अलग अलग IP जैसे ZEFI और अब मेटावर्स प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए 700 से ज्यादा लोगों को हायर किया है। ऐसे में इस बारे में बात करते हुए जी के टेक्नोलॉजी और डेटा के प्रेसिडेंट नितिन मित्तल का कहना है कि NFT मूवीज, म्यूजिक, टीवी शोज और डिजिटल ओरिजिनल वेब सीरीज से आएंगे। इससे एक बात साफ है कि फिल्म, शो और म्यूजिक लवर्स अब अपने पसंद के प्रोडक्शन के जरिए आए किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ी NFTs को हासिल कर पाएंगे। और इसके लिए ज्यादा दिन बाकी नहीं है दोस्तों, क्योंकि मीडिया कंपनी आने वाले क्वार्टर में NFTs को लाने की उम्मीद है। इस तरह से एक मेटावर्स बनाने के लिए जी का प्राइमरी फोकस अपने प्लेटफॉर्म पर कस्टमर रिटेंशन को बढ़ावा देना है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। कुछ याद आया? जी हाँ, 80s से अब तक सभी की लाइफ में म्यूजिक और एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन और म्यूजिक लेवल कंपनी टी सीरीज ने हंगामा डिजिटल मीडिया के एक डिवीजन हेफ्टी एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर
नॉन फंजिबल टोकन्स यानी एनएफटीज लॉन्च करने के साथ मेटावर्स में अपनी एंट्री कर ली है। इतना नहीं, एनएफटीज के लॉन्च के लिए कंपनियों ने पॉलीगॉन, एक इथेरियम स्केलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ करार भी किया है। तो कंपनीज की माने तो टी सीरीज और हंगामा अपने वास्ट ग्लोबल नेटवर्क और इंडियन लैंग्वेजेस में 2 लाख गाने और 65,000 म्यूजिक वीडियोस, 150 से ज्यादा फिल्मों में फैले एक इनविटेबल लाइब्रेरी का फायदा उठाएंगे। मेटावर्स की दुनिया में एंटर होते हुए टी सीरीज के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार कहते हैं, हम अपने कंटेंट को एक्सपांड और इनहांस करने के लिए आगे देख रहे हैं ताकि उन्हें ग्लोबल डिजिटल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तेजी से एक्सपांड किया जा सके। बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने प्रोडक्शन हाउस में से एक पूजा एंटरटेनमेंट ने फिल्म लवर्स के एक्साइटमेंट को तब 7वें आसमान पर पहुंचा दिया जब उसके द्वारा पहले वर्चुअल लैंड के खरीदने की जानकारी शेयर की गई थी। बॉलीवुड प्रोड्यूसर वाशु भगनानी के इस प्रोडक्शन द्वारा लिए गए इस लैंड का नाम पूजा वर्स रखा गया है, जहां हाल ही में मेकर्स ने अपने बैनर से बनने वाली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को मेटावर्स में कदम रखने वाली पहली फिल्म के रूप में पेश किया था। हालांकि उनकी ये एक्शन ड्रामा फिल्म अगले साल 2023 में रिलीज होने की उम्मीद है। इसके अलावा आने वाले दिनों में पूजा एंटरटेनमेंट अपने इस मेटावर्स लैंड में और कौन सी फिल्मों को लॉन्च करने से लेकर ट्रेलर रिलीज और दूसरे इवेंट्स करते देखेगी, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। कंटेंट क्वीन के नाम से जाने जाने वाली एकता कपूर आज की तारीख में टीवी, ओटीटी से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक अपने शोज, सीरीज और फिल्मों की वजह से हर तरफ छाई हुई है। ऐसे में हाल ही में सभी के बीच खूब पॉपुलर हुए रियलिटी शो लॉकअप पर बेस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मेटावर्स बेस्ड गेम को लॉन्च कर चुकी ऑल्ट बालाजी ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट को अलग अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। दरअसल मेटावर्स बेस्ड गेम में प्लेयर्स शो में हिस्सा लेने वाले सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स से जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, लॉकअप की मेटावर्स की दुनिया कैसी है उसका एहसास भी कर सकते हैं। साथ ही इकोसिस्टम में अपना किरदार निभाकर प्लेयर्स प्राइज मनी अपने नाम भी कर सकते हैं। हालांकि कंगना रनौत द्वारा होस्ट किया गया पहला सीजन खत्म हो चुका है। ऐसे में आने वाले सीजन में फैंस द्वारा रियल के साथ वर्चुअल वर्ल्ड यानी मेटावर्स के जरिए इस रियलिटी शो को एंजॉय करना अपने आप में एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। मतलब आप ही मानेंगे ना, शो बिजनेस में जो दिखता है वही बिकता है। जो मेटावर्स के थ्रू आज के टेक सेवी एज में जहां प्रैक्टिकली बच्चा पैदा होते ही खाना न सीख के स्वाइप करना सीख जाता है। ऐसे में बदलते प्रमोशन के दौर में इंडियन मीडिया हाउस के लिए मेटावर्स बन चुका है लाइमलाइट में रहने के लिए मार्केटिंग का नया यूनिवर्स। तो दोस्तों, हाल के लिए बस इतना ही। ऐसे एंटरटेनमेंट से जुड़ी मेटावर्स और अन्य खबरों को लेकर मैं संदीप कसलकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। NFT मार्केटप्लेसेस का सबसे रिलायबल नाम OpenSea, जो फिलहाल नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज है। लेकिन कब तक? OpenSea को जोरदार मात देकर नंबर 1 के इस टाइटल को हथियाने की फिराक में है एक नहीं बल्कि 5 दमदार दावेदार, जो OpenSea के पैरों तले जमीन कब खिसका दे कोई कह नहीं सकता। OpenSea पर एक और फ्रॉड और खेल खत्म, टॉप पोजीशन गई हाथ से। OpenSea एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर अब तक 1.4 मिलियन वॉलेट्स के थ्रू NFTs ट्रेड हुई हैं। इसकी टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है $23.5 बिलियन, यानी इसके क्लोजेस्ट कंपेटिटर DappRadar से करीब $5 बिलियन ज्यादा। लेकिन OpenSea जितनी अपनी कामयाबी के लिए सुर्खियों में है, उतनी ही चर्चा है इसकी खामियों की। OpenSea पर इन तमाम गड़बड़ियों की शुरुआत हुई 2020 में, जब OpenSea ने अपने यूजर्स को बगैर अप्रूवल के फ्री NFT मिंट करने की इजाजत दी, जिसके चलते OpenSea पर न्यूली मिंट की गई NFTs में से 80% आर्ट फेक और स्पैम साबित हुआ। ये बात OpenSea ने खुद कबूली। वैसे OpenSea ने अपनी नंबर 1 पोजीशन बचाने के लिए अपने यूजर्स का दिल भी कई बार जीता है। जैसे कि इसी साल जनवरी में OpenSea ने अपने यूजर्स को $1.8 मिलियन रीइंबर्स किए
क्योंकि यूजर्स ने OpenSea पर चल रही इन्हीं गड़बड़ियों के चलते गलती से अपने NFTs रियल वैल्यू से बेहद कम कीमत पर बेच दी थी। इतना ही नहीं, एक वॉलेट ने OpenSea पर एक बग को एक्सप्लॉइट करके $800,000 कमाए और फिर बोर्ड एप की 3 अल्ट्रा एक्सक्लूसिव NFTs रीसेल की। डिस्पाइट ऑल दीज ग्लिचेस, OpenSea की किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि 2020 में $95 मिलियन की सेल से 2021 में सीधे $25 बिलियन का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन कुछ भी कहो, नंबर 1 पोजीशन होती तो बेवफा है, तभी तो इस पोजीशन पर फिलहाल 5 उभरती मार्केटप्लेसेस की नजर है। कौन सी है ये मार्केटप्लेसेस? चलिए बताते हैं आपको। नंबर 1 पर है कॉइनबेस। 2012 में लॉन्च हुई कॉइनबेस 89 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स के साथ वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक है। कॉइनबेस अब जल्द अपनी NFT मार्केटप्लेस लॉन्च करने की तैयारी में है। जनवरी 2021 में ही कॉइनबेस पर रजिस्टर्ड वेटलिस्ट थी 1.1 मिलियन पीपल, जबकि OpenSea के एक्टिव यूजर्स हैं 1 मिलियन। कॉइनबेस NFT पीयर टू पीयर होगी और इनिशियली इथेरियम ब्लॉकचेन पर होगी, लेकिन आगे चलकर कई मल्टीपल ब्लॉकचेन्स को सपोर्ट करेगी। कॉइनबेस ने ऑलरेडी लेजी लायंस एंड डेड फेलास के साथ पार्टनरशिप कर ली है। कॉइनबेस क्रिप्टो एक्सचेंज का मानना है कि वो अपने NFT मार्केटप्लेस के थ्रू अपनी ईयरली रेवेन्यू में ओवर $1.26 बिलियन का इजाफा कर सकते हैं। भाई वाह, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर है FTX NFTs। पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च हुई FTX NFT मार्केटप्लेस, लेकिन ये कॉइनबेस मार्केटप्लेस से काफी अलग है। ये पीयर टू पीयर मार्केटप्लेस नहीं है, मतलब इन्वेस्टर्स को अपने एसेट की डायरेक्ट ओनरशिप नहीं मिलती, क्योंकि उनका तमाम डेटा FTX नेटवर्क पर रिकॉर्डेड और स्टोर्ड है। साथ ही मार्केटप्लेस सोलाना पर है, ना कि इथेरियम पर। NFT मार्केटप्लेस में सोलाना की हवा चल रही है और बहुत सी NFT मार्केटप्लेसेस अब सोलाना पर स्विच कर रही हैं। OpenSea 2.5% फीस चार्ज करता है, जबकि FTX NFT मार्केटप्लेस सिर्फ 2% फीस ही चार्ज करता है। इस मार्केटप्लेस का सबसे इंपॉर्टेंट एल्योरिंग एस्पेक्ट है इसकी पेरेंट कंपनी। सैम बैंकमैन-फ्राइड ओन्ड FTX क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसकी वैल्यूएशन इस साल ओवर $32 बिलियन हो गई है। So as far as legitimacy, security or fraudulent free activity is concerned, FTX NFT marketplace is a very trusted option. लंबी रेस का घोड़ा है, कब आगे निकल जाए कोई कह नहीं सकता। इस लिस्ट में अगला नाम है एवरग्रो कॉइन NFT मार्केटप्लेस का। एवरग्रो कॉइन लेकर आ रहा है BNB चेन पर अपनी नई NFT मार्केटप्लेस, जो ऑफर करेगी एक नया प्रोटोकॉल, और वो है NFT लेंडिंग। इसकी मदद से NFT ओनर्स अपनी NFT को गिरवी रखकर किसी क्रिप्टो करेंसी में लोन ले पाएंगे और उसके जरिए कई DeFi प्रोजेक्ट्स में प्रॉफिट कमा पाएंगे। NFT लेंडिंग की बदौलत NFT ओनर्स अपने डिजिटल एसेट को बिना बेचे उससे पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे। और क्योंकि एवरग्रो NFT मार्केटप्लेस BNB चेन पर है, तो उन्हें इथेरियम ब्लॉकचेन पर मौजूद मार्केटप्लेसेस पर चार्ज की जा रही गैस फीस के मुकाबले यहाँ काफी कम गैस फीस चुकानी होगी। सितंबर 2021 में लॉन्च होने के बाद अब तक एवरग्रो कॉइन ने अपने होल्डर्स को ओवर $35.5 मिलियन चुकाए हैं। ऑल्दो OpenSea के कंपैरिजन में ये बहुत स्मॉल अमाउंट है, पर यू नेवर नो कब ये मिलियंस बिलियंस में बदल जाए। So keep an eye out for Evergrow Coin NFT marketplace. और चलिए इस लिस्ट में अगला नाम है Rarible का। शुरुआती दिनों में Rarible ने मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम में OpenSea को कई बार कड़ी मात दी, लेकिन 2021 में आए NFT बूम की बाढ़ को Rarible संभाल नहीं पाया। खैर, हाल फिलहाल में OpenSea पर छाए काले बादलों का फायदा Rarible ने खूब उठाया। एक से बढ़कर एक यूटिलिटीज ऑफर करके Rarible ने साबित कर दिया कि OpenSea को सबसे बड़ा खतरा Rarible से ही है। हाल ही में Rarible ने रारी नाम से अपना गवर्नेंस टोकन लॉन्च करके एक और माइलस्टोन हासिल कर लिया है, क्योंकि OpenSea अभी भी इस मामले में काफी पीछे है। और इस लिस्ट में 5वां नाम है Zora। OpenSea के कंपेटिटर्स में एक नाम Zora का भी है।
अब आप कहेंगे जोरा, ये कौन सी एनएफटी मार्केटप्लेस है? इसका नाम तो कभी नहीं सुना। जी हाँ, इस मार्केटप्लेस के ज्यादा चर्चे नहीं हैं, लेकिन इसकी कुछ ऐसी खासियतें हैं कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। भले ही डैपरैडर की टॉप 25 मार्केटप्लेस बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम की लिस्ट में इसका नाम नहीं है, लेकिन कुछ वजनदार एनएफटीज हैं इस परमिशनलेस ऑन चेन प्लेटफॉर्म की झोली में। आप जानकर हैरान होंगे कि प्लीजर डाओ ने $4 मिलियन में ओरिजिनल डोज मीम एनएफटी जोरा पर ही मिंट की थी। जोरा के कई फायदे हैं। एक तो जीरो फी फॉर लिस्टिंग, बाइंग और सेलिंग, और उससे बड़ा फायदा आर्टिस्ट अपने आर्ट का प्राइस खुद चुन सकते हैं और आर्ट रीसेल पर रॉयल्टीज भी मिलती है। बेशक ओपनसी ट्रेड और वॉल्यूम के मामले में लार्जेस्ट एनएफटी मार्केटप्लेस है, लेकिन ओपनसी के फास्ट एक्सपेंशन का खामियाजा उसकी सिक्योरिटी को उठाना पड़ा। अगर जल्द ओपनसी ने अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद एरर्स को दूर नहीं किया तो उसका नंबर 1 का ताज छिनते देर नहीं लगेगी। होप यू लाइक द स्टोरी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। Ladies and gentlemen, welcome to Crazy Coins with Karnal. Today's coin is Phantom. It is the talk of the town. It's going ballistic on social media. It is changing the way people are exchanging money because it solves the ledger distribution problem. Highlight is it has given a crazy 12,000% in 1 year. 1,000% is 10x, 10,000% is 100x. You have 12,000 bucks today. It is the Ethereum killer. If Ethereum is one decentralized network, FTM is a network of decentralized network. That's crazy. It's undervalued than any of Ethereum's killers, which means Ethereum valued at $335 billion. FTM is only $7.5 billion. So now the real question is, will it kill its Ethereum killers? And only time will tell. Until then, stay tuned for next week till I bring you more Crazy Coins with Karnal. Don't you give up, na na na. I won't give up, na na na. It's Ethereum 2.0. It's Ethereum 2.0. Moving to an upgrade, taking blockchain ahead. It's Ethereum 2.0. It's Ethereum 2.0. Yes, it's Ethereum 2.0, an upgrade to current Ethereum blockchain technology. Hello and welcome to Crypto TV. I am your host and crypto dose Parvati Nirban, aka
Paro, and today's episode is all about the blueprint of Serenity. Yes, it is Serenity. Serenity is the new name of the Ethereum upgrade to 2.0. Ethereum 2.0, also known as ETH2 or Serenity, is the long-awaited final upgrade to the Ethereum blockchain network. The overall goal of the ETH2 update is to increase the performance of the network. Questions like what is blockchain and why would we want to use it will eventually transform into questions like why isn't blockchain being used in this case or that case? Why so? Well, at present, the Ethereum 1.0 network is not robust enough to handle the future demand for blockchain-based technology. Problems with scalability and usability prevent Ethereum from being completely viable alternative. Imagine going to a local marketplace in a regular day scenario. You take a considerable time to do shopping from local vendors, right? Now imagine if it rains at peak rush hours. Then it's almost impossible to finish shopping in the same time, and also it is very difficult to get as many things due to the traffic being jammed, etc. etc. Same thing happened with CryptoKitties app, which was launched on Ethereum 1.0. The transaction fees on the network was initially low, but as the application gained popularity and became a wild success, it became too expensive for people to continue using the app. It became like a market being jammed due to rain, clogged, and whatnot. CryptoKitties was an experimental app built on the Ethereum network and launched in 2017. This app allowed users to create and trade unique digital kittens. Within its first week after launching, CryptoKitties went viral and clogged the Ethereum network with a huge number of transactions. And the transaction fees to send some CryptoKitties hit a whopping 6 figures. Can you imagine spending lakhs of rupees just to transfer a digital cat on a computer network? That's just insane, right? The current Ethereum platform manages this transaction fees to a low amount, but about 15 transactions per second being processed is not enough. So, with the Ethereum 2.0 update, it would potentially process tens of thousands of transactions per second. Really, that's just like dream come true. So, how is Ethereum upgrade will land us to such a high number of transactions? Well, answer to that question is Beacon Chain. Woo. Well, this means something's gonna have a lighthouse effect, which means Beacon Chain will have a lighthouse effect. Well, we were talking about the number of transactions. So, which means the number of transactions per second will have a lighthouse effect? That is going to be amazing because it's going to solve so many problems regarding speed with which current Ethereum platform or rather the blockchain technology is working. So what exactly is this Beacon Chain? Let's try and understand it. The Beacon Chain is basically the phase 0 stage of Ethereum 2.0 and has connection with existing Ethereum 1.0 blockchain network, which means even though Beacon Chain is an entirely new and separate chain that is being developed, it still operates with the same Ethereum ecosystem and acts as a bridge that will allow the transfers of Ether and other digital assets from 1.0 network to 2.0. To simply understand this, it's like how you would do a new iOS upgrade on your iPhone. Yep, it is going to be as simple as that. Amazing, right? It is going to be an amazing upgrade. And in the next episode, we will get into the details of how exactly the Beacon Chain works, which is the algorithm it is being built on. For now, I am your host Parvati Nirban signing off. Gonna say goodbye, take care, and keep enriching yourself with crypto awareness. See you very soon. Till then, keep watching Crypto TV.
रुचि, व्हाट्स अप विद यू? क्या मनोज, मेरा सुंदर सपना टूट गया। इतना अच्छा सपना देख रही थी मैं। You are daydreaming? Yeah, I'm daydreaming. This is a crime. It is a crime। पर पता मैं क्या सोच रही थी? क्या? कि अपनी नई लग्जरी कार में मैं बैठी हुई हूँ Okay. और सीलिंग पर तेज रफ्तार से जा रही हूँ, लॉन्ग ड्राइव है, हवा आ रही है, मेरे बाल उड़ रहे हैं। इतना अच्छा सपना तुमने तोड़ दिया। मैडम, आपकी मोबाइल की तरफ आप देखिए, आपको आटे वाले की पर्ची आई होगी। हाँ, क्योंकि मैं let's- 80 से ऊपर चला रही थी। Very true। So let's get back to the basics. आज का टॉपिक क्या है डिस्कशन का? ये कि मैंने सब तैयारी कर ली है, मैंने अकाउंट बना लिया है और मैंने हाँ। कौन सी क्रिप्टो में इन्वेस्ट हाँ। करना है वो भी सोच लिया है, तो Okay. बस अब मैं मिलियनेयर बनने वाली हूँ। अच्छा, तो आपने खरीद ली, गाड़ी वाड़ी खरीद ली आपने क्रिप्टो करेंसी से इन्वेस्ट करके? नहीं, तो आपने वॉलेट बना लिया उसका? वॉलेट में अभी लिया गुच्ची का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल है आपका। तो सरकास्टिकली क्यों बोल रहे हो? तो मैं एक्चुअली बात कर रहा था क्रिप्टो करेंसीज को जहां पर रखा जाता है, दोज आर नोन एज क्रिप्टो वॉलेट्स। सो आज पर हम मनोज, जो करेंसी डिजिटल है, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसके लिए वॉलेट की क्या जरूरत है? सो एब्सोल्युटली यही आज का डिस्कशन पॉइंट है कि कितने टाइप्स के वॉलेट्स होते हैं और वो वॉलेट्स को यूज करने के लिए क्या क्या things that are required. We have also understood that a crypto wallet बनाने के लिए KYC and basic simple चीजें तो हमने समझ ली है, लेकिन क्रिप्टो वॉलेट्स कितने प्रकार के होते हैं, उनको अटैक से, दैट मीन्स साइबर अटैक से कैसे बचाया जा सकता है और कितने तरीके से हम उनको स्टोर, सिक्योर और कौन कौन से वॉलेट्स यूज कर सकते हैं, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब कि इस वॉलेट के अंदर मेरी डिजिटल करेंसी रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी जो वॉलेट्स होते हैं उसमें आपकी डिजिटल करेंसी नहीं होती है। नहीं होती? नहीं। तो ये कैसा वॉलेट है? हम वॉलेट में तो पैसे ही रखते हैं ना, अगर इस काम का भी नहीं तो किस काम का ही है? तो आपने ब्लॉकचेन के बारे में तो पढ़ा ही है और आपने बहुत रिसर्च भी करी है उसके ऊपर। क्रिप्टो करेंसीज एक्चुअली ब्लॉकचेन सिस्टम पे रहती है और आपका जो क्रिप्टो वॉलेट है, दे स्टोर योर प्राइवेट कीज। कीज? यस, सिर्फ एग्जैक्टली। चाबी रहती है इसके अंदर? तो ये चाबी आपके घर की नहीं है। इनफैक्ट अगर आपकी घर की चाबी अगर गुम भी हो जाती है तो आप यू कैन गेट इट बना देता बैक। चाबी वाला। बट दिस इज द की व्हिच यू विल लूज ऑल योर मनी। Yes, exactly. So मैं आपको बताता हूँ, public keys are like your bank account numbers. Say for example, if a sender sends you a cryptocurrency, so it will require your address, that is a public key. And private key और public key match होती है. Private keys are nothing but it's similar like your ATM pins. So once these things matches, your transaction is complete and you can receive the cryptocurrency or the transaction is complete. So मनोज, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल बताइए। मेरा ना दिमाग बहुत, तुम तो जानते हो, बहुत जल्दी भूल जाती हूँ मैं चीज़ें। तो जो पासवर्ड्स भी होते हैं ना, जैसे जीमेल का या इतने सारे मेरे शॉपिंग अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड्स होते हैं, या फिर बैंक अकाउंट के पासवर्ड्स होते हैं, वो सब तो मैं कहीं लिखती हूँ या फिर मैं भूल जाती हूँ। तो अगर यही मैं भूल गई तो मैं एक नया पासवर्ड बना सकती हूँ ना, या फिर जीमेल में मुझे आ जाएगा रिकवर करके एक नया पासवर्ड? No. No. Because if you lose the private key, you lose the access to your cryptocurrency, you lose the access to your money. God. Once it's gone, it cannot be recoverable. This is the sad part of it. But उसे हम आपको डिस्कस करते करते बताएंगे कि कौन कौन से वॉलेट्स हैं जिसमें आप ये सारी प्राइवेट कीज को सिक्योर साउंड मोड में रख सकते हैं, जैसे आप अगर भूल भी जाएं तो वो एक ऐसे मीडियम में आप मिलेगा कि दैट मींस यू कैन एक्सेस इट एंड यू कैन अगेन एक्सेस योर क्रिप्टो करेंसी। आई वांट टू नो दैट। सो ये जो वॉलेट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक हॉट वॉलेट होता है और एक कोल्ड वॉलेट। सो दीज आर द two definitions of wallets. और उसके अंदर there are several heads. So hot wallets are those wallets that are connected to internet. तो जैसे आपके एक्सचेंज वॉलेट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, उनके वॉलेट्स होते हैं, दोज आर हॉट वॉलेट्स। सो इंटरनेट पर जिनका एक्सेस होता है, क्लाउड बेस्ड वॉलेट्स जो होते हैं, सो दोज आर कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड बट एक ब्रॉडर कंसर्न है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेफ नहीं होंगे। सेफ नहीं है। इनफैक्ट वो कैसा है कि हैकर्स दे कैन कम हैक योर सिस्टम। एंड्रॉइड बेस्ड होता है या फिर वी विल नॉट गेट इनटू इट, एप्पल है या एंड्रॉइड है, बट दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू, दोज कैन बी हैक्ड। और अगर say for example you are a rich woman, so agar if someone hacks your mobile, they can easily steal your cryptocurrency and then sell it somewhere which cannot be recovered. So हाँ, वो एक कंसर्न होता है हॉट वॉलेट्स में। तो मतलब हॉट वॉलेट थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि हैक भी हो सकता है और सिक्योर नहीं है। So that is up to you. What is option number 2? So you have to consult your financial advisor. So we are here to just for investor awareness and education format. So cold wallets क्या होता है कि those are not connected to internet. Okay. So basically एक मिनट, अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड ही इतना, मनोज तुम सोचते हो कि मैं बहुत ही बेवकूफ हूँ, अगर वो कनेक्टेड ही नहीं है इंटरनेट के साथ तो ट्रांजैक्शन कैसे होगी? I've got a point, देखा? I'm smart, very smart. थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो, मैं आपको बताता हूँ। तो उसके अंदर there are two things which you have to really understand. So cold wallet, so it's like hardware and paper wallet as well. Okay. तो
आपको आपकी क्रिप्टो करेंसी स्टोर करनी है और भी ध्यान देना है कि अगर हैकर्स विल नॉट एक्सेस दोज क्रिप्टो करेंसीज, आप उसको इंटरनेट से निकाल सकते हैं. यू कैन स्टोर इट. देयर आर मेनी एक्सचेंजेस हु आर प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज, एक्स एंड एक्स. Okay. तो ये सारी एक्सचेंजेस हैं जो हम जो प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर. एंड पेपर वॉलेट्स आर नथिंग बट इट्स बेसिकली QR कोड फॉर्मेट में होता है, वेर इन इट्स रिटन यू हैव टू स्टोर इट इन अ लॉकर. हाँ, उतना ध्यान देना है कि वो नो वन इज स्टीलिंग यू फिजिकली. या दैट्स व्हाट यू हैव कीप इट इन माइंड. आई थिंक मैं पेपर वॉलेट ही यूज करने वाली हूँ, मुझे ज्यादा इजी है. लिख लूंगी फिर रख लूंगी. Absolutely, you can do that. But these are the 10 points which we wanted to discuss. Our show is basically we don't recommend. हम अपने इन्वेस्टर्स को ये recommend नहीं करते, बट उनको अवेयर करते हैं कि आपको क्या चीजें नहीं करनी है बिफोर मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी, या फिर एक ऐसा साइबर अटैक से कैसा बचा जाए. हम वो अवेयरनेस लेके आते हैं. उसके लिए एक सवाल है मेरे बिल्कुल, मन में पूछिए कि अगर मैं ऑन ये हॉट वॉलेट के लिए ऑप्ट करती हूँ बिकॉज इट्स ऑनलाइन, तो उसके लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है? That is the most important. जैसे हम बताते हैं कि it is always secure to keep a two-way authentication. One it comes in your email, one it comes as an OTP. आप क्रिप्टो वॉलेट के बारे में बात कर रहे हैं, right? So how to keep it safe and secure, two-way authentication. It is always advisable to keep a two-way authentication. और जो हमारा ब्राउजर एड्रेस बार होता है उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है क्या? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज हैकर्स जो होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं. दे आर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स. सो इनफैक्ट दे कैन गेट इनटू योर ब्राउजर, दे कैन स्टील योर मनी इजीली एंड यू विल नॉट इवन कम टू नो. सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट you see to it that your browser is not shifted and it avoids phishing. अच्छा, और किस तरह की इंफॉर्मेशन सेंसिटिव हो या नहीं हो, या किसी से शेयर करें या ना करें, इसके ऊपर कोई टिप? अभी जैसे आप तो ये तो बताएंगे नहीं कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो आप ये क्यों बताएंगे किसी को कि आपके क्रिप्टो करेंसी वॉलेट कौन सा है, उसका पब्लिक की क्या है, उसका प्राइवेट की क्या है? नेवर यू आर सपोज्ड टू शेयर इट विद एनीवन. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप इट सिंगल हैंडेडली. मुझे याद है जैसे कहते हैं कि अपना OTP किसी को मत बताओ. अरे वाह, सही जवाब. कितनी स्मार्ट होती जा रही हूं मैं आपके साथ. So this was our tip number 3, which brings to a conclusion that you are not supposed to share your OTP or cryptocurrency details with anyone. अच्छा, तो ऐसे में फिर कैसा पासवर्ड बनाओ कि वो बहुत स्ट्रांग हो, कोई हैक ना कर पाए? Absolutely, that goes without saying, रुचि. It has to be really robust. बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए. या तो it's better to remember it. जैसे आपको बताया कि it has to be either kept it somewhere secret and it has to be one way. Only one individual should access it. अच्छा, एक बात बताओ मनोज, अगर मैं किसी को कुछ X अमाउंट भेज रही हूँ, अगर मैंने गलत एड्रेस पे भी भेज दिया तो क्या वो रिकवर हो सकता है? मतलब जैसे बैंक में तो कर देते ना, अगर हमसे कुछ गलत ट्रांजैक्शन वो हेल्प करते हैं हमें. So that is something which brings to a tip number 5. This once you have sent it to the wrong address, that means it's sent, done and delivered. It will not come back to you. अच्छा, ऐसा भी है. So you have to be very careful before make any transactions, anything. You have to be double sure before making any investment bets. अच्छा, मैं तो बहुत ज्यादा तुम्हें पता है बात होनी हूँ, कितनी बातें करती हूँ, तो मैं तो अक्सर अपने फ्रेंड्स को बता देती हूँ मैंने ये इन्वेस्ट किया, ये मेरा डिटेल्स है. थोड़ा शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स का, तो शेयर कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं ना, और वो आपके पैसे भी लेके जा सकते हैं. आर यू कंफर्टेबल विद दैट? नहीं, मेरी कार मुझे दिख रही है. वो बोलते हैं धंधा दोस्ती होती है. सो इनफैक्ट योर इन्वेस्टमेंट इज योर इन्वेस्टमेंट्स, और द टाइम विद फ्रेंड्स आर द टाइम विद फ्रेंड्स. सो यू हैव टू कीप देम सेपरेट. अच्छा, और अगर मैं ऑनलाइन मतलब हॉट वॉलेट यूज करती हूँ और कभी घर में वाईफाई नहीं है, अगर मैं किसी कैफे में चली गई या फिर किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ का वाईफाई यूज कर सकती हूँ सिक्योर? Very valid point which you have raised, because that means you are thinking over how to double your investment. So it is always advisable not to use public Wi-Fi because they can divert you to some of the other browser, because we are not that tech savvy. Hackers are really smart. They can take you for a ride quickly and आपको पता भी नहीं चलेगा आपका फोन कहाँ पे डाइवर्ट हुआ है, और वहां से आपका सारा डेटा उनके इजीली विद इन सेकंड्स आ सकता है. दे कैन स्टील योर मनी विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई एंड इट्स गॉन. दैट मींस इट्स गॉन फॉरएवर. नथिंग इज सेफ. लेकिन मेरी अपनी डिवाइस तो सेफ है ना, अगर मैं अपने फोन से ये सारी ट्रांजैक्शंस करती हूँ, दैट इज सेफ. ऑफ कोर्स, if you do a transaction from your phone, but you have to be double sure that you don't give access to your phone to someone. No one links, download a link on your mobile. That means it's your phone is your phone. No one should access it rather. या उसमें कुछ सिक्योरिटी में एप्स डाल सकती हूँ? Yeah, of course. There are safety measures such as these. You can do it and get your phone secured and can avoid
such attacks or cyber crime attacks or maybe some hackers, you know, they are really smart. As we have always telling the hacker का एक बहुत बड़ा हम तो usually these are the retail clients, but there are many institutions also जिनका अभी जैसे DeFi के frauds बढ़ गए हैं, decentralized finance में लगभग 600% से ज़्यादा उनका cyber crime बढ़ गया है. That means they have stolen roughly around $10.5 billion worth. चलो मैं समझ गई कि साइबर कैफे जाना सेफ नहीं है या फ्रेंड्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना सेफ नहीं, लेकिन मेरा अपनी डिवाइस तो मैं मेरा फ़ोन तो यूज़ कर सकती हूँ, उसके थ्रू तो ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ. दैट इज सेफ. आपका फोन यूज करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है. यू हैव टू सी दैट सिक्योरिटी मेजर्स, फायरवॉल्स एंड सेफ्टी मेजर्स आर अप टू द मार्क सो दैट such activities doesn't repeat. तो देखना है कि आपका अगर फोन सिक्योर्ड, आपका इन्वेस्टमेंट इज राउटिंग वाया योर मोबाइल, दैट मींस यू हैव टू बी डबल श्योर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट. बट हम हमेशा बोलते आ रहे हैं बात. तो मतलब मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा किसी इवेंट में, किसी गैदरिंग में, किसी शादी ब्याह में जाके, मौसी जी सुनिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया, ये मुझे थोड़ा सा स्पीकर लेके बोलते मत फिरना आप कि आपने कौन से इस पे किया. बट ऑफ कोर्स यू आर नॉट हियर टू डिस्क्लोज एनीथिंग इन द सोशल गैदरिंग. दैट इज समथिंग दैट्स दैट्स एन बेसिक हाइजीन लेवल व्हिच वी मेंटेन. इफ यू आर पार्टिंग आल्सो देन डेफिनेटली you have to ensure that you don't reveal your secrets, just like you are not supposed to reveal your cryptocurrencies. हाँ बिल्कुल absolutely. अच्छा, कभी अगर मैं किसी वजह से अपना अकाउंट नहीं एक्सेस कर पा रही, if I tell somebody, a friend, my brother, my sister to handle, हंसते हो यार मनोज, हर बात पे हंसते हो आप मेरी, तो वो अगर मेरा अकाउंट हैंडल करे तो कोई दिक्कत है? तो जैसे हम बोल रहे हैं कि 2-वे ऑथेंटिकेशन का जरूरत है, वो आपको 2-वे से टाटा बाय बाय करेंगे और आपका पैसा लेके भी ऐसे ही भागेंगे वो. तो सिर्फ मैं ही अपना अकाउंट हमेशा. Of course, this is the last tip for the day which we are giving, last and the 10th tip for the day. You should never insist anyone to access your account on your behalf. Okay. That is something which you have to understand. थैंक यू सो मच. आपने मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी और अब आई एम श्योर मैं वॉलेट बनाने वाली, एक गुच्ची का वॉलेट नहीं होगा, ये एक पेपर वॉलेट होगा. Of course, that is something which you have. I mean, choices is yours, to me, but definitely you have to take a really good advice from a financial advisor before making your investments, before making your bets. And all the viewers of Crypto TV, you should understand that cryptocurrency investments are really risky, really volatile, and subjected to market risk. But you should always make an informed choice and consult your advisors before making any decisions. That's it. Thank you so much from me, Manoj Dara, and रुचि शर्मा. Thank you. Find out how disruptive blockchain technology is reshaping the world. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर. क्रिप्टो टीवी के इस खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत. दोस्तों, इस शो के माध्यम से हम आपको क्रिप्टो में होने वाले अलग अलग स्कैम्स और क्राइम्स के बारे में आपको अवगत कराते हैं कि भविष्य में आप इस तरह के स्कैम्स और क्राइम से हमेशा दूर रहे. आज के इस एपिसोड में ऐसा ही एक नया स्कैम फिलहाल क्रिप्टो की दुनिया में अपने पैर पसार रहा है. जी हां, इस स्कैम का नाम है पिग स्लॉटरिंग. इस तरह के स्कैम में ज्यादातर टेक सेवी इंडिविजुअल्स यानी टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाले व्यक्ति को टारगेट किया जाता है. एफबीआई ने इस पिग स्लॉटरिंग स्कैम की टेक्निक की व्यापकता के बारे में जनता को सचेत करते हुए कहा कि उसे 2021 में इसके बारे में 4,300 से अधिक शिकायतें मिली है. वही सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर के एक रिपोर्ट से पता चला है कि टेक सेवी इंडिविजुअल्स एक एलोबरेट क्रिप्टो स्कैम के शिकार हुए थे, जिससे 2.5 मिलियन का नुकसान हुआ था. बता दें कि इन मैलिशियस प्लेयर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्कैम की टेक्निक को पिग स्लॉटरिंग के रूप में जाना जाता है. पिग स्लॉटरिंग स्कैम आमतौर पर डेटिंग प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया पर शुरू होता है, जहां स्कैमर्स अपने विक्टिम्स के संपर्क में आते हैं. इस दौरान स्कैमर्स विक्टिम के साथ अपना ट्रस्ट क्लोजली बिल्ट अप करने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं.
जिसमें सप्ताह या महीने भी लगते हैं। फिर स्कैमर अपने शिकार को क्रिप्टो में निवेश करने के लिए मनाते हैं। आमतौर पर एक रियल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की तरह डुप्लीकेट वर्जन बनाकर उन्हें जाता है। इन्हीं विक्टिम्स में से एक सीवाई नाम के विक्टिम ने स्कैमर के साथ 2 महीने तक अपना करस्पॉन्डेंस जारी रखा और उसके बाद आखिरकार उसने तकरीबन $1.2 मिलियन खो दिए। वहीं दूसरे विक्टिम ने कहा कि स्कैमर ने लिंक्डइन पर उससे संपर्क किया और एक पेशेवर प्रोफाइल के साथ विक्टिम से बातचीत कर आखिरकार उसे अपने जाल में फंसा लिया। फिर वही बातचीत जल्द ही व्हाट्सएप पर होने लगी। फिर पूरे महीने तक उससे बातचीत करके उसे एक क्रिप्टो वेबसाइट पर फंड भेजने के लिए कहा गया और फिर आखिरकार उसे $1.3 मिलियन का नुकसान हुआ। एफबीआई ने लोगों को इस प्रकार के क्राइम की व्यापकता के प्रति अलर्ट किया है। वही अगर बात करें अप्रैल में, तो एफबीआई ने रोमांस स्कैम और पिग स्लॉटिंग के बारे में एक चेतावनी भी भेजी थी, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें 2021 में 4300 से अधिक शिकायतें मिली है। साइबर सिक्योरिटी कंपनी के एक इन्वेस्टिगेटर सिफ्ट, इन्होंने पाया कि सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र में डेटिंग ऐप्स पर उनके साथ बातचीत करने वाले 20 लोगों में से हर एक इस घोटाले में शामिल थे और यह इस बात का संकेत है कि स्कैमर लोगों के एक विशिष्ट समूह को किस तरह से लक्षित कर रहे हैं। दोस्तों, पिग स्लॉटरिंग और पिग बचरिंग, इन दोनों प्रकार के स्कैम में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर बात करें पिग बचरिंग के बारे में, तो एक घोटाला जो माना जाता है 2019 में चीन में ओरिजिनेट हुआ था। इस तरह के स्कैम में भी पोटेंशियल क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को अक्सर रोमांस या दोस्ती का लालच देकर लक्षित किया जाता है, जिसका लक्ष्य अब भारतीय यूजर्स भी है। हाल की बात करें तो 1 मई को चेन्नई के एक 35 वर्षीय बिजनेसमैन को इस घोटाले में 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। वही अप्रैल में छत्तीसगढ़ के एक बिजनेसमैन ने पुलिस को बताया कि शायजू पैन या चाइनीज भाषा में कहे तो पिग बचरिंग नाम के इस घोटाले में उसे 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। दोस्तों, पिग बचरिंग इस नाम की तरह ही स्कैमर्स भी अपना काम करते हैं। जैसे एक कसाई के रूप में सुअर को मारने से पहले खिला पिलाकर मोटा किया जाता है, इसी तरह से इस प्रकार के स्कैम में ऑनलाइन स्कैमर ज्यादातर चाइनीज महिलाएं और पुरुष होते हैं, जो विक्टिम्स को फेक डिजिटल कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं और एक बार पैसा आ गया तो फिर विक्टिम्स के अकाउंट को साफ कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह के स्कैम में स्कैमर्स विक्टिम से सोशल मीडिया, जिसमें ज्यादातर ट्विटर या फेसबुक और कभी कभी व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करते हैं। ध्यान रखें, स्कैमर्स कभी भी पैसों के लिए सीधे तौर पर अनुरोध नहीं करते हैं, लेकिन विक्टिम्स को लिंक के माध्यम से धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों या मोबाइल ऐप पर रीडायरेक्ट करते हैं और उन्हें उन अकाउंट्स को बनाने के लिए राजी करते हैं, जहां वे अपना पैसा लगा सकते हैं। इस वादे के साथ भविष्य में आपको बड़े पैमाने पर रिटर्न्स मिलेंगे। तो दोस्तों, अब तक आपको पता चली गया होगा आपको इसके आगे क्या करना है। आपको हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको ज्यादा रिटर्न्स का वादा करते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर बहुत सावधानी भी बरतनी होगी। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। दोस्तों, क्रिप्टो की दुनिया में बहुत लोग करोड़ों कमा रहे हैं। आप भी कमा सकते हैं, पर थोड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो की दुनिया में हो रहे सभी स्कैम्स और क्राइम्स के अपडेट्स लेकर मैं संदीप कसलगर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। धन्यवाद। क्रिप्टो की किटी पार्टी में you're मोस्ट वेलकम। एंड नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि यशी हम सब तो यहाँ हैं, पर लेडीज कहाँ है? अरे, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कुछ और क्रिप्टो क्वीन से, जो कि आपकी हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड क्रिप्टो इन अ बेटर वे, राइट? इंट्रोड्यूसिंग कैथरीना फरेरा। इन्होंने 2017 में ब्लॉकचेन लेडीज नाम की इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्थापित किया था, जिसका लक्ष्य दुनिया भर की क्रिप्टो स्पेस में इन्वॉल्व लेडीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट में लाना और सपोर्ट करना है। दिस क्रिप्टो क्वीन वेयर्स मेनी हैट्स, बाय द वे। ये ब्लॉकचेन बिजनेस कंसल्टेंट हैं, एक्सपीरियंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं, डिजिटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, टेक स्टार्टअप में मेंटोर हैं। इतना ही नहीं, एक राइटर और एक कीनोट स्पीकर भी है। लड़की एक है, रूप अनेक है, और ये सब कुछ इन्होंने घर के चूल्हे चौके के साथ में ही अचीव किया है।
सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे कहे कि आप लोग घर में क्या काम करती हो, तो फट से कैटरीना फरेरा का नाम उनको बता देना और एग्जाम्पल दे देना। हाँ, कोई डाउट मत रखना। ब्लॉकचेन लेडीज के थ्रू ये क्रिप्टो एंड टेक सेक्टर में जेंडर इक्वालिटी को एनकरेज करती हैं। इसके अलावा कैटरीना फरेरा ने न्यूरेलिया नाम का ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, व्हिच इज मोस्टली रन बाय वुमनिया। गेट इट? चलिए, क्रिप्टो स्पेस में एंट्री करने की इंस्पिरेशन तो मिल गई, ब्लॉकचेन लेडीज से दूसरी क्रिप्टो वुमेन भी मिल गई, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्या लगता है? रोकड़ा, पैसा, कैश, नकद, ये कहां से लाओगे? तो फिकर नॉट, इस कैश फ्लो की समस्या का हल मैंने ढूंढ निकाला है। नेक्स्ट क्रिप्टो क्वीन जो है वो हमारे देश की है, भले ही विदेश में रहती हूँ। इनका नाम है मानसी वोरा। वैसे ये जो क्रिप्टो क्वीन है ना, वो कॉमोरेबी कलेक्टिव नाम के डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन की को-फाउंडर है, जिसे मई 2021 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये वर्ल्ड का पहला इन्वेस्टमेंट डाओ है जिसका कंप्लीट फोकस फीमेल और नॉन बाइनरी क्रिप्टो फाउंडर्स को फंड करना है। डाओ मींस कंप्यूटर कोड्स के थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से चलता एक ऐसा संगठन है जिसे कोई एक बंदा या फिर बंदी नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी रन करती है। मतलब जौनपुर से लेकर के सिंगापुर तक, इंडियन हो या फिर फॉरेनर, दुनिया की किसी भी कुड़ी को अगर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की स्पेस में इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में तहलका मचाने के लिए फंड्स चाहिए तो उन्हें कॉमोरेबी कलेक्टिव को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि ये वुमनिया का इनिशिएटिव बाय द वुमनिया एंड फॉर द वुमनिया है। इतना ही नहीं, यूएस की इस देसी छोरी ने वुमेन इन ब्लॉकचेन नाम का एक एनजीओ भी स्टार्ट किया है, जहां औरतें एक दूसरे को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के बारे में एजुकेट करते हुए इंस्पायर, कोलैबोरेट और आगे बढ़ने के लिए एनकरेज भी करती हैं। बेसिकली मेल पॉपुलेटेड क्रिप्टो स्पेस की डिसीजन मेकिंग में वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ने की जबरदस्त पहल की है मानसी वोरा ने। ये थी अकॉर्डिंग टू मी 2021 की टॉप 5 क्रिप्टो क्वींस की लिस्ट। वैसे तो आज के ग्लोबल माहौल में दुनिया में किसी भी देश की लेडी की जीत पूरी विमेन कम्युनिटी की जीत होती है, बट बिफोर एवरीथिंग आई एम एन इंडियन टू द कोर यार। तो अंदर से यही मन करता है कि अगली बार जब मैं आपके लिए ये सेगमेंट को प्रेजेंट करूं तो अपनी मिट्टी की खुशबू आनी चाहिए, है ना? और इंडियन कुड़ीज जो हैं वो धूम मचाते हुए नजर आनी चाहिए। ओलंपिक्स तो हर 4 साल में होते हैं, राइट? बट जब भी कोई इंडियन गोल्ड मेडल जीत करके आता है तो कैसे कलेजे को ठंड पड़ जाती है ना? 2021 की ये स्पेशल लिस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। 2022 की वुमनियास जो हैं वो अभी मेरा इंतजार कर रही हैं। तब तक के लिए watch out this space for more. This is me Yashasvi Acharya signing off. Thank you for watching Crypto TV and do not forget to like, subscribe and hit the bell icon if you really want to know what's going on in the world of crypto. Ta-da! बारह साल की उम्र में आप और हमने क्या किया होगा? खेलकूद, थोड़ी पढ़ाई और बहुत सी शरारतें। इनफैक्ट इस करंट एज ग्रुप में भी हम में से बहुत से हैं जो क्रिप्टो या एनएफटीज की एबीसी तक नहीं जानते। ऐसे में हमारे लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कुछ ऐसे होशियार बच्चे जो टीनेज हिट करने से पहले ही मिलियनेयर बन गए हैं। जी हाँ, जो मुकाम हम 14 साल की रिगरस स्कूलिंग, फिर कॉलेज और मास्टर्स में रट्टाफिकेशन और फाइनली जॉब के स्ट्रेस के बाद भी हासिल नहीं कर पाते, वो कामयाबी लंदन में रहने वाले बेन्यामिन अहमद ने महज 12 साल की उम्र में खुद अकेले अपने दम पर अचीव की है। हैरानी की बात तो यह है कि बेन्यामिन ने ये कमाई एनएफटीज के जरिए क्रिप्टो में की है। क्रिप्टो पंक्स की तर्ज पर बने ये वियर्ड वेल कैरेक्टर्स तो आपने देखे ही होंगे।
दरअसल इन फेमस वियर्ड वेल्स एनएफटी के पीछे का असल चेहरा है बेन्यामिन। जी हाँ, 8th क्लास में पढ़ने वाले बेन्यामिन ने ही क्रिएट की है ये पिक्सेलेटेड वेल्स जो रातों रात सुपर डुपर हिट हो गई, और वो भी इस कदर कि बेन्यामिन का क्रिप्टो वॉलेट करीब $1 मिलियन के साथ लबालब हो गया, और वो भी 1 साल से कम वक्त में। Isn't that just crazy? है ना? अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि भला वीडियो गेम खेलने की उम्र में ऐसी क्रिएटिव एनिमेटेड इमेजेस क्रिएट करने का आइडिया और उनकी एनएफटीज बनाने की नॉलेज इसे कहां से मिली? तो हुआ कुछ ऐसा कि बेन्यामिन के फादर के एक फ्रेंड जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में प्रोग्रामर है, उन्होंने $27,000 में एक रेयर पेपे इमेज खरीदी। बेशक उस वक्त हर कोई उन्हें हैरत भरी निगाहों से देख रहा था कि भला एक जेपेग पर कोई इतनी भारी रकम क्यों बर्बाद करेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्होंने उसी इमेज को $500,000 पर बेचकर तमाम हंसने वालों को करारा जवाब दिया। खैर, ये किस्सा बेन्यामिन के दिलो दिमाग में घर कर गया कि एक जेपेग इतनी कीमती साबित हो सकती है। जाहिर है एनएफटी अवतार्स की तरफ बेन्यामिन का ध्यान खिंचा, जहां क्रिप्टो पंक्स ऑलरेडी करोड़ों में कमाई कर रहे थे। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि बेन्यामिन 5 साल की उम्र से कोडिंग सीख रहा है, लेकिन एनएफटी की इस दुनिया को करीब से जानने और समझने के लिए बेन्यामिन ने दुनिया की सबसे बड़ी एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी को खुद से एक्सप्लोर करना शुरू किया और अपनी प्रोफाइल पिक्चर जनरेट करना सीखा। फिर काफी सोच विचार के बाद बेन्यामिन ने वियर्ड वेल कैरेक्टर डिजाइन किया। वैसे वेल का कैरेक्टर चूज करने के पीछे भी एक वजह है। जिन रईसों के पास 1000 बिटकॉइन से ज्यादा होते हैं उन्हें वेल कहा जाता है। इसीलिए बेन्यामिन ने इस कार्टूनिश और पिक्सेलेटेड वेल कैरेक्टर के जरिए खुद क्रिप्टो वेल बनने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। बेन्यामिन ने जून 2021 में पहली वियर्ड वेल रिलीज की और एक ट्वीट के थ्रेड के जरिए इसकी अनाउंसमेंट की। मजे की बात तो यह है कि उनकी पोस्ट वायरल हो गई और वो एनएफटी यूनिवर्स में सॉर्ट ऑफ सेलिब्रिटी बन गए। बेन्यामिन की कामयाबी का आलम अब यह है कि वो ऐसे डिजाइनर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जो मार्वल और डिज्नी के लिए काम करते हैं। बेन्यामिन की इस कलेक्शन में 3350 वेल्स हैं, जिनमें से कुछ ने बेसबॉल कैप या स्वेट बैंड्स पहने हैं, कुछ सिगार के मजे ले रही हैं, तो कुछ हैट फ्लॉन्ट कर रही हैं। बेन्यामिन के पास इस कलेक्शन का डिजिटल कॉपीराइट भी है और इनमें से कुछ तो $20,000 तक में बिकी हैं। बेन्यामिन ने अब तक जितनी वेल कलेक्शन पर काम किया है उनकी टोटल ट्रेडेड कलेक्शन है $5 मिलियन, जिसमें से करीब $1 मिलियन बेन्यामिन के वॉलेट में है। अब तक बेन्यामिन ने अपने वॉलेट में मौजूद क्रिप्टो को फियाट करेंसी में कन्वर्ट नहीं किया है और ना ही इसे कन्वर्ट करने का उनका कोई इरादा है। इनफैक्ट बेन्यामिन के पास तो कोई बैंक अकाउंट तक नहीं है। खैर, बेन्यामिन का मानना है कि क्रिप्टो की वैल्यू आसमान छुएगी, इसीलिए वो फिलहाल अपनी इस क्रिप्टो दौलत को छूना भी नहीं चाहते और वक्त के साथ इसे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेल कैरेक्टर डिजाइन करने से लेकर इनकी एनएफटीज बेचने तक बेन्यामिन ने सब कुछ बहुत चुपचाप और सीक्रेटली किया। इनफैक्ट उनकी फैमिली और फ्रेंड्स को तो तब पता चला जब बेन्यामिन की सक्सेस स्टोरी ने सुर्खियां बटोरी। बेन्यामिन को इस बात की खुशी है कि उनकी फैमिली उन पर गर्व महसूस करती है और खासतौर पर उनके बीमार ग्रैंडफादर को बेन्यामिन की मीडिया कवरेज देखकर बहुत खुशी हुई। 12 साल की छोटी सी उम्र में बेन्यामिन ने जिंदगी का फलसफा सीख लिया है, जो ये मानते हैं कि असल खुशी दौलत से नहीं बल्कि फैमिली के साथ बिताए ऐसे प्रेशियस मोमेंट्स से मिलती है। थी ना दिलचस्प कहानी? वेल, ऐसी ही कई और यंग एनएफटी मिलियनेयर की कहानियां मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्रिप्टो टीवी। हैव अ ग्रेट डे।
नंबर 1 की पोजीशन पर थे क्रिप्टो पंक्स। उनकी कामयाबी और कमाई 7वें आसमान पर थी, लेकिन बोर्ड एप ने आते ही उनका सिंहासन हिला दिया और महज 1 साल के अंदर क्रिप्टो पंक्स पर कब्जा जमा लिया। जी हाँ, एनएफटी की दुनिया हैरत में है ये सोचकर कि जिन क्रिप्टो पंक्स की कामयाबी की मिसाल दी जाती थी, भला उस क्रिप्टो पंक ने अपने ही राइवल बोर्ड एप यॉट क्लब के आगे हथियार कैसे डाल दिए। ये तो आप जानते ही होंगे कि बोर्ड एप यॉट क्लब के युगा लैब्स ने क्रिप्टो पंक्स को अक्वायर कर लिया है, लेकिन ये हुआ कैसे? चलिए सुनाते हैं आपको क्रिप्टो पंक्स की लंका में आग कैसे लगी। दरअसल क्रिप्टो पंक्स रातों रात ये जंग नहीं हारे, बल्कि धीरे धीरे उनके किले में सेंध लगी। 2017 में जब क्रिप्टो पंक्स लॉन्च हुए तब वो सबसे यूनिक और इकलौते थे। देखते देखते क्रिप्टो पंक्स का क्रेज हर किसी के सर चढ़कर बोलने लगा। जे-ज़ी, सेरेना विलियम्स और स्नूप डॉग जैसे सेलिब्रिटीज इसमें बढ़ चढ़कर इन्वेस्ट करने लगे। एक ऐसे दौर में जब हर तरफ क्रिप्टो पंक्स की चर्चा थी, तब बोर्ड एप यॉट क्लब ने एंट्री मारी। अप्रैल 2021 में लॉन्च हुए बोर्ड एप ने आते ही अपनी फैन फॉलोइंग बनानी शुरू कर दी। जैसे जैसे बोर्ड एप की कामयाबी बढ़ी, इन्वेस्टर्स और एनएफटी होल्डर्स को क्रिप्टो पंक्स की खामियां चुभने लगी। दरअसल ऐसी बहुत सी चीजें थी जो बोर्ड एप की स्ट्रेंथ थी और क्रिप्टो पंक्स की सबसे बड़ी कमजोरी। जैसे कि बोर्ड एप के एनएफटी ओनर्स को एनएफटी के कॉपीराइट भी मिलते हैं, जिससे वो प्रॉफिट कमा सकते हैं और डेरिवेटिव्स बना सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो पंक्स के ओनर्स के पास ये फायदे नहीं थे। लेकिन अब एक्विजिशन के बाद युगा लैब्स क्रिप्टो पंक्स के एनएफटी ओनर्स को आईपी, कमर्शियल और एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग राइट्स देने का मन बना चुके हैं। क्रिप्टो पंक्स और बोर्ड एप दोनों भले ही एनएफटी अवतार प्लेटफॉर्म है, लेकिन दोनों की अप्रोच बहुत अलग है। क्रिप्टो पंक्स जहां सिर्फ डिजिटल पिक्चर एनएफटी है, वहीं बोर्ड एप एक क्लब की तरह फंक्शन करता है, जहां क्लब मेंबरशिप के साथ साथ कई बेनिफिट्स और सेलिब्रिटी अट्रैक्शन भी मिलता है। इतना ही नहीं, लॉन्च के महज 2 महीने बाद बोर्ड एप यॉट क्लब ने 2 और फ्री एनएफटीज लॉन्च की, द बोर्ड एप केनल क्लब और म्यूटेंट एप यॉट क्लब, जिन्हें लोगों ने बेहद पसंद किया। इसके साथ ही एनएफटी होल्डर्स एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। सोने पर सुहागा तो ये है कि इन एप इमेजेस को कमर्शियलाइज किया जा सकता है, यानी होल्डर्स इन्हें प्रोडक्ट मार्केटिंग और पैकेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि इससे वर्चुअल बैंड्स तक क्रिएट कर सकते हैं। बोर्ड एप यॉट क्लब अपने एनएफटी होल्डर्स को इस हद तक पैम्पर करता है कि पिछले साल न्यूयॉर्क सिटी में खास एप क्लब मेंबर्स के लिए फ्री कॉन्सर्ट रखा गया, जिसमें द स्ट्रोक्स, क्रिस रॉक और कई स्टार्स ने शिरकत की। ऐसे ही कुछ गजब के फायदे हैं जिनकी कमी की शिकायत क्रिप्टो पंक्स के एनएफटी होल्डर्स ने ट्विटर पर की। उन्होंने लिखा कि लार्वा लैब्स अपने प्रोजेक्ट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे और एप फेस्ट 2021 की तरह लार्वा लैब्स ने किसी कॉन्सर्ट या पार्टी का अरेंजमेंट नहीं किया और ना ही कोई पर्क्स दिए। लेकिन और कई बड़ी वजह थी जिसके चलते क्रिप्टो पंक्स का डाउनफॉल शुरू हुआ, जैसे कि होल्डर्स को कमर्शियलाइजेशन राइट्स और डेरिवेटिव एनएफटी प्रोजेक्ट पर कोई क्लैरिटी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, क्रिप्टो पंक्स के सिस्टम में बग की वजह से होल्डर्स अपनी रैप्ड एनएफटी तक बेच नहीं पा रहे थे, क्योंकि इन रैप्ड एनएफटी को रैप्ड V1 एनएफटी करार कर दिया गया, जो कि इलेजिटिमेट थी। खैर, बाद में लावा लैब्स के क्रिएटर ने अपने इस एक्शन को स्टूपिड कहा और V1 प्रोजेक्ट को ओपनसी मार्केट से हटा लिया गया। लावा लैब्स की इन्हीं गलतियों की वजह से उनकी इमेज एक ऐसी वेब 2 कंपनी की बन गई जो रैपिडली इवॉल्विंग वेब 3 मार्केट को समझने और उसमें अपनी पकड़ बनाने में लड़खड़ा रहे हैं। इनफैक्ट, एक न्यूज आर्टिकल में लावा लैब्स ने तो ये बात तक कबूली कि वो इस मॉडर्न डे एनएफटी प्रोफाइल पिक्चर प्रोजेक्ट को संभालने की कैपेबिलिटी और एम नहीं रखते। इसके लिए जो स्किल सेट और एक्सपर्टीज चाहिए वो उन्हें हासिल नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि युगा लैब्स इस प्रोजेक्ट के इनोवेटर हैं और इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने और इसके इर्द गिर्द कम्युनिटी बिल्ड करने में माहिर हैं। यही वजह है कि बोर्ड एप क्रिएटर्स क्रिप्टो पंक्स और मीबिट्स के आईपी को बेहतर तरीके से सस्टेन कर पाएंगे। ऐसे में कोलैबोरेशन के बाद युगा लैब्स ने भी ये अनाउंस किया है कि वो एनएफटी होल्डर्स को फुल कमर्शियलाइज राइट्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो अपने क्रिप्टो पंक्स और मीबिट अवतार्स को प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, मार्केटिंग और बाकी इनिशिएटिव्स के लिए यूज कर सके।
युगा लैब्स ने भी ये क्लियर किया कि वो क्रिप्टो पंक्स के इन प्रोजेक्ट्स को बोर्ड एप स्टाइल मेंबरशिप क्लब में बदलना नहीं चाहते और ना ही इन रॉयल्टी फ्री कलेक्शंस पर वो रॉयल्टी लगाएंगे, बल्कि वो क्रिप्टो पंक्स और मीबिट प्रोजेक्ट्स में स्ट्रीटवेयर, इवेंट्स एंड न्यू आईपी के अराउंड गेमिंग जरूर शुरू करेंगे। युगा लैब्स किसी जल्दी में नहीं है, वो एनएफटी होल्डर्स को कमर्शियल राइट्स देकर उन्हें खुद इसे बिल्ड करते देखना चाहते हैं। ये तो महज शुरुआत है। जिस तरह से डिजिटल अवतार एनएफटीज का क्रेज परवान चढ़ रहा है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में कई बड़े-बड़े कोलैबोरेशंस देखने को मिलेंगे। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। NFT sales down by 92%. Is NFT market dying? Will NFT last beyond 2022? NFT market इन दिनों ऐसे ही सवालों के घेरे में है। ऐसे में अगर NFTs को सस्टेन करना है तो एक बड़ा बदलाव लाना होगा। 2021 में जो कलेक्शन स्ट्रेटजीज हिट थी, वो 2022 में औंधे मुंह गिर गई हैं। ऐसे में अगर अब भी NFTs यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगी तो इतना समझ लीजिए कि इस सेगमेंट का द एंड तय है। Hello friends, you're watching your favorite series, Tip of the Crypto Bug. I'm your host Vinita Chatterjee and today I'm going to lead you into the magnificent world of cryptocurrencies. But to begin with, today we are going to discuss smart contracts. How often have you seen in your life people who have committed to use something and then they have gone back on their words? Well, that is called breach of contract. But with the advent of smart contracts, we can have a technology that will never allow such a kind of breach of trust. So can smart contracts become the smart solution to your lives? Let's find out. In today's times, getting some agreed terms converted into a formal contract is not easy, and it involves cost because of legal fees or a large team of people needed to ensure the execution of the terms and conditions. However, there is a simpler alternative to all these forms of contracts, and they are known as smart contracts. Stumped? Never heard of it? Don't you worry, because I will help you with simplifying this term. So what are smart contracts? Smart contracts are digital contracts stored on a blockchain that are automatically executed when predetermined terms and conditions are met. Smart contracts are used to automate the execution of an agreement so that the participants can be immediately certain of the outcome without any intermediary involvement or time loss. Smart contracts can automate workflow, triggering the next action when the conditions are met. The term smart contract was first used by Nick Szabo, the creator of BitGold. The new contracts are called smart because they are far more functional than their inanimate paper-based ancestors. No use of artificial intelligence is implied. A smart contract is a set of promises specified in a digital form, including protocols within which the parties perform on these promises. Nick coined the term in 1994 and wrote out this paper in 1996. In 2013, Vitalik Buterin incorporated this concept in the domain of blockchains and made it possible to use blockchains in a plethora of use cases. And today, we know smart contracts as the base for decentralized applications and even decentralized autonomous organizations built on smart contracts. Now let's find out, how do smart contracts work? Smart contracts work by following a simple protocol: if,
when, then. These are the statements that are written into a code on the blockchain. A network of computers executes the action when predetermined conditions have been made and verified. These actions could include releasing funds to the appropriate parties, registering a vehicle, sending notifications, or simply issuing a ticket. The blockchain is then updated when the transaction is completed. That means the transaction cannot be changed, and only parties who have been granted permission can see the results. Within a smart contract, there can be as many stipulations as needed to satisfy the participants that the task will be completed satisfactorily. To establish the terms, participants must determine how transactions and their data are represented on the blockchain and agree on the if, when, and then rules that govern those transactions. Explore all the possible exceptions and define a framework for resolving disputes. That is when the smart contract can be programmed by a developer. Although increasingly organizations that use blockchain for business provide templates, web interfaces, and other online tools for simplifying, structuring smart contracts. Now, in today's episode, we are going to discuss the most essential benefits of smart contracts: speed, efficiency, and accuracy. Once a condition is met, the smart contract is executed immediately. Because smart contracts are digital and automated, there is no paperwork to process and no time spent reconciling errors that often result from manually filing in documents. Trust and transparency. Because there is no third party involved, and because encrypted records of transactions are shared across participants, there is no need to question whether information has been altered for personal benefit. Security. It enables processes to work in a secure manner. Blockchain transaction records are encrypted, which makes them very hard to hack. Moreover, because each record is connected to the previous one and subsequent records on a distributed ledger, hackers would have to alter the entire chain to change a single record. The encryption also makes smart contracts work as intended. As smart contracts run on networks with immutable data, the data generated by them cannot be changed or altered in any way. This way, all information is kept secure. Cost effectiveness. Smart contracts make transactions more cost effective. This is done with the removal of intermediaries from the process. By doing so, it makes the transaction faster and also removes the cost associated with it. The biggest benefit of smart contract is the automation that it offers. In simple terms, it means that there is no interruption and no third party can make changes in the agreement and the decision. This automation can go a long way as it helps organizations to automate certain aspects of their business. Smart contracts are interruption-free. This means once they start execution, they cannot be interrupted. It is trustless. The entire system is trustless. This means that there is no need to trust the parties to carry out a transaction. A transaction or a trade does not require trust as its integral part. As smart contracts run on a decentralized network, this means that the entire network is trustless. Its fast performance. The autonomous smart contracts executes way faster compared to the old-fashioned traditional approach. As all the parameters are already defined within the smart contracts, it only needs to match them before it starts executing. It is accurate and error-free. The only issue is that they need to be coded correctly so that they execute error-free. For example, if you're filing your taxes, you can make errors while doing so. However, if you use a smart contract to do so, you will have an error-free approach. Well, that was all about smart contracts and its benefits. Now we know
why smart contracts are used in all walks of our lives. Smart contracts are nothing but a smart way to live the new digital life. Keep watching your favorite series, Tip of the Cryptoberg. I'm Vinita Chatterjee signing off. Keep watching your favorite channel, Crypto TV. मेटावर्स की दुनिया में हर दिन कुछ नया हो रहा है। मेटावर्स को इंटरनेट का फ्यूचर वर्जन कहा जा रहा है, जिसमें नई टेक्नोलॉजीज बिजनेस मॉडल्स को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से स्मार्टफोन्स ने वेब को रेवोल्यूशनाइज किया था। नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेटावर्स की दुनिया से कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स। मेटावर्स सभी यूजर्स को एक चांस दे रहा है सैमसंग के प्रोडक्ट्स को एक नए तरीके से एक्सपीरियंस करने का। जी हाँ, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने सैमसंग स्पेस टाइकून के लॉन्च को अनाउंस किया है। ये स्पेस टाइकून एक वर्चुअल प्लेग्राउंड है जो कि गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स के अंदर बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोब्लॉक्स के पास करंटली 58.5 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं। सैमसंग के इस स्पेस टाइकून में लोग गेम्स खेलने के साथ साथ क्रिएट भी कर सकते हैं। सभी यूजर्स सैमसंग के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और स्पेस में एलियन कैरेक्टर्स को एक साथ यूज करके अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। सैमसंग का मेन एम है कि जेन जी कस्टमर्स उनके ब्रांड को एक्सपीरियंस करें और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें। वैसे देखा जाए तो रोब्लॉक्स मेटावर्स की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ वॉलमार्ट ने भी मेटावर्स में एंटर कर लिया है। जी हाँ, वॉलमार्ट अक्टूबर में गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स में 2 वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस लॉन्च कर रहा है, जिनका नाम होगा द वॉलमार्ट लैंड और यूनिवर्स ऑफ प्ले। ये दोनों वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस गेम्स, फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट्स और वर्चुअल स्टोर्स को फीचर करेंगे। वैसे वॉलमार्ट का मेन एम यंगर ऑडियंसेस को अपने प्लेटफॉर्म की तरफ आकर्षित करना है और रोब्लॉक्स में तो ऑलमोस्ट 67% प्लेयर्स 16 इयर्स से कम एज के हैं। अब इसे वॉलमार्ट का एक स्मार्ट मूव भी कहा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जहां मेटाफॉर्म और XP एंड D-Land ने मेटा पूजो की अनाउंसमेंट की है। जी हाँ, कोलकाता के द आइकॉनिक दुर्गा पूजा सेलिब्रेशंस को मेटाफॉर्म और XP एंड D-Land एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म स्पेशियल में दिखाने वाले हैं। मेटा पूजो कोलकाता के मोस्ट विजिटेड पंडाल से माँ दुर्गा के आइडल्स को 4 यूनिक NFTs को इंट्रोड्यूस करेगा। आपको बता दें कि ये दुनिया की पहली मेटा पूजो होने वाली है। मेटाफॉर्म और XP एंड D-Land ने कुछ ऐसे सेंटर्स प्लान किए हैं जो कि पंडाल के 3D रिक्रिएशंस होंगे। सभी यूजर्स अपना मेटा रियलिस्टिक अवतार बना सकते हैं और सभी यूजर्स इस प्लेटफॉर्म को अपने स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स या वेयरेबल्स का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। तो डिजिटल और रियल लाइफ वर्ल्ड्स कोलाइड करने वाले हैं और अगर ऐसे ही मेटावर्स की दुनिया आगे बढ़ती रही तो आने वाले समय में ये होना काफी कॉमन हो जाएगा। और इसी के साथ मैं विशाखा आपसे लेती हूँ इजाजत। मैं आपसे फिर मिलूंगी मेटावर्स की दुनिया से कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और इंस्टेंट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू 3.0 टीवी। मैं संदीप कसालकर। दोस्तों, आए दिन वेब 3 की दुनिया में साइबर क्राइम्स की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही है।
इसलिए अब बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने साइबर क्राइम्स की घटनाओं पर किस तरह प्रतिबंध लगाए जाए इस बारे में अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। क्रिप्टो एक्सचेंजेस के इन्हीं दिग्गजों में से एक बाइनांस ने भी अब लॉ इन्फोर्समेंट की साइबर अपराध के लड़ने में मदद करने के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। वैश्विक कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम अब अधिकारियों को साइबर अपराधियों का पता लगाने और उन पर मुकदमा चलाने में मदद करेगा। 27 सितंबर को बाइनांस ने अपने नए ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी वैश्विक कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो इन्फोर्समेंट को साइबर फाइनेंशियल क्राइम का पता लगाने और मैलिशियस एक्टर्स पर मुकदमा चलाने में सहायता करेगा। यह प्रोग्राम इंडस्ट्री का पहला ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट मतलब वैश्विक समन्वित प्रयास है। घोषणा के अनुसार बाइनांस की इन्वेस्टिगेशन टीम साल दर साल तेजी से बढ़ी है और अपनी एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए अब तैयार है। इस विषय में ग्लोबल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बाइनांस इन्वेस्टिगेशन टीम के इंडिविजुअल्स इस प्रोग्राम का लीड करेंगे। इन इंडिविजुअल्स में से सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यानी सुरक्षा विशेषज्ञ, फॉर्मर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स यानी पूर्व कानून प्रवर्तन एजेंट, एनालिस्ट यानी विश्लेषक और ऑपरेटिव्स भी शामिल है, जिन्होंने हाइड्रा जैसे ग्लोबल साइबर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को नीचे गिराने में मदद की। आपको बता दें कि हाइड्रा मार्केट यानी हाइड्रा ये रशिया बेस्ड साइट के माध्यम से मैलिशियस साइबर क्राइम सर्विसेज, डेंजरस ड्रग्स और अदर इलीगल ऑफरिंग्स चला था, जिसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल यानी OFAC ने 5 अप्रैल 2022 को बैन कर दिया है। तो आइए फिर से बात करते हैं ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। तो घोषणा में एक स्टैंडर्ड 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के फंडामेंटल्स को समझाते हुए इन पर्सन वर्कशॉप्स मतलब व्यक्तिगत कार्यशालाएं भी शामिल है, जिसमें उनके द्वारा संचालित रेगुलेटरी इन्वायरमेंट यानी नियामक वातावरण पर विशेष जोर दिया गया है। अब किसी भी एक्सचेंज के बारे में अगर बात करें तो किस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स को एक्सचेंजेस में इंप्लीमेंट करना जरूरी है, इस बारे में हमने बात की है कॉइन बाजार के को-ओनर मिस्टर संकेत मनोचा जी से। आइए देखते हैं। Okay, so first thing that we have implemented is that we are providing Bitcoin wallets to people, and these are not the wallets from any other API. So we are not doing, or we are not taking the APIs from any other third-party company and providing the wallet. So in case if the third-party company goes off in any scenario, the wallet should be gone. So what we have did to ensure that we have been running our own nodes, which is quite a difficult task in that regards. So the first thing is it is our proprietary, if we can say in little beans, that yes, we are the custodians of the wallets only. So there is no third party involved. Second thing, for the user side, yes, we have given two-factor authentication, mobile OTP, Google authentication, email verification. All these are there from the user side, and from our as a company side, yes, we maintain both hot and cold wallets. And since the development team is our indigenous, and we have not outsourced our platform to any third party provider for making advancements, so everything is possibly is in our hands only. अब देखते हैं किस तरह से बाइनांस इन्वेस्टिगेशंस का विस्तार हुआ है। तो घोषणा में कहा गया है कि बाइनांस की इन्वेस्टिगेशंस टीम ने पिछले 1 साल में साइबर और फाइनेंशियल क्राइम से लड़ने पर 30 से अधिक वर्कशॉप्स की मेजबानी की है और उनमें भाग भी लिया है। टीम ने यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस सहित कई देशों के लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल से भी संपर्क किया। बाइनांस के ग्लोबल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन यानी वैश्विक खुफिया और जांच प्रमुख तिगरन कंबेरियन ने कहा कि जैसा कि अधिक नियामक, पब्लिक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर्स क्रिप्टो को करीब से देखते हैं, हम क्रिप्टो अपराधों पर ट्रेनिंग करने और मुकाबला करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण की बढ़ती मांग देख रहे हैं। उस मांग को पूरा करने के लिए हमने दुनिया भर के रेगुलेटर्स के साथ अधिक प्रशिक्षण और काम करने के लिए अपनी टीम को मजबूत किया है। टीम ने पहले यूनिस्वैप और कर्व डीएनएस की सहायता की थी, जब साइबर क्रिमिनल्स द्वारा जुलाई और अगस्त में उनका एक्सप्लॉइट किया गया था। अब डालते हैं बाइनांस के हालिया प्रयासों पर एक नजर। एक्सचेंज की दिग्गज कंपनी क्रिप्टो क्षेत्र के रेगुलेटरी साइड में गहराई से गोता लगाने के लिए कदम उठा रही है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन को बढ़ावा देने के लिए बाइनांस ने 22 सितंबर को एक ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड यानी वैश्विक सलाहकार बोर्ड यानी GAB को लॉन्च किया। GAB में क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञ शामिल थे, जिनमें एक पूर्व अमेरिकी सीनेटर और ग्लोबल बिजनेस लीडर्स भी शामिल थे। बाइनांस के CEO चैंगपेंग झाओ ने गैप के मिशन का वर्णन करते हुए कहा कि बोर्ड के साथ हम दुनिया में अवेलेबल एक्सपर्टाइज के उच्चतम स्तर को
टैप करके रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी को प्रबंधित करने की अपनी क्षमता को सुपरचार्ज कर रहे हैं। एक दिन बाद एक्सचेंज ने घोषणा की कि उसने अपने राइवल एक्सचेंज क्रैकन के कॉम्प्लायंस चीफ को हायर किया है। स्टीवन क्रिस्टी ने क्रैकन में अपना पद छोड़ दिया और कॉम्प्लायंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में बाइनांस की सेवा की। न्यूज शेयर करने के अलावा झाओ ने कहा कि एक्सचेंज अपनी कॉम्प्लायंस टीम पर काम करने के लिए और अधिक लोगों को नियुक्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही वेब3 वर्ल्ड से जुड़ी सभी अपडेट्स को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, ठीक उसी स्पीड से हैकर्स भी अपने पैर पसार रहे हैं। अमेरिका हो या फिर दूसरे देश, सभी जगहों पर मौजूद एक्सचेंज से लेकर प्ले टू अर्न गेम्स तक हैकर्स सेंध लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हैकिंग के कुल 4 साल बाद यानी 2020 में खूब सुर्खियों में था, जिसके मास्टरमाइंड के रूप में 26 साल के श्री कृष्णा रमेश को सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी कर्नाटका द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हैकिंग के सिलसिले में नहीं बल्कि उसे ड्रग पेडलिंग के मामले में पकड़ा गया था। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर आपको आज से कुछ साल पुराने मामले के बारे में क्यों बता रहा हूं। तो इसकी वजह यह है कि एक बार फिर से श्री कृष्णा रमेश उर्फ श्री की इंडिया में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा इसे लेकर एक दूसरे पर छींटकशी करने की वजह से सुर्खियों में है। तो चलिए आप बताते हैं आखिर कौन है ये श्री कृष्णा रमेश उर्फ श्री की और क्या है इसकी कुंडली। श्री कृष्ण जब 4th क्लास में था तभी से उसे कंप्यूटर में इंटरेस्ट आ गया था और यही से कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी शुरू की। बताया जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने स्कूल की वेबसाइट को हैक कर लिया था और उससे वो अपनी अटेंडेंस और मार्क्स को बदल देता था। इसके बाद जब वो 8वीं क्लास में पहुंचा तो ब्लैक कैट हैकर बन गया। कहा जाता है कि बाद में वो इंटरनेट रिले चैट IRC के जरिए दुनिया भर के हैकर से संपर्क में आया। ब्लैक कैट हैकर की दुनिया में श्री कृष्ण रमेश को रोज के नाम से जाना जाता था। कॉलेज में रहते हुए रमेश को शराब और ड्रग्स की लत लग गई और इसके लिए पैसे कमाने के लिए उसने कई कंपनियों की वेबसाइट को हैक करना शुरू कर दिया। वो बिटकॉइन खरीदता था और डार्क नेट पर ड्रग्स खरीदने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। रमेश डेली 1.5 से 3 लाख रुपए होटल, ड्रिंक्स, ड्रग्स और पार्टीज में उड़ाता था। तो आपको इससे रमेश की अनप्रेसिडेंटेड ब्लैक मनी इनकम का अंदाजा लग ही गया होगा। दरअसल रमेश और उसके बिटकॉइन रिलेटेड गलत धंधे अभी तक किसी अथॉरिटीज के रडार पर नहीं आए थे। उसे भी लगने लगा था कि वो अनटचेबल है, क्योंकि रमेश की ड्रग्स, बूज और ब्यूटीफुल गर्ल्स से भारी पार्टीज के थ्रू वो कथित तौर पर काफी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स और कर्नाटका पॉलिटिक्स के पावरफुल लोगों के टच में आ चुका था। पर कहते हैं ना, आज नहीं तो कल सबको उनके कर्म ढूंढ ही लेते हैं। नवंबर 2020 में रमेश के कुछ साथी गांजा लेने के लिए बेंगलुरु में एक पोस्ट ऑफिस के पास गए थे, लेकिन इत्तेफाक से पुलिस वहां आ गई और उन्हें पकड़ लिया। रमेश के साथियों को तो पुलिस ने गांजा खरीदने के अपराध में पकड़ा था, लेकिन जैसे ही पुलिस के दो हाथ पड़े, उन्होंने डर के मारे श्रीकी के बिटकॉइन और ड्रग्स ऑपरेशन के बारे में बता दिया। सूत्रों के मुताबिक रमेश ने डार्कनेट पर ड्रग्स खरीदने के लिए रॉबिन खंडेलवाल नाम के शख्स को पैसे ट्रांसफर किए थे, जो बिटकॉइन ट्रेडिंग सर्विस चलाता था। हालांकि हर बार की तरह इस बार रमेश का लक उसके साथ नहीं था। इस बार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू करने के बाद सारा सच खुद ब खुद सामने आ गया। पुलिस ने उस समय कथित तौर पर रमेश के पास 9 करोड़ रुपए के 31 बिटकॉइंस बरामद किए थे। हालांकि ईडी भी रमेश की संपत्ति की जांच कर रही है। वैसे देखा जाए तो श्रीकृष्ण रमेश सिर्फ 26 से 27 साल का सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, जिसने बेंगलुरु के जयनगर में रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर कंप्यूटर साइंस में आगे की पढ़ाई करने के लिए 2014 में एम्स्टर्डम चला गया। एम्स्टर्डम से भारत लौटने के बाद रमेश कई हैकिंग में शामिल रहा। वेबसाइट हैक कर पैसे कमाकर रमेश उससे ड्रग्स पार्टी किया करता था। अब देश में कोई बड़ा घोटाला हो और उसे राजनीतिक रंग न दिया जाए
तो ये हो ही नहीं सकता। बिटकॉइन से जुड़े इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानकारी सामने आने के साथ ही कर्नाटका स्टेट की एक मेजर पार्टी ने दूसरी प्रोमिनेंट पार्टी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। 2021 के अंत में लगी ये राजनीतिक आग एक बार फिर 5 महीने बाद चिंगारी को हवा दे रही है। हाल ही की बात करूं तो अप्रैल के महीने की शुरुआत में एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ने ऐसा सवाल उठाया कि क्या बिटकॉइन स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए FBI इंडिया में मौजूद है। दरअसल चित्तरपुर के कांग्रेस विधायक प्रियंका खड़गे ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि FBI अरबों डॉलर की जांच के लिए दिल्ली में है। बस फिर क्या था, टीवी न्यूज, रेडियो, सोशल मीडिया, ट्वीट्स और रीट्वीट्स के थ्रू इस एलिगेशन को इतना भड़काया गया कि फाइनली CBI को हस्तक्षेप करके क्लैरिफाई करना पड़ा कि यह सिर्फ एक अफवाह है। इतना ही नहीं, सेंट्रल एजेंसी ने अपने स्टेटमेंट में साफ लफ्जों में कहा कि FBI ने इंडिया में कोई टीम नहीं भेजी है और न ही US प्रोब एजेंसी ने इस मामले में जांच करने के लिए CBI से कोई रिक्वेस्ट की है। लाइविश लाइफस्टाइल जीने वाला रमेश अभी जेल में है, मुकदमा कोर्ट में है और मल्टीपल एजेंसीज इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब ये बिटकॉइन स्कैम का मामला आने वाले समय में क्या रंग लेगा और कौन इस पर निशाना साधेगा, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में हाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अनबिलीवेबल स्कैम और ट्विस्टेड स्कैमर्स की क्राइम कुंडली लेकर मैं संदीप कसालकर आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। Find out how disruptive blockchain technology is reshaping the world. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keep you updated about the global crypto events and exhibitions. ओह हाय, आप आ गए। आजकल क्या है ना, मैं बहुत बिजी हूँ। मेरे अंदर का आर्टिस्ट आजकल बहुत एक्साइटेड है। मैं अपने इस मास्टरपीस पर काम जो कर रही हूँ, इसे जल्दी कंप्लीट करना है मुझे, क्योंकि मैं इसकी NFT बनाऊंगी और फिर मिलियंस कमाऊंगी। अरे लेकिन इससे पहले तो मुझे ये सोचना होगा कि इसे मैं किस डिजिटल वॉलेट में स्टोर करूं। सबसे पहली बात, क्रिप्टो वॉलेट में सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं बल्कि NFTs भी स्टोर की जाती हैं और इसके लिए दो तरह के वॉलेट्स यूज होते हैं, कस्टोडियल वॉलेट और नॉन कस्टोडियल वॉलेट। अगर आप एक कस्टोडियल वॉलेट के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको अपनी प्राइवेट कीज पर फुल कंट्रोल नहीं मिलता। कोई थर्ड पार्टी जैसे कि कोई एक्सचेंज या फिर कस्टोडियल सर्विस प्रोवाइडर आपके बिहाफ पर आपके एसेट को स्टोर करते हैं।
और आप अपनी प्राइवेट कीज एक्सेस नहीं कर पाते। लेकिन इसमें कुछ गलत या खतरे वाली बात नहीं है। एक्चुअली ये डिसीजन पूरी तरह से आपकी नीड पर डिपेंड करता है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है। ऐसे में अगर आप अपनी प्राइवेट कीज मिसप्लेस कर देते हैं तो आप अपने वॉलेट का एक्सेस खो देते हैं। वहीं अगर आप कस्टोडियल सर्विस के लिए ऑप्ट करते हैं तो अपनी कीज के साथ साथ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैंड ओवर कर देते हैं। फिर आपकी प्राइवेट कीज को सेफगार्ड करने की जिम्मेदारी भी कस्टोडियल की होती है। तो अगर आप अपनी एक्सचेंज का पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो कस्टोडियल सर्विस का कस्टमर सपोर्ट आपको उसे रिकवर करने में मदद करता है। सो कन्वीनियंट है ना। और अब बात नॉन कस्टोडियल वॉलेट की। एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट में होल्डर के पास होता है प्राइवेट कीज का फुल एक्सेस एंड कंट्रोल। जिन यूजर्स को अपने फंड्स पर ज्यादा कंट्रोल चाहिए उनके लिए नॉन कस्टोडियल वॉलेट परफेक्ट है। लेकिन याद रखिएगा कि अपने वॉलेट को सेफ रखने के लिए कीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। अगर किसी वजह से आप अपनी प्राइवेट कीज खो देते हैं तो कोई उसे रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन फिक्र मत कीजिए, कई ऐसे नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स और एप्स हैं जो यूजर्स को अपनी कीज सेफगार्ड करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क। इतना ही नहीं, Tor.us जैसे वॉलेट प्रोवाइडर भी हैं जो सोशल मीडिया लॉगिन के थ्रू यूजर्स को की सिक्योर करने की सेफ्टी और कन्वीनियंस देते हैं। तो चलिए और ज्यादा क्लैरिटी के लिए स्टडी करते हैं कस्टोडियल वॉलेट और नॉन कस्टोडियल वॉलेट के बीच मेजर डिफरेंसेस। सबसे पहले प्राइवेट कीज, थर्ड पार्टी ओनरशिप और वॉलेट होल्डर ओनरशिप। पॉइंट नंबर 2, एक्सेसिबिलिटी, accessible to register accounts, accessible to anyone. Point number 3, transaction cost, typically higher or typically lower. Point number 4, security, typically lower, typically higher. Point number 5, support, typically higher and typically lower. Point number 6, KYC, yes and no. अब तो मैं पूरी तरह क्लियर हूं कि मुझे कौन सा वॉलेट चाहिए। And now that even you know about custodial wallets and non-custodial wallets, make a wise decision. अरे मैं तो भूल ही गई बातों में कि मुझे तो अपना मास्टरपीस कंप्लीट करना है। Time for me to go. लेकिन आप मेरी यानी कि रुचि शर्मा की ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. With the power of now, NFTs and gaming, we present to you Sand. Okay, yes, sorry, today's coin is Sand. Coming from the land of virtual reality, it is one of the oldest companies in the blockchain's virtual world under the name of Pixel that allows you to buy, sell and trade digital assets. Can you imagine that? It introduces blockchain to gaming and creates a metaverse where gamers and creators both are involved together to build and earn within the platform. It has attracted support from Atari, Helix and CryptoKitties. The highlight is it has gone up 12,975%
in 2 years. The gaming industry is huge, and metaverse, which may be the future, which equals to having a platform that revolves around creators and gamers that runs on decentralizations, NFTs and gaming with play to earn, it is in a very sweet spot. But the real question is, with all the partnerships, huge number of supporters and developers, Sand is in the megaverse of metaverses. Will it survive the long-term storm, retaining its gamers and creators on the platform, because Sand is not the only one? Will it slip off the gamer's hand or be the Sandman? Only time will tell. And until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins with Kunal. हेलो नमस्कार, वेलकम टू द स्पेशल एपिसोड ऑफ क्रिप्टो क्राइम्स। मैं संदीप कसालकर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेब 3 की इस दुनिया में खास करके क्रिप्टो करेंसी में लोग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहे हैं, पर इसके साथ ही आए दिन नए नए स्कैम्स और क्राइम्स की घटनाएं भी दस्तक दे रही है। अब स्कैमर्स और हैकर्स की हिम्मत यहाँ तक बढ़ गई है कि अब ये हैकर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को टारगेट करके उनसे फिरौती की मांग कर रहे हैं, वो भी क्रिप्टो में। बिल्कुल ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें ऑप्टस कंपनी से $1 मिलियन की फिरौती की मांग की गई है, जो सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड ओन्ड है। ऑप्टस को एक हैकर ने एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है, जो क्रिप्टो करेंसी मोनारो में $1 मिलियन की फिरौती की मांग कर रहा है। ऐसा न करने पर हैकर द्वारा इंटरनेट पर कस्टमर के डेटा को बेचने की धमकी भी दी जा रही है। एक नोटोरियस डेटा लीक फोरम पर एक पोस्ट में हैकर ने लगभग 11.2 मिलियन ऑप्टस ग्राहकों के रिकॉर्ड होने का दावा किया है, जिसमें उनके नाम, डेट्स ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ईमेल एड्रेसेस और ग्राहकों के सबसेट एड्रेसेस और आईडी डॉक्यूमेंट नंबर्स शामिल है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट नंबर। पोस्ट में कहा गया है कि ऑप्टस, यदि आप ये पढ़ रहे हैं तो ध्यान दें कि हमारे लिए डेटा सेल न करने की कीमत $1 मिलियन है। हम आपको डिसाइड करने के लिए एक सप्ताह का समय दे रहे हैं। इस कथित हैकर ने सैंपल के तौर पर सेल के लिए 200 रिकॉर्ड्स उपलब्ध है, ऐसे कहा है। हालांकि अटैक में पेमेंट डिटेल और अकाउंट पासवर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया था। हैकर की धमकियों पर टिप्पणी करते हुए ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, AFP उन रिपोर्टों से अवगत है जिसमें आरोप लगाया गया है कि ऑप्टस ग्राहक डेटा चोरी हो गया है और डार्क वेब सहित कई फोरम्स के माध्यम से क्रेडेंशियल बेचे जा सकते हैं। AFP अब डार्क वेब और अदर टेक्नोलॉजीज की निगरानी के लिए स्पेशलिस्ट कैपेबिलिटी का उपयोग कर रहा है और साथ ही कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करेंगे। प्रवक्ता ने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई इस चोरी की गई क्रेडेंशियल्स को खरीदता है तो उसे अधिकतम 10 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। अब देखते हैं हैकर द्वारा सेल के लिए क्या रखा गया है। ऑप्टस में ब्रीच किए गए डेटा को हैकर द्वारा 2 फाइलों में कैटेगराइज किया गया है, जैसे यूजर्स डेटा, उसमें 11.2 मिलियन रिकॉर्ड्स है। सेकंड, एड्रेसेस डेटा, उसमें 10 मिलियन रिकॉर्ड्स है। अगर ऑप्टस फिरौती नहीं पे करता है तो हैकर ने यूजर्स की डेटा फाइल की कीमत $150,000 और एड्रेसेस की डेटा फाइल की कीमत $200 रखी है। अगर साथ में देखा जाए तो इन टोटल फाइलों की कीमत $300,000 है। ऑप्टस के हैक होने के बाद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कंपनियों पर साइबर हमलों के लिए बैंकों को तेजी से सतर्क रहने की अनुमति देने के लिए प्राइवेसी रूल्स को बदलने की घोषणा की है। साथ ही मिनिस्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्लेयर ओनिल ने पार्लियामेंट को बताया कि कानूनी और तकनीकी रूप से कॉम्प्लेक्स इशू को हल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता होगी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया अब साइबर डिफेंसेस को और मजबूत करना चाहता है और 2022 में फर्म और होम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक डिकेड में $1.66 बिलियन खर्च करने का उन्होंने संकल्प लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वेब 3 वर्ल्ड से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे कहता हूं, डू वॉच 3.0 टीवी।
The innovation hub of the world, Dubai is making some serious inroads into the metaverse. The digital world as we know, it is being reshaped and it is more important than ever for businesses to reimagine their presence online, for which Dubai has already been trying to attract cryptocurrency companies from around the world, and now Dubai is seeking to break into the world's top 10 metaverse economies. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. According to a report, the value of the global metaverse market is forecast to hit about $5 trillion by 2030, and Dubai wants to lead globally in adopting the technology of the future. Crown Prince of Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed, often says that the Emirate is keen to lead globally in adopting the technology of the future. The Dubai government is working dedicatedly over it, as Dubai is all set to host a metaverse event which will be focused on the metaverse. Several local and international leaders will attend it to discuss the potential of the emerging digital space. The inaugural Dubai Metaverse Assembly will be held on September 28 and 29 at the Museum of the Future and Emirates Towers. The assembly will draw more than 300 experts, policymakers and officials, as well as 40 organizations involved in the metaverse. It will also host more than 100 workshops. Well, Dubai is not just limited to events. The Sandbox is now all set to develop a metaverse city in Dubai. Yes, the city, which is going to be called as the Dubai-verse, will be built through local partnerships, including firms in the film, music, entertainment, acting, finance, real estate, and gaming industries. So the Animoca brand's Dubai-themed metaverse will mirror the Sandbox's Hong Kong megacity, which is a gaming metaverse and virtual cultural hub based on the Asian financial hub of Hong Kong. Though the Sandbox is set to develop Metaverse City in Dubai, but the Space Center of Dubai is planning to simulate life on Mars in the metaverse. Yes, Dubai's Mohammed bin Rashid Space Center is developing a mega project to simulate life on the Red Planet in the metaverse as part of the country's plan to build a colony on Mars by the year 2117. MBRSE has teamed up with BEDU, which is a Dubai-based pioneer in Web3 technologies, in the development of the 2117 metaverse, which will include virtual experiences that capture the sensations of being in space and setting foot on the Red Planet. Well, Emirates in 2017 announced progressive plans to build a human colony on the Red Planet in 100 years. And since then, the Space Center has sent its HOPE spacecraft to study the planet's atmosphere and is building a $136 million mega science city in Dubai that simulates the conditions on Mars. Interestingly, it also aims to land a rover on the moon later this year. The UAE's space program is not just about missions, but also about creating jobs, as the sector provides more than 3,200 jobs. And as revealed earlier, Dubai's new metaverse strategy will add $4 billion to its economy and create more than 40,000 jobs. So let me tell you that Dubai is already home to over 1,000 companies in the metaverse and blockchain sector, which contributes $500 million to the national economy. So we can clearly see that the future of Dubai's metaverse looks much promising, and the move to Web3 is certainly going to be a remarkable period in the history. But only time will tell whether Dubai will become the metaverse capital of the world or not. Well, that's it in today's special episode. For more such updates, keep watching 3.0 TV. This is me, Vishakha, signing off. If you like this video, do subscribe, like and share to 3.0 TV. And do not forget to press the bell icon for instant updates.
Hello and welcome to 3.0 TV. This is Manoj Dara. So Ethereum caught the market's attention once again after Goerli, one of the largest and most active test networks, switched to proof of stake consensus from proof of work. So this exercise showed that the proof of stake validation process substantially reduces the energy which is necessary for verifying a block of transactions, and also provided that the merger process actually works. So as we approach the merge, there are several thoughts and questions that need immediate attention and clarification. So to explain the misconceptions about the Ethereum, we have invited a special guest. Let me introduce you to Mr. Samrat Kishore, Regional Head of Enterprise Ethereum Alliance. He is joining us from Malaysia. Samrat sir, welcome on 3.0 TV. Thank you so much, Manoj, for having me again. So we are discussing once again, but this time we are trying to understand जहाँ पर एक बहुत बड़ा एक question mark है, बहुत सारे questions हैं investors के, viewers के, and all those individuals who are looking to invest in Ethereum. Although this show is not about any advice from 3.0 TV for any or for that matter any guest, but we are trying to but we are trying to clear this misconception about Ethereum. So let us begin with the first question which we have gathered. So is it true, Samrat, that running a node requires staking of 32 Ethereum? And is this statement correct that everyone is free to sync their own self-verified copy of Ethereum, that is run a node, and Ethereum is not required, and not before the merge, not after the merge? If you can just clarify this. Sure. First of all, Manoj, आप ये बहुत अच्छे time पे, you organized this show because, just yesterday, this Goerli testnet went live and it was successful. So we all know that the merge is finally coming, and we have all been anticipating it. The whole world was looking forward to this mega event, I would call it. So this is a good time, to be addressing these questions. Coming to your question, Manoj, जो आपने बोला कि, if we need to have 32 at stake. So I think the important factor here is, what does an individual or a company want to do with the node? If they want to host a node and generate some returns out of the Ethereum network, then they need a node which can add blocks to the network. Oh, fantastic. Consider it like a block which will be like a validator, and which will take other people's transactions, validate it, and then post it on the Ethereum blockchain. So that node definitely needs there's an entry barrier to it. पहले वो entry barrier होता था, वो होती थी processing power. Proof of work के केस में, जो कि world over लोगों ने सुना है, बहुत बातें हुई हैं इसके ऊपर कि power consumption blockchain का बहुत high है, and that was only because of proof of work, जिसमें वो GPUs का इस्तेमाल होता था, जिसमें वो race होती थी एक तरह से to have the most processing power, and then only you could validate. But now that whole game is changing to proof of stake. So the way it is designed is that now you first, as an entry barrier, you stake your 32 ETH first. That will just get you a ticket to get a node, okay, which will be a validator node. All right. So it's like an entry ticket to it. Second kind of node can be where I want to monitor, I want to run analytics, I want to do fraud analytics, I want to do reporting. It can be media houses, right? It can be it can be a Bloomberg, for example, just gathering what's the total value which is circulating in the network. So they don't need to stake any ETH for monitoring it. They can have a full node. They can download the code. It's all open source. They can download the codes, sync up with the blockchain anytime they want. So that's the difference that I see that people should understand. All right. So since we are talking about the merge, and we are trying to understand about what are the fine prints and what are the benefits of the merge, and there is one more thing which a lot of market participants are talking about is, and we have read in 1 million articles at least, that the merge will reduce the gas fees. And is the merge going to change of the merge is the change of consensus mechanism, not an expansion of network capacity. So is this statement true? And how do you see this gas scenario moving forward, Samrat? If you can just explain this for our viewers. Sure. So there are two aspects to it. One is
how the gas fee is decided. How does it? What are the variables which impact the gas fee? One thing is which is elasticity. That whole demand and supply. Because we are saying that this is a network, this proof of stake is a network which is increasing capacity, not by increasing block size, not by doing anything else, but generating blocks more often. So जो blocks से generate होने की frequency है, वो बढ़ रही है. तो उसकी वजह से it can process more transactions than it was doing it earlier. Okay, so that since that is increasing, so आपका क्या हुआ? Demand supply के equation में आपकी supply थोड़ी सी increase हो गई technology wise. Okay, the other factor which is influencing the gas fee is the demand. So earlier the applications were being designed in a way कि वो directly Ethereum से interface करेंगे. Now it is related to the capacity of the network. So I'm coming to that. So let's say DApps, the earlier DApps that were being built were designed in a way to interface directly with the layer 1 Ethereum. अभी क्या है कि the scenario is shifting towards layer 2s and people are saying that, let's use Ethereum as the base layer, as the settlement layer, and use a layer 2 to build our app so that you can do faster, you can go faster. Such as Polygon? And that is such as Polygon, exactly. Polygon being my favorite, I'm open to say that because they are building so fast. Most of the big brands are using them who've gone, on the NFTs. And the other, there's also a third element to the whole gas fee scenario, which is, what are the transactions? And people have become really careful about what transactions really need at a station. Fantastic. What transactions really go for the settlement chain. I think that is also more driven by education. People have now got more educated. Don't put data on the blockchain. Earlier, they were designing applications. All the data was going on the blockchain. That will always need more gas fee. So imagine if I were to ask, just for common understanding of people, imagine if I were to ask users, ki boss, each time you tweet, you pay me something. Each time you post an update on Facebook or picture on Instagram, you pay me something. If I were to do that, then people will stop using these networks and then these networks will die, right? So, इसीलिए, this whole, all these three factors, I think in totality will contribute to bringing down the gas fee. Fantastic. And Vitalik, for the first time, he's issued some numbers, so I can definitely talk about it. He said 0.002 cents to 0.5 cents, to 5 cents. That's the range that he says. It will be only viable if these numbers are met. Fantastic. So, this is actually a big statement, Samrat, which you have actually said. So I'm just reiterating what Vitalik said. Yeah, that's absolutely fine. So for our viewers also, this is not an advice on Ethereum, but this is just a research material that will help you to make your investment decision better. So we are talking about misconceptions about Ethereum and the road ahead. So since you mentioned about the gas fees, and I just wanted to understand about the merge is actually depreciates the use of proof of work and transactions to proof of stake for consensus, which is actually the use case. But does not significantly change any parameters that directly influence the network capacity or throughout. So, am I right? So, Manoj, इसमें दो aspects हैं देखने के लिए. One is the network throughput, which is, as I said earlier also, in this new transition to technology, there is capacity which is getting increased by generating more blocks. Right. Okay, so if I were to say, more blocks, I could say more blocks per minute or more blocks per second. So it's very simple. If I'm increasing network capacity, how? By enabling more transactions to go through, in the same amount of time by generating more blocks. So that's in that way it is increasing the throughput. And of course, the other way is going for layer 2 solutions. There is also a new concept of finality which is included. Okay, so this finality was never the case. I mean, there were tons of buffering apps, and that's what layer 2s were doing. But now Ethereum also supports by design finality, where I would say transaction will happen faster. Okay, so it can get it can get verified first and it will get finalized later on. So that's the big change, which I see in the way blocks will get created. So more blocks getting created. Blocks getting created more frequently, and the option for finality will make sure that there are more transactions which can get processed. And hence, the validators, the people who have actually staked their Ethereum and who want to make money out of it, they will get more chance to make money. Fantastic. So rich will get richer. That's what you are saying. So
people who bought Ethereum way back, when I was buying Ethereum, it did not cost much, Manoj. You just had to be a believer on it. Absolutely, we believe in this technology. That's the reason why we are having this interaction. So moving on. Yeah. So there is one more misconception. If you can just clear this for our viewers, is the transactions will noticeably become faster after the merge. So how are we seeing this? Can you just throw some light on this? How this transaction speed will mostly remain on the same layer, or will it not? What kind of technology can be, will be used to achieve this target? Sure. So there are two parts to this answer, Manoj. One is, जो मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि there is more blocks getting generated. Blocks are getting generated more frequently. More frequently, right? My transactions will go through faster that ways. The other part is sharding. So there is sharding which is coming. It's beyond the merge. It will come in the next 6 to 12 months. Which is a new way of storing data on the Ethereum blockchain that, Vitalik had issued a position paper long back on sharding. So if people are really interested to read about it and understand the technology, they can go ahead and read it. But sharding is a real needle turner. If I were to call it, a major event after the merge, that would be one major event which will make sure that this Ethereum layer 1, which is now the global settlement layer, becomes viable for scaling up the Web3. All right. So since we are talking about layer 1 solutions and the road ahead, there is one more thought which investors are thinking about is you can withdraw the stake ETH once the merge occurs. So which is the date which is given is September 19th, and you have just mentioned in your opening lines that after the yesterday's upgrade of the network, it is actually a reality. That means September 2nd or 3rd week, we are going to see the first glimpse of the merged Ethereum. And congratulations for that as well, Samrat. So how do you explain this? Congratulations to all of us. So how do you explain the situation for our viewers who are actually staking Ethereum, and what will be the situation once the merge occurs? So thank you so much, Manoj. This is a very important question, and I think everybody should understand कि इसके mechanics क्या हैं. So ये 32 staking की बात चल रही है. So first of all, 32 is only the entry point. It is not the limit. So people can actually stake more Ethereum also on the network and actually be entitled for more returns from the network. It just makes sure it's a way of saying what portion of the transactions will come to you and hence determine your returns from the network. Exactly. So now coming to your question about whether people can withdraw it or not. So there is a there's a technical answer to it, and there is a emotional answer to it. Emotional answer is, if you believe in something, stay with it and see it through. So I would not expect people to withdraw after the merge. I would expect people to stay and see through how this new network performs and what returns it is able to generate for all of us. A technical answer to it is the staked Ethereum is locked until the next upgrade, which is Shanghai upgrade. There's a Shanghai upgrade planned again in the next 6 to 8 months. So it is locked until that time. But the returns which people generate will be withdrawable from day one. So let's say it's considered for layman language. Imagine it to be like your fixed deposit. So fixed deposit पे मैंने बोला कि boss, you don't touch your fixed deposit. You just leave your fixed deposit as it is. But you can withdraw any interest that you generate. You can withdraw every day. सर ये फिक्स डिपॉजिट कहाँ का फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे हैं आप अमेरिका की बात कर रहे हैं या इंडिया की बात कर रहे हैं? तो उसके रिटर्न्स भी अलग है दोनों के रिटर्न्स बिल्कुल अलग है. अभी फिर इथेरियम स्टेकिंग के रिटर्न्स कैसे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आप बताएं खाली. हाँ, नहीं तो इथेरियम के जो रिटर्न्स आएंगे वो वैलिडेशन ऑफ ब्लॉक्स के ऊपर आते हैं, राइट? फॉर एनी वैलिडेटर टू अर्न रिटर्न्स फ्रॉम द इथेरियम नेटवर्क. वैलिडेटर्स आर नो वन बट माइनर्स. एग्जैक्टली. Minor, मतलब in the proof of stake parlance, you can call them validators. Validators, right? Miners. Exactly. So अब मैं अगर बोलूँ कि if I have to send some money or some value or make a transaction, Samrat to Manoj, there is always a transaction fee. Now part of that transaction fee goes to the person or the validator node which validated this transaction. Okay. बहुत ही simple बता रहा हूँ मैं. I don't want to get into complexities because I know the
it is for education of the audience and they should Of course, understand how yes. it happens. Yeah. So एक छोटा सा transaction amount निकल के validator के पास चला गया बीच में. Imagine this validator to be a independent third party, does not know Samrat, does not know Manoj, only sees the transaction happening and validates whether this is a legitimate transaction or not. Okay, and adds that to the block which is on the Ethereum blockchain. Now this validator because he is running that node, he is spending money. He or she is spending money on maintaining that node. There is electricity, there's internet, Infrastructure, mining infra and everything. Yes. So all that goes into it. So that is the reward that they get. And what they are bringing, into the network, they are bringing security. So the nodes of any blockchain network should bring in two things. Very, very important. They should bring in liveliness. Okay, the network should be live all the time. Should Perfect. be consistent, right? Sahi. And the second it should bring in is the security. I should not be in a position where I say there are only 20 nodes on the network. I hack 10 of them. I am able to control the network, right? So that is why these validators are required on a POS blockchain. So अभी क्या है कि जो ये returns इनको मिल रहे हैं, this return they can withdraw anytime. All right, perfect. So since we are talking about misconception about Ethereum and you are bang on explaining for our viewers, बहुत अच्छी तरीके से आपने explain भी किया, लेकिन आपने एक शंघाई अपग्रेड के बारे में मेंशन किया which is going to occur in next 6 to 8 months. Very quickly before we move on to the last question, ये शंघाई अपग्रेड क्या है और उससे नेटवर्क को कितना फायदा होगा? So Shanghai upgrade is planned to come in again, as I said, 6 to 8 months, but it's an upgrade which is coming to the network. So it's largely meant for the nodes. Okay, so performance efficiency, etc. You get to withdraw your staked Ethereum, etc. And then, very importantly, there is a lot of financial engineering involved in this. So I also have to define incentives and disincentives for people to withdraw that staked Ether. So for example, जो APR returns लोग देखते हैं अपने staked cryptocurrency पे, वो same pattern के. परफेक्ट. सो यही रीज़न था मैं, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शंघाई अपग्रेड के ऊपर है. एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इज आई मीन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली बिलीविंग दैट वैलिडेटर्स विल नॉट रिसीव एनी लिक्विड ETH रिवॉर्ड्स टिल द शंघाई अपग्रेड व्हेन विड्रॉल्स आर एनेबल्ड. तो ये सबसे पहले तो ये विड्रॉल्स का भी एनेबल होंगे और उसके बाद में जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि वो आप 6 to 8 months तक आप नहीं कर सकते. तो ये जो मिसकंसेप्शन है वो आप कैसे क्लियर करना चाहेंगे? सो मनोज, इसमें बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है कि जो स्टेक्ड इथेरियम है वो आपने स्टेक किया है एज पर अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ वैलिडेटर ऑन द नेटवर्क यू जनरेट सम रिटर्न्स ऑन एवरी ट्रांजैक्शन, राइट? व्हिचएवर ट्रांजैक्शन इज वैलिड बाय योर नोड. सो वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. वो आप डे 1 से एवरी डे यू कैन कीप विड्रॉइंग the returns that you're generating. But I, including myself, and there are friends who I know who are doing this, people do not want to withdraw from ETH to. That is something which I'm just telling you. It's a popular opinion that your staked Ethereum is going to generate a lot of value in the long run. How much times? I mean, how much value is more value for you? For Samrat, is 1x, 2x, 3x? I mean, is APR is expected to triple after the merge? Samrat, that's what you're saying? Absolutely not. Absolutely not. There is no number I would want to put to the APR increase percentage today. But if somebody is saying it is going to triple, I don't see a logical reason behind that yet. If there is there are more developments and these things happen, then definitely Manoj, you and I will be talking across on this point, definitely. All right. Thank you so much, Samrat, for being a part of this interaction. You spoke really well and आपने बहुत अच्छी तरीके से ये सारे जो misconceptions है about Ethereum वो अच्छी तरीके से हमारे viewers को explain भी किया and आपने बहुत अच्छा एक road map भी दिया कि यहाँ पर कौन-कौन से levels पर आप अगर validator है जो कि एक miner है जो कि upgrade के बाद में उन्हें validators कहा जाता है, वो उन्हें क्या-क्या कौन-कौन से steps को ध्यान में रखना चाहिए before making any investment bet in Ethereum. Although this show is about to educate them and hence this endeavor. Thank you so much, Samrat, for being part of this interaction on 3.0 TV. Thank you so much. That's all there is in this special interaction on Crypto Masters. Keep watching 3.0 TV for more such interesting interviews. This is Manoj Dara signing off. Thank you.
तो दोस्तों यूएस सरकार ने क्रिप्टो की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने आखिरकार क्रिप्टो मिक्सर टोर्नाडो कैश को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके साथ एसोसिएटेड कई क्रिप्टो वॉलेट एड्रेसेस के साथ भी यही किया गया है। तो टोर्नाडो कैश को ब्लैकलिस्ट करने की वजह क्या है, क्या आप जानते हैं? एक तरह से देखा जाए तो इसका मकसद टोर्नाडो को टारगेट करना नहीं, बल्कि नॉर्थ कोरिया के लथारस ग्रुप को इसका फायदा उठाने से रोकना है। Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. With the power of now, NFTs and gaming, we present to you Sand. Okay, yes, sorry, today's coin is Sand. Coming from the land of virtual reality, it is one of the oldest companies in the blockchain's virtual world under the name of Pixel that allows you to buy, sell and trade digital assets. Can you imagine that? It introduces blockchain to gaming and creates a metaverse where gamers and creators both are involved together to build and earn within the platform. It has attracted support from Atari, Helix and CryptoKitties. The highlight is it has gone up 12,975% in 2 years. The gaming industry is huge and metaverse, which may be the future, which equals to having a platform that revolves around creators and gamers that runs on decentralizations, NFTs and gaming with play to earn. It is in a very sweet spot. But the real question is, with all the partnerships, huge number of supporters and developers, Sand is in the megaverse of metaverses. Will it survive the long-term storm, retaining its gamers and creators on the platform, because Sand is not the only one? Will it slip off the gamer's hand or be the Sandman? Only time will tell. And until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins with Kunal. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, जहां देखो वहां फोक की बातें हो रही है। खासकर इस शब्द ने हाल के दिनों में तब सुर्खियां बटोरी जब ड्रामेटिक तरीके से कोलैप्स हुए टेरा यूएसडी को फिर से रिवाइव करने के प्लान के तहत फेल्ड टोकन से टेरा लूना के हार्ड फोक को करने के साथ नए ब्लॉकचेन टेरा 2.0 को क्रिएट किया गया है। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ इथेरियम भी हाल के दिनों में अपने लंदन हार्ड फोक से जुड़े अपडेट की वजह से खबरों में रहा है। अब आइए देखते हैं आखिरकार फोक क्या होता है। तो दोस्तों, कोई भी सॉफ्टवेयर को बेहतर ढंग से परफॉर्म करने के लिए कांस्टेंट अपडेट्स की जरूरत होती है। ऐसे में क्रिप्टो की दुनिया में उन अपडेट्स को फोक कहा जाता है। जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज दुनिया भर में फैला एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। ऐसे में इसमें मौजूद सभी पार्टिसिपेंट्स को नोड्स के नाम से जाना जाता है, जिन्हें एक तरह से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि वो साथ में सही तरीके से काम करें। अब इन रूल्स को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है, जिसके ब्लॉकचेन में टिपिकल रूल्स में ब्लॉक साइज और माइनर्स द्वारा ब्लॉक माइन किए जाने पर दिए जाने वाले रिवॉर्ड्स और भी बहुत कुछ शामिल है। अब जानते हैं फोक किस तरह से काम करता है। तो ऐसा ही सबसे पहले शुरुआत में बिटकॉइन था, जिसे कैश के डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल ऑल्टरनेटिव के रूप में फंक्शन करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन बदलते समय के साथ बहुत सारे स्पेशलाइज्ड करेंसीज सामने आए, जैसे कि रिपल और मोनेरो। ऐसे में ये नई क्रिप्टो करेंसी ऐसे ही कहीं से अपीयर नहीं हुई है, बल्कि वो कई फोक का रिजल्ट थी। सिंपल लैंग्वेज में एक फोक सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल में एक बदलाव है, जहां सॉफ्टवेयर ये तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं। इसका मतलब है कि ब्लॉकचेन में ऑलमोस्ट किसी भी डाइवर्जन को एक फोक कंसीडर किया जा सकता है। अब देखते हैं फोक कितने तरह के होते हैं।
सभी इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी फोक्स दो मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जा सकता है, सॉफ्ट फोक्स और हार्ड फोक्स। शॉर्ट में बताए तो हार्ड और सॉफ्ट दोनों फोक सोर्स कोड में इंप्लीमेंट होने वाले बदलाव होते हैं, जहां प्रोटोकॉल का नया वर्जन पुराने वाले की तरह क्रिएट किया जा सकता है। चलिए अब डिटेल्स में इस सब के बारे में बात करते हैं। 1. सॉफ्ट फोक। सॉफ्ट फोक एक बैकवर्ड कंपैटिबल अपग्रेड है, जहां अपग्रेडेड नोड्स नॉन अपग्रेडेड नोड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब आप टिपिकली सॉफ्ट फोक में जो बदलाव देखते हैं वो न्यू रूल का एडिशन है, जो पुराने रूल से क्लैश नहीं होता है। हालांकि सॉफ्ट फोक तभी पॉसिबल है जब ज्यादातर यूजर्स पूरे ब्लॉकचेन पर नए रूल्स को लागू करने के लिए नए वर्जन अपग्रेड के ऑप्शंस को चुनते हैं। यानी एग्जांपल के तौर पर अगर किसी पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है तो उसे कुछ करना नहीं है, बल्कि उसे अपनी लाइफ को कुछ नए रूल्स के साथ जीना होता है। तो आइए देखते हैं सॉफ्ट फोक से जुड़े कुछ एग्जांपल्स। ब्लॉक साइज लिमिट। इनिशियली बिटकॉइन में ब्लॉक साइज लिमिट नहीं हुआ करती थी, बल्कि सॉफ्ट फोक के जरिए 1 MB के रिस्ट्रिक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। पे टू स्क्रिप्ट हैश। ये फंक्शन बिटकॉइन के नेटवर्क में मल्टी सिग्नेचर एड्रेसेस को इनेबल करके स्ट्रक्चर को बदले बिना कोड को इनहांस करता है। तो दोस्तों सॉफ्ट फोक के बाद अब बात करते हैं हार्ड फोक्स। तो हार्ड फोक ठीक सॉफ्ट फोक की तरह ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टर्म है, लेकिन बता दें कि दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यानी जब हार्ड फोक होता है तब इसके पीछे का आइडिया यह है कि ओल्ड ब्लॉक्स नए ब्लॉक से इतने पुराने और डिफरेंट है कि माइनर का ओल्ड सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेगा। मतलब यह हुआ कि आपने कार खरीदी है जिसे चलाने के लिए आपको एक नई चाबी मिलेगी, ना कि पुरानी। ठीक उसी तरह से हार्ड फोक ब्लॉक स्ट्रक्चर में चेंजेस लाता है। इस वजह से नेटवर्क पर पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोगों को इस बदलाव को अपनाना पड़ता है। यानी हार्ड फोक को कंटिन्यू चलाने के लिए जितने भी लोग इससे जुड़े होते हैं उनको अपने सॉफ्टवेयर को नए वर्जन में अपडेट करने की जरूरत होती है। ऐसे में हार्ड फोक्स प्लान या फिर कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं। पहले मामले में अपडेट को प्रोजेक्ट के रोड मैप में शुरुआत से ही बताया गया होता है, जिसका मतलब है कि पूरी कम्युनिटी नए चेन में मूव हो जाती है, जबकि पुराने को छोड़ दिया जाता है। वही एक कंट्रोवर्शियल फोक तब होता है जब कम्युनिटी मेंबर्स फंडामेंटल इश्यूज पर एग्री नहीं हो सकते, जिसके रिजल्ट के रूप में एक ग्रुप कोड में सिग्निफिकेंट चेंजेस करते हुए इसके आधार पर नई डिजिटल एसेट के साथ एक नई चेन बनाता है। अब देखते हैं हार्ड फोक्स के कुछ एग्जांपल्स। ब्लॉकचेन टेरा 2.0। टेरा 2.0 एक प्लान किया गया हार्ड फोक है, जिसे ड्रामेटिक तरीके से कोलैप्स हुए टेरा यूएसडी को फिर से रिवाइव करने के लिए किया गया है। वासिल हार्ड फोक। यह एक कार्डानो का अपकमिंग हार्ड फोक है, जिसके तहत जून में नेटवर्क अपग्रेड होने को उम्मीद की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह स्केलिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देगा। मोनारो हार्ड फोक। मोनारो हार्ड फोक्स बेस प्रोटोकॉल को बेहतर बनाने के लिए है और इसके रिजल्ट के रूप में नए कॉइन को स्प्लिट और क्रिएट नहीं किया जाएगा। बिटकॉइन कैश। हार्ड फोक के सबसे बड़े एग्जांपल्स में से एक बिटकॉइन नेटवर्क का 2017 में दो अलग अलग चेन्स बिटकॉइन बीटीसी से बिटकॉइन कैश यानी BCH में सेपरेट होना है। दरअसल ये फोक इसलिए हुआ क्योंकि कम्युनिटी के कुछ लोग बिटकॉइन की स्केलिंग प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते थे। इस तरह से ये कॉइन एक कंट्रोवर्शियल हार्ड फोक है, जिसे कम्युनिटी मेंबर्स द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया था, जिसने ब्लॉक साइज को 1 MB से 8 MB तक बढ़ाने की वकालत की थी। इथेरियम क्लासिक। ये कॉइन पुरानी इथेरियम चेन पर आधारित है, जिसे डाओ हैक अटैक के एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस को उलटने के लिए फोक किया गया था। ऐसे में न्यू चेन ने ओरिजिनल कॉइन इथेरियम को बरकरार रखा, जिसका ज्यादातर कम्युनिटी मेंबर्स ने सपोर्ट किया था। अब जानते हैं हार्ड फोक अच्छा है या फिर बुरा। तो दोस्तों सॉफ्ट फोक ज्यादा बदलाव नहीं लाने के कारण किसी तरह के चर्चा का कारण नहीं बनता है, लेकिन हार्ड फोक्स को लेकर कुछ का मानना है कि यह डिवीजन और चाओस क्रिएट करके एक नेगेटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कुछ का मानना है कि यह इनोवेशन और वाइब्रेंसी को रिप्रेजेंट करता है। हार्ड फोक क्यों हुआ करते हैं? हार्ड फोक्स एक अपग्रेड है जो नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए जरूरी होते हैं, ताकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ग्रो जारी रखा जा सके। एक हार्ड फोक के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें फंक्शनलिटी ऐड करना, सिक्योरिटी रिस्क को सही करना, क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी के भीतर डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करना और ब्लॉकचेन पर रिवर्स ट्रांजैक्शन करना।
करना भी शामिल है। क्या हार्ड फोक क्रिप्टो प्राइस और कम्युनिटी को प्रभावित करते हैं? हार्ड फोक एक ऐसा बदलाव है जो करेंसी को कम सिक्योर बनाता है। एक तरह से हार्ड फोक ऐसा ब्लॉकचेन डिवीजन है जिसे रिजॉल्व करने की जरूरत है। हालांकि फोक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ऐसे में प्राइस पर इफेक्ट्स अनप्रिडिक्टेबल है और नए ब्लॉकचेन के लिए ये स्प्लिट की वजह भी हो सकती है। भले ही क्रिप्टो करेंसी का लेटेस्ट वर्जन ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन यह भी सच है कि ये इसकी प्राइस पर इनॉर्मस इंपैक्ट डाल सकता है। अब हाल ही में हुए टेरा क्रैश की ही बात ले लीजिए, जिसमें उसके एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन टेरा यूएसडी को जीरो पर आते हुए देखा गया था, जिसके बाद इसे रिवाइव करने के तहत फोकिंग के बाद ल्यूना 2.0 को लाने के बाद इसकी कीमत को पहले वाले से बेहद अलग देखा जा सकता है, ठीक किसी नए बिजनेस की तरह। जबकि कम्युनिटी पर पड़ने वाले इंपैक्ट की बात करें तो फोक्स कम्युनिटी के लिए डिसरप्टिव एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज को लेकर अक्सर अलग तरह के विजन्स को रखने वाले, चाहे ट्रेडर्स हो या फिर माइनर्स, उनके पास अलग अलग रास्तों पर जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल के तौर पर बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश के बीच टॉक्सिक डिस्कशंस की एक सीरीज के बाद मतभेद होने के कारण फोकिंग को अंजाम दिया गया था। हालांकि अलग होने के बावजूद दोनों के बीच मतभेद बना हुआ है। इतना ही नहीं, बिटकॉइन कैश खुद को सातोशी का ट्रू विजन होने तक का दावा करता है। तो दोस्तों, फोकिंग के बारे में हमने अथा से इति तक ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ फोकिंग को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि बड़े इन्वेस्टर जैसे कि वेल्स या लार्ज ट्रेडर्स या बिग ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ है, वो किसी तरह से हार्ड फोक को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। जैसे ही वेल्स को पता चलता है कि फोक होने वाला है, जिसके तहत आप जितने पेरेंट टोकन ओन करते हैं उसके बदले में 1:1 रेशो में आपको नए टोकन्स फ्री में मिलेंगे। वेल्स और लार्ज इन्वेस्टर फोकिंग से पहले उसके मैक्सिमम कॉइन्स या टोकन खरीद लेते हैं, ताकि फोकिंग के बाद उनके पास लार्ज अमाउंट में नए टोकन्स आ जाते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा होता है कि वो जैसे चाहे वैसे मार्केट में उस कॉइन को, प्राइस को ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्विक कैश कमाने के लिए वेल्स ने एक साथ फ्रीली मिंटेड कॉइन्स बेच दिए। वेल्स का तो फायदा होगा, लेकिन लार्ज सेल ऑफ के कारण ओरिजिनल टोकन और फोक टोकन दोनों के प्राइस क्रैश हो सकते हैं। इन शॉर्ट, हार्ड फोकिंग का टाइम बहुत ही अनस्टेबल होता है। वी आर जस्ट इलस्ट्रेटिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। हार्ड फोकिंग से पहले ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं, ऐसा कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले प्लीज सीक द गाइडेंस ऑफ प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर। और हाँ, ये ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग फ्री फोक कॉइन सिर्फ हार्ड फोकिंग में ही अवेलेबल होती है। सॉफ्ट फोकिंग में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन नेटवर्क के लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हार्ड फोक्स और सॉफ्ट फोक्स क्रूशियल है। ऐसे में सेंट्रल अथॉरिटी की कमी के बावजूद वे हमें डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में चेंजेस और अपग्रेड्स करने की अनुमति देते हैं। फोक्स डेवलपमेंट के साथ ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के लिए न्यू फीचर्स को इंटीग्रेट करना मुमकिन बनाता है, जिसे इनोवेशन के रूप में देखा जाता है। तो हाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ब्लॉकचेन, क्रिप्टो से जुड़ी जानकारी और अन्य खबरों को लेकर मैं संदीप कसलकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।
Hello everyone, welcome to Crypto Masters, where masters of the game give us a guided tour of the entire crypto ecosystem. I'm Vinita Chatterjee, leading you into the fantastic world of Metaverse. And today we are extremely excited to have with us Mr. Vivek Singh, who is the CEO of Galaxy. Yes, it's not just a C, it's Galaxy. And he will tell us a lot more about what's going on in the world of Metaverse. Welcome Vivek, welcome to the show. Yeah, thanks. So Vivek, tell me what's going on in the world of Metaverse. Why is this hype? Actually, there are a lot of things happening in Metaverse. And Metaverse is basically like, it's a virtual world. And not only virtual world, if you see, you can do a lot of things in the virtual world. So, I mean, Metaverse is a new way of internet. People were really intrigued when Facebook changed its name to Meta. So why do you think Facebook suddenly changed its name? It's not only Facebook. If you see most of the bigger players, they are coming to Metaverse now. Because what you saw in the dot-com boom, the boom was developing. So similarly, Metaverse is developing now. And Metaverse is a new way to experience internet. Because right now what we are experiencing is a very limited way to experience internet. We can just, browse, click, but we cannot do a lot of things, in the internet right now. Okay. So Metaverse is a new experience where you can just not click and browse, you can do a lot more things. So it is more of an immersive experience, if I am aware, right? That's correct. Because right now, if you see, the internet experience is just limited to hands. Okay. So just imagine a world where you can actually walk, where you can talk and interact with people just like we're doing right now. Okay. So that is what Metaverse is. It's a new way to experience internet. Initially, there was a dot-com boom, like you said, and today is the time of Web3 or the fourth industrial revolution. What do you have to say about the convergence of Web3 and the Metaverse? Correct. So if you see in Metaverse, I mean, lot of big players, banking, retail, all these players are coming. The reason they are coming because, as I said, first of all, it's a new experience. Okay. Because it's a virtual experience for people who are using internet. Second, there is a security, because it's on, Metaverse is using blockchain. That's why it's safe. And just to let you know, the hype of Metaverse is even more than blockchain. What are you saying? What you saw in the blockchain space, in 2020, there was a lot of hype. Okay. If you see the end of the 2020, December, there was a lot of hype in Bitcoin, all these blockchains. But something is bigger than blockchain. That is Metaverse. Okay. And the reason is bigger because it's giving you a new way to experience, a new way to touch internet, a new way to people interact with people who are not in your country. So for example, like if I'm sitting here and if I want to maybe have coffee with Mr. Barack Obama, I can do that in the Metaverse, right? Correct. So basically, Barack Obama can send his own avatar who can be same as Barack Obama. Okay. And he can be sitting with you. So basically, he can wear the devices, which is called VR device, which he can wear, and वो पहन के it will look like he actually Barack Obama is sitting next to you. मतलब जैसे हम लोग ऐसे बैठे हैं. Correct. हम जैसे बात कर रहे हैं, वैसे ही actually Barack Obama, he can wear the device and he can wear the glasses and he can be sitting next to you. Oh my God. Even though you are quite far from him. Geographies and boundaries will be completely disappearing due to Metaverse, right? Right. So right now, if you're doing a video call, any platform, Zoom, Google Meet, you cannot shake hands. Right. So Metaverse is going to change that. Okay. You're going to shake hands. You're going to interact in a different way. You can go one room to another room. So suppose, one meeting is going on this room and you want to jump to another room. Okay. You want to go to cafeteria. So you can go to all these different places being in Metaverse. मतलब ऐसे जैसे teleporting होता है. Correct. Teleporting की तरह. Correct. Just imagine, I'm sitting here right now. Okay. And there's an event in Dubai, which is a crypto event. Right. Happening in next 1 hour. So I cannot go to Dubai in just 1 hour because I have to get my visa. I have to go to take a flight, book a flight. So it will never be done in just 1 hour. Okay. But same thing can happen in Metaverse. Suppose in a Metaverse, the same event happens in a Metaverse. So there is a room where I can, go to this event. There can be a different rooms for different conferences. So I can directly just click the Metaverse and go inside. जैसे sci-fi movie में हम लोग बचपन में देखते थे कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं, हमारा clothes change हो रहा है, ऐसे कर रहे हैं, हमारा avatar change हो रहा है. It's all possible in Metaverse, right? Yes, that is happening right now. It's become the reality now.
सो अभी जो पिक्चरों में दिखाते थे कि हम जैसे एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाते हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी इन एन इंस्टेंट, सो विच इज गोइंग टू हैपन इन द वर्चुअल वर्ल्ड. सो दैट इज व्हाट मेटावर्स इज. वो पूरा वर्चुअल वर्ल्ड है. और हम जैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट से, इज गोइंग टू चेंज कंप्लीटली ड्रास्टिकली. Wow. Okay, we recently see that a lot of fashion industry conglomerates, like the big fashion brands and the big fashion giants, have suddenly got their own stores in the metaverse. So suddenly fashion industry का इतना interest कैसे आया metaverse के ऊपर? See, the fashion industry is basically, suppose you want to buy a cloth, you want to buy a shoes. So basically, you need to wear that particular cloth and see, experience like how it looks like on you. Because you know the clothes basically, सबसे ज़्यादा shopping में सबसे ज़्यादा mistakes people they make when you're shopping, they're shopping for clothes. If you go to Flipkart, if you go to any website, and you can't just say that this is going to suit you until unless you try it yourself. So metaverse is giving you the opportunity. You can send your own avatar inside the metaverse. Suppose you go to Nike store. Okay. So you can send your own avatar, which can be captured through artificial intelligence. Okay. वो आपका AI से पूरा स्कैन होके जो आपका प्रॉपर जो शूज का साइज है, पैर का जो साइज है, दैट कैन बी स्कैन्ड एक्यूरेटली, एंड दैट कैन बी यूज्ड एज अ राइट वे, एक्यूरेट वे टू बाय शूज. What are you saying? Because मुझे मेरे sizes कभी मिलते नहीं है. Online, whenever I shop, it's always little big or little small, or it's always very uncomfortable. But this time I can actually try it online. Right. So if you see most of the shopping stores right now, still people are visiting shopping stores or retail stores, shopping malls. The reason is that they want to experience the shoes or the clothes that they are buying. Right. Because I want to try it before I buy it. Correct. Because buying a mobile from electronic store, e-commerce store is a different experience than buying a cloth or buying a shoes. Correct. Because you want to see how you feel, like how how whether it fits, how it looks on you, how how it fits. Correct. So that's the reason I think metaverse is giving you that opportunity. You can scan your avatar, you can send your avatar inside the metaverse. He can try all the different items, clothes, shoes, and even you can see like how it feels, because you cannot see yourself accurately, but you can see your avatar accurately. But will it be exactly the same? क्या हमारा जो resonance होगा वो हमारे अवतार के साथ equal होगा? Yes, completely. Just to give you an idea, artificial intelligence इतना advanced हो चुका है, it can exactly it can measure the parameters, आपका जो face है, आपका expressions है, the kind of person you are. Right. So वो सब मतलब आपका कैप्चर होके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक बार डेटा कैप्चर हो गया. सो ये इंटेलिजेंटली आपको सजेस्ट करेगा कि यू कैन वेयर दिस शूज बेस्ड ऑन योर पास्ट हैबिट्स, पास्ट बाइंग हैबिट्स. सो आपको वो इंटेलिजेंटली आपको बताया कि ये शूज आपको अच्छा नहीं लगेगा. अभी मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या होता है, हम शॉपिंग करते हैं, वी बाय समथिंग यूजलेस. यस. वी जस्ट बाय आउट ऑफ द इंटीमेशन, हमको ये अच्छा लगता है, वी जस्ट बाय इट. या. बट देयर इज नो इंटेलिजेंस सोर्स हु कैन गाइड यू. So artificial intelligence plus metaverse, it's going to be a better experience. Even the banking sector, I mean, we recently saw the news where JP Morgan entered metaverse and created a platform called Onyx. So what do you have to say about the banking sector and its interest in the metaverse? Yeah. So banking sector, if you say, there are two key important things. First is customer experience, and second is security of the funds. So both of which can be achieved through blockchain. Okay. So I mean, if you see in metaverse, normally we are getting bank because we want to speak to that customer care executive. We don't want to just chat with someone, because chat takes longer. If you're chatting with someone, it will take 1 hour or 2 hours. Yeah. But if I'm visiting you face to face, the problem will be resolved within 15 minutes. Correct. So that's the reason even these banks understand, because people are craving to have an artificial branch, a virtual branch for these banks. So these banks are going to establish virtual branch, I mean, in somewhere metaverse space, like JP Morgan has done in Decentraland. Yes. But there are different spaces, metaverse spaces are there. Decentraland is basically just one example. Right. In future, we'll have much more real estate spaces like Decentraland, where basically people can interact with these banking customer care executives face to face, and the problem will be resolved within just 10 minutes or 5 minutes. My avatar will be able to see the avatar of the branch manager or maybe some representative of the bank in the metaverse, and all my doubts will be solved. Right now, JP Morgan has created the avatar of CEO. Okay. CEO of JP Morgan. It's the same person, if you go to that metaverse, it's the same person interacting with the customer. So it will feel very real. Not like an image what we see in the internet right now.
So it will be very advanced version of internet where the experience will be better. Wow, amazing. Wow, that's quite a development. Okay, along with that, recently there was a news and that came out in a big way that there's a technology where the deaf and the dumb people across the world who cannot communicate. Now, Meta has created a platform whereby they will have their own subtitles written in some form. Okay, see, limitations for these people, who has disabilities. So उनके limitations जो होता है real world में होता है. In real world there are limitations, I agree. But when it comes to virtual world, they are not deaf there, they are not dumb there. They can create an avatar who can speak what they type. Okay. They can type, but the avatar will speak. Okay. Similarly, for deaf, dumb people also, the avatar can hear. He can send messages to him. So basically, वहाँ पे जो limitations है, you can overcome with artificial intelligence, with avatars. So अभी avatars जो है उसमें भी बहुत सारे innovations हो रहे हैं. Like avatar which can feel, which can judge people. So उसमें भी अभी बहुत सारे improvements हो रहे हैं. So I'm sure that artificial intelligence जो इतना advance हो रहा है with the help of Python, so काफी advance हो जाएगा वो. Wow. तो ये I'm sure you're a part of the NFT space as well. और metaverse में तो NFT का एक बहुत importance and significance hai. Now my next question to you is, what is the correlation between metaverse and NFTs? Okay, so metaverse is a virtual world. Okay, in virtual world we will have, अब जैसे अब real life में भी assets होते हैं. We have sofa, this sofa we are sitting, this is also an asset. Right. So in virtual world also you will have assets. Like you will have different assets, like sofa, your clothes that you wear, that is also assets. Right. So the earrings, the anything, the money which we are trading, the money which you are sending each other, even that is an assets. So basically all these digital assets which are non-fungible, जो कि एक दूसरे से अलग है. Okay. So that is NFT, non-fungible tokens. जैसे अभी कैश होता है, 100 रुपीज की आप नोट लेके आओ, 10 लेके आओ, all are same. अभी जैसे कोई पेंटिंग लेके आओ, आप 10 पेंटिंग बना लो अलग अलग, but they are unique. They are different from each other. They can't be same. So that's why they are non-fungible. And cash is example of fungible. Cash में क्या होता है कि you can exchange. आप 100 रुपीज नोट लेके आओ, मैं भी सेम लेके आता हूँ. So it's almost same. We can exchange 100 रुपीज each other. So जो exchange हो गया वो हो गया fungible. Fungible हो गया. और जो exchange नहीं होता है, that is non-fungible. तो metaverse में NFT का इतना significance क्यों है? NFT का बेसिकली सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि मतलब जो भी आप एसेट्स बनाते हो मेटावर्स वर्चुअल वर्ल्ड में, जो भी एसेट्स बनते हैं, क्योंकि वो एसेट्स सबको काम आएंगे. आपने जो भी एसेट्स बनाए, आपने अपने बनाए मेटावर्स में, वो सब दूसरे को भी काम आएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने जैसे सोफा बनाया, अभी ये सोफा जो इवेंट इसमें है, अभी मैं इसमें बैठ के गया, किसी और को भी सोफा चाहिए होगा, किसी और को भी सीट रिजर्व करनी होगी, तो वो सीट्स भी एक एसेट मतलब NFT बन गई एक्चुअली. और ये तो सिर्फ सोफा की बात कर रहा हूँ. अब जैसे उसमें मतलब कैंटीन में कुछ फूड आइटम्स है, तो अभी जैसे दूसरे लोग आए तो वर्चुअल में ये सब आने वाला है एक्चुअली, फूड आइटम्स. और ये मतलब एक्चुअली उसका कोई सेंस बनता नहीं है, बट वो फूड आइटम्स हो गए, जैसे क्वाइन हो गए, कुछ क्वाइंस होते हैं, आप गेम्स में जाओ तो आपको एक्स्ट्रा पावर मिलते हैं. तो वैसे ही ये क्वाइन बेसिकली मतलब पावर के लिए तो नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्सेस के लिए यूज होगा. जैसे भी कोई इवेंट में जाना है, अभी एक फेमस एग्जाम्पल लेते हैं, कोई स्पोर्ट्स क्लब है जो कि मेंबरशिप बेच रहे हैं और उनके वो क्वाइन भी दे रहे हैं. वो क्वाइन से उनको जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के, तो उसमें एक्सेस मिलेगा. तो वो NFTs दे रहे बेसिकली, अपने इवेंट के एक्सेस NFTs है वो. तो मतलब NFT इज लाइक आपको जो सिस्टम चलाना है, इकोसिस्टम, उसके लिए NFTs चाहिए. टोकन्स, आइटम्स, whatever things you require to run the metaverse, that is NFT. Why is the retail industry so interested in metaverse? Okay. So basically, अभी आप recently if you follow this last 1 or 2 year trends, there have been cases जहाँ पे आपको नकली Nike शूज मिला है, नकली Reebok शूज मिला है on the popular site, Flipkart. These are the top. Fake तो मिलता ही है, हाँ. Correct. These are top e-commerce sites. And लोगों का feedback ऐसा हो गया कि मतलब they can't trust because even the top e-commerce site is selling you a fake item. That's a sad part. Correct. With the help of blockchain, metaverse. तो ये सब चीज़ अगर ब्लॉकचेन मेटावर्स का जो इंटीग्रेशन है, अगर ये सब के थ्रू होता है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू विल बी श्योर दैट यू आर बाइंग ओरिजिनल आइटम, उसमें फेक तो नहीं है, यू आर बाइंग एन ओरिजिनल आइटम. सेकंड इज दैट यू कैन ट्राई दैट आउट. सो अभी जैसे आपने जो भी है ई कॉमर्स की शॉपिंग हो गई, ई कॉमर्स इज जस्ट नॉट लिमिटेड मोबाइल के लिए, बट देयर क्लोथ्स, there are different like you have some articles for makeup,
you can try that out Yeah. on the avatar. So you can try that out on the avatar, and you can see whether how it feels to the avatar, how it looks to the avatar. So before buying, basically it's a virtual experience. आप जाके self में जाते हो. जैसे now you go to shopping mall, why? Because you want to explore the self. You want to Yes. see We want to try it out. Yeah, you want to see that how the real stuff looks like. Correct. Because you just image is there. It's about the experience. Yeah, if you go to the Amazon website, just image is there. Yeah. But if you want to turn 360 degree and you want to see like how it actually looks like, so you get that 360 degree experience once you go to that virtual mall. So a virtual mall in the metaverse can actually give me a real life experience. Yes, there are a lot of projects coming around virtual malls. Okay. One is Meta Mall and a lot of other projects which are coming around virtual mall. And Walmart, the biggest retail unit, even they are also planning to implement this virtual mall. So what are dApps or decentralized apps, and what is the significance of dApps in the metaverse? So basically, these dApps are decentralized apps. They are different from what you see in the general world, because these are deployed in a Web3 way, in a decentralized way. Suppose, just to give you an example, if I have to attack one system, there is one system I have to attack. It's very easy for the hacker. And suppose if I have to attack hundreds of systems, will it be possible? Okay. Not possible, right? Yes. So similarly, dApps are much more secure because they are not deployed on a single centralized server, but they are deployed on multiple nodes. Okay. So that's why dApps are much more secure compared to apps. और मेटावर्स में डैप्स का इस्तेमाल क्यों ज्यादा हो रहा है? मेटावर्स में ऐसा है कि इट्स इकोसिस्टम. मेटावर्स कभी भी इफ यू सी इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल एप्स लगेंगे. First app will be for the financial purpose, where you deal with cryptocurrencies, where you make payments, etc. Correct. Second app could be for some other, e-commerce purpose, where you show different products. We can scan the product, we can see how the product was produced and where it was sent, and we can trace the product. So that is supply chain app. Right. So in a single metaverse, you can have multiple dApps: payment app, supply chain app, and a different gaming app as well. So a single metaverse can have multiple dApps. Wow, very nice. And since you just mentioned the gaming industry, we see a lot of developments and new immersive gaming experience in the metaverse. What do you have to say about that? Right. So whatever games you have been playing so far, you are actually spending money. You were not earning money from them, right? Right. So this is the first Money time. spend कर रहे हैं या फिर इंटरनेट का बिल दे रहे हैं basically. Correct, yeah. Either you were buying, if you see the better the app, better the game was, it was more costly. Right. So this is the first time that you are earning money from the game. We will earn money from games. Correct. Okay. So that is called P2E, play to earn games. Play to earn. Yes. A lot of hype is around this concept of play to earn. Please explain. So basically, you play a game. Suppose you perform well. Let's take simple example of car racing. You race against 10 cars, out of which you are the winner. Suppose if you win, you will get 10 coins. Okay. 10 tokens basically of that ecosystem, whatever ecosystem you are playing. Okay. So that's how people earn a lot of tokens, and they also stake these tokens into some ecosystem. So they will earn money instead of spending money for a game. So that is the innovation, I believe, even though gamers are earning money now. Like that they were wasting time earlier, Right. they were not earning money. Now the gamers are actually, they are becoming productive in some way. Wow, that's really quite a development. And I think recently our Prime Minister also gave us a heads up in the gaming industry, and he said, we want more encouragement and more innovation to come up in the world of gaming. So I think something good is in the offing, right? Where do you see our country? Where do you see India in the next few years in the world of gaming? See, India is having a huge young population. And most of the people, as of now, they are used to Web 2 games, where you just waste your time. You don't make any time, because Right. once you're playing this P2E games, you're not just playing game, you're also getting introduced to an ecosystem, a Web3 ecosystem. So you will learn about tokens, how they work. Eventually you'll learn about cryptocurrency. Then basically you'll get introduced to blockchain concepts as well. So people are getting introduced to this blockchain Web3 concepts through the help of game. जैसे किसी ने गेम स्टार्ट किया तो वो वहीं पे उसकी जर्नी खत्म नहीं होती है. Right. Because he will earn some tokens. He has to hold that token securely. So he had to learn about security of these tokens, how to take care of these funds in blockchain. So उसका जो learning curve है तभी वहीं से start हो जैसे वो गेम खेलना चालू करता है.
Wow, मतलब खेल खेल में सीखो. Right. So it's just not game. If you are playing a Web3 game, you are earning tokens. You are also learning about the blockchain ecosystem. You are getting adapted to a new technology which is coming up. From the world of gaming to the world of entertainment, where does Metaverse take us? Okay, so basically, so far, if you have to go for entertainment, you have to go for, you have to go to theater, you have to go at some place, to get yourself acquainted with the entertainment. Right. But with Metaverse, this is changing. So if you see, just imagine there is a city, there is a entertainment city, where there is theater, where there is live events going on. And if you have gone to Dubai, there is a place called Global Village. Yes, yes. So in Global Village, basically we have all this entertainment at just single place. Right. So we can have the same Global Village in terms of Metaverse. Wow. Because to visit the Global Village, you have to go to Dubai and you have to go to that place, right? But in Metaverse, it can be done very easily. You just buy a ticket and you just enter the Metaverse. Okay. And in the Metaverse, what can we see in the world of entertainment? What all experiences can we have in the world of entertainment? Basically, you can, whatever you're experiencing right now in terms of real world, you can experience everything there. You can go to music live shows. You can see that movies, what you're watching right now in theaters. You can have artificial theaters, where you can actually go and sit in the particular artificial theater and watch the movie. Okay. And you can buy even tickets from the Metaverse. And movies, usually we see it in front of our screens, but can we actually have an immersive experience where we can be a part of the film and have the film all around us? Can that kind of a technology yes. be on the offing? Yes, that's completely possible with the help of VR headsets. If you see, the VR sets are getting more advanced now. Mm-hmm. There is a company called Victoria VR. Okay. So basically, they are developing a complete, metaverse where you can actually go and experience the entertainment, and you can go and experience the complete metaverse with the help of that VR. They are keeping all the devices on you, and you can move your hands and you can experience the metaverse. So I can actually see the hero and the heroine and everybody around me? Very likely. I mean, this is going to happen, suppose you're going to watch a cartoon movie, a 3D movie, and it would be a better experience, instead of wearing that 3D glasses and actually going into that 3D moving and, playing, just be in that world. So it will be more immersive experience. Amazing. With all the Mickey Mouse and Donald Ducks around me, Correct. It'll be like a Disney experience. Correct. And, this will be good experience for kids as well, because kids, they don't like to, just watch a movie. They would like to be part of it. Even the recent news that the ex-CEO of Disney has also landed in the metaverse is quite a heads up for the metaverse industry, right? Yes, correctly. So basically, if you see, most of we real people will have avatars in metaverse very soon. So, even the kids will have their own avatars. Suppose you are playing a game, so you will have your own avatar which will be very similar to you, which will be quite replica of you. So all these kids, the gaming industry, they will be becoming more real experience actually. And Wow. you will be spending more time, you are spending most of the time on laptop right now. So you will be spending more time wearing those VR headsets in the metaverse in the coming days. Amazing. There was also a news that the VR headsets have actually helped people out of trauma. And, many people who are locked in their own world because of VR therapy, they can imagine a virtual world in front of their eyes. So you have anything to say on that note? Yes, basically, if you are somewhere in real, because if you see in wearing a VR set, it's a different experience. We feel so real. Mm-hmm. Even if you are walking, if you are running, it feels very real compared Okay. to watching something. So that's why if you experience something real, the brain reacts in the same way. Mm-hmm. So that's why, even if you're listening music in metaverse, it's 100% different experience than watching music in YouTube or TV. So being in that experience itself, your brain at some time, it forgets that you are not in real world. And it feels like you are actually in the real world, being in the metaverse. Thank you, Vivek, so much for giving us this amazing experience of the metaverse. Thanks for inviting me here. We are extremely happy to have such amazing guests with us, friends. And are you not excited to find out what's going on in the world of metaverse? So to deep dive with me, keep watching your favorite series, Crypto Masters, and keep watching Crypto TV. I'm Vinita Chatterjee signing off.
The cryptocurrency world is jam-packed with fascinating, strange, and spicy stories. One of the most intriguing, touching, and even mysterious narratives in all of cryptocurrency history is that of the Ethereum blockchain origins. Ethereum was born with the goal of being a more advanced, open source, and functional version of the Bitcoin, mainly through the use of these amazing, still developing smart contracts. Now, the currency that makes up the majority of the Ethereum network is ETH. The world's second biggest blockchain launched its long-awaited merge. Come on, two. Come on now. Hey. Building one chain. Moving from the proof of work to proof of stake. Big change. The algorithm consensus changed and drastically reduced Ethereum's energy usage, making it more environmental friendly than Bitcoin. Now, to understand the importance of the merge, it's important to understand why people use blockchains. One of the most important ideals of the technology is it has no central authority that can control it, thanks to a process called proof of work, in which the blockchain is operated and safeguarded by miners who approve new and valid transactions by solving complex mathematics puzzles, which makes it really extremely hard for hackers or tamperers to game the system. Now, the energy required to solve these problems is enormous, and the miners are rewarded in the blockchain's currency for the effort. Now, studies estimate that Bitcoin mining uses more power globally than most other countries. Massive. The enormous energy use of proof of work, which again is built into the design, has also caused widespread criticism from environmental groups, especially countries who are trying to reduce their emissions in the face of climate change. Now, proof of work also has design issues in terms of security and scalability. Some developers do argue. So while Ethereum's first developers started to build the network on the proof of work in 2014, they were already toying with the idea of eventually switching over to a new, untested system called proof of stake. Well, a merge is a very, I'll put it in simple words for our viewers. Previously, Bitcoin and Ethereum were using a consensus mechanism. What is the consensus mechanism? How to solve a problem. All agree on that, solve the problem, put it into the block, right? First, they were using proof of work, which was a little complicated and very energy consuming. Now, that was good when Bitcoin and Ethereum started because there are not so many transactions. Now, it became an issue because it's actually taking a lot of consumption, electricity consumption, computing power, too much of it. Why? Because so many people at the same time trying to solve a problem so that they get the rewards for creating the blocks. Now, that was before. With the merge, now not Bitcoin, but Ethereum has now moved beautifully to a place where they say, listen guys, we don't need all these. We have what is known as proof of stake. They changed that. Proof of stake means you stake your rewards, your coins, the tokens that you have, and that's it. The people who stake more have a better opportunity of actually creating the solutions, creating blocks, and thereby solving the problem of multiple people. Many people now have become a select few. So from here, we've come right here. And that has actually solved a major problem, computing power and electricity usage. And that, I say, is a big win for the environment. So if you look at Ethereum blockchain, it's always been in proof of work. So proof of work is what? It's a consensus mechanism where a lot of miners actually compete with each other to mine a block. Now what happens is that suppose 100 miners are competing with each other. So that means 100 miners are consuming electricity at the same time. So but that is not so energy efficient, that consumes a lot of electricity. There has been so many concerns regarding this. People have raised concerns regarding carbon footprint. Now we are moving to proof of stake. Proof of stake is what? Just one person who is compiling the block, he will be consuming the electricity. So that is what we are moving. That is what the merge is happening. Merge means what? Merging of two chains. Merging of beacon chain to the mainnet, Ethereum mainnet, which is there. So that is the merge which is happening with Ethereum, and we are moving from proof of work to proof of stake. Right. The beacon chain is the engine on which Ethereum works basically.
It is the POS, the proof of stake. However, the transformation of the main ledger to this engine has to be multi-step, well calibrated to the tons of value locked onto the Ethereum network at the moment. Now, the Beacon chain first implemented staking in the Ethereum network. A deposit contract was deployed in October 2020, and thereafter, in December 2020, the Beacon chain was launched parallel to the main chain, therefore using a common state of the mainnet ledger. But there was a problem of onboarding the existing nodes to the new system. The incentivization of the miners to validators would change things significantly, and the community had to adapt to this new system, or this would have resulted in a split. So basically there were 4 upgrades which majorly happened in Ethereum network. First was the bundling upgrade. So what happened in the bundling upgrade is that people started moving towards proof of stake. And if you see, this is the first upgrade where the gas impact happened. Because if you see, the gas is a bigger concern for Ethereum network. Because gas fees were really high, it was going beyond $100 for a single transaction. So this is the first time where the gas was impacted, and that is where the excitement got created. Now second upgrade was basically London hard fork, where people were encouraged to move to proof of stake rather than proof of work. So this is the time miners were becoming validators. I mean, people who were earlier just mining using their mining devices, they were encouraged to become validators. So like they used to stake, they started staking stake ethers instead of just mining a node. So that is where the London hard fork came in. Now the third upgrade. Third is basically the Altar upgrade. Altar upgrade basically started penalizing people who are not moving to proof of stake. Who were already there in proof of work, they started penalizing these people because they want to penalize people who are not moving, who are not adapting to the new chain. They also want to penalize at the same time people who are malicious, who are doing some malicious work in the network. So these were 2 kind of people who got penalized. First is that people who are not adapting to the new chain, who are not moving to proof of stake, and other is basically the people who are doing malicious actions in the new chain. Now the fourth is the Arrow Glacier upgrade. So Arrow Glacier upgrade, what happened is that people we have delayed this bomb which was about to happen, traffic bomb. So this was delayed for some time. By involving the network's approach to consensus, the merge is going to reduce Ethereum's energy consumption and requirements by 99.95%, and that is significant, ensuring that the network can now sustainably support the next generation of Web3 creators and developers. Web3 is the next big thing, guys. That's really going to be sacrosanct for them. Second, the Ethereum's updated crypto economic model reduces Ether issuance and provides stronger security guarantees for users and DeFi protocols. A third benefit is that Ethereum's upcoming merge would significantly impact the way DeFi protocols operate. There's going to be a shake there, atop crypto's most popular decentralized finance chain. Now, according to a recent DappRadar report, this was found. The study showed that delays that could arise during the transition to a proof-of-stake consensus mechanism, also known as the merge, and the impact on the institutions will make fundamental changes to the Ethereum network, like improving sustainability and security, setting it up for further scalability, and making an attractive real yield on staking. Now, all these changes are going to make Ethereum more attractive to institutional investors.
A look at Ethereum's roadmap makes it clear that the community is building the network and its technology for the long term. The merge is a step in the right direction. With the merge on the horizon, we are exploring factors that ensure Ethereum's long-term growth. So we see the Ethereum merge is a huge event in the Web3 universe. It will have far-reaching effects on the rest of the crypto industry. We are here to witness a historic moment unveil itself in front of our eyes, the merge. हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं रुचि शर्मा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट लगातार गिर रही है। बावजूद इसके वेब 3.0 गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हम देख रहे हैं। इसकी वैल्यूएशन लगातार बढ़ रही है। तो क्या है इसके पीछे की वजह? और बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से ब्लॉकचेन गेमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विश्वास भूषण, जो कि कोडमायर और इट्सकी के को फाउंडर है। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू विश्वास। Hey, hi. How are you? I'm fine. And thanks for hosting me over here. And I'm happy to share my experience with you guys about the future of NFTs and GameFi. Yeah, sure. तो विश्वास, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया कि जिस तरह से क्रिप्टो मार्केट जो है वो लगातार काफ़ी टाइम से गिर रही है और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन वहीं जो वेब 3.0 गेमिंग इंडस्ट्री है उसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है और उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ रही है। इनफैक्ट अगर अभी की बात करें तो मिड अप्रैल से लेकर अब तक $3 बिलियन का जो है वो इन्वेस्टमेंट मिल चुका है गेमिंग इंडस्ट्री को, ब्लॉकचेन गेमिंग इंडस्ट्री को। तो ये जो इन्वर्स रिलेशन है ये क्या है? क्यों गिरती हुई मार्केट में भी ब्लॉकचेन गेमिंग इंडस्ट्री को फंड्स मिल रहे हैं? अगर ये आप हमें बता पाएं तो। Well, it's not just about कि Web3 in games. It's all about कि Web3 अपने आप में बहुत ज़्यादा नया है. And when you talk about gaming, gaming is like not a very new market. It's a very, very, very old market. And the kind of attraction and the kind of money flow happens in the gaming industry is completely insane. Now everyone is trying to do it in Web3. And everyone is trying to bring the transactions and bring the attentions and try to attract the Web2 gamers or the whole gaming industry into the Web3. So अभी सबके पास बहुत ज़्यादा opportunities हैं because we are very early, and the biggest flaws in the whole gaming industry in Web3 that still people are figuring out to provide the same gaming experience what we have already exist in Web2 gaming industry. So the point is we are early and people are coming up with different ideas, and which attracts investors as well because they know the value of gaming and they know the value of crypto, and people are just trying to do the miracles with them. जी विश्वास, तो हम ब्लॉकचेन गेमिंग इंडस्ट्री की जहां बात कर रहे हैं वहां एक्सी इन्फिनिटी वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स में से है। इन्हें अगर लीडर्स भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन हाल फिलहाल में एक्सी इन्फिनिटी के 40% जो यूजर्स हैं, जो यूजर बेस है उसका वो घट गया है, कट हो गया है। अगर हम जो रिसेंट हैक हुआ था एक्सी इन्फिनिटी पर उसको अगर असाइड भी कर दें तो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है एक गेमिंग इंडस्ट्री के लीडर के लिए कि उनका जो यूजर बेस है वो बढ़ने की जगह घट रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या रीजन हो सकता है? So the point is कि when Axie came into the picture, जब Axie आया market में, people were like, okay, this is the first game and which can actually we can actually play on Web3 and we can use our own NFT. So that feeling of using your own NFT was pretty amazing. Now the point is कि जब वो आए थे, that scenario was completely different. Because they were focusing on the market, they were focusing on their initial holders. Now Axie has multiple things. For example, the breeding possibilities in the Axie ecosystem, and the amount of number of new Axie generation is completely there is no limited number of Axies. You can actually breed a number of Axies when you play the game, which actually reduced the rarity of the platform.
At the same time, जो gameplay experience है वो repetitive है, which gives a very bad experience to the gamers. Now, when you ask about the Web3 game and play to earn game, people play to make money, not to play the game. So initially, it all started I hold an NFT, I hold an Axie. So I want to multiply the amount which we can actually generate through my Axies. So that's why I started playing Axie Infinity. But after some point of time, I realized that I have already generated enough amount. Now I do not want to play the game anymore, and I just want to lend my particular Axie to the other gamers who can actually come to the platform and play. तो विश्वास, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज हैं जिस वजह से एक्सी के यूजर्स जो हैं वो घट रहे हैं, यूजर बेस घट रहा है, तो अकॉर्डिंग टू यू क्या होने चाहिए, सॉल्यूशंस क्या है, क्या करना चाहिए एक्सी इन्फिनिटी को ताकि उनका जो ये यूजर बेस है वो बढ़े? फर्स्ट try to work on the create gaming experience. If you want to attract the gamers, if you just want to attract the holders, if you just want to deliver the utilities to the holders, initially you will gonna deliver the utilities, but at the same time, the biggest challenge is the low retention rate. And with time, it will gonna lower down because the whole point is you're not providing what people are looking for. People are playing the games, but there is no hook factor which are letting them to stay on the platform. So first focus on the gameplays. First focus on the good gaming economics, not just the good tokenomics, but how the game economics works and how, for example, if I give you an example of StepN. Now, StepN is not a gaming, it's not a game, it's an app. But at the same time, people are loving the whole gamification inside the whole Web3 application in this, whatever is being happening in this step. Now, people love the gamified version of everything. It's not like, okay, a good tokenomics can bring you the utility, but it will not going to sustain if the retention is low. And if people are not enjoying the game. For example, I would love to play Axie for a week, but after that, I will going to lose my interest. Right. Yeah. So, Vishwas, coming to a very basic question, what is the difference between traditional gaming and blockchain gaming? And will this redefine the trend 1 or 2 years going down the lane? So it's a very good question. First of all, the traditional gaming and Web3 gaming, it's just a very small difference. Traditional gamings are actually games which are being deployed on Web2, signed in by Google, signed in with Gmail, and being controlled by the centralized entity. But if you go and talk about the Web3 games, it's still in a very early phase. People are experimenting, failing, and learning at the same time. But in this Web3 ecosystem, people are actually one entity is not controlling the whole thing. They are there as a leader. They are there as decision makers, and which can be achieved within the DAO council members and other stuff. But the only thing is, you do not need a third-party entity to control the whole stuff. Okay. Web3 gaming is more about a decentralized version, more about the community aspects, where games are being played by the community and games are built by the community. And the whole ecosystem which is being run can also be controlled, or can also be like a community member can also be a part of the whole DAO system, which allows to take the decision. They can also be the decision maker. And the biggest thing is, previously when we were using in the traditional games, we used to have skins, we used to have assets. Now, when we have those assets, we cannot sell those assets on the secondary market. For example, if I bought some skins on Fortnite, I can use inside the game, but I do not want to sell it again, right? But if you talk about the Web3,
it actually gives you multiple possibilities. For example, if you have the assets as an NFT, you can actually resell it, or someone can lend those assets. Or if you have the tokens, then you can actually utilize this particular token inside the whole ecosystem, or you can just swap to other coins. So वो गेमर्स जो प्रोफेशनल ई स्पोर्ट टूर्नामेंट्स और इवेंट्स का हिस्सा रहे हैं और जो लगातार गेम्स खेल रहे हैं, उनके लिए NFT गेमिंग बहुत शैलो है, क्योंकि ज़्यादातर जो गेम्स हैं वो दे आर नॉट डीप इनफ एंड दे डू नॉट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट. तो आपके हिसाब से किस तरह से गेमर्स को इंटरेस्टेड या इंगेज रखना चाहिए? लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए? Good question. And I had so I have been running my own game studio for more than 3 years, and I have a gamers community over there. We used to play the games together and trying to figure out how we can actually make the game more amazing and more efficient. One thing I noticed, after talking to the games, after talking to the hardcore gamers, that what are their thoughts about Web3 games and NFT games? They said, we do not even care about NFT games, and we do not even care about Web3 games. We care about a good gaming experience. We care about a good gameplay. We care about a good script. We do not want to go back, and we do not want to play the same thing again and again. And even if we are playing, then for example, one gamer told me that I have been playing FIFA for more than 6 years. And the point is I never get bored of it, because I love playing it. I love playing it because it keeps evolving. It's not the same. So right now the problem with the Web3 games are first, a good gaming experience required. We do not need to put efforts to onboard Web2 gamers to Web3. We do not have to do it. For example, if I heard about Fall Guys, you must have heard about Fall Guys and Among Us. Those are very small games which got famous during the COVID period. And everyone wants to play because it's just about the great gaming experience. People started talking about it, and they said okay, Fall Guys, Among Us, a very small game or a casual game, but a multiplayer game where you can actually do multiple stuff. You can be the imposters, and you can kill your own friends. So the point is the kind of experience, the kind of gamification and the gameplays we're gonna bring more gamers to Web3. And if I can actually give you one example. So one of our NFT game is actually live on the mainnet. This is called NFT Rush, where people have to reach to the finish line, and they have to collect the gases, and they have to compete with other people. Now, when I was creating that particular game with my team, we used to play that particular game 1,000 times. And we never scored more than 6,000. Our highest score was 6,000. Okay. When we launched the tournament and when we organized the tournament, Gamerscape, highest score was 8,400. And I was like, how? I just personally messaged him, how you did this, please. Have you already hacked our system? Because we have actually tried to we have put all the checking and all the checkpoints so that no one can actually hack. He told one thing, that you have put the obstacles which throw us to the sea. I just went to that particular obstacles, wait for the right time and the right angle. Those obstacles were throwing me to the finish line. So the gamers, you cannot restrict. You cannot just tell them how to play games. They know, they can figure out how to play the games and how to be the best among the rest. You just need to find how to provide a good gaming experience. That guy is still on the top. So games में जो NFT tokens होते हैं वो किसी इन्वेस्टमेंट की तरह होते हैं. तो जब गेम डेवलपर्स गेम बैलेंस चेंजेस करते हैं तो इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो बैडली या नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है. सो द क्वेश्चन अराइजेस, इज दिस
game first, or is this investment simulator first? The whole point is why NFTs and why NFT came into the picture. NFT इसलिए नहीं आया था just because you can use those particular NFT inside the game and then people can just play that particular game and make the money. NFT came into the picture for that so that you can actually raise funds in a decentralized manner. And everyone actually get a chance to be a part of your project. And now the scenario has completely changed. Now people are just following the footprints. For example, 100 NFT projects came, and people thought that out of those 100, 20 got successful. Now people just follow those 20 projects. For example, if you take an example of BAYC, there are tons of derivatives of BAYC. If you take an example of all the blue chip NFTs, there are tons of derivatives of blue chip NFTs. And the point is like people just follow the footprints because they think like, okay, let's make some money right now, and then we try to deliver a good project later. That is the mindset. And because the market has money in cryptos, because for example, if someone is a crypto trader and he has tons of cryptocurrencies, and he just have to pay 0.05 Ethereum to have one NFT as a token, and in future it will gonna go up or maybe it will gonna die it out. But that 0.5 doesn't even matter to him because he just want to try his luck with that 0.05. It's his investment or her investment. So initially NFTs were just being started to raise funds for their project, but now people are considering NFTs as one of the biggest main source of income. And then people just do not deliver. What I feel is like if you are raising money from the NFTs, it is not required that you should use something related to that particular NFTs, but try to give more utilities to the community. For example, it's like, as you have mentioned, that most of the NFTs die. Why they die? Because most of the project fail to deliver the utilities they have promised. Right. And for example, if someone is minting for 0.05 or 0.1 or 0.15, initially because of the FOMO, people buy and people flip it for the higher amount. But when community see that, okay, nothing is happening, there is only one thing in their mind. It's better to flip it now than to lose everything. For example, if I'm sitting on if I'm sitting on 1/8 floor and community is not doing anything, then I'll just try to liquidate, I'll just try to flip that particular NFT in lower amount, 0.5, 0.6, 0.7, because 0.5, 0.6, 0.7 is still better than 0, right? Right. So that's how it all started, and that's how like the floor price goes down. There are tons of NFT projects who promises DAOs, and they have their own DAOs, but those DAOs do not give any utilities to any of their holders, most of them, and that's why they died. So initially, yes, when some NFT projects come to the picture, their main focus is to raise money than to provide utility. And I believe that NFT projects should focus more on the utilities and use NFT as the connecting dots inside their whole ecosystem, rather than just telling that your NFTs can do this or your NFTs can do that, or you can just flip this particular NFT in some way.
So Vishwas, like you said, that the gamers are here to earn money, and the profit is a good attraction for them, but they also want to be interested in the game. So in the same way, meta changes से भी जो economic बैलेंस है वो बहुत बिगड़ता है. तो किसी अगर आम गेम में मेटा चेंजेस होते हैं तो उससे फ्रेश गेम प्ले प्रोवाइड होता है जिसपे लोग एक्साइटेड होते हैं, गेमर्स एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं. लेकिन वहीं NFT गेम्स में जब मेटा चेंजेस होते हैं तो NFTs की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं, NFTs की वैल्यू कम हो जाती है. तो वो भी तो एक डिस्करेजमेंट है एक तरह से. बिकॉज लाइक जब मेटा चेंजेस आपको ट्रेडिशनल गेम्स में होते हैं तो दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो. People do not have to pay the gases, and at the same time, like for example, if you take an example of any changes which happens in the Web3 games, initially आपको उसे claim करने के लिए you have to pay the gas. And at the same time, like sometimes, and very few people actually do the changes. Very few people, even like they are working, their smart contract is pretty much optimized, and they are somehow managed to go gasless by using like Buyconme, by using Polygon, but the point is like it's a completely different platform because in the traditional games, meta changes happens. And when they deploy, there is a completely new thing come up, a new evolved game and evolved ecosystem come up, with an evolved environment. Here in Web3 games, things do not go that fast. For example, if you take an example of multiple live games, how many games have actually worked on their meta change? Yeah. So the point is like people do not want to do it. They are just focusing on like, okay, let it keep going, let the things keep going. In future, like we'll see, we'll just make everything decentralized, and we'll just be as one of the council member, and we'll watch it. Okay. So अगर हमें NFT गेमिंग के जो यूज़र बेस है या फिर जो उसकी ऑडियंस है उसको बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल गेमर्स और NFT गेमर्स के बीच में जो ब्रिज है उसे खत्म करना पड़ेगा या उस ब्रिज को भरना पड़ेगा. और उस ब्रिज का एक बहुत बड़ा रीज़न है रग पुल्स, पंप एंड डंप, पॉन्जी स्कीम्स, स्कैम्स. तो कैसे गेमर्स को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जो कि जिस पर ट्रस्ट और सिक्योरिटी और सेफ्टी हो? बाय रिमूविंग दीज बैरियर्स. अभी अगर आप ये बोलोगे कि पंप एंड डंप कैसे होता है, पंप एंड डंप इसलिए होता है बिकॉज यू हैव एन NFT. And that NFTs people are flipping, or that particular NFT people are dumping, or you have the tokens of that particular gaming ecosystem, and people just dump it and people just pump it. Now gamers do not care about NFTs, and gamers do not care about the tokens or anything. They do not care, to be very honest. They just care about a good gaming experience. So if you just focus on providing a good gameplay, providing a good gaming experience to the gamers, and if you work on the free tier, like right now the things are completely different. Whatever you have to play on Web3, you have to pay the amount, or you have to get the NFTs of it. There's no free tier, I believe like free tier is very important. Free tier is important so that people can actually play the game, and then they can actually make the decision that okay, now I'm ready to like do the transactions and other stuff. What people are doing right now is they made it compulsory that you need our NFT to play the game, or you need our tokens to play the game. I don't know, that barrier should not be there at all. Okay. And if you put a barrier, you put the risk as well. Because when people come to the platform, they are expecting something different. But when they come, they say, okay, it's a completely weird thing, and this is not what I was what I have expected. So the whole point is, when they come with the joy, they come with the excitement. They feel that okay, I will gonna play the game. I will gonna have a good gaming experience. But the moment they landed onto the platform, they realize okay, this is completely bullshit. So they just done the whole thing,
and they just said, okay, I will be here as a holder if I'm making passive incomes, but I won't be playing it anymore. My point is like, just remove the barrier and first try to provide a good gaming experience. Because if you ask about like how Atari became Atari and how Nintendo became Nintendo, it didn't work on they didn't work on their business model, but first their main focus was to provide a good gaming experience. They come up with the Pac-Man, but at the same time they came up with the female version of the Pac-Man as well, so that they can include female gamers as well and male gamers as well. So the whole point was like, you just have to provide a good game. A good game if you're like thinking to onboard a gamers onto the on Web3 games. If you're not, if you're just focusing on to please your holders, and if you're thinking that this way we can actually make it, so initially you will gonna make it, but with time it will be very hard to sustain, because people will not gonna be there. For example, if you take an example of Decentraland and Sandbox, they are also facing a low retention rate, because initially when people went there, it was very hyped up that okay, you can actually roam around and you can actually visit to any art galleries and you can actually do whatever you want to do. But the point was, people were just roaming around, right? And they put a barrier. Even they have the option of guest visit and other stuff. They put a barrier in terms of development. There is not much, like they completely ignore the experience, the user experience and the gaming experience of the whole platform, which results in the resulted the low retention rate. And to be very honest, like, I have been playing Second Life for more than 6 years. So Second Life is also a virtual world, and it's a very old. But if you go and check the Second Life, it's still in Web 2. But community is super strong. Not just one person, not just 2%. Like there are tons of people who still play Second Life, and they love to play Second Life because they can actually do whatever they can do. And that's why like they name it Second Life, and people are also like making money from there. People are also like running their own cafe, pubs inside the whole virtual world. But that particular world is not on Web3. But with a good gaming experience, they are doing it. So it has to be interesting. There should be a good gaming experience and less of barriers, right? True. So विश्वास NFTs जो हैं वो प्राइमरीली यूनिक होनी चाहिए. नॉन फंजिबल टोकन्स ऐसे टोकन्स होते हैं जो कि यूनिक होते हैं, ये यूनिक एसेट होते हैं. लेकिन प्ले टू अर्न गेम्स में जो इन गेम नॉन फंजिबल्स हैं, उनकी ओवर सप्लाई से जो NFT मिंटर्स हैं, जो कि 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ 500 थे, वो 2022 के शुरुआत तक 1.2 मिलियन हो गए हैं. तो ऐसे में एक बड़ा कंसर्न ये है कि कहीं ये ना हो कि NFT इन्फ्लेशन ऑफ एसेट की वजह से एक ऐसा आर्टिफिशियल बबल क्रिएट हो जो कि जब बर्स्ट हो तो मार्केट क्रैश हो जाए. आई डोंट एग्री विद दिस, बिकॉज जो आपने बताया ना कि इनिशियली 500 थे, फिर बाद में 1.2 मिलियन हो गए जी. वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट रही था. हाँ, इवेंचुअली उनका मार्केट क्रैश हो जाएगा. Like that particular contract, that particular project will gonna die. But there are tons of other projects who are just keeping the same number over there. Like if someone has decided कि हम 10,000 हैं, 10,000 ही रहेंगे, वो 10,000 ही हैं. अच्छा. अब जिन्होंने ब्रीडिंग चूज किया इनिशियली, फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने बैरियर क्रिएट कर दिया. इनिशियली यूजर्स जो है वो रेयर होंगे. जनरेशन 1 उनका रेयर है. अब जनरेशन 2 जो है वो उसके थोड़ा सा कम रेयर हो गया. जनरेशन 3 और कम हो गया. सो फॉर एग्जांपल लाइक इनिशियली जब आप जो बहुत ही रेयर एक्सीज हैं जो इनिशियली जब आए थे, तो उनकी प्राइस, एंड यू कैन आल्सो सी द प्राइस वेरिएशन इन BAYC एंड MAYC. MAYC इज लाइक म्यूटेंट. सो म्यूटेंट की वैल्यू कम है बिकॉज उनकी सप्लाई ज्यादा है. ओके. एंड एट द सेम टाइम दे गॉट म्यूटेटेड. मतलब those are the muted version of BAYC. yeah. Now the whole point is कि जब आप सिर्फ 10,000 फोकस करते हो,
So you're just telling people कि हाँ, like you can come on here and you can hold this, you can have this NFTs, and if you sustain with that particular model, then the value will remain there because supply is limited. That's how the whole crypto world works, including the cryptocurrencies. The supply and demand thing is the only biggest factor which helps the people to make a decision of when to hold and when to flip. And when you talk about the NFTs, yes, those projects who are looking to who do not have the supplies initially, like they will. I would not say that they will not gonna make it, but initially, like with time, they will face the consequences. Because initially people were very excited, people were like very happy because okay, only 10,000 or 15,000 or 5,000 people are there, and only 5,000 people are getting getting all the benefits. Now with the increased number of supplies, more people are coming, but at the same time those people are not making enough money in terms of from the utilities they are provided. Point of view. So that creates a barrier. That creates a whole barrier, and that creates that tells people that okay, the rare one will gonna make more, and the normal, who have just joined, will gonna suffer for a few times. Now those who have just joined will struggle to make the minimum amount, and then they just try to go and lend, or then they just try to go and have the rare one. So this whole FOMO thing, and at the same time, like that is also not the end. Right now it is 1.2 million. In future, it will be more than that, and the value will gonna keep going down. That is the biggest challenge, and this can actually have affect those NFT projects who have abundant supply, not a limited one. But those who have the limited supply, and they are just trying to put or add the values in the ecosystem, they can actually sustain. So the companies are going big on NFT gaming. Will the craze continue, and what do you think? How long will the craze continue? Well, this is something really amazing question, and I would love to answer that. We have just started. We have just started because so I joined NFT ecosystem or NFT space 1.5 years ago. Okay. I also joined late, but I joined as a creator. And then become collector, and then I am one of the curator at Near Protocol. Right. One thing I realized that how this community is working and how this community is relating. This is something amazing to see that this community is evolving very fast. Right. And there are tons of possibilities we haven't even explored right now. For example, if you ask me like how much we have explored, we have explored just the 5% of the possibility, or maybe less than that, with NFTs. And with the games, again, I told you, people are following the footprints, and it will gonna take time. We are still in those pixelated era in Web3 games. With time, we will gonna evolve, but it will not gonna take much time. We will gonna go very fast. And I believe like when more amazing studios, more amazing game developers appreciate or adore the Web3 world, then I think like we will gonna make it more bigger. And I believe that it will gonna stay. It will gonna stay for long. And maybe like with time, we will eventually gonna come to this particular world from Web 2. Okay. So जो play to earn जो है play to earn जो सेक्टर है या सेगमेंट है कहें, वो उसकी मेरिट्स बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन जिस करंट फॉर्म में वो है वो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है. आपका एक ओवरऑल आउटलुक क्या है ऑन दी प्ले टू अर्न सेक्टर, एंड ये सेगमेंट ब्लॉकचेन से बाहर भी इट विल इट इवॉल्व आउटसाइड ब्लॉकचेन आल्सो?
Yeah, And true. how will it evolve? And I agree that play to earn is like people say like play to earn is the future. Play to earn is not the future. Play to earn is the start of the future. When you say play to earn, you are using two words, Right. play and earn. People just ignore play. They And focus they on want to earn. earn. And the point is, when I see the future of play to earn, I see as a game file. Play to earn is one of the aspects of game file. In every game, there is an economics going on. Every game. And those game economics helps the gamers or helps the company to scale the business, to work on the gaming business model. But when you just put a word on, then people will not gonna come to play. People will gonna come to earn. We have seen this with RMG games. When people say like, what is real money games? Real money games where you can actually spend less and you can actually make more, or you can actually lose everything. People come to earn more. They don't care about to play more. So there is one incident when I was working with one of the, so we have collaborated with one of the biggest RMG game in India. And I asked like, why are we not adding more levels, or why are we not working on theme or provide a good experience for that? Why we are just focusing on like the basic mechanics? They said one thing, because we do not need it. People will not gonna come to play the game. So when you talk about the play to earn, just remove the on, just say Web3 games. Web3 games will gonna sustain in all the possible ways. Okay. Things will be the same, but the only difference is your assets and your coins are now available on blockchain. And here you have the access to the Web3 world. Also, I believe there is a huge possibilities in Web3 esport ecosystem. And we have not explored that part yet. And when I say esports, so when you go back to the time and when you just check that how the whole esports thing started, there were gaming consoles, and those gaming consoles, even for the Tetris, people used to do a competition, and those competitions are just to know that are gamers good enough, or are our game good enough, or are they actually enjoying the games? They're competing with each other. Now we have play to earn games. Now we have tons of amazing projects who are actually raising tons of cryptocurrencies via their project. But actually no one is thinking in that way that should we bring our community to play our alpha, or should we just create a esport tournament, or should we just organize a esport event where people will be like playing all these games, and there will be a multiple rounds, and each rounds will gonna like bring more Web3 gamers on that particular platform. And if that particular tournament or if that particular event becomes successful, then yes, like we will gonna sit and decide with the council members that what are the what should be our future approaches. But if we fail, then we have to figure out what are the things we are missing out. So these small things are actually missing, and I believe that we are very early, and with Web3 games we are very, very, very early. It's more like minting your NFT on OpenSea 10 months ago. We're that early. And we need to like we need to explore the fact that how we can actually
explore more possibilities with Web3 games rather than following the footprints of the existing successful projects. Right. Thank you so much, Vishwas, for giving us your time and for for this conversation and educating our viewers on so many aspects of blockchain gaming. Thank you so much. Thank you so much for inviting me here. अगर आप भी गेमिंग में दिलचस्पी रखते हैं और कहीं ना कहीं प्ले टू अर्न गेमिंग का हिस्सा है तो उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्वर्सेशन से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस स्पेशल सेगमेंट ऑफ क्रिप्टो मास्टर्स. दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्रिप्टो टीवी. हैव अ ग्रेट डे. Find out how disruptive blockchain technology is reshaping the world. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. Hello and a very warm welcome to Crypto Weekly Wrap, where we get you latest news and updates from cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर. 3.0 TV के इस खास शो वीकली रैप में आप सभी का स्वागत. आज देखते हैं वेब 3 की इस दुनिया में क्या कुछ खास हुआ है. And let's start with the top story for today. Cryptocurrencies swung between gains and losses during the week, mostly mirroring the moves of global stocks, though occasionally diverging. Bitcoin, however, held steadfastly to $19,000 level during the week as investors viewed the currency as an anti-inflationary proposition. Global governments attempt to cap surging inflation fears of a global recession amid steep rate hikes implemented by various central banks weighed on all asset classes, including on cryptocurrencies. Investors moved to seek shelter in safety of dollar, which pushed the greenback higher during the week, also weighed on cryptocurrencies. The digital currencies, however, witnessed a spurt after Bank of England agreed to buy back government bonds to smoothen out volatility and support the pound, as investors interpreted the move as the initial steps of unwinding tight monetary policy. Overall, cryptocurrencies moved in a narrow range, with the digital market capitalization swinging between $921 billion and briefly testing $1 trillion before slipping back. तो यहाँ संदीप हमने देखा कि डॉलर का जो प्राइस है वो बढ़ गया और जब भी डॉलर का प्राइस ज़्यादा बढ़ता है तो क्रिप्टो करेंसी को उससे थोड़ा नुकसान ही होता है क्योंकि लोग ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी में फिर इन्वेस्ट नहीं करते. करेक्ट. उसके साथ ही जैसे यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही है. उसके साथ साथ फेड रेट हाइक लगातार होता जा रहा है. इनफैक्ट इंडिया में भी 50 बेसिस पॉइंट का जो है इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुका है. तो इन सब चीज़ों का जो है ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ रहा है क्रिप्टो करेंसी पे और जो मार्केट है वो उठ नहीं पा रही है, थोड़ा सा लो है अभी मार्केट. तो अभी देखा जाएगा कि अगर आगे जाके इन्फ्लेशन काबू में आती है, इन्फ्लेशन कम होती है यूएस में और साथ में अगर इंटरेस्ट रेट्स अगर कम होते हैं तब जाकर हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है थोड़ा परफॉर्म करेगी. एब्सोल्युटली, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज को अगर देखा जाए तो शायद इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज में निवेश नहीं कर पा रहा है क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स और ये घटनाएं भी जो बढ़ रही है क्रिप्टो करेंसीज में उसकी वजह से भी शायद पॉसिबल है इन्फ्लेशन का कारण. तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ई नगेट्स नामक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में लगभग 128 मिलियन रुपए का लगभग 1.5 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो करेंसी को फ्रीज कर दिया है. एजेंसी का आरोप है कि आमिर खान के अन्य लोगों ने पैसा इकट्ठा करके जनता को ठगने के लिए ई नगेट्स नामक एक गेमिंग ऐप लॉन्च किया, लेकिन फिर अलग अलग बहाने से विड्रॉल्स को रोक दिया और अंत में ऐप सर्वर से प्रोफाइल इंफॉर्मेशन सहित सभी डेटा को मिटा दिया. तो रुचि, अगर आप देखा जाए तो ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन जो हुई उसमें ये बात कही गई जो डमिक अकाउंट एक बनाया गया जिसे वजीर एक्स में बनाया गया. उसके बाद जो क्रिप्टो करेंसीज है वो क्रिप्टो करेंसीज को बाइनांस में ट्रांसफर कर दिया गया. तो इस तरह से ये लॉन्ड्रिंग की जो एक्टिविटी है ये हुई. जी बिल्कुल. So moving on, Meta, which owns Instagram and Facebook, has allowed US users of both its application to connect their wallets and share their non-fungible tokens.
All users in the US also have the ability to cross-post the NFTs that they own across both Facebook and Instagram. तो मेटा ने शुरुआत की है कि अब आप Facebook और Instagram अपने अकाउंट्स के साथ आप जो है क्रिप्टो वॉलेट को अटैच कर सकते हैं और NFTs जो हैं वो आप पोस्ट कर सकते हैं और उसमें डील कर सकते हैं. इनफैक्ट एक और अच्छी बात यह है कि आप क्रॉस पोस्ट भी कर सकते हैं NFTs को बोथ प्लेटफॉर्म्स पर. तो इसकी जो शुरुआत है, जो टेस्टिंग है, वो Instagram के लिए मई में शुरू हो गई थी और Facebook के लिए जून में शुरू हो गई थी. और इसके साथ ही जो है 100 कंट्रीज में अब Instagram पर जो है NFT सपोर्ट वो शुरू हो गया और उसकी शुरुआत अगस्त में ही हो गई थी. तो इट्स अ वेरी गुड मूव. एग्जैक्टली. NFT प्रोजेक्ट को कहीं पर थोड़ा, क्योंकि NFT अगर बात करें तो NFT क्रिएटिविटी को हम उससे कंपेयर कर सकते हैं. बिल्कुल. तो इस वजह से जो यूजर्स को काफी आसानी होगी आगे जाकर उनके क्रिएटिविटी को सोशल मीडिया होगा जैसे इंस्टाग्राम पर प्रमोट करने के लिए. आजकल वैसे भी इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है. लोग अपने कुछ क्रिएटिव आर्ट बनाया है, NFTs के जरिए आप उसे प्रमोट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं. इट्स अ वेरी वेरी गुड पॉजिटिव. बहुत अच्छा कदम है जी. तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. एक्सचेंज की दिग्गज कंपनी FTX की US सब्सिडियरी ने बैंकरप्ट वॉयजर डिजिटल की एसेट्स को $1.4 बिलियन में खरीदने के लिए बिडिंग वॉर में जीत हासिल की. FTX एक डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट फर्म वेव फाइनेंशियल के खिलाफ बोली लगा रहा था. वॉयजर टोकन यानी VGX घोषणा के बाद बढ़ गया. 4% से अधिक की बढ़त के साथ लगभग 70 US सेंट का कारोबार हुआ. वॉयजर ने अपने कस्टमर्स के FTX US में पॉसिबल ट्रांजिशन का संकेत देते हुए कहा, एक्सचेंज कंपनी के चैप्टर 11 मामलों के समापन के बाद कस्टमर्स को क्रिप्टो करेंसी ट्रेड और स्टोर करने में सक्षम करेगा. तो रुचि, इसमें एक मैं एडिशन करना चाहूंगा कि CEO जो है एलेक्स मैशंस्की, वो रिस्ट्रक्चरिंग एंड इवेंचुअल सेल के लिए उसने रिजाइन किया. और ये रिजाइन के बाद अगर देखा जाए तो सेल्सियस नेटवर्क जो है उसके नेटिव टोकन में तेजी आई जी. तो ये भी जैसे FTX को हमेशा हमने देखा, सैम बैंकमैन-फ्राइड हमेशा जो है जैसे जब बेयर मार्केट था, बहुत क्रिप्टो क्रैश हो गई थी क्रिप्टो मार्केट, तब उन्होंने बहुत सी कंपनीज जो हैं जो बैंकरप्ट हो रही है उनको सपोर्ट किया. और अब ये भी एक तरह से अच्छी बात है कि वो वॉयजर डिजिटल को जो है खरीद रहे हैं और उन्होंने सेल्सियस के लिए भी अपनी बिडिंग दी है. लेकिन फिलहाल अभी वो पूरा सेटल नहीं हुआ है कि वो एक्चुअली से खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं. तो ये अनाउंसमेंट ऑफिशियल आना भी बाकी है. एग्जैक्टली. तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ. Circle, internet financial issuer of the second largest stablecoin USD coin, said it will expand USDC to 5 new blockchains in a bid to strengthen its market position. Circle also disclosed a tool called Cross-Chain Transfer Protocol to bolster USDC transactions between different blockchains. तो ये जो Circle Internet Financial है, इन्होंने अपने जो USDC जो इनका कॉइन है उसे अब अनाउंस किया कि 5 अलग अलग जो है ब्लॉकचेन्स पर उसको एक्सपैंड करेंगे, ऑब्वियसली अपनी मार्केट पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए. और इन 5 जो ये ब्लॉकचेन्स हैं उनमें से आर्बिट्रम 1, नियर, ऑप्टिमिज्म और पोल्काडॉट का नाम है. और इन पे जो इन चारों पर तो इसी साल के एंड तक जो है आ जाएगा USDC. और उसके साथ साथ कॉस्मोस इकोसिस्टम पर कह रहे हैं कि अगले साल यानी 2023 के शुरुआत में उस पर भी ये जो कॉइन है वो आ जाएगा. इस टूल के बारे में बताना चाहूंगा आपको. क्रॉस चेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसा टूल है जो वन इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम में टेलीपोर्ट करता है. और जिससे क्या होता है, कैपिटल इफिशिएंसी बढ़ती है और यूजर एक्सपीरियंस जो है वो स्ट्रीमलाइन होने में उसमें मदद मिलती है. बिल्कुल. तो बढ़ते अगली खबर की ओर. चेन डेटा शो पर मर्ज के बाद से इथेरियम की इशुएंस रेट में 98% की कमी आई है. स्विच के बाद से नेटवर्क की सप्लाई में 7,385.47 ETH की वृद्धि हुई, जबकि 128,422.13 ETH की तुलना में अगर इसने प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मॉडल का उपयोग करना जारी रखा होता. हाल के 24 घंटों में ETH की सप्लाई 0.34% बढ़ी है, जबकि प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल के तहत ये 3.86% रही होगी. तो रुचि, कुछ ऑब्जर्वर्स जो है उन्होंने एक तर्क दिया है कि गिरावट का कारण प्रूफ ऑफ स्टेक सिर्फ नहीं है, क्योंकि नेटवर्क एक्टिविटी में जैसे हम अगर नेटवर्क एक्टिविटी बढ़ती है तो गैस फीस भी बढ़ती है. नेटवर्क एक्टिविटी कम होती है तो गैस फीस भी कम होती है. तो कारण ये भी है. ये भी एक कारण इसका हो सकता है. बिल्कुल. तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ. A hacker has stolen $950,000 in Ether from a cryptocurrency wallet through the same vanity address exploit connected to a last week's attack on trading firm Wintermute. On September 25th, a hacker stole 732 Ether and sent it straight to the authorized cryptocurrency blending service Tornado Cash. तो ये जो हैकर ने $750,000 जो उसने चुराए, कहा जा रहा है कि वही वैनिटी एड्रेस जो है उसके थ्रू एक्सप्लॉइट हुआ, जैसे कि हमने बताया कि विंटरम्यूट में भी हुआ था. उससे पहले जनवरी में जिटहब करके एक कंपनी है, उसने भी पहले इतला की थी कि जो है इसी वैनिटी एड्रेस के थ्रू हैक हुआ है. उसके बाद लेकिन ज़्यादा ये मामला जो है रोशनी में तब आया जब DEX एग्रीगेटर 1 इंच ने सितंबर 15 को बताया कि इस तरह के वैनिटी एड्रेस के थ्रू जो है एक बड़ा एक्सप्लॉइट हुआ है उनके प्लेटफॉर्म पर भी.
तो और इसी के थ्रू हमने देखा कि अभी उसके बाद अच्छा काफ़ी सारे जो हैं छोटे छोटे जो है एक्सप्लॉइट हमने देखे, हैक्स हमने देखे, जिसपे अगर कुल मिला के देखा जाए तो $3.3 मिलियन का जो है हैक हुआ है ऑन इथीरियम वॉलेट्स, डिफरेंट वॉलेट्स पर कुल मिला के इतना ज़्यादा जो है चोरी किए गए हैं ईथर या अलग क्रिप्टो करेंसीज। इसमें एक वैल्यू एडिशन में करना चाहूंगा कि सर्टिक ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो है, जो सिक्योरिटी कंपनी है, उसने कॉम्प्रोमाइज की गई प्राइवेट कीज के कारण, मतलब उनका जो रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉम्प्रोमाइज की गई प्राइवेट कीज के कारण इस वर्ष $273.9 मिलियन का $9 मिलियन का इसमें नुकसान हुआ है। That's a big amount। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। टेराफॉर्म के को फाउंडर डो कॉन ने अपने 1 मिलियन से ज्यादा ट्विटर फॉलोअर्स को बताया कि उन्होंने अपना नाम इंटरपोल की रेड नोटिस लिस्ट में नहीं देखा है। डो कॉन ने कहा कि वो इंटरपोल रेड नोटिस के बाद छिपने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन अपने सटीक ठिकाने का खुलासा करने से इनकार किया है। अगर मैं आपको बताऊं कि रेड नोटिस लिस्ट जो है उसमें सभी का नाम आना जरूरी नहीं है। तो अगर डोकॉन इस तरह से उनके फॉलोअर्स को बता रहा है तो कहीं पर वो उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो ट्रू है, अगर वो सच्चा है तो सामने आए, सामने आके सामना करे। तो अगर अभी भी क्यों चुप रहा है फिर? बिल्कुल सामने आए, सारे सवालों का जवाब दे, जो भी साउथ कोरियन अथॉरिटीज चार्जेस ले, उन चार्जेस को फेस करे। बिल्कुल। Exactly. बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्शन हाउस सोथेबी इज लॉन्चिंग अ फर्स्ट डिजिटल ऑक्शन ऑफ एन इंडियन आर्टिस्ट वर्क along with the marketplace for NFT, Hefty Art, to offer Fury by artist Maqbool Fida Hussain. The collaboration will have both the physical painting created by Hussain in 2000 and an NFT of the work, along with the modern and contemporary South Asian auction next month. तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं कहूँगी ये गर्व की बात है कि सोथेबी जो इतना बड़ा ऑक्शन हाउस है उस पर पहली बार MF हुसैन का जो है आर्ट वर्क वो फिजिटल फॉर्म में आने वाला है। मतलब कि एक तरफ जहां फिजिकल पेंटिंग की ऑक्शन हो रही होगी लंदन में, वहीं सेम टाइम पर ऑनलाइन भी क्रिप्टो करेंसी में इसका ऑक्शन हो रहा होगा और इसका जो प्राइस है वो $120,000 है। एंड MF हुसैन ने ये 2000 में ये आर्ट बनाया था और उसके साथ साथ अब सोथेबी अपनी एक NFT मार्केट प्लेस भी लेकर आ रहा है जिसका नाम है हेफ्टी आर्ट। सो आई थिंक इट्स ऑल अ वेरी गुड मूव इन द NFT स्पेस। एग्जैक्टली। तो अगर मैं कहूँ कि MF हुसैन जी जो है उनका जो काम है उन्होंने जो किया है वो लंदन में एक सर्पेंटाइन गैलरी और V&A म्यूजियम में भी उसको प्रदर्शित किया गया है। बिल्कुल। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये वाज अ वेरी सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। 28 सितंबर को दुबई ने पहले रीजनल मेटावर्स इवेंट को होस्ट किया था। इस इवेंट से $15 ट्रिलियन के वर्ल्ड वाइड मेटावर्स इंडस्ट्री के रोड मैप बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। 28 और 29 सितंबर को हुए इस इवेंट को दुबई फ्यूचर फाउंडेशन यानी DFFF द्वारा होस्ट किया गया था और दुनिया भर के 300 से ज्यादा प्रोफेशनल्स और 40 से ज्यादा कंपनियां इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। इस इवेंट के दौरान UAE की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ने मेटावर्स में स्थित एक नए हेडक्वार्टर्स की घोषणा की थी, जिसमें UAE के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री ने वर्चुअल हेडक्वार्टर्स का लाइव टूर देने से पहले कहा था, यह कॉन्सेप्ट का प्रमाण नहीं है, यह हमारा तीसरा एड्रेस है। इससे जुड़ी एक और खबर भी है रुचि। इस बीच US के सबसे बड़े रिटेलर वॉलमार्ट ने गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स में 2 नए एक्सपीरियंस को लॉन्च करके मेटावर्स में कदम रखा है। ये कदम दिसंबर के अंत में वॉलमार्ट द्वारा 7 ट्रेडमार्क्स फाइल करने के बाद आया है, जिसने मेटावर्स में वर्चुअल गुड्स बनाने और बेचने की उसकी योजना का संकेत दिया है। तो ये मेटावर्स की तरफ बहुत बड़ा कदम हम बोल सकते हैं, जो इस तरह से उसको प्रमोट किया जा रहा है। भविष्य में आगे भी इसमें हमें कुछ एडिशन देखने मिलेंगे। दुबई वैसे भी एक बहुत ही क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री ऑलरेडी है ही और वो मेटावर्स हब भी बनना चाहता है, क्रिप्टो हब भी बनना चाहता है। वहाँ पे जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं वो भी बहुत क्रिप्टो फ्रेंडली है। तो इट्स अ वेरी गुड मूव। और साथ ही साथ जैसे हम बात करें मेटावर्स की, यहाँ हमने वॉलमार्ट की बात की, उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो भी मेटावर्स की तरफ जा रही है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हम देख रहे हैं कि मेटावर्स का रुख कर रहे हैं। तो मेटावर्स एक्चुअली अब आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा इवॉल्व होगा और बहुत सारे सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल होगा। भारत को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो आज के इस वीकली रैप में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं Web3 वर्ल्ड की बिल्कुल नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर एंड दिस इज मी रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 3.0 TV। हैव अ ग्रेट वीकेंड।
The cryptocurrency world is jam-packed with fascinating, strange, and spicy stories. One of the most intriguing, touching, and even mysterious narratives in all of cryptocurrency history is that of the Ethereum blockchain origins. Ethereum was born with the goal of being a more advanced, open source, and functional version of the Bitcoin, mainly through the use of these amazing, still developing smart contracts. Now, the currency that makes up the majority of the Ethereum network is ETH, the world's second biggest blockchain, launched its long-awaited merge. Come on. Two. Come on now. Hey. One chain. Moving from the proof of work to proof of stake. Big change. The algorithm consensus changed and drastically reduced Ethereum's energy usage, making it more environmental friendly than Bitcoin. Now, to understand the importance of the merge, it's important to understand why people use blockchains. One of the most important ideals of the technology is it has no central authority that can control it, thanks to a process called proof of work, in which the blockchain is operated and safeguarded by miners who approve new and valid transactions by solving complex mathematics puzzles, which makes it really extremely hard for hackers or tamperers to game the system. Now, the energy required to solve these problems is enormous, and the miners are rewarded in the blockchain's currency for the effort. Now, studies estimate that Bitcoin mining uses more power globally than most other countries. Massive. The enormous energy use of proof of work, which again is built into the design, has also caused widespread criticism from environmental groups, especially countries who are trying to reduce their emissions in the face of climate change. Now, proof of work also has design issues in terms of security and scalability. Some developers do argue. So while Ethereum's first developers started to build the network on the proof of work in 2014, they were already toying with the idea of eventually switching over to a new, untested system called proof of stake. Well, a merge is a very, I'll put it in simple words for our viewers. Previously, Bitcoin and Ethereum were using a consensus mechanism. What is the consensus mechanism? How to solve a problem. All agree on that, solve the problem, put it into the block, right? First, they were using proof of work, which was a little complicated and very energy consuming. Now, that was good when Bitcoin and Ethereum started because there are not so many transactions. Now, it became an issue because it's actually taking a lot of consumption, electricity consumption, computing power, too much of it. Why? Because so many people at the same time trying to solve a problem so that they get the rewards for creating the blocks. Now, that was before. With the merge, now not Bitcoin, but Ethereum has now moved beautifully to a place where they say, listen guys, we don't need all these. We have what is known as proof of stake. They changed that. Proof of stake means you stake your rewards, your coins, the tokens that you have, and that's it. The people who stake more have a better opportunity of actually creating the solutions, creating blocks, and thereby solving the problem of multiple people. Many people now have become a select few. So from here, we've come right here. And that has actually solved a major problem, computing power and electricity usage. And that, I say, is a big win for the environment. So if you look at Ethereum blockchain, it's always been in proof of work. So proof of work is what? It's a consensus mechanism where a lot of miners actually compete with each other to mine a block. Now what happens is that suppose 100 miners are competing with each other. So that means 100 miners are consuming electricity at the same time. So but that is not so energy efficient, that consumes a lot of electricity. There has been so many concerns regarding this. People have raised concerns regarding carbon footprint. Now we are moving to proof of stake. Proof of stake is what? Just one person who is compiling a block, he will be consuming the electricity. So that is what we are moving. That is what the merge is happening. Merge means what? Merging of two chains. Merging of beacon chain to the mainnet, Ethereum mainnet, which is there. So that is the merge which is happening with Ethereum, and we are moving from proof of work to proof of stake. Right. The beacon chain is the engine on which Ethereum works basically.
It is the POS, the proof of stake. However, the transformation of the main ledger to this engine has to be multi-step, well calibrated to the tons of value locked onto the Ethereum network at the moment. Now, the Beacon chain first implemented staking in the Ethereum network. A deposit contract was deployed in October 2020, and thereafter, in December 2020, the Beacon chain was launched parallel to the main chain, therefore using a common state of the mainnet ledger. But there was a problem of onboarding the existing nodes to the new system. The incentivization of the miners to validators would change things significantly, and the community had to adapt to this new system, or this would have resulted in a split. So basically there were 4 upgrades which majorly happened in Ethereum network. First was the bundling upgrade. So what happened in the bundling upgrade is that people started moving towards proof of stake. And if you see, this is the first upgrade where the gas impact happened. Because if you see, the gas is a bigger concern for Ethereum network. Because gas fees were really high, it was going beyond $100 for a single transaction. So this is the first time where the gas was impacted, and that is where the excitement got created. Now second upgrade was basically London hard fork, where people were encouraged to move to proof of stake rather than proof of work. So this is the time miners were becoming validators. I mean, people who were earlier just mining using their mining devices, they were encouraged to become validators. So like they used to stake, they started staking stake ethers instead of just mining a node. So that is where the London hard fork came in. Now the third upgrade. Third is basically the Altar upgrade. Altar upgrade basically started penalizing people who are not moving to proof of stake. Who were already there in proof of work, they started penalizing these people because they want to penalize people who are not moving, who are not adapting to the new chain. They also want to penalize at the same time people who are malicious, who are doing some malicious work in the network. So these were 2 kind of people who got penalized. First is that people who are not adapting to the new chain, who are not moving to proof of stake, and other is basically the people who are doing malicious actions in the new chain. Now the fourth is the Arrow Glacier upgrade. So Arrow Glacier upgrade, what happened is that people we have delayed this bomb which was about to happen, traffic bomb. So this was delayed for some time. By involving the network's approach to consensus, the merge is going to reduce Ethereum's energy consumption and requirements by 99.95%, and that is significant, ensuring that the network can now sustainably support the next generation of Web3 creators and developers. Web3 is the next big thing, guys. That's really going to be sacrosanct for them. Second, the Ethereum's updated crypto economic model reduces Ether issuance and provides stronger security guarantees for users and DeFi protocols. A third benefit is that Ethereum's upcoming merge would significantly impact the way DeFi protocols operate. There's going to be a shake there, atop crypto's most popular decentralized finance chain. Now, according to a recent DappRadar report, this was found. The study showed that delays that could arise during the transition to a proof-of-stake consensus mechanism, also known as the merge, and the impact on the institutions will make fundamental changes to the Ethereum network, like improving sustainability and security, setting it up for further scalability, and making an attractive real yield on staking. Now, all these changes are going to make Ethereum more attractive to institutional investors.
A look at Ethereum's roadmap makes it clear that the community is building the network and its technology for the long term. The merge is a step in the right direction. With the merge on the horizon, we are exploring factors that ensure Ethereum's long-term growth. So we see the Ethereum merge is a huge event in the Web3 universe. It will have far-reaching effects on the rest of the crypto industry. We are here to witness a historic moment unveil itself in front of our eyes, the merge. हेलो नमस्कार, वेलकम टू द स्पेशल एपिसोड ऑफ क्रिप्टो क्राइम्स। मैं संदीप कसालकर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेब3 की इस दुनिया में खास करके क्रिप्टो करेंसी में लोग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहे हैं, पर इसके साथ ही आए दिन नए नए स्कैम्स और क्राइम्स की घटनाएं भी दस्तक दे रही है। अब स्कैमर्स और हैकर्स की हिम्मत यहाँ तक बढ़ गई है कि अब ये हैकर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को टारगेट करके उनसे फिरौती की मांग कर रहे हैं, वो भी क्रिप्टो में। बिल्कुल ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें ऑप्टस कंपनी से $1 मिलियन की फिरौती की मांग की गई है, जो सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड ओन्ड है। ऑप्टस को एक हैकर ने एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है, जो क्रिप्टो करेंसी मोनारो में $1 मिलियन की फिरौती की मांग कर रहा है। ऐसा न करने पर हैकर द्वारा इंटरनेट पर कस्टमर के डेटा को बेचने की धमकी भी दी जा रही है। एक नोटोरियस डेटा लीक फोरम पर एक पोस्ट में हैकर ने लगभग 11.2 मिलियन ऑप्टस ग्राहकों के रिकॉर्ड होने का दावा किया है, जिसमें उनके नाम, डेट्स ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ईमेल एड्रेसेस और ग्राहकों के सबसेट एड्रेसेस और आईडी डॉक्यूमेंट नंबर्स शामिल है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट नंबर। पोस्ट में कहा गया है कि ऑप्टस, यदि आप ये पढ़ रहे हैं तो ध्यान दें कि हमारे लिए डेटा सेल न करने की कीमत $1 मिलियन है। हम आपको डिसाइड करने के लिए एक सप्ताह का समय दे रहे हैं। इस कथित हैकर ने सैंपल के तौर पर सेल के लिए 200 रिकॉर्ड्स उपलब्ध है, ऐसे कहा है। हालांकि अटैक में पेमेंट डिटेल और अकाउंट पासवर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया था। हैकर की धमकियों पर टिप्पणी करते हुए ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, AFP उन रिपोर्टों से अवगत है जिसमें आरोप लगाया गया है कि ऑप्टस ग्राहक डेटा चोरी हो गया है और डार्क वेब सहित कई फोरम्स के माध्यम से क्रेडेंशियल बेचे जा सकते हैं। AFP अब डार्क वेब और अदर टेक्नोलॉजीज की निगरानी के लिए स्पेशलिस्ट कैपेबिलिटी का उपयोग कर रहा है और साथ ही कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करेंगे। प्रवक्ता ने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई इस चोरी की गई क्रेडेंशियल्स को खरीदता है तो उसे अधिकतम 10 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। अब देखते हैं हैकर द्वारा सेल के लिए क्या रखा गया है। ऑप्टस में ब्रीच किए गए डेटा को हैकर द्वारा 2 फाइलों में कैटेगराइज किया गया है, जैसे यूजर्स डेटा, उसमें 11.2 मिलियन रिकॉर्ड्स है। सेकंड, एड्रेसेस डेटा, उसमें 10 मिलियन रिकॉर्ड्स है। अगर ऑप्टस फिरौती नहीं पे करता है तो हैकर ने यूजर्स की डेटा फाइल की कीमत $150,000 और एड्रेसेस की डेटा फाइल की कीमत $200 रखी है। अगर साथ में देखा जाए तो इन टोटल फाइलों की कीमत $300,000 है। ऑप्टस के हैक होने के बाद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कंपनियों पर साइबर हमलों के लिए बैंकों को तेजी से सतर्क रहने की अनुमति देने के लिए प्राइवेसी रूल्स को बदलने की योजना की घोषणा की है। साथ ही मिनिस्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्लेयर ओनिल ने पार्लियामेंट को बताया कि कानूनी और तकनीकी रूप से कॉम्प्लेक्स इशू को हल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता होगी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया अब साइबर डिफेंसेस को और मजबूत करना चाहता है और 2022 में फर्म और होम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक डिकेड में $1.66 बिलियन खर्च करने का उन्होंने संकल्प लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वेब3 वर्ल्ड से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। डू वॉच 3.0 टीवी।
The innovation hub of the world, Dubai is making some serious inroads into the metaverse. The digital world as we know, it is being reshaped and it is more important than ever for businesses to reimagine their presence online, for which Dubai has already been trying to attract cryptocurrency companies from around the world, and now Dubai is seeking to break into the world's top 10 metaverse economies. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. According to a report, the value of the global metaverse market is forecast to hit about $5 trillion by 2030, and Dubai wants to lead globally in adopting the technology of the future. Crown Prince of Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed, often says that the Emirate is keen to lead globally in adopting the technology of the future. The Dubai government is working dedicatedly over it, as Dubai is all set to host a metaverse event which will be focused on the metaverse. Several local and international leaders will attend it to discuss the potential of the emerging digital space. The inaugural Dubai Metaverse Assembly will be held on September 28 and 29 at the Museum of the Future and Emirates Towers. The assembly will draw more than 300 experts, policymakers and officials, as well as 40 organizations involved in the metaverse. It will also host more than 100 workshops. Well, Dubai is not just limited to events. The Sandbox is now all set to develop a metaverse city in Dubai. Yes, the city, which is going to be called as the Dubai-verse, will be built through local partnerships, including firms in the film, music, entertainment, acting, finance, real estate and gaming industries. So the Animoca brand's Dubai-themed metaverse will mirror the Sandbox's Hong Kong megacity, which is a gaming metaverse and virtual cultural hub based on the Asian financial hub of Hong Kong. Though the Sandbox is set to develop Metaverse City in Dubai, but the Space Center of Dubai is planning to simulate life on Mars in the metaverse. Yes, Dubai's Mohammed bin Rashid Space Center is developing a mega project to simulate life on the Red Planet in the metaverse as part of the country's plan to build a colony on Mars by the year 2117. MBRSC has teamed up with BEDU, which is a Dubai-based pioneer in Web3 technologies, in the development of the 2117 metaverse, which will include virtual experiences that capture the sensations of being in space and setting foot on the Red Planet. Well, the Emirates in 2017 announced progressive plans to build a human colony on the Red Planet in 100 years. And since then, the Space Center has sent its HOPE spacecraft to study the planet's atmosphere and is building a $136 million mega science city in Dubai that simulates the conditions on Mars. Interestingly, it also aims to land a rover on the moon later this year. The UAE space program is not just about missions, but also about creating jobs, as the sector provides more than 3,200 jobs. And as revealed earlier, Dubai's new metaverse strategy will add $4 billion to its economy and create more than 40,000 jobs. So let me tell you that Dubai is already home to over 1,000 companies in the metaverse and blockchain sector, which contributes $500 million to the national economy. So we can clearly see that the future of Dubai's metaverse looks much promising, and the move to Web3 is certainly going to be a remarkable period in the history. But only time will tell whether Dubai will become the metaverse capital of the world or not. Well, that's it in today's special episode. For more such updates, keep watching 3.0 TV. This is me, Vishakha, signing off. If you like this video, do subscribe, like and share to 3.0 TV. And do not forget to press the bell icon for instant updates.
नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, जहां देखो वहां फोक की बातें हो रही है। खासकर इस शब्द ने हाल के दिनों में तब सुर्खियां बटोरी जब ड्रामेटिक तरीके से कोलैप्स हुए टेरा यूएसडी को फिर से रिवाइव करने के प्लान के तहत फेल्ड टोकन से टेरा लूना के हार्ड फोक को करने के साथ नए ब्लॉकचेन टेरा 2.0 को क्रिएट किया गया है। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ इथेरियम भी हाल के दिनों में अपने लंदन हार्ड फोक से जुड़े अपडेट की वजह से खबरों में रहा है। अब आइए देखते हैं आखिरकार फोक क्या होता है। तो दोस्तों, कोई भी सॉफ्टवेयर को बेहतर ढंग से परफॉर्म करने के लिए कांस्टेंट अपडेट्स की जरूरत होती है। ऐसे में क्रिप्टो की दुनिया में उन अपडेट्स को फोक कहा जाता है। जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज दुनिया भर में फैला एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। ऐसे में इसमें मौजूद सभी पार्टिसिपेंट्स को नोड्स के नाम से जाना जाता है, जिन्हें एक तरह से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि वो साथ में सही तरीके से काम करें। अब इन रूल्स को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है, जिसके ब्लॉकचेन में टिपिकल रूल्स में ब्लॉक साइज और माइनर्स द्वारा ब्लॉक माइन किए जाने पर दिए जाने वाले रिवॉर्ड्स और भी बहुत कुछ शामिल है। अब जानते हैं फोक किस तरह से काम करता है। तो ऐसा ही सबसे पहले शुरुआत में बिटकॉइन था, जिसे कैश के डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल ऑल्टरनेटिव के रूप में फंक्शन करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन बदलते समय के साथ बहुत सारे स्पेशलाइज्ड करेंसीज सामने आए, जैसे कि रिपल और मोनेरो। ऐसे में ये नई क्रिप्टो करेंसी ऐसे ही कहीं से अपीयर नहीं हुई है, बल्कि वो कई फोक का रिजल्ट थी। सिंपल लैंग्वेज में एक फोक सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल में एक बदलाव है, जहां सॉफ्टवेयर ये तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं। इसका मतलब है कि ब्लॉकचेन में ऑलमोस्ट किसी भी डाइवर्जन को एक फोक कंसीडर किया जा सकता है। अब देखते हैं फोक कितने तरह के होते हैं। सभी इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसीज फोक्स दो मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जा सकता है, सॉफ्ट फोक्स और हार्ड फोक्स। शॉर्ट में बताएं तो हार्ड और सॉफ्ट दोनों फोक सोर्स कोड में इंप्लीमेंट होने वाले बदलाव होते हैं, जहां प्रोटोकॉल का नया वर्जन पुराने वाले की तरह क्रिएट किया जा सकता है। चलिए अब डिटेल्स में इस सब के बारे में बात करते हैं। 1. सॉफ्ट फोक। सॉफ्ट फोक एक बैकवर्ड कंपैटिबल अपग्रेड है, जहां अपग्रेडेड नोड्स नॉन अपग्रेडेड नोड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब आप टिपिकली सॉफ्ट फोक में जो बदलाव देखते हैं वो न्यू रूल का एडिशन है, जो पुराने रूल से क्लैश नहीं होता है। हालांकि सॉफ्ट फोक तभी पॉसिबल है जब ज्यादातर यूजर्स पूरे ब्लॉकचेन पर नए रूल्स को लागू करने के लिए नए वर्जन अपग्रेड के ऑप्शंस को चुनते हैं। यानी एग्जांपल के तौर पर अगर किसी पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है तो उसे कुछ करना नहीं है, बल्कि उसे अपनी लाइफ को कुछ नए रूल्स के साथ जीना होता है। तो आइए देखते हैं सॉफ्ट फोक से जुड़े कुछ एग्जांपल्स। ब्लॉक साइज लिमिट। इनिशियली बिटकॉइन में ब्लॉक साइज लिमिट नहीं हुआ करती थी, बल्कि सॉफ्ट फोक के जरिए 1 MB के रिस्ट्रिक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। पे टू स्क्रिप्ट हैश। ये फंक्शन बिटकॉइन के नेटवर्क में मल्टी सिग्नेचर एड्रेसेस को इनेबल करके स्ट्रक्चर को बदले बिना कोड को इनहांस करता है। तो दोस्तों, सॉफ्ट फोक के बाद अब बात करते हैं हार्ड फोक्स। तो हार्ड फोक ठीक सॉफ्ट फोक की तरह ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टर्म है, लेकिन बता दें कि दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यानी जब हार्ड फोक होता है तब इसके पीछे का आइडिया यह है कि ओल्ड ब्लॉक्स नए ब्लॉक से इतने पुराने और डिफरेंट है कि माइनर का ओल्ड सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेगा। मतलब यह हुआ कि आपने कार खरीदी है, जिसे चलाने के लिए आपको एक नई चाबी मिलेगी, ना कि पुरानी। ठीक उसी तरह से हार्ड फोक ब्लॉक स्ट्रक्चर में चेंजेस लाता है। इस वजह से नेटवर्क पर पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोगों को इस बदलाव को अपनाना पड़ता है। यानी हार्ड फोक को कंटिन्यू चलाने के लिए जितने भी लोग इससे जुड़े होते हैं, उनको अपने सॉफ्टवेयर को नए वर्जन में अपडेट करने की जरूरत होती है। ऐसे में हार्ड फोक्स प्लान या फिर कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं। पहले मामले में अपडेट को प्रोजेक्ट के रोड मैप में शुरुआत से ही बताया गया होता है, जिसका मतलब है कि पूरी कम्युनिटी नए चेन में मूव हो जाती है, जबकि पुराने को छोड़ दिया जाता है। वही एक कंट्रोवर्शियल फोक तब होता है जब कम्युनिटी मेंबर्स फंडामेंटल इश्यूज पर एग्री नहीं हो सकते, जिसके रिजल्ट के रूप में एक ग्रुप कोड में सिग्निफिकेंट चेंजेस करते हुए इसके आधार पर नई डिजिटल एसेट के साथ एक नई चेन बनाता है। अब देखते हैं हार्ड फोक्स के कुछ एग्जांपल्स। ब्लॉकचेन टेरा 2.0। टेरा 2.0 एक प्लान किया गया हार्ड फोक है, जिससे ड्रामेटिक तरीके से कोलैप्स हुए
टेरा यूएसडी को फिर से रिवाइव करने के लिए किया गया है। वासिल हार्ड फोक, ये एक कार्डानो का अपकमिंग हार्ड फोक है जिसके तहत जून में नेटवर्क अपग्रेड होने को उम्मीद की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह स्केलिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देगा। मोनारो हार्ड फोक, मोनारो हार्ड फोक्स बेस प्रोटोकॉल को बेहतर बनाने के लिए है और इसके रिजल्ट के रूप में नए कॉइन को स्प्लिट और क्रिएट नहीं किया जाएगा। बिटकॉइन कैश, हार्ड फोक के सबसे बड़े एग्जांपल्स में से एक बिटकॉइन नेटवर्क का 2017 में दो अलग अलग चेन्स बिटकॉइन बीटीसी से बिटकॉइन कैश यानी बीसीएच में सेपरेट होना है। दरअसल ये फोक इसलिए हुआ क्योंकि कम्युनिटी के कुछ लोग बिटकॉइन की स्केलिंग प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते थे। इस तरह से ये कॉइन एक कंट्रोवर्शियल हार्ड फोक है जिसे कम्युनिटी मेंबर्स द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया था, जिसने ब्लॉक साइज को 1 MB से 8 MB तक बढ़ाने की वकालत की थी। इथेरियम क्लासिक, ये कॉइन पुरानी इथेरियम चेन पर आधारित है जिसे डाओ हैक अटैक के एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस को उलटने के लिए फोक किया गया था। ऐसे में न्यू चेन ने ओरिजिनल कॉइन इथेरियम को बरकरार रखा जिसका ज्यादातर कम्युनिटी मेंबर्स ने सपोर्ट किया था। अब जानते हैं हार्ड फोक अच्छा है या फिर बुरा। तो दोस्तों, सॉफ्ट फोक ज्यादा बदलाव नहीं लाने के कारण किसी तरह के चर्चा का कारण नहीं बनता है, लेकिन हार्ड फोक्स को लेकर कुछ का मानना है कि यह डिवीजन और चाओस क्रिएट करके एक नेगेटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कुछ का मानना है कि यह इनोवेशन और वाइब्रेंसी को रिप्रेजेंट करता है। हार्ड फोक क्यों हुआ करते हैं? हार्ड फोक्स एक अपग्रेड है जो नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए जरूरी होते हैं ताकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ग्रो जारी रखा जा सके। एक हार्ड फोक के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें फंक्शनलिटी ऐड करना, सिक्योरिटी रिस्क को सही करना, क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी के भीतर डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करना और ब्लॉकचेन पर रिवर्स ट्रांजैक्शन करना भी शामिल है। क्या हार्ड फोक क्रिप्टो प्राइस और कम्युनिटी को प्रभावित करते हैं? हार्ड फोक एक ऐसा बदलाव है जो करेंसी को कम सिक्योर बनाता है। एक तरह से हार्ड फोक ऐसा ब्लॉकचेन डिवीजन है जिसे रिजॉल्व करने की जरूरत है। हालांकि फोक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ऐसे में प्राइस पर इफेक्ट्स अनप्रिडिक्टेबल है और नए ब्लॉकचेन के लिए ये स्प्लिट की वजह भी हो सकती है। भले ही क्रिप्टो करेंसी का लेटेस्ट वर्जन ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन यह भी सच है कि ये इसकी प्राइस पर इनॉर्मस इंपैक्ट डाल सकता है। अब हाल ही में हुए टेरा क्रैश की ही बात ले लीजिए, जिसमें उसके एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन टेरा यूएसडी को 0 पर आते हुए देखा गया था, जिसके बाद इसे रिवाइव करने के तहत फोकिंग के बाद ल्यूना 2.0 को लाने के बाद इसकी कीमत को पहले वाले से बेहद अलग देखा जा सकता है, ठीक किसी नए बिजनेस की तरह। जबकि कम्युनिटी पर पड़ने वाले इंपैक्ट की बात करें तो फोक्स कम्युनिटी के लिए डिसरप्टिव एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज को लेकर अक्सर अलग तरह के विजन्स को रखने वाले चाहे ट्रेडर्स हो या फिर माइनर्स, उनके पास अलग अलग रास्तों पर जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल के तौर पर बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश के बीच टॉक्सिक डिस्कशंस की एक सीरीज के बाद मतभेद होने के कारण फोकिंग को अंजाम दिया गया था। हालांकि अलग होने के बावजूद दोनों के बीच मतभेद बना हुआ है। इतना ही नहीं, बिटकॉइन कैश खुद को सातोशी का ट्रू विजन होने तक का दावा करता है। तो दोस्तों, फोकिंग के बारे में हमने अथा से इति तक ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ फोकिंग को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि बड़े इन्वेस्टर जैसे कि वेल्स या लार्ज ट्रेडर्स या बिग ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ है, वो किसी तरह से हार्ड फोक को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। जैसे ही वेल्स को पता चलता है कि फोक होने वाला है, जिसके तहत आप जितने पेरेंट टोकन ओन करते हैं उसके बदले में 1:1 रेशो में आपको नए टोकन्स फ्री में मिलेंगे। वेल्स और लार्ज इन्वेस्टर फोकिंग से पहले उसके मैक्सिमम कॉइन्स या टोकन खरीद लेते हैं ताकि फोकिंग के बाद उनके पास लार्ज अमाउंट में नए टोकन्स आ जाते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा होता है कि वो जैसे चाहे वैसे मार्केट में उस कॉइन को प्राइस को ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्विक कैश कमाने के लिए वेल्स ने एक साथ फ्रीली मिंटेड कॉइन्स बेच दिए। वेल्स का तो फायदा होगा, लेकिन लार्ज सेल ऑफ के कारण ओरिजिनल टोकन और फोक टोकन दोनों के प्राइस क्रैश हो सकते हैं। इन शॉर्ट, हार्ड फोकिंग का टाइम बहुत ही अनस्टेबल होता है। वी आर जस्ट इलस्ट्रेटिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। हार्ड फोकिंग से पहले ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं, ऐसा कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले प्लीज सीक द गाइडेंस ऑफ प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर। और हाँ,
ये ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग फ्री फोक कॉइन सिर्फ हार्ड फोकिंग में ही अवेलेबल होती है। सॉफ्ट फोकिंग में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन नेटवर्क के लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हार्ड फोक्स और सॉफ्ट फोक्स क्रूशियल है। ऐसे में सेंट्रल अथॉरिटी की कमी के बावजूद वे हमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम में चेंजेस और अपग्रेड्स करने की अनुमति देते हैं। फोक्स डेवलपमेंट के साथ ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के लिए न्यू फीचर्स को इंटीग्रेट करना मुमकिन बनाता है, जिसे इनोवेशन के रूप में देखा जाता है। तो हाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ब्लॉकचेन, क्रिप्टो से जुड़ी जानकारी और अन्य खबरों को लेकर मैं संदीप कसलकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। NFT sales down by 92%. Is NFT market dying? Will NFT last beyond 2022? NFT मार्केट इन दिनों ऐसे ही सवालों के घेरे में है। जिस NFT ट्रेंड ने पिछले साल गजब का उछाल देखा, जहां यूनिक एसेट के नाम पर महज डिजिटल पिक्चर और यहां तक कि ट्वीट पर मिलियंस बिना माथे पर एक शिकन के उड़ाए जा रहे थे, अब वही NFTs बायर्स के लिए तरस रही हैं। कहते हैं ना, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से गिरता भी है। NFT मार्केट के साथ भी शायद यही हो रहा है, जिस पर फिलहाल ये सवाल उठ रहा है कि क्या 2022 भी सस्टेन कर पाएगा NFT वर्ल्ड? क्या अगले साल का सूरज तक देख पाएगी NFT की दुनिया, या फिर अगला साल आते आते NFTs अतीत बन जाएंगी? दरअसल रीसेंट क्रिप्टो मार्केट क्रैश ने NFTs को भी आईना दिखा दिया है, जहां डिजिटल पिक्चर्स और कलेक्टिबल्स के नाम पर बेहिसाब पैसा बहाया जा रहा था, जिसका ना तो कोई फ्यूचर यूज है और ना ही कोई रियल वर्ल्ड वैल्यू, जो किसी ट्रेंड के बबल से ज्यादा कुछ नहीं, जो जब फूटेगा तो NFT की वजूद को बहा ले जाएगा। ऐसे में अगर NFTs को सस्टेन करना है तो एक बड़ा बदलाव लाना होगा। 2021 में जो कलेक्शन स्ट्रेटजीज हिट थी, वो 2022 में औंधे मुंह गिर गई हैं। इसका सबूत तो हम सब ने देख लिया है। ऐसे में अगर अब भी NFTs यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगी तो इतना समझ लीजिए कि इस सेगमेंट का द एंड तय है। डिजिटल कलेक्टिबल से ऊपर उठते हुए NFTs में ग्रेटर यूटिलिटी बिल्ड करना जरूरी है, ताकि फैंस और इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा वैल्यू ऐड हो सके। NFT मार्केट की नर्व्स अगर किसी ने पकड़ी है तो वो है बोर्ड एप यॉट क्लब, जो कम्युनिटी मेंबरशिप बिल्ड करने की स्ट्रैटेजी के साथ NFT मार्केट में उतरा, जहां फैंस और NFT ओनर्स को मेंबरशिप की एक्सक्लूसिव पर्क्स दी जाती हैं और बोर्ड एप की डिजिटल पिक्चर NFT महज उस मेंबरशिप के फायदे उठाने के लिए एक एंट्री पास की तरह है। बोर्ड एप की देखा देखी बहुत सी कंपनीज अब इसी अप्रोच और स्ट्रैटेजी को अपना रही हैं, ये रियलाइज करने के बाद कि कम्युनिटी भी NFTs में यूटिलिटी और वैल्यू ऐड करती है, बशर्ते उसमें एक्सक्लूसिविटी और रिवॉर्ड्स का रस घुला हो। NFT की लॉन्ग इनिंग्स के लिए जरूरी है कि फैंस को ऐसी NFTs ऑफर की जाए जहां वो अपना इन वर्ल्ड एक्सपीरियंस क्रिएट कर सके, IP को इलैबोरेट कर सके या टोकनाइज्ड फैन फिक्शन क्रिएट कर सके। साथ ही ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो फैंस को एक्टिवेट करने के लिए रियल वर्ल्ड इवेंट्स यूज करे, जैसे कि कॉमिक-कॉन, सेलिब्रिटीज मीट एंड ग्रीट्स या पॉपअप एक्सपीरियंसेस, जहां रियल लाइफ वैल्यू वाले VIP टियर पर्क्स NFTs के थ्रू एक्सेस किए जाएं। NFT के इस पुनर्जन्म को हम कह रहे हैं NFT 2.0, जिसमें वन ऑफ द सिग्निफिकेंट यूज केस है प्रोवाइडिंग एक्सक्लूसिव एक्सेस टू DAO, यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको एडिशनल एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, प्रोजेक्ट और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। अगर देखा जाए तो NFTs में यूटिलिटीज के ऑप्शंस की कोई कमी नहीं। किसी कम्युनिटी में कंपटीशन जीतने या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांड के प्रति लॉयल्टी के लिए रिवॉर्ड के तौर पर भी NFTs दी जा सकती हैं। NFTs किसी इवेंट के लिए एक्सक्लूसिव एक्सेस के तौर पर भी दी जा सकती हैं। सिर्फ डिजिटल इवेंट नहीं बल्कि फिजिकल इवेंट के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल,
फ्लाई फिश क्लब पहला मेंबर्स ओनली डाइनिंग क्लब है जिसका एक्सक्लूसिव एक्सेस ब्लॉकचेन पर NFT के तौर पर खरीदा जाता है और टोकन होल्डर्स को कल्चरल और सोशल एक्सपीरियंस का एक्सेस मिलता है। NFT wearables with real life utility is also very attractive और इसे बड़े बड़े ब्रांड्स ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि जाने माने क्लोथिंग ब्रांड गैप के स्टोर पर आप कई आइटम्स क्लेम कर सकते हैं अगर आपके पास उससे जुड़ी एक सर्टेन टाइप ऑफ NFT है। वैसे म्यूजिक NFTs के भी कई फायदे हैं जहां आर्टिस्ट अपने काम को मोनेटाइज कर सकते हैं, उसके ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट जनरेट कर सकते हैं और उसे टोकन के तौर पर मेटा डेटा पर स्टोर कर सकते हैं। म्यूजिक NFTs फैंस को अपने फेवरेट आर्टिस्ट के साथ बैंड करने और उन्हें सपोर्ट करने का मौका देती हैं और उसके साथ भी रियल लाइफ यूटिलिटी जोड़ी जा सकती है। जैसे कि रॉक बैंड किंग ऑफ लियोन ने अपनी एल्बम व्हेन यू सी योरसेल्फ की NFT रिलीज में 8 गोल्डन टिकट्स इशू की, जिससे इस बैंड के फ्यूचर टूर्स की 4 फ्रंट रो सीट्स में जगह पाई जा सकती थी। इसी तरह ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म ट्रवाला, जिसके 300,000 मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, वो ना सिर्फ क्रिप्टो में पेमेंट्स एक्सेप्ट करता है बल्कि जनवरी में उन्होंने अपना ट्रैवल टाइगर लॉयल्टी प्रोग्राम भी लॉन्च किया, जिसमें बोर्ड ऐप की तरह टाइगर की डिजिटल ड्राइंग बतौर NFT दी गई। लेकिन इसके साथ सीरीज ऑफ प्रिविलेजेस भी थी, जैसे कि रियल वर्ल्ड और मेटावर्स के एक्सक्लूसिव इवेंट्स में एंट्री से लेकर डिस्काउंट्स और लॉयल्टी पॉइंट्स। तो जहां NFT 1.0 फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पर बेस था, मतलब स्कैर्सिटी और प्राइस अप्रिसिएशन पर, तो वही NFT 2.0 इज ऑल अबाउट यूटिलिटी, वैल्यू, इनोवेशन और स्टोरी टेलिंग। जब तक NFT प्रोवाइडर्स और पार्टनर्स अपनी स्ट्रैटेजी को कस्टमर एक्सपीरियंस के इर्द गिर्द डिजाइन करते रहेंगे, तब तक इसकी पोजीशन मजबूत बनी रहेगी एंड ओवरऑल मार्केट का फ्यूचर ब्राइट रहेगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए वॉच आउट माय वीडियोस। दिस इज मी रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। मेटावर्स की दुनिया में हर दिन कुछ नया हो रहा है। मेटावर्स को इंटरनेट का फ्यूचर वर्जन कहा जा रहा है, जिसमें नई टेक्नोलॉजीज बिजनेस मॉडल्स को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से स्मार्टफोन्स ने वेब को रेवोल्यूशनाइज किया था। नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेटावर्स की दुनिया से कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स। मेटावर्स सभी यूजर्स को एक चांस दे रहा है सैमसंग के प्रोडक्ट्स को एक नए तरीके से एक्सपीरियंस करने का। जी हाँ, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने सैमसंग स्पेस टाइकून के लॉन्च को अनाउंस किया है। ये स्पेस टाइकून एक वर्चुअल प्लेग्राउंड है जो कि गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स के अंदर बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोब्लॉक्स के पास करंटली 58.5 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं। सैमसंग के इस स्पेस टाइकून में लोग गेम्स खेलने के साथ साथ क्रिएट भी कर सकते हैं। सभी यूजर्स सैमसंग के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और स्पेस में एलियन कैरेक्टर्स को एक साथ यूज करके अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। सैमसंग का मेन एम है कि जेन जी कस्टमर्स उनके ब्रांड को एक्सपीरियंस करें और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें। वैसे देखा जाए तो रोब्लॉक्स मेटावर्स की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ वॉलमार्ट ने भी मेटावर्स में एंटर कर लिया है। जी हाँ, वॉलमार्ट अक्टूबर में गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स में 2 वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस लॉन्च कर रहा है, जिनका नाम होगा द वॉलमार्ट लैंड और यूनिवर्स ऑफ प्ले। ये दोनों वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस गेम्स, फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट्स और वर्चुअल स्टोर्स को फीचर करेंगे। वैसे वॉलमार्ट का मेन एम यंगर ऑडियंसेस को अपने प्लेटफॉर्म की तरफ आकर्षित करना है और रोब्लॉक्स में तो ऑलमोस्ट 67% प्लेयर्स 16 इयर्स से कम एज के हैं। अब इसे वॉलमार्ट का एक स्मार्ट मूव भी कहा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट
अपडेट की तरफ, जहां मेटाफॉर्म और XP एंड D-Land ने मेटा पूजो की अनाउंसमेंट की है। जी हाँ, कोलकाता के द आइकॉनिक दुर्गा पूजा सेलिब्रेशंस को मेटाफॉर्म और XP एंड D-Land एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म स्पेशियल में दिखाने वाले हैं। मेटा पूजो कोलकाता के मोस्ट विजिटेड पंडाल से मां दुर्गा के आइडल्स को 4 यूनिक NFTs को इंट्रोड्यूस करेगा। आपको बता दें कि ये दुनिया की पहली मेटा पूजो होने वाली है। मेटाफॉर्म और XP एंड D-Land ने कुछ ऐसे सेंटर्स प्लान किए हैं जो कि पंडाल के 3D रिक्रिएशंस होंगे। सभी यूजर्स अपना मेटा रियलिस्टिक अवतार बना सकते हैं और सभी यूजर्स इस प्लेटफॉर्म को अपने स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स या वेयरेबल्स का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। तो डिजिटल और रियल लाइफ वर्ल्ड्स कोलाइड करने वाले हैं, और अगर ऐसे ही मेटावर्स की दुनिया आगे बढ़ती रही तो आने वाले समय में ये होना काफी कॉमन हो जाएगा। और इसी के साथ मैं विशाखा आपसे लेती हूँ इजाजत। मैं आपसे फिर मिलूंगी मेटावर्स की दुनिया से कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और इंस्टेंट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू 3.0 TV। मैं संदीप कसालकर। दोस्तों, आए दिन वेब 3 की दुनिया में साइबर क्राइम्स की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही है। इसलिए अब बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने साइबर क्राइम्स की घटनाओं पर किस तरह प्रतिबंध लगाए जाए, इस बारे में अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। क्रिप्टो एक्सचेंजेस के इन्हीं दिग्गजों में से एक बाइनांस ने भी अब लॉ इन्फोर्समेंट की साइबर अपराध के लड़ने में मदद करने के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। वैश्विक कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम अब अधिकारियों को साइबर अपराधियों का पता लगाने और उन पर मुकदमा चलाने में मदद करेगा। 27 सितंबर को बाइनांस ने अपने नए ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी वैश्विक कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनावरण किया है, जो लॉ इन्फोर्समेंट को साइबर फाइनेंशियल क्राइम का पता लगाने और मैलिशियस एक्टर्स पर मुकदमा चलाने में सहायता करेगा। ये प्रोग्राम इंडस्ट्री का पहला ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट मतलब वैश्विक समन्वित प्रयास है। घोषणा के अनुसार बाइनांस की इन्वेस्टिगेशन टीम साल दर साल तेजी से बढ़ी है और अपनी एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए अब तैयार है। इस विषय में ग्लोबल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बाइनांस इन्वेस्टिगेशन टीम के इंडिविजुअल्स इस प्रोग्राम का लीड करेंगे। इन इंडिविजुअल्स में से सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यानी सुरक्षा विशेषज्ञ, फॉर्मर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स यानी पूर्व कानून प्रवर्तन एजेंट, एनालिस्ट यानी विश्लेषक और ऑपरेटिव्स भी शामिल है, जिन्होंने हाइड्रा जैसे ग्लोबल साइबर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को नीचे गिराने में मदद की। आपको बता दें कि हाइड्रा मार्केट यानी हाइड्रा ये रशिया बेस्ड साइट के माध्यम से मैलिशियस साइबर क्राइम सर्विसेज, डेंजरस ड्रग्स और अदर इलीगल ऑफरिंग्स चलाता था, जिसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल यानी OFAC ने 5 अप्रैल 2022 को बैन कर दिया है। तो आइए फिर से बात करते हैं ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। तो घोषणा में एक स्टैंडर्ड 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के फंडामेंटल्स को समझाते हुए इन पर्सन वर्कशॉप्स मतलब व्यक्तिगत कार्यशालाएं भी शामिल है, जिसमें उनके द्वारा संचालित रेगुलेटरी इन्वायरमेंट यानी नियामक वातावरण पर विशेष जोर दिया गया है। अब किसी भी एक्सचेंज के बारे में अगर बात करें तो किस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स को एक्सचेंजेस में इंप्लीमेंट करना जरूरी है, इस बारे में हमने बात की है कॉइन बाजार के को-ओनर मिस्टर संकेत मनोचा जी से। आइए देखते हैं। Okay, so first thing that we have implemented is that we are providing Bitcoin wallets to people, and these are not the wallets from any other API. So we are not doing, or we are not taking the APIs from any other third-party company and providing the wallet. So in case if the third-party company goes off in any scenario, the wallet should be gone. So what we have did to ensure that we have been running our own nodes, which is quite a difficult task in that regards. So the first thing is it is our proprietary, if we can say in little beans, that yes, we are the custodians of the wallets only. So there is no third party involved. Second thing, for the user side, yes, we have given two-factor authentication, mobile OTP,
Google authentication, email verification, all these are there from the user side. And from our as a company side, yes, we maintain both hot and cold wallets. And since the development team is our indigenous, and we have not outsourced our platform to any third party provider for making advancements, so everything is possibly is in our hands only. अब देखते हैं किस तरह से बाइनांस इन्वेस्टिगेशंस का विस्तार हुआ है। तो घोषणा में कहा गया है कि बाइनांस की इन्वेस्टिगेशंस टीम ने पिछले एक साल में साइबर और फाइनेंशियल क्राइम से लड़ने पर 30 से अधिक वर्कशॉप्स की मेजबानी की है और उनमें भाग भी लिया है। टीम ने यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस सहित कई देशों के लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल से भी संपर्क किया। बाइनांस के ग्लोबल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन यानी वैश्विक खुफिया और जांच प्रमुख तिगरन कंबेरियन ने कहा कि जैसा कि अधिक नियामक, पब्लिक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर्स क्रिप्टो को करीब से देखते हैं, हम क्रिप्टो अपराधों पर ट्रेनिंग करने और मुकाबला करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण की बढ़ती मांग देख रहे हैं। उस मांग को पूरा करने के लिए हमने दुनिया भर के रेगुलेटर्स के साथ अधिक प्रशिक्षण और काम करने के लिए अपनी टीम को मजबूत किया है। टीम ने पहले यूनिस्वैप और कर्व डीएनएस की सहायता की थी, जब साइबर क्रिमिनल्स द्वारा जुलाई और अगस्त में उनका एक्सप्लॉइट किया गया था। अब डालते हैं बाइनांस के हालिया प्रयासों पर एक नजर। एक्सचेंज की दिग्गज कंपनी क्रिप्टो क्षेत्र के रेगुलेटरी साइड में गहराई से गोता लगाने के लिए कदम उठा रही है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन को बढ़ावा देने के लिए बाइनांस ने 22 सितंबर को एक ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड यानी वैश्विक सलाहकार बोर्ड यानी GAB को लॉन्च किया। GAB में क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञ शामिल थे, जिनमें एक पूर्व अमेरिकी सीनेटर और ग्लोबल बिजनेस लीडर्स भी शामिल थे। बाइनांस के CEO चैंगपेंग झाओ ने गैप के मिशन का वर्णन करते हुए कहा कि बोर्ड के साथ हम दुनिया में अवेलेबल एक्सपर्टाइज के उच्चतम स्तर को टैप करके रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी को प्रबंधित करने की अपनी क्षमता को सुपरचार्ज कर रहे हैं। एक दिन बाद एक्सचेंज ने घोषणा की कि उसने अपने राइवल एक्सचेंज क्रैकन के कॉम्प्लायंस चीफ को हायर किया है। स्टीवन क्रिस्टी ने क्रैकन में अपना पद छोड़ दिया और कॉम्प्लायंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में बाइनांस की सेवा की। न्यूज शेयर करने के अलावा झाओ ने कहा कि एक्सचेंज अपनी कॉम्प्लायंस टीम पर काम करने के लिए और अधिक लोगों को नियुक्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही वेब3 वर्ल्ड से जुड़ी सभी अपडेट्स को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। 3.0 टीवी के इस खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, यूएस सरकार ने क्रिप्टो की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दरअसल इस साल कई बड़े हैक्स की वजह से बुरी तरह से प्रभावित होने के बाद ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने आखिरकार क्रिप्टो मिक्सर टोर्नाडो कैश को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके साथ एसोसिएटेड कई क्रिप्टो वॉलेट एड्रेसेस के साथ भी यही किया गया है। इसका मतलब साफ है कि प्रोटोकॉल और उससे जुड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को अब ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, जिससे अमेरिकन्स के लिए उनका इस्तेमाल करना अब अवैध हो गया है। ऐसे में टोर्नाडो को ब्लैक लिस्ट होने से लेकर उसके पीछे की वजह के बारे में डीप में जानने से पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो क्रिप्टो वर्ल्ड में मौजूद ऐसा शायद ही कोई होगा जिसे टोर्नाडो कैश के बारे में जानकारी नहीं होगी, और जिन्हें नहीं पता है तो उन्हें बता दूं कि ये एक प्राइवेसी टूल है जो यूजर्स को एब्सकेट करते हुए ये पता नहीं चलने देता है कि उनका फंड कहां है और कहां जा रहा है। यानी बेहद आसान लफ्जों में ये किसी भी शख्स द्वारा किए जाने वाली क्रिप्टो एक्टिविटी को छुपाने में कैपेबल है और इस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ट्रांसपेरेंसी को ब्लैक बॉक्स में तब्दील कर देता है। तो टोर्नाडो कैश को ब्लैकलिस्ट करने की वजह क्या है, क्या आप जानते हैं? चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ट्रेजरी द्वारा यह कदम हैक्स के बढ़ने की वजह से उठाया गया है। एक तरह से देखा जाए तो इसका मकसद टोर्नाडो को टारगेट करना नहीं, बल्कि नॉर्थ कोरिया के लजारस ग्रुप को इसका फायदा उठाने से रोकना है।
जिन्होंने पिछले कई साल में किए गए हैक्स के अलावा इस साल पहले एक्सी इन्फिनिटी के रॉनिंग नेटवर्क से $625 मिलियन USD से ज्यादा की चोरी को अंजाम दिया था और फिर देखते ही देखते इंडस्ट्री को संभलने का मौका न देते हुए इस ग्रुप ने हाल ही में हार्मनी ब्रिज अटैक में $96 मिलियन की चोरी को अंजाम दिया। हालांकि ये बेहद खतरनाक ग्रुप अपनी चोरी से हासिल किए गए फंड्स को लॉन्डर करने के लिए इस सर्विस का इस्तेमाल कर रहा था। कितने हैं टोटल ट्रांजैक्शन, आइए देखते हैं। तो कुल मिलाकर ट्रेजरी का कहना है कि सर्विस का इस्तेमाल साल 2019 यानी क्रिएट के समय से ही $7 बिलियन के ज्यादा की वर्चुअल करेंसी को लॉन्डर करने के लिए किया जा चुका है। हालांकि क्रिप्टो स्लूथिंग कंपनी इलिप्टिक की माने तो सभी पैसों को टेक्निकली लॉन्डर नहीं किया गया है। तो इलिप्टिक की रिपोर्ट में कहा गया है कि टोर्नाडो के जरिए मोटे तौर पर $7.6 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी पास हुई है, लेकिन उन फंड्स में से सिर्फ $1.5 बिलियन ही इलीगल है। एक दूसरे ब्लॉकचेन मॉनिटरिंग फर्म चैनालिसिस ने यह बताया कि $7.6 बिलियन के अमाउंट का लगभग आधा हिस्सा डिफाई से आया, जिनमें से कोई भी चैनालिसिस के अनुसार नेसेसरली इलिसिट नहीं है। अब सच क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। किस तरह से हुआ टोर्नाडो कैश ऑफलाइन, आइए देखते हैं। तो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट द्वारा टोर्नाडो कैश को ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद यूएस में टोर्नाडो के ऑफिशियल वेबसाइट को ऑफलाइन कर दिया है। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने टोर्नाडो की वेबसाइट और दूसरे रिलेवेंट सोशल मीडिया चैनल्स की होस्टिंग करने में शामिल रिलेवेंट एजेंसीज और पार्टीज को डायरेक्शंस इश्यूज किए हैं। वहीं दूसरी तरफ टोर्नाडो कैश अभी भी चल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो यूएस में ब्लैकलिस्ट होने के एक दिन बाद भी इसने $2 मिलियन से ज्यादा मूल्य के क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को अंजाम दिया है। दरअसल इसे चलाने वाले कोई शख्स नहीं बल्कि एक कोड है जिसे रोका नहीं जा सकता। हालांकि यह देखा जाना बाकी है कि क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल में रहेगा और उन लोगों के लिए प्राइवेसी की सुविधा जारी रखेगा जो सैंक्शन का उल्लंघन करने का ऑप्शंस चुनते हैं। प्रैक्टिकली कहा जाए तो टेक्नोलॉजिकल लेवल पर इसे बंद करना इम्पॉसिबल है। क्या टोर्नाडो कैश को किसी परमिशन की जरूरत नहीं, आइए देखते हैं। टोर्नाडो कैश कोड ना सिर्फ अनस्टॉपेबल है बल्कि इसे इथेरियम अकाउंट के साथ किसी के भी द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, जिसका मतलब यह है कि यह परमिशनलेस है और इसे सेंसर्ड नहीं किया जा सकता है। इसे बैन किया जा सकता है लेकिन उस बैन को लागू करना चैलेंजिंग है और इसे टेक्नोलॉजी पर भी लागू नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय टोर्नाडो कैश से किसी भी इथेरियम अकाउंट में फंड भेज सकता है। उस अकाउंट को ओनर की गलती के बिना प्रोहिबिटेड एक्टिविटी में शामिल कर सकता है, यानी कोई भी यूएस गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड इथेरियम अकाउंट्स में टोर्नाडो कैश से फंड्स को भेज सकता है। अगर ऐसा कोई है तो ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाना और न कि इलिसिट पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल करने वाली एंटिटीज के अगेंस्ट निर्दोष यूजर्स के लिए रीजनेबल है और ना ही पर्टिकुलरली इफेक्टिव। सैंक्शंस को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है और ये उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है जिन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर भी हमें इस नई सच्चाई का सामना करना होगा, कम से कम फिलहाल के लिए तो। इस तरह से पिक्चर बिल्कुल साफ है कि अगर अमेरिका में रहना है तो टोर्नाडो कैश को टाटा कहना पड़ेगा। हालांकि मजे की बात यह है कि इंडिया में तो बैन न लगने के बावजूद हम चाहकर भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी टोर्नाडो कैश से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। टोर्नाडो कैश से जुड़े नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे टोर्नाडो कैश को लेकर किस तरह की गिरफ्तारी हुई है और कितने प्रकार के होते हैं मिक्सर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की वेब3 से जुड़ी सभी अपडेट्स को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। धन्यवाद। हाल ही में यूटा में क्रिप्टो फ्रॉड स्कीम में $722 मिलियन क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी हुई है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से यूटा स्टेट्स में फॉल्स क्रिप्टो स्कीम्स में अंजाम दिया गया और कौन सी कंपनीज इस स्कैम्स में शामिल है। देखते हैं क्रिप्टो करेंसी कंपनी से पैसा यूटा बिजनेसेस में कैसे आया।
नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। 3 डॉट ओटीवी के इस खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, टोर्नाडो कैश के पहले एपिसोड में हमने देखा कि टोर्नाडो कैश पर प्रतिबंध कैसे लगाया गया और इस प्रतिबंध के पीछे किसका हाथ था। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि टोर्नाडो कैश को लेकर किसकी गिरफ्तारी हुई है और कौन कौन से मिक्सर्स के है प्रकार। पर इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों, पहले जाते हैं टोर्नाडो कैश को लेकर किस तरह की गिरफ्तारी हुई है। डच फिस्कल इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन सर्विस यानी FIOD द्वारा 29 इयर्स के रशियन सिटीजन डेनिस मिहाक्लोविव डबनिकोव को एम्स्टरडैम में गिरफ्तार किया गया, जिसे यूएस द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए क्रिप्टोकरेंसी मिक्सिंग सर्विस टोर्नाडो कैश का डेवलपर माना जा रहा है। जिसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी DOJ ने प्रेस रिलीज में आरोप साबित होने पर डबनिकोव को ज्यादा से ज्यादा 20 साल की सजा होने की संभावना जताई है। वहीं रेगुलेटर ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि डिटेनी पर टोर्नाडो कैश के साथ क्रिमिनल फाइनेंशियल फ्लो को छिपाने और क्रिप्टो करेंसी के मिक्सिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की फैसिलिटी में शामिल होने का शक है। ऐसे में FIOD ने नोट किया कि कई गिरफ्तारियां अभी भी होने की संभावना है। अब आगे बताते चले कि 2 तरह के मिक्सर्स हुआ करते हैं। पहला सेंट्रलाइज जैसे blender.io, तो दूसरा डिसेंट्रलाइज मिक्सर्स टोर्नाडो कैश, वसाबी और जॉइन मार्केट। तो डालते हैं सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज मिक्सर्स पर एक नजर। तो सेंट्रलाइज मिक्सर्स वो कंपनीज है जो आपके बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेगी और फी के लिए अलग अलग बिटकॉइन वापस भेजेगी। भले ही वो बिटकॉइन टम्बलिंग के लिए एक इजी सॉल्यूशन प्रदान करती है, लेकिन प्राइवेसी से जुड़ी मुश्किलें इसमें भी है। मिक्सर द्वारा की गई लेनदेन की जानकारी पब्लिक नहीं होगी, लेकिन इससे जुड़ा पूरा रिकॉर्ड कंपनी के पास रहता है, जिसे कंपनी आने वाले भविष्य में कभी भी रिवील कर सकती है। डिसेंट्रलाइज्ड मिक्सर्स पीयर टू पीयर मिक्सिंग सर्विस है जो ज्यादा एडवांस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। ये मिक्सर सेंट्रलाइज्ड मिक्सिंग की कमियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, यानी कई लोग एक साथ आते हैं और एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करने के लिए अपने कॉइन्स को जमा करते हैं और फिर कॉइन्स रैंडमली पूल के मेंबर्स को वापस कर दिए जाते हैं। यानी इसमें किसने किसे दिया जानकारी होगी और ना ही किसी के पास इसका रिकॉर्ड। अब इसका प्रभाव कम्युनिटी पर किस तरह से पड़ा है, आइए देखते हैं। प्राइवेसी सेंट्रिक सर्विस को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और ब्रॉडर क्रिप्टो कम्युनिटी पर इसका असर पड़ रहा है। ऐसे में क्रिप्टो एडवोकेसी ग्रुप कॉइन सेंटर ने तर्क दिया है कि सैंक्शंस किसी स्पेसिफिक टेररिस्ट ग्रुप और उसी ही तरह को टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि ये सभी अमेरिकन को प्रभावित कर रहा है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के समय इस ऑटोमेटेड टूल को अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहां तक कि इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने भी एडमिट किया है कि उन्होंने यूक्रेन को डोनेट करने के लिए टोर्नाडो ब्लैकलिस्ट किए जाने से पहले का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, एक अननोन शख्स ने सैंक्शंस की गंभीरता को चुनौती देने के लिए कई पॉपुलर सेलेब्स को क्रिप्टो मिक्सर्स के जरिए ईथर यानी ETH सेंड किया था। अब देखते हैं क्या है क्रिप्टो मिक्सर्स के ऑप्शन। अब ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के फ्लो को छिपाने के लिए क्रिप्टो मिक्सर्स ही एकमात्र तरीका नहीं है, बल्कि कई बार ट्रेडर्स सस्ते में खरीदे गए या चोरी की आइडेंटिटीज के साथ बनाए गए अकाउंट्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे एक्सचेंजेस के जरिए फंड्स को इस्तेमाल करते हैं। इस चालाक तरीके से बनाए गए मेथड को चेन होपिंग कहा जाता है, जिसे अक्सर लॉ इन्फोर्समेंट द्वारा एक्सचेंजेस को फोर्स कर बंद करवाना बेहद मुश्किल काम होता है। इसकी वजह यह भी है कि ये फेक अकाउंट्स नो योर कस्टमर यानी KYC प्रोसीजर्स को पास करने के बाद शुरू किए गए होते हैं। प्राइवेसी एडवोकेट्स का कहना है कि प्राइवेसी कॉइन्स जैसे तरीके सरकार को अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर नजर रखने से रोकने के लिए एक शक्तिशाली रास्ते हैं। इस तरफ इशारा करते हुए कि इसका इस्तेमाल जैसा कि लोग अंदाजा लगाया करते हैं वैसे सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं बल्कि बड़ी संख्या में ट्रेडर्स द्वारा किया जाता है। हालांकि ट्रेजरी के इस एक्शन की बदौलत दुनिया एक बात अब समझ गई होगी कि किसी भी चीज पर कभी भी प्रतिबंध लग सकता है, भले ही वो कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो। ऐसे में इसी तरह के दिलचस्प टॉपिक्स पर और भी जानकारी पाने के लिए सबसे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की Web3 से जुड़ी सभी अपडेट्स को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3 डॉट OTV। धन्यवाद।
सितारों के भी क्या कहने, फिर चाहे वो बॉलीवुड स्टार्स हो या फिर हॉलीवुड स्टार्स, जिन सितारों की दुनिया दीवानी है, जिन्हें वर्ल्ड ओवर करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, वो इन दिनों किसी और को फॉलो कर रहे हैं। जी हाँ, इन दिनों स्टार्स के सिर चढ़कर बोल रहा है NFT फीवर। NFT के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं स्टार्स। जस्टिन बीबर, टिम्बरलैंड से लेकर लिटिल बेबी तक कई जाने माने सेलेब NFT की दुनिया में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कोई ट्रेंडिंग NFT अवतार खरीदकर उसे बतौर अपनी प्रोफाइल पिक्चर फ्लॉन्ट कर रहा है, तो कोई NFT स्पेस में अपनी खुद की NFT कलेक्शन लॉन्च कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं किस स्टार की किटी में है कौन सी NFT? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है टिमोथी जैकरी मॉसली यानी कि टिम्बरलैंड का, जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर बतौर रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, सिंगर, सॉन्ग राइटर और रैपर के रूप में जाना जाता है। मल्टीपल टाइम ग्रैमी विनर टिम्बरलैंड ने पॉपुलर आर्टिस्ट जे-ज़ी, स्नूप डॉग, जेन्युइन और लुडाक्रिस के अलावा और कई स्टार्स के साथ जबरदस्त हिट्स दिए हैं। NFT की दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए टिम्बरलैंड ने बोर्ड एप #590 NFT अपने नाम कर ली है। और ये तो हम जानते ही हैं कि NFT की दुनिया पर फिलहाल अगर कोई राज कर रहा है तो वो है बोर्ड एप यॉट क्लब। नंबर 590 एक 5 ट्रेट एप है जो गोल्डन कार्डिगन, डार्क ब्राउन सनग्लासेस और गले में गोल्डन चेन फ्लॉन्ट कर रहा है। इस कूल लुकिंग एप के लिए टिम्बरलैंड ने चुकाए 74.69 ETH। यकीनन इस लिस्ट में मौजूद सबसे पॉपुलर नामों में से एक नाम जस्टिन बीबर का है, जिन्होंने NFT स्पेस में इन्वेस्टमेंट को लेकर भी खूब पॉपुलैरिटी बटोरी है। यंग पॉप सेंसेशन जस्टिन ने NFT की दुनिया में तब हलचल मचा दी जब उन्होंने एक बोर्ड एप NFT को 500 ETH में हासिल करने के बाद एक एलियन फ्रेंड्स NFT भी खरीदी। वैसे मीडिया के गलियारों में उड़ रही खबरों की माने तो जस्टिन ने ये एलियन NFT महज 2 ETH मिली थी। और कुछ इस तरह जस्टिन ने अपनी NFT लिस्ट में BAYC, क्लोन X, MAYC, डूडल्स और वर्ल्ड ऑफ विमेन जैसे बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स में एलियन फ्रेंड्स को भी शामिल कर लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिप्टो करेंसी और NFT मार्केट मेल डोमिनेटेड है। जी हाँ, 80% NFT बायर्स मेल हैं। ऐसे में दोनों ही जेंडर्स के इक्वल पार्टिसिपेशन को एनकरेज करने के लिए याम कराकी ने वर्ल्ड ऑफ विमेन नाम की NFT कलेक्शन लॉन्च करके NFT मार्केट में विमेन कंट्रीब्यूशन बढ़ाया है। इस प्रोजेक्ट को लाइमलाइट में लाते हुए वॉक द लाइन की ऑस्कर विनिंग अमेरिकन एक्ट्रेस और बिग लिटिल लाइज जैसे हिट शो की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रीस विदरस्पून ने वर्ल्ड ऑफ विमेन NFT 2.8 ETH यानी कि $9,000 में हासिल करते हुए इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया। कई पॉपुलर सेलेब्स ने NFT की दुनिया में अपने खास अंदाज में एंट्री की है। ऐसे में सुपर मॉडल, प्रोड्यूसर और टेलीविजन टैलेंट हंट शो के रूप में जाने जाने वाली हेडी क्लम भी क्रिप्टोपंक NFT परचेज करके NFT मिंट करने की रेस में शामिल हो गई हैं। इस खूबसूरत हसीना ने पिछले साल दिसंबर में क्रिप्टोपंक #3653 खरीदकर अपना NFT डेब्यू किया। इस NFT के लिए उन्होंने 80 ETH यानी $260,000 पे किए। दिलचस्प बात तो यह है कि उन्होंने साबित कर दिया कि वो वाकई ब्यूटी विद ब्रेन्स का परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि जिस NFT पर उन्होंने दाव लगाया है उसकी कीमत आज की तारीख में 7 गुना हो चुकी है। वाओ! इतना ही नहीं, वर्ल्ड ऑफ विमेन NFT कलेक्शन में से मल्टीपल NFTs ओन करने के अलावा हेडी की NFT कलेक्शन में टोटल 108 NFTs हैं। आगे बढ़ते हैं। स्नूप डॉग और जे-ज़ी जैसे बड़े नामों को फॉलो करते हुए लिटिल बेबी ने भी NFTs की दुनिया का बाहें पसार कर स्वागत किया है। इस अमेरिकन रैपर की स्पॉटिफाई पर 26 मिलियन से ज्यादा मंथली स्ट्रीम्स है। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम पर भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग एंजॉय करने वाले इस रैपर ने भी बोर्ड एप NFT खरीदने का वाइज डिसीजन लिया। इनके पास है बोर्ड एप #129। तमाम बोर्ड एप फैंस जानते हैं कि किसी भी बोर्ड एप को म्यूटेंट बनाने के लिए M2 सीरम यूज किया जाता है। इसी प्रोसेस से लिटिल बेबी ने अपनी #129 NFT का म्यूटेंट वर्जन तैयार किया। खैर, ये ओरिजिनल बोर्ड एप NFT उन्होंने 37.99 ETH यानी कि $170,000 में खरीदी थी। ये तो बस शुरुआत है।
यानी इस पार्ट 1 के बाद हम आप सभी के लिए जल्द लेकर आने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें आपके किस पसंदीदा सेलेब ने ली है कौन सी NFT, हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए NFTs पर ऐसी और कई मजेदार स्टोरीज के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। फाइलकॉइन के बारे में, ऑनलाइन स्टोरेज के बारे में और कैसे कैसे आपको फायदे हो सकते हैं, इन सब के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, राइट? अब बारी आती है पार्ट 2 की। हे गाइस, दिस इज मी यशस्वी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी, इंडिया का पहला 24/7 क्रिप्टो स्ट्रीमिंग चैनल। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपेटिटर्स। This brings up cloud storage market superpowers such as AWS, HPE and Dell. Business customers usually pick one provider and stay with it for years, which hinders competition. थोड़ा सा खराब हो जाता है ना? Filecoin allows customers who want to purchase storage to navigate the best deals on the fly. No matter who the storage provider is, this can likely create a more competitive cloud storage market. Organizations and individuals who have unused storage space are able to offer it on the network. By sharing their resources, they are rewarded in FIL, जिसको आप फिल भी कह सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म, हाँ, आपका और मेरा। Well, this may not be obvious at first, but you can build D apps for storage too. Amazing, right? These include consumer storage apps, DeFi apps, decentralized video apps, and more. जहाँ पर advantages होते हैं, वहाँ पर disadvantages भी होते हैं, right? Competitors concerned Amazon Web Services suffered a 7-hour outage on December 7th, taking out a significant chunk of the internet offline. AWS is the largest cloud storage platform in the world with almost all of the 33 of all cloud storage related infrastructure. Many cryptocurrencies, crypto projects and crypto companies relying on AWS to host their applications, including their validators or minor node infrastructure, websites or exchange engines. वैसे सबसे ज़्यादा worst affected from the outage were centralized exchanges such as Coinbase and Binance US. The AWS outage has highlighted the importance of having decentralized infrastructure beyond the blockchain. There are several decentralized storage solutions currently available in cryptocurrency, namely Storj, SIA and Filecoin, which is the incentive layer of IPFS, जिसको आप Interplanetary File System भी कह सकते हैं. Anyone who is spending or making FIL on the Filecoin network with storage activities or simply trading its tokens, it requires space to store them. Filecoin recommends 3 wallets for FIL. Lotus, which can be used to run Filecoin nodes and can be linked to a ledger. Glyph Wallet. Glyph Wallet is a web-based interface that can also be connected to your ledger if you don't want to run Lotus. And Philfox Wallet is a web-based wallet that you can use for your tokens. But that's all for today from the world of Filecoin. Filecoin presents a great solution to the worldwide file storage and retrieval inefficiencies. It also puts the power in the hand of customer, who is less likely to be bound by contracts with big businesses. With a live mainnet and a polished set of tools, Filecoin is already out there in the wild. The Filecoin ecosystem success will depend on the usage it gets within the cryptocurrency community, but also whether it can attract new people into the world of Web 3.0. वैसे आज के लिए इतना ही। अगर आपने ये वीडियो देखा है और आपको पसंद आया है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज मी यशस्वी आचार्य साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। Find out how disruptive blockchain technology
is reshaping the world. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. ये पेंटिंग्स देखकर आपको क्या महसूस होता है? शायद पहली नजर में ये पेंटिंग्स बेहद रंग बिरंगी, आड़े टेढ़े चेहरे वाली बेतुकी पेंटिंग्स लगे, लेकिन असल में ये पेंटिंग्स एक कहानी बयां कर रही हैं। एक टीनेज बॉय की सोसाइटी के साथ स्ट्रगल ऑफ आइडेंटिटी, स्ट्रगल ऑफ एक्सेप्टेंस। यकीनन ये कहानी सुनने के बाद इन पेंटिंग्स के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। ये डिजिटल आर्ट 19 साल के विक्टर लैंगोइस की क्रिएशन है। शायद आप इन्हें विक्टर नहीं बल्कि डिजिटल वर्ल्ड में इनके फेमस नेम फियोशियस से पहचानते हो। विक्टर एक ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट है जिसने छोटी सी उम्र में सोसाइटी और फैमिली के साथ बड़ी जद्दोजहद भरी लड़ाई न सिर्फ लड़ी बल्कि जीती भी और अपने बलबूते अपना एक अलग नाम और अलग पहचान बनाई। विक्टर ने 19 साल की छोटी सी उम्र में वो कर दिखाया जिसे हासिल करने में लोगों की उम्र बीत जाती है। हाई स्कूल में पढ़ने वाले विक्टर ने अकेले अपने दम पर टीनेज मिलियनेयर का टाइटल अपने नाम किया। इस टीनेज NFT सेंसेशन की मार्केट वर्थ है $26 मिलियन। इतना ही नहीं, विक्टर वो इकलौते आर्टिस्ट हैं जिनके आर्ट के लिए सुपर डुपर हेवी डिमांड की वजह से हिस्ट्री में पहली बार ऑक्शन हाउस क्रिस्टी की वेबसाइट क्रैश हो गई। तो हुआ कुछ ऐसा कि 23 जून 2021 को सुबह 10 बजे इतने ज्यादा लोगों ने अपकमिंग आर्टिस्ट फियोशियस की पेंटिंग के लिए बिड रेज की कि क्रिस्टी की वेबसाइट ही क्रैश हो गई। एज अ रिजल्ट ऑक्शन को रुकना पड़ा और उसे 2 दिन बाद के लिए रीस्केड्यूल किया गया। इस इंसिडेंट ने विक्टर की जिंदगी बदल दी। NFT वर्ल्ड में कदम रखते ही विक्टर ने 2 रिकॉर्ड कायम कर लिए। First, of being the youngest artist ever to feature on Christie's, and second, Christie's की वेबसाइट को क्रैश करने का रिकॉर्ड। वैसे विक्टर की जिस पेंटिंग सीरीज के चलते क्रिस्टी की वेबसाइट क्रैश हुई थी वो थी हेलो आई एम विक्टर एंड दिस इज माय लाइफ। इन पेंटिंग्स के जरिए विक्टर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच दुनिया के सामने एक खुली किताब की तरह पेश कर दिया, जिसमें विक्टर ने अपने जेंडर ट्रांजिशन की कहानी बड़ी सच्चाई के साथ बयां की। जाहिर है इस पेंटिंग में विक्टर का दर्द और मुश्किलें साफ झलक रही थी और शायद इसीलिए ये सीरीज उनके सो कॉल्ड कमिंग आउट और क्राउनिंग अचीवमेंट दोनों की खुशी लेकर आई। वैसे विक्टर की इस विक्ट्री का सफर इतना आसान नहीं था। उनका बचपन काफी तकलीफों भरा रहा। पहले तो सोशल सर्विस अथॉरिटीज ने उन्हें अपने अब्यूसिव फादर के घर से निकालकर उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर शिफ्ट कर दिया, लेकिन हालात ज्यादा बदले नहीं क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी उसे समझ नहीं पाए, जो उसे स्कूल के अलावा और कहीं जाने नहीं देते थे। उसे कभी अपने रूम का दरवाजा बंद करने नहीं देते थे और ना ही उसे इंटरनेट का एक्सेस था। ऐसे में विक्टर ने परमानेंट मार्कर्स के साथ ड्रॉ करना शुरू किया। फिर जब उन्हें लगा कि उनकी ये पेंटिंग्स उनके ग्रैंड पेरेंट्स देख सकते हैं तो उसने टैबलेट पर ड्रॉ करना शुरू किया ताकि कोई उनके आर्ट को देख ना सके। तब विक्टर महज 13 साल का था और एज अ यंग ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट इसे सिर्फ एक एस्केप प्लान की तरह यूज कर रहा था। तब शायद विक्टर को भी इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वो आगे चलकर वन ऑफ द यंगेस्ट NFT मिलियनेयर बन जाएगा। खैर, विक्टर की मेहनत और लगन दोनों रंग लाई। उनका डिजिटल आर्ट द एवरलास्टिंग ब्यूटीफुल $550,000 में बिका। Oh my goodness, it's currently at $550,000. I don't even know if this is. हाल ही में उन्होंने 24 घंटे के अंदर तकरीबन $20 मिलियन की NFT सेल दर्ज की है, जो कि निफ्टी गेटवे की अब तक की सबसे बड़ी सेल है, जिसमें करीब 5,000 बायर्स ने 24 घंटों के अंदर फियोशियस की सिग्नेचर स्टाइल डिजिटल पेंटिंग्स परचेज की। आगे चलकर विक्टर एक मेटावर्स स्टाइल वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं, जिसे वो नाम देंगे फेमो वर्ल्ड, और वो मानते हैं कि ये तो उनकी कामयाबी की महज शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। थी ना बेहद इंस्पायरिंग स्टोरी।
यंग एनएफटी मिलियनेयर्स की ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिसे देखो वो एनएफटी बनाने के होड़ में लगा हुआ है। आम हो या फिर खास, एक्टर हो या फिर स्पोर्ट्स पर्सन, सभी नए जमाने के साथ बने रहने के लिए एनएफटी क्रिएट कर पैसे कमाने के नए जरिए का फायदा उठा रहे हैं। और यही वजह है कि एनएफटी की दुनिया तेजी से बदल रही है और दुनिया भर के मौजूद लोग इसकी तरफ आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मार्च 2021 में एनएफटी स्टोर के नाम से सस्पिशियस लुकिंग डोमेन रजिस्ट्रेशंस की संख्या में लगभग 300% की बढ़त है। इस तरह से एनएफटी मार्केटप्लेस में अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले उसका एक्टिव क्रिप्टो करेंसी वॉलेट होना चाहिए। और यही वही जगह है जो एनएफटी होल्डर्स को नए रिस्क की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि अटैकर्स किसी भी होल्डर्स के क्रिप्टो वॉलेट में मार्केटप्लेस अकाउंट के जरिए सेंध लगा सकते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि बेहद शातिर हैकर्स अब तक एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी के डिस्कॉर्ड सर्वर में भी घुसपैठ कर चुके हैं। ऐसे में पलक झपकते ही एक गलती और उनके निशाने पर आना बेहद आम है। इस तरह कुछ नई तकनीक तो कुछ अभी भी पुराने फिशिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके होल्डर से उनके फंड्स ट्रांसफर कराने से लेकर क्रेडेंशियल्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए एनएफटी सिक्योरिटी रिस्क में इजाफा करने वाले उभरते खतरों के बारे में गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले है पुराने जमाने की फिशिंग स्टाइल और एनएफटी धोखाधड़ी। दोस्तों, नए जमाने के खिलाड़ी भले ही कितने ही समझदार और सतर्क क्यों ना हो, लेकिन कई बार पुराने तरीके भी उन्हें चकमा देने के लिए काफी होते हैं। हाल की बात करें तो फरवरी 2022 में स्कैमर्स ने हमले के दौरान चोरी किए गए 254 टोकन्स के साथ ओपन सी यूजर्स से सैकड़ों एनएफटी चुरा लिए थे। हैकर्स द्वारा हासिल किए गए एस्टिमेटेड वैल्यू की कीमत $1.7 मिलियन से ज्यादा आंकी गई थी, जिसे महज 3 घंटे के समय में अंजाम दिया गया था। इस दौरान ओपन सी सीईओ डेविन फिजर ने ट्वीट के जरिए बताया कि पीड़ितों को टोकन के ट्रेड के लिए एक ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन के नाम पर धोखा दिया गया था। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर पूरी तरह से ब्लैंक था और यही वजह थी कि जिसने हैकर्स को एनएफटी ट्रांसफर करने में सक्षम बनाया था। दूसरी तरफ एक नकली एनएफटी स्टोर साइट भी मौजूद है जो सोशल मीडिया के जरिए अपने शिकार की तरफ तलाश करता है और बड़ी सफाई से धोखा देने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो वॉलेट सिक्योरिटी क्रैकिंग के बारे में। कई बार स्कैम से बचने के लिए होल्डर्स किसी भी फिशिंग स्कैम्स के झांसे में नहीं आते, लेकिन तब क्या जब कोई आपको फ्री एनएफटी दे और वो भी बतौर गिफ्ट। और यह वो छोटी सी गलती जिसे एक्सेप्ट करने के साथ कोई भी आपको मुश्किल में डाल सकता है। अटैकर्स अक्सर विक्टिम को टारगेट करने के लिए मैलिशियस एनएफटी को क्रिएट कर उसे गिफ्ट्स के रूप में ऑफर किया करते हैं। जैसे ही विक्टिम थोड़े लालच में आने के साथ मैलिशियस एनएफटी को खोलते हैं, तब उसमें से ओपन सी स्टोरेज डोमेन से एक पॉपअप ट्रिगर होता है। और खास बात यह है कि यह पॉपअप विक्टिम के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से कनेक्ट होने के लिए एक कॉमन रिक्वेस्ट शो करता है, जिसके बाद खुद ब खुद विक्टिम अपने ही हाथों अपने वॉलेट कनेक्शन को ओपन कर अटैकर्स द्वारा अपने फंड से हाथ धो बैठता है। और इसे ही कहते हैं खाया पिया कुश्ती और ग्लास तोड़ा लाखों का। बात करें फेक एनएफटी सपोर्ट ऑन डिस्कॉर्ड की, तो ओपनसी के डिस्कॉर्ड सर्वर पर सोशल इंजीनियरिंग के जरिए हुई चालबाजी को कौन भूल सकता है। यहां अटैकर्स घात लगाए बैठे थे कि कोई सपोर्ट क्वेश्चन पूछे और जैसे ही कोई क्वेश्चन करता वो उसे सेकेंडरी फेक सपोर्ट सर्वर पर इनवाइट करते, जहां विक्टिम को अटैकर्स अपने मेटामास्क क्रिप्टो वॉलेट को क्रोम एक्सटेंशन के साथ अपने मेटामास्क ऐप को रीसिंक्रोनाइज करने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हुए विक्टिम को कॉन्फ़िगरेशन, एडवांस मोबाइल एक्शन चेन से लिंक करने के लिए गाइड करते हैं, जिसके बाद अटैकर्स को कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे वो क्यूआर कोड जनरेट कर पाते हैं। इस तरह से बड़ी सफाई से अटैकर क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेकर और इमेज का इस्तेमाल अपने खुद के मेटामास्क ऐप के साथ वॉलेट को सिंक करने के लिए करते हैं।
जिसके साथ अटैकर्स विक्टिम के वॉलेट से क्रिप्टो फंड को आराम से बिना किसी मुश्किल से चुरा सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल आर्ट स्कैम्स के बारे में। डिजिटल आर्ट की चोरी के बारे में क्या कहेंगे? आप सोच रहे रहेंगे कि आखिर कैसे हो सकती है किसी के आर्ट वर्क की चोरी, और वो भी NFT फॉर्म में। तो आपको बता दें कि जब कोई NFT मिंट की जाती है तब क्रिएट किए गए टोकन के लिए एक यूनिक फिजिकल या फिर डिजिटल ऑब्जेक्ट जैसे URL के साथ लिंक्ड होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई NFT खरीदता है तो असल में वो URL अपने नाम करता है। बहुत से मार्केट प्लेसेस पर NFTs को बेचते समय आर्टिस्ट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका ही फायदा उठाते हुए ऑनलाइन आर्ट थीव्स बड़े आराम से किसी भी आर्ट वर्क को कॉपी पेस्ट मिंट और सेल कर पाते हैं। इस बारे में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में समझाया गया है कि कई बार खरीदार इलीगल आर्ट के कॉपीज के लिए मुंह मांगी कीमत देकर फंस जाते हैं। ये स्कैम यही तक नहीं रुकता, बल्कि कई बार विक्टिम्स को ब्लैकमेलर से डिजिटल एसेट्स को खरीदने के लिए सपोर्ट किए जाने की धमकी मिला करती है। दोस्तों, बात करते हैं ट्वीट थेफ्ट के बारे में। मौजूदा NFT स्कैम्स के वाइड रेंज में इसे एग्जीक्यूट करना सबसे आसान है। एक ऑटोमेटेड NFT ट्वीट माइनिंग बॉट ऑटोमेटिकली रूप से ट्वीट्स को NFTs में कन्वर्ट कर सकता है। अगर आपको लगता है कि ट्वीट्स किसी काम के नहीं होते हैं, तो आपको ट्विटर फाउंडर जैक डॉर्सी का पहला ट्वीट याद ही होगा, जिसे $2.9 मिलियन के बराबर बेचा गया था, जबकि अब उसे पहले से 16 गुना ज्यादा यानी $48 मिलियन से ज्यादा में बेचने के लिए फिर से ओपन रखा गया है। वही अगर कोई ट्वीट में अपना आर्टवर्क पोस्ट करता है तो उसे बड़ी ही आसानी से अटैकर्स द्वारा नाक के नीचे से चुराया जा सकता है, जैसा कि आर्टिस्ट RJ पाल्मर के साथ हुआ था। इन सभी तरह के फ्रॉड और स्कैम्स के बावजूद NFT यूनिवर्स तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, जिसके साथ ही रिस्क भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो भी NFT इन्वेस्टमेंट्स में हिस्सा ले रहा है, उसे खुद को इन सभी तरह की धोखेबाजी से बचाने के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में अप टू डेट रहना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे स्कैम्स और फ्रॉड से जुड़ी खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे क्रिप्टो टीवी। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। रईस फिल्म में शाहरुख का वो फेमस डायलॉग तो आपको याद ही होगा। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। NFT के कुछ दीवानों ने इस डायलॉग को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और एब्सोल्युटली क्रेजी और वियर्ड NFTs का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। Hi, I'm Ruchi Sharma and I'm back with a list of crazy, weird, bizarre, outlandish, completely mad NFTs for you. अब आप कहेंगे रुचि यार, तुम हर बार NFTs की बात क्यों करती हो? तो इसलिए क्योंकि I can talk NFTs, I can walk NFTs, I can eat NFT, I can drink NFT, and when I sleep, I dream about NFTs. ये NFTs का चस्का ही कुछ ऐसा है यार। लेकिन NFT के लिए मेरा चस्का इज नथिंग कंपेयर टू द फॉलोइंग 3 NFT ओनर्स एंड क्रिएटर्स। इन तीनों ने तो क्रेजी बनने की हदें ही पार कर दी हैं। जानना चाहते हैं? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रेजी NFTs की लिस्ट में सबसे ऊपर है सेल योर सोल NFT। नहीं, आपके कान नहीं बज रहे, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब NFTs पर आत्माओं का डेरा हो गया है। पता नहीं कब किस क्लिक के साथ किसकी आत्मा NFT आपको पोजेस कर ले। Well, as you know, I am a bit filmy, तो थोड़ा ड्रामा तो बनता है। But don't worry, इस आत्मा की NFT का हॉरर से कोई लेना देना नहीं है। तो हुआ कुछ ऐसे कि 21 साल के स्टीजन वैन नाम के डच स्टूडेंट के दिलो दिमाग पर NFT का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने पॉलीगॉन पर अपनी सोल यानी आत्मा की ही NFT मिंट कर डाली। इतना ही नहीं, बंदे ने वर्ल्ड की बिगेस्ट NFT मार्केट प्लेस OpenSea पे अपनी आत्मा की NFT को लिस्ट भी कर दिया। अरे कोई जाकर इस डच स्टूडेंट से पूछे कि भैया तुम्हारी 7 पुश्तों में भी किसी ने आत्मा को देखा है? लेकिन ये पागलपन यही खत्म हो जाता तो भी कोई बात थी।
लेकिन ना, शेर को सवा शेर मिल गया और किसी बेहद समझदार इंसान ने इस डच स्टूडेंट की आत्मा की एनएफटी को 300 यूरोज यानी करीब 25,000 रुपए में खरीद लिया। क्या क्या क्या? मेरा भी बिल्कुल ठीक ऐसा ही रिएक्शन था। इस डच स्टूडेंट की सोल वर्ल्ड की फर्स्ट ह्यूमन सोल यानी आत्मा है जिसे बतौर एनएफटी बेचा गया है। इसीलिए जनाब ने रीसेंट इंटरव्यू में अपनी आत्मा की एनएफटी की मार्केट वैल्यू अराउंड $3.5 मिलियन यानी तकरीबन 27 करोड़ रुपए बताई है। अब इन्होंने अपनी सोल की एनएफटी की इतनी क्रेजी वैल्यूएशन क्या सोच कर रखी है, इसका जवाब तो शायद बेचारे की आत्मा को भी नहीं पता होगा। और सुनिए, अपनी आत्मा की एनएफटी के साथ इस डच स्टूडेंट ने सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट भी अटैच किया है, जिसमें डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे ओनर उसकी सोल को यूज, रीसेल या फिर किसी डेटी को सैक्रिफाइस यानी कि बलि चढ़ा सकता है। वाओ, इट सडनली टुक अ वेरी डार्क टर्न, है ना? अगर आपको दुनिया का पहला सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, गो अहेड। फिलहाल तो मेरा दिमाग क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लोड हो रहा है कि आफ्टर ऑल सोल की ओनरशिप कैसे मिलेगी, सोल को यूज, रीसेल और आत्मा की बलि कैसे दी जाएगी? फिल्मों में तो हमने देखा है कि सोल इज लाइक थिन एयर, बिल्कुल आर पार। खैर, दीवानों की बातें दीवाने समझे। अब बात सेकंड क्रेजी एनएफटी और उसके अतरंगी क्रिएटर की, जिन्हें कहा जाता है बॉडी हॉरर फिल्मों का मास्टर। पिछले 50 सालों में वर्ल्ड सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव माइंड, द फ्लाई, डेड रिंगर्स, हिस्ट्री ऑफ वायलेंस और अपकमिंग विगो मोर्टेंसन स्टारर फिल्म क्राइम्स ऑफ द फ्यूचर के डायरेक्टर मिस्टर डेविड क्रॉननबर्ग, जो आजकल अपनी फिल्मों के लिए नहीं पर रियल लाइफ बॉडी हॉरर टाइप एनएफटी के लिए सुर्खियों में है। इनके एनएफटीज का नाम है इनर ब्यूटी कलेक्शन ऑफ किडनी स्टोन्स। याक, अनफॉर्चुनेटली जैसा नाम वैसी एनएफटी। डायरेक्टर साहब को पता नहीं अपने किडनी स्टोन में क्या इनर ब्यूटी दिख गई कि उन्होंने अपनी पथरी की फोटो की एनएफटी बना दी। सुपर एयर नाम की क्रिप्टो आर्ट मार्केट प्लेस पर 28 मार्च 2022 को किडनी स्टोन के फोटो की एनएफटी रिलीज भी कर दी। भला किडनी स्टोन भी कोई दुनिया को दिखाकर बेचने वाली चीज है, पर लोग एनएफटी बनाकर बेच रहे हैं और हैं कुछ नमूने जो उसे परचेज भी कर रहे हैं। वैसे क्रॉननबर्ग ने इस साल से पहले सितंबर 2021 में द डेथ ऑफ डेविड क्रॉननबर्ग नाम की शॉर्ट फिल्म को एनएफटी बनाकर नॉन फंजिबल टोकन की दुनिया में डेब्यू किया था। ये 1 मिनट की शॉर्ट फिल्म भी काफी वियर्ड थी, जिसमें डेविड अपनी डेड बॉडी को देखते हैं, फिर अपनी डेड बॉडी से चादर खींचकर बगल में सो जाते हैं। अब इस वियर्ड आर्ट के मतलब का क्या सर पैर निकालें, लेकिन किसी ने इस एनएफटी को $90,000 यानी अराउंड 69 लाख में परचेज किया था। भाई, ये सुपर रिच और सुपर क्रिएटिव लोगों को समझना हमारी समझ से तो बिल्कुल परे है। 1 मिनट की शॉर्ट फिल्म में 69 लाख रुपए उड़ा दिए। पता नहीं इनकी किडनी स्टोन्स की एनएफटी कितने में बिकेगी। इसे भी कोई खरीद ही लेगा जिसकी अकल पर पत्थर पड़े होंगे। खैर, ये किडनी स्टोन एट द एंड ऑफ द डे रियल तो है, लेकिन हमारी नेक्स्ट एनएफटी एक ऐसे रॉक के बारे में है जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर भी एक क्रेजी एनएफटी लवर ने इस वर्चुअल रॉक की एनएफटी के लिए पे किए हैं $1.3 मिलियन यानी अराउंड 10 करोड़ रुपए। मुझे क्यों नहीं मिलते ऐसे रईस जो 100-200 करोड़ मुझे किसी एनएफटी के लिए ऐसे ही हंसते हंसते दे दे। आफ्टर ऑल मेरे गार्डन में भी बहुत से पत्थर हैं। एनीवेज, इस एनएफटी का नाम है क्लिप आर्ट ऑफ एथर रॉक। दरअसल ये कार्टून रॉक्स की JPEG इमेज दुनिया में सिर्फ 100 है, जिसे 2017 में क्रिप्टो पंक्स के बाद एज ए इथेरियम ब्लॉकचेन कलेक्टेबल एनएफटी लॉन्च किया गया था। अपार्ट फ्रॉम बाइंग, कलेक्टिंग एंड सेलिंग, इसकी कोई रियल वर्ल्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन इसे ट्रॉन ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर जस्टिन सन ने सिर्फ अपना कॉलर टाइट करके इंप्रेशन झाड़ने के लिए खरीदा है। भाई, वड्डे लोग वड्डी बातें वर्चुअल पत्थर की फोटोग्राफ को करोड़ों में खरीद रहे हैं। हमें तो किचन में नया मार्बल लगवाना हो तो 10 बार सोचना पड़ता है। Well, that's all in my list of wacky NFTs for now. ऐसी ही अतरंगी NFT की एक और नई क्रेजी लिस्ट के साथ मैं रुचि शर्मा आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी।
Hello and welcome to Digitally Unplugged. So, with the gaining popularity around the metaverse, Gartner predicted that by 2026, 25% of the people will spend at least 1 hour a day of work, shopping, education, social media and entertainment in the metaverse. However, as the world migrates towards the virtual arena, the crypto threat landscape has also got a new dimension in the metaverse. And to discuss about all the threats in the metaverse, cybersecurity concern, we have invited two special guests. Let me introduce you to our first guest, Colonel Dr. Inderjeet Singh, Cyber Security Officer. He is a TEDx speaker and India's top 30 blockchain influencers. Sir, welcome on Crypto TV. Thank you very much. It's a pleasure to be part of the Crypto TV show today. And our second guest is Deepika Singh, founder, DeepSight Cyber Labs, ex-fellow Maharashtra Cyber Police Department. Deepika, welcome on Crypto TV as well. Thank you so much. Happy to be here. So my first question is to Dr. Inderjeet is, in recent months, there has been quite a buzz around the metaverse. So everyone from startup, social media, gaming companies to IT services and even automobile company have joined the metaverse. So, and this space is also getting more attention. So what do you think, what is metaverse and why there is sudden surge in the interest? If you can just begin with, sir. Yeah, well, it's a wonderful question. And, just to get you everybody on the board that metaverse is not a new concept. It is already there since quite some time. And it evolved basically in 1992 after one of the novels which were being written by Neil Stephenson. And that was the start point where he started calling that the Snow Crash as a novel. And thereafter, we saw a movie which came in 2013, that was the Ready Player One. That was the part of the metaverse. And the buzz which we are seeing today, right, it actually started after Facebook changing the name from Facebook to Meta. And thereafter, we are seeing so much of impetus which is happening all across in the metaverse space. So what really is metaverse? Just to put in the right perspective, it's a fusion of physical, augmented and virtual reality, and the public virtual reality world can be accessed by the internet, right? So that's how the things are going to be. The material things in the virtual world are going to be accessed. You'll have the virtual currencies, you'll have virtual characters. It will be recreation of the things which you'll see and how you're going to get into it. So you're going to have, digital avatars, which you can use it to traverse online. And this will be basically identical to your real world, things which are there built on imagination or combination of both, right? And how do you really get into metaverse? So you're going to have virtual reality headsets and the digital avatars, that's you. Who's going to really, allow you to get into the metaverse. And primarily, it's going to be a collaborative virtual world where currency can be used to buy, sell lands, building avatars, identities, paintings, everything which you possibly see, you're going to buy it there. And NFT is one of the currencies which is going to be part of it. So the metaverse is already happening. NFTs, we're already talking of. We are talking of the Web3, which is there. We already seen lots of games like Roblox, which are the games which touts itself as a metaverse corporation. So, and the music's in the metaverse. So that's how the really metaverse is really evolving right now. And we are seeing so much of things happening in the metaverse, and every day we are seeing something or the other, getting wrong in the metaverse. So you can have events, you can have a cafe. We saw a bank opening up its branch in that. We're seeing airlines getting into the metaverse. We're seeing the Space Force coming up. It's a real interesting world what we are seeing today. It's a real interesting world, what we are seeing it today. That's what Colonel Inderjeet Singh has described about the metaverse. So what's your opening remarks on about this segment, which we are, since this segment is about the cybersecurity concerns in the metaverse. So we are trying to understand what is metaverse first so that we can build upon the cybersecurity concerns in this segment. Over to you, Deepika. Certainly. The genesis of cyber attacks is proportional to the number of touch points that any user has. Now, following up to what Dr. Singh mentioned about having the world transcend into
a virtual reality and augmented reality, and essentially transcending into a 3D space with certain 4D elements as well. Fantastic. So it's just now not the, you can say, renditions which are there in 3D, but also 4D elements attached to it, which are related to our 5 senses, that is sight, touch, smell, etc. Now, whenever cyber attacks are concerned, the more the touch points, the more convoluted the attack scenario. Exactly. And to be very honest, we are at a very nascent stage where even real life cyber crimes are concerned. So I think we are at an embryonic stage, rather a pre-embryonic stage, and it will not be an overstatement too, whenever it comes to the cybersecurity concerns. The main thing is with respect to the regulators and the lawmakers who are setting the guidelines, because if cyber attacks come, the lawmakers make an important role. They too have still not understood the concept. There's a lot of myths, and the myths are being driven by commercial companies who are looking to take the advantage of the buzz that has been generated to increase their valuations. So I think we have a long way to go, not only in understanding, comprehending, but also analyzing the potential threats when it comes to metaverse. So since we are talking about, sir, we are talking about cybersecurity concerns. So we'll start with our first segment. And my next question to you is, along with the extensive growth opportunities, the metaverse comes with a legitimate concern about privacy. That's what Deepika has also highlighted. And data security, which is actually a big concern as of now. So as everything is built virtually in the metaverse, you have beautifully described in your opening remarks, cyber criminals have plenty of options to hack the data and misuse it for their personal gains. So how do you want to explain this situation, sir? So, if you look at the overall metaverse and how the cyber crimes are going to happen, and we're already seeing rape happening in cyber metaverse, we are already seeing the other type of crimes which are happening, bullying which is happening, frauds which are happening, fake NFTs which are getting onto metaverse. So those are the kind of things which are very important, which we need to really see it. And whatever the real life crimes are, they're all going to be there. In addition to that, the metaverse really raises concern about the 3 things, right? And I'll say that the concept of 3 M's, that's about monitoring users, you're manipulating the users, and you're going to be monetizing users. And how you're really going to do all that part of it. So you've already seen so much of things happening on the social media where, your data is being taken by all the biggies which are there, and they're earning $1 trillion onto that. So similarly in the case of metaverse, because you're getting on to the metaverse with the AR, VR and the headset and the haptic, sensors which are going to be there. So in a metaverse, they can practically track what you do, where you look, what are you gazing at, track your gait, track your posture. They can monitor your facial expressions. They can have your vocal inflections which are there. Also, they can get onto your heart rate, your respiration rate, your pupil dilation. So all those kind of things. Now, if somebody gets control of it, he's going to really, monitor you, and he can get all the details of your life, your experience, what you do, what you feel, everything of that nature. So monitoring is a major concern. Thereafter, monetizing part of it, like we already seeing in the case of the social media, we are more of a product for sale to the advertisers rather than a customer. Similarly, in the case of metaverse, our data is going to be sold unless and until we have the right kind of privacy, right kind of policies, right kind of regulations which are going to be there with us. So these are the kind of challenges what we are going to see. Also, we're going to see the manipulation of your avatars which are going to be there. You can have a deepfake avatar which can be created because they already have your details of your facial expressions altogether. Right. So that's how they can use your facial expression. They can take your details. So real challenge when it comes to the metaverse when it is there. So we're going to see lots of crimes of that nature happening. Okay, and the other aspect which is very important is like there are going to be different metaverses which are going to happen. So transversing from one metaverse to another metaverse is a challenge right now. How are we going to look into that? So those are the kinds of things which are a real point of concern.
So Inderjeet sir has highlighted many concerns and challenges. One of what I've picked up is the concerns over data being sold. So what is your opinion about this, Deepika? To be very honest, in the metaverse, you can multiply the data points just by at least 10 raised to 3 to 10 raised to 4 with respect to what is the kind of data being collected today. And metaverse here is more of an intersection between our offline and online worlds. Rather, where right now only phone data, gallery data, our locations, etc. are being sold. But when we come to the metaverse arena, we are going to see our vitals, the data recorded, by our location trackings, the places that we are visiting, our conversations also. Because when we have certain smart VR headsets, let alone virtual assistants, they are tracking us day in and day out. So it is technically placing a 24/7 mechanical eavesdropping device around yourself. So this is something which is a little hazardous if not treated properly, and is a golden, opportunity for marketing companies who just want to crunch maximum amounts of data. Let's take any example with respect to a health brand that is only looking for people between age groups of 24 to 30 with certain ailments. This kind of data set is giving them the exact digital profile, rather giving them a humanoid version of itself. Fantastic. So this is something that we are, tending towards. And if the users themselves don't understand the repercussions of the privacy parts, if they are lackadaisical and being so romanticized, by the idea of metaverse, and it's actually a privilege for them to being on the metaverse, that's how users are behaving. But we are forgetting the fundamental rule, which earlier experts have also mentioned on the show as well, that if you are not paying for the product, you are the product or service yourself. Fantastic. And this is something that people should not allow them to be commoditized. Should take strict measures. Superb. A very important statement is coming from Deepika about if you are not paying for the product, you are the product yourself. So my next question is to you, Doctor, is another cyber security concern which we are talking about. Unique to metaverse is the preservation of the virtual identity of users. So that's what Deepika has also highlighted. What's your opinion, very quick opinion before we move to our next segment? So practically what is happening is you're giving your biometric data in terms of your fingerprint, you're giving your retina scans, you're giving your voice prints, you're giving your facial geometry, which causes a major privacy concern with the virtual reality headset, what you're putting it. And, the other challenge is the augmented reality, right? And there what we're going to see is how's the person or the company which is having your data or the augmented reality data, how they're collecting it, how they're giving it to the third party, for what purpose are they giving it, what are the encryptions methods which are being followed by them for the same. So these are the kind of challenges which we are going to see with both AR and the VR, right? So these are the real security concerns which are emanating now. So this brings us to our second segment, how to handle metaverse cybersecurity concerns, wherein both the guests will answer many questions on. So my next question to Deepika is, should all metaverse platform, first of all, what is according to you, is India prepared for this metaverse leap? And how well it is placed to take advantage of this billion-dollar opportunity since we are talking about, but there are a lot of speed breakers ahead. If you can just highlight that. Certainly. The idea of metaverse right now in India is very gimmicky. It is being used in 3D holograms. Our politicians also have used that in some aspect or the other. But right now, India is stabilizing itself in 2D crimes, if I may use the word right now. But we have a long way to go to assimilate what type of crimes may happen in the metaverse, let alone prepare the SOP for the same. In essentially, right now, compared to the other countries, and we've analyzed the same, the Indian privacy data laws, the PDP bills, the amendments to the IT rules with respect to the intermediaries have just come up. That is to last year. I'm referring to the intermediary guidelines. And here also the intermediaries have a major role to play. But unless and until the government scenario and the other machinery resolves those metrics so that they'll be able to gain rightful redemption from these intermediaries, it'll be very difficult for us and especially consumers to register their complaints. More often than not, whenever we go towards the judiciary side, let alone the law enforcement side,
corroboration of evidence will become a major problem. Because again, fabrication of evidence comes into the picture, thus leaving us to, sort of a situation where which of the evidences are true is very hard to point. And the perpetrators definitely, since they are more advanced, they will be looking to, outsmart this entire initiative. So I mean, it's a fantastic statement which is coming in from Deepika, doctor, is about the evidence, something about the evidence she has highlighted about. So according to you, should all the metaverse platform adopt a zero trust policy and trust nothing, validate everything? Or it requires a solid framework for the preservation of data, since we are talking about a lot of concerns in this segment, and we are here to highlight how to resolve this metaverse cybersecurity concern. What is your opinion on this? So it's very relevant, and the regulations will play a major role when it comes to investigating a particular case. We are also trying to talk of something like a meta cops in future, because that's how you have the cyber cops, which we really talk of, and preserving the data. That's a major function which is going to be there by the companies holding the metaverse, and then you have to have the governance around that, where you're going to have the regulators which will regulate what are the metaverses which are going to come up, what are the kind of digital forensics which can be carried out, what are the kind of governance issues which are there. So net, they have to have a regulation which is very strong. Privacy bill, which we're already looking in for India from the cyber perspective, will have to relook the complete privacy bill from a metaverse perspective, because when we look at the metaverse, it's a totally different ball game from what we are seeing today, right? Then is the identity related things which are there, and there it comes up with how you're going to have the different identity management which are going to be handled by the metaverse companies, your data management issues which are going to be there, data tampering issues which I earlier brought it out, your privacy enhancement which is going to be there. So these are the kind of challenges what we are going to see, and we have to really overcome. And very rightly said that we are still in a very nascent stage of the metaverse. Fantastic. And the technology stack which actually forms a metaverse are evolving. Sure. Right? Like we talk about the Web3 and the blockchain, or we talk about the robotics, AR, VR. We are trying to work on all the stack parameters which are there, the framework which is going to come up. So once the stack is formalized, because that again is a challenge when it comes to the metaverse. So those are the kind of things which we are looking at. And the security, of course, becomes a major part of the metaverse while the framework is being drafted. Because most of the technologies, when they come, the security or the cyber security is look at the last component of any framework. But here, I think it's going to be the most important factor, and that's how most of the discussions are really coming up. So, in order to solve these challenges, do you think that the inclusion of artificial intelligence and machine learning can improve the efficiency of the cybersecurity space, which is under a broader concern? So, whenever we are coming to the predictive policing component of it, which slowly and steadily is also being impacted and adopted in India. Artificial intelligence, virtual reality will play a very important role in order for data crunching, analyzing patterns, and analyzing the crime belts that are existing here. Crime belts, when I say this word, it includes the modus operandi, it includes the people who are involved into it and their tendencies, plus their background. So this will not only help us stay ahead of the curve, but also help us adopt a strategy which is known as red teaming, that is, simulating a crime before it happens, in order to prevent and maintain the defense mechanism to defend yourself against the crime. So this is something that if we adopt it in a very genuine manner by the experts who know and can design such a framework, and not just rubber stamps just for the sake of it, we will be in a very good position to align the forecasting solutions. So since Deepika, Dr. Deepika mentioned about a few minutes back, she mentioned about some AR, VR headsets. So actually, this is the cause of many hacks as well. So how do you suggest our viewers how to prevent such kind of frauds and how to stay away from this? Yeah, what happens really, there are lots of security risks when you are having the haptic sensor and when you're putting that head-mounted device.
And if you distinctly work it out, the threats which are related to the augmented reality, they are quite prominent, and they actually pertain to the privacy of the user. And like I brought it out, these are the security risks which are kind of the user privacy if a hacker compromises AR device itself, right? And that's all possible today. How will the augmented reality firm use and safeguard the data collected from the user? So that's another question which always arises. And where do the businesses store the augmented reality data, right? What are the kind of places, how it is being stored, what are the encryptions methodologies which are being followed, and do the companies share the augmented reality data with the third parties, and for what purpose, right? Whether it's being commoditized or it's being sold to somebody else for some other reason. Now, the AR was one component, but the virtual reality at the same time also poses a similar kind of security risks which are there. And, these are the privacy issues in the metaverse, but then you have to understand that you are a vulnerable target in the metaverse. And your iris, your fingerprints, your scans, your voice, your facial geometry, your eye dilation, everything is a risk in a virtual reality, and it really raises privacy concerns altogether. And also, it can lead to the ransomware attack. It can lead to identity theft. It can lead to other kind of credential thefts. So these are the kind of thefts which can happen. These are the kind of cyber crimes which can happen because of the augmented reality and the virtual reality, which are the key components of metaverse. So we'll take a small break, and when we return back, we'll talk about privacy issues, identity theft, and flash impersonation with both the guests. Thank you so much, and stay tuned on Crypto TV. एक NFT जो DeFi प्लेटफॉर्म है, उस पर हमने ब्लू चिप NFTs को लिक्विडेशन की तरफ बढ़ते हुए देखा है। हमारे साथ मौजूद है ब्लॉक टिकट्स के फाउंडर निशांत चंद्रा। हाउ सक्सेसफुल इज एक्चुअली DeFi इन द NFT सेक्टर? 25th August, OpenSea में भी और LooksRare में भी NFT ट्रेडिंग वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं वो 90% क्रैश हो गई। Hello and welcome to Crypto TV. This is Manoj Dara, and we are talking about privacy issues, identity thefts in metaverse. So my next question to Deepika, to you is, in addition to the conventional threats like phishing, social engineering, ransomware and malware attacks, some cyber threats are specific to the metaverse. It's no surprise that cyber criminals are gravitating towards the Web3 space. That's what the main intention is. So identity theft is another critical threat we have already discussed in the metaverse, and sophisticated attackers can be mounting to impersonate unsuspecting users, which then can be used to undertaking transactions on the user's behalf, which is actually a big concern as of now. So how would you like to explain this situation for our viewers? Certainly. What is happening currently in the 2D world, if we may establish an analogy there is, a lot of data sets are being bound to gain the trust of the user by conducting certain social engineering exercises and helping them believe that we are the people talking from the source that is trying to contact. Now, when we transcend to the 3D world even further, where users are a little aware of how to even identify the intermediary, certain blue ticks or certain verification marks are just a passe. They are age-old right now. We need to set up certain mechanisms in place where multiple checkpoints are dynamic in nature. And rather than the vendor or the contractor verifying the users, it should also be the other way around.
The user should have the opportunity to verify the authenticity from where the source is coming. When we come to the 2D world, so I'll be shifting into both, to establish the analogy here. The veracity and the vitality of the information, because it is coming from multiple sources, is very, very difficult to comprehend. So we need to establish certain practices in place so that impersonations, data points, identity thefts, or certain identity access management systems don't have any loopholes that can, affect users in a negative manner. And more often than not, and this is something that through investigation of around more than 1,800 cases that our team has developed, air gapping or digital air gapping is a very important factor. Because if you break the link between your digital profile, your personal data, as well as your vital data, this is something that is going to go a very long way in safeguard. Cyber attacks are very linked. They are connecting the dots between point A to point B. If we break the connection between point A to point B, the public and the private profile, the professional and the personal profile, then I think it'll be difficult for the hackers to circumvent the same. So that's my number one giveaway to address this. So doctor, in a follow-up question to what Deepika has already mentioned about is, apart from the financial crimes, digital harassments through stolen identity is also possible, since you spoke about an incident that happened on a social networking site. Yeah, sure. Like what Deepika brought about the credential thefts, anybody can access your network credentials and can easily assume an identity in the metaverse. That's a very important point. And, they can compromise your network credentials of users through wearable gadgets itself. Like we have been talking about the AR, VR. So if somebody hacks into it, so you have real problem. And then you can have your financial and the personal information, which can be compromised. And it can be used for anything for that matter, which is possible. And when it comes to identity theft, you are really a vulnerable target for identity theft in the metaverse as well, right? And the VR headset, what we are wearing, is anybody can gain access to the motion tracking data. Exactly. Your sensors, you can create digital duplicates by leveraging your motion tracking data. So those are the kind of challenges which are going to always evolve as we go along, in the metaverse, as regards your credential and the identity theft are concerned. So Deepika, we move to our next segment, which we are going to talk about NFT frauds and regulations on. So users are trading NFTs without enrolling in metaverse platform. That is actually the case study which we have got for you. And we want you to explain the situation for us to turn on profits. So risk including aggressive market manipulations, rug pulls, and honeypots are what all stakeholders should be cautious of, and how you can explain this situation that is actually going on in the metaverse as far as the NFT segment is concerned. I would like to headline this segment by talking about one example of a purported event which is being organized. It is known as the Hyperverse. A lot of campaigns were made, a number of people were invited, etc. The entire gimmick as a physical concert or an event is held, the same process was used in that. The reason I'm saying purported, because that event actually never happened. Nobody went to that event, it was never organized. At least in the tangible world, we have certain tangibility to test with. Metaverse takes us away from this. So this is the era that we are entering into, and that's why the veracity or identifying the checkpoints become very, very helpful. You are seeing plagiarism cases right now, even in the 2D world, the physical world where, songs or crafts or graphics are being plagiarized, let alone in the metaverse where there are multiple sources claiming that they are the originators of that particular NFT. And again, people should not go in a herd mentality that because so-and-so is buying it, because there are certain buzzes that are being generated that a person just named one particular GIF as a particular industry and end up getting bought. These are stories that people should understand that are planted to increase the gravitas in that particular scenario. And Sure. Not everything that you see on the internet is true. So again, we were talking about the zero trust policy. I would say
up that with not only a zero trust or a proper validation part, but question everything and prove your distrust only when you are not, happy with what you are being offered. Because this is something that once the consumer understands the responsibility that they have on it, they will stop relying completely on the intermediaries for this. So fantastic. So my next question to you is, digital art galleries are on the rise. But there is a risk of great digital NFT art heist looming in the metaverse. So if there is any such example, if you can just highlight for our viewers. And there's so many thefts which are happening, taking the NFT along. There are fake NFTs which are already there. And people who are buying NFT, they really don't know where the NFT is being stored, whether really they own the NFT altogether. And one of the case of the NFT thefts which were there that happened in February 2022, right, where there were almost 1.7 million worth of NFTs which are being siphoned off from one of the largest, NFT marketplace, that's OpenSea, and it really caused quite a havoc and a lot of noise about it. And we are seeing so much of scams related to NFT, and like I brought in the fake NFTs. And the major part is people really don't know where the NFT is stored today. Even if I buy an NFT, where is the NFT location, right? He paid for it, but then whether it's being sold or resold or whether NFT existed at all, right? So that is how we are seeing so much of NFT thefts, in fact. And more so, if you have an NFT, the exchanges itself are so vulnerable. All right. So Deepika, my next question to you is, since we are talking about metaverse and the crimes related to it, so one of the biggest problem in the original art world is that it's becoming the lead way to launder money, and the NFT world is following suit. So if you can just give us some examples, if you can just explain the situation with some examples. So right now, the fad of Hollywood, Bollywood celebrities, and they actually auctioning some of their NFTs was actually in trend. And people always have had a craze, for being associated with certain celebrities. I'm not only talking about entertainment industry, but also scientists. Sure. There were reported facts of late Stephen Hawking sir's, the wheelchair parts which were there. Those were trying to be auctioned. And such kind of things, when they create an exclusive circle around the same, that only people who pass this barometer or parameter are eligible to buy the same. Mhm. They create a very eliticized private market. So you can consider this when, certain stores right now also, especially in the elite cities in the world, don't allow you to come unless you're eligible to come to shop there. Just having money doesn't mean you are having the eligibility. So this was by far the most primest examples, because those people were so, you can say, fanatic fans of Dr. Hawking. But we saw that they did not verify the authenticity of the same and were it the actual parts. And then it was found that the entire wheelchair of Dr. Hawking was already safe in place at one of his hometowns. So this is something that we need to analyze and just see that if they are creating this hype around the same, not fall prey. So doctor, can you just share one example with our viewers? How can you just explain this entire situation of a broader theft, or for that matter, a concern or crime which you have witnessed is, according to you, the biggest thing happened in the metaverse? So, like one of the crimes which is quite talked about, and it was by the Meta itself when they were doing a beta testing of Meta. And there, one of the lady who was doing the testing itself became a victim, right? And she became a victim of groping and rape. And that was one of the start points where it itself, the Meta, which is supposed to be the originator and the most talked about, the creator of the metaverse right now. So that's how the things happened. So like any technology, it's really becoming a big problem. And then of late in the month of April also, we heard about a case of a lady being,
raped by some of the fellows who are there in the metaverse itself. And really, it's a really point of concern where your avatar can be molested or it can be raped. And because it's primarily an extension of our lives which are there. And these kind of crimes are very much prominent. So whatever are the real life crimes, we are actually taking them to the metaverse as well. So and since it is a metaverse without boundaries, so we are seeing the crimes like violence, obscenity, harassment, everything getting on to the metaverse as well. All right. So one last question to both the guests is, how important is regulation in this space? Since we're talking about a lot of crimes, a lot of concerns in this sector, what is the role of policymakers and regulators and importance of regulations in this sector? If I may take that question. The roles of the regulators here is to be the sentinel for the common public, as also to be the watchguard for the providers or the contractors who are giving out the metaverse service. Because if either of them is, having certain lack replacements, or they are not being taken very, very seriously, the balance will not be maintained. Sure. And for that, the sentinel here just cannot, sit and be the judge, jury, and the executioner of the scenario, but also needs to be one of the most experienced, expert-based, analysts of the same. So I think the government rather has to move beyond, and I think certain, initiatives are already underway where they can assimilate the experts who've already built this thing, form certain actionable committees and not just committees for minutes of the meeting, and take certain decisions which are actionable for the consumers first, with the mentality of the consumer safety being the king here and not just the commercialization aspect. And also make sure that privacy and security, the lines are not merged. Often the debate is, should users' privacy or nation security being given example or, being given certain importance? I think if we find the right balance of both with the rightful cooperation of the intermediaries here, that is something that we will be moving towards a utopian metaverse. Utopian metaverse, that's a word coming in from Dipi. So Doctor, your last closing comments on the regulations. Yeah, very important. And one really has to understand that since metaverse is not going to be controlled by any government, right? And it's a cross-border kind of environment, what we are seeing. It's that every government will have to come on board to come up with some kind of a regulations, like even now what we are seeing for the crypto. Every government is coming up with their own regulations, and then they're trying to, come up with some thought process which are in sync with each other. Similarly, in the case of metaverse, we'll have to think of those kind of things, because it's not only the crime what we are talking of, it's the economy, because NFTs are the ones which are being transacted. That's a real hard money. And those kind of things, when it comes to money with crime, trans-border, the regulations have to be really very stringent, very thoughtful, and they have to really think of how we have to monitor the complete metaverse. And most importantly, which we have to see is we have to work on the digital forensics as well, because whenever the metaverse comes up, how do we really investigate a case when it happens? Right now, we talk to the cyber cops, like I was just bringing it out, trying to solve your cybercrime cases. The metaverse has got its own challenges of, technology-wise, processes-wise, the attack technique-wise, the privacy issue-wise. So those kind of things we really need to skill ourselves before the regulations come in, right? And then practically the meta cops, the meta laws which we talk of, even the laws have to be aligned to the metaverse crimes which are going to be there. So those kind of things which we'll have to really align ourselves to the metaverse in few years from now. Fantastic. So to conclude, the metaverse cybersecurity concerns are critical in the wake of rapidly evolving things. That's what both the guests have highlighted. So these issues need to be addressed with utmost sincerity and earnestness.
So as the entire concept of metaverse evolves around the digital space, data concerns, data securities, thefts, its growing prospect is future will depend upon the data protection companies are able to extend to users, and that government will be responsible for the regulations on this. Thank you so much, Deepika, for being a part of this interaction and sharing your knowledge with our viewers. Doctor, thank you so much for being a part of this interaction. You spoke really well about all the aspects about the metaverse and the cybersecurity concern. Thank you to both the guests. Thank you. Thank you for watching this special show on Digitally Unplugged. This is Manoj Dara signing off, but keep watching Crypto TV for more such interesting updates. Thank you. आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन गेम्स के बारे में। ब्लॉकचेन गेम्स में क्या रिस्क्स इन्वॉल्व्ड हैं, व्हाट आर द टॉप ब्लॉकचेन गेम्स एंड मच मोर। ब्लॉकचेन गेम्स डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल यूज करते हैं ताकि यूजर्स अपने गेम डेटा को ओन कर सके और दूसरे ब्लॉकचेन गेम्स में उसे यूज भी कर सके। है ना इंटरेस्टिंग? नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के खास प्रोग्राम क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से केरल में हुए एक क्रिप्टो स्कैम में लोगों के 1200 करोड़ रुपए डूब गए। पुलिस ने स्कैमर्स को तो पकड़ लिया, ईडी ने उनकी प्रॉपर्टी भी सीज कर ली। कार्रवाई तो चलती रहेगी, पर बेचारे इनोसेंट इन्वेस्टर्स का पैसा तो आखिरकार फंस गया। तो दोस्तों, आपको कभी क्रिप्टो वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करके पछताना न पड़े, इसलिए आज मैं आपको 3 तरह के कॉमन क्रिप्टो स्कैम्स के बारे में बताऊंगा, और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि इन शातिर क्रिप्टो स्कैमर्स के पंजे से कैसे बचा जाए। दोस्तों, एक समय था जब डाकू घोड़े पे बैठकर बंदूक लेकर गांव लूटने आते थे, लेकिन आज के जमाने में ऐसे डिजिटल डाकू है जो अपने घर में बैठे बैठे कुछ कंप्यूटर कोड के माध्यम से करोड़ों खरबों रुपए की चोरी कर रहे हैं। इस इश्यू को लाइटली मत लीजिएगा। इस तरह के टेक सेवी डिजिटल डाकुओं ने 2020 में 780 करोड़ डॉलर चुराए हैं, और 2021 में इन्होंने छोटी मोटी नहीं बल्कि पूरे 1400 करोड़ डॉलर्स की चोरी की थी, यानी एक साल में 79% की बढ़ोतरी। इतनी तरक्की अगर चोर करने लगे तो कैसे चलेगा। इस तरह की धोखाधड़ी गतिविधियों पर नजर रखने वाली इजराइल की सॉफ्टवेयर एंड साइबर सिक्योरिटी कंपनी चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज ने वार्निंग दी है कि 2022 में यह आंकड़ा और भी ऊपर जाने की संभावना है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि शातिर क्रिप्टो स्कैमर्स भोले भाले क्रिप्टो कंज्यूमर्स के टेक्नोलॉजिकल ज्ञान की कमी का फायदा उठाकर अपनी जेब भर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल करेंसी के फाइनेंशियल स्कैम्स में आपका पैसा इंश्योर्ड होता है, घोटाला हुआ तो भी पैसे वापस मिलने की चांसेस भी होते हैं, लेकिन क्रिप्टो वर्ल्ड में एक बार आपका पैसा फंस गया तो बीते हुए वक्त की तरह वो पैसा वापस नहीं आएगा। ऐसे कई कॉमन स्कीम्स है जिसके जरिए हैकर्स लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। कुछ हैकर्स हिडन कंप्यूटर कोड्स के साथ पहले अपनी क्रिप्टो करेंसी इशू करते हैं, जिसके थ्रू एक बार पैसा अंदर आ गया तो स्कैमर्स करेंसी को ही बेकार कर देते हैं। कुछ हैकर्स क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स की वल्नरेबिलिटीज को ढूंढ के उसका फायदा उठाकर फंड्स की चोरी करते हैं। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं वो कौन सी 3 क्रिप्टो स्कैम्स है जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी भर की कमाई को कुछ क्लिक्स के साथ ये स्कैमर्स चुटकी भर में उड़ा ले जाते हैं। जिनमें से पहला क्रिप्टो स्कैम है न्यू क्रिप्टो करेंसीज विद हिडन फीस, मतलब नई क्रिप्टो करेंसी जो छिपी हुई फीस के साथ होती है। जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, वैसे इस तरह के फ्रॉड में स्कैमर्स फाइन प्रिंट का यूज करके नए क्रिप्टो कंज्यूमर्स को फंसाते हैं। इथेरियम प्लेटफॉर्म की सक्सेस के बाद इन दिनों कई क्रिप्टो करेंसीज को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में से लिंक किया जा सकता है। हैकर्स हिडन टर्म्स और कंडीशंस के क्लॉज वाली क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि इस टोकन की रीसेल वैल्यू का बड़ा हिस्सा टोकन इन्वेंटर को फीस के रूप में मिलेगा। उदाहरण के लिए देखा जाए तो मेटामून मार्स नाम के कॉइन ने लॉन्च होने के तुरंत ही बाद उसकी फीस बदलकर 99% कर दी थी। मतलब अगर आपने 1 रुपए का टोकन 1000 रुपए में बेचा
तो वो 999 रुपए के प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा स्कैमर्स ले जाएंगे और आपको मिलेगा ठेंगा। ज्यादातर लोग लंबे चौड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की हर एक लाइन को क्लोजली पढ़े बिना ही इन्वेस्ट करते हैं और फंस जाते हैं। इसलिए ऐसे स्कैम से बचने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल को बारीकी से पढ़े और नए टोकन में इन्वेस्ट करने से पहले $1 या ₹1 जैसे छोटे अमाउंट से टोकन को खरीदकर जल्दी उसे बेच दे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्या इस टोकन में कुछ हिडन फीस प्रोग्राम की गई है या नहीं। तो दोस्तों, अगर बात करें दूसरे कॉमन क्रिप्टो स्कैम्स के बारे में, तो वो है न्यू क्रिप्टो करेंसीज यू कांट रीसेल। मतलब ये ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो गले में हड्डी की तरह फंस जाती है। ये डिजिटल खोटे कॉइन्स है जिसे आप एक बार खरीदकर फिर बेच नहीं सकते। इस तरह के स्कैम में हैकर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज लिखते हैं जिसके मुताबिक उनकी नई क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के बाद बेचा नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, इस हिडन क्लॉज से हैकर को नए टोकन की कीमत का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। स्कैमर्स लगातार बढ़ती कीमतों पर खुद टोकन खरीदकर इसे इतना हाइप कर देते हैं कि ये नई क्रिप्टो करेंसीज कई वेबसाइट्स पर एज अ बिगेस्ट डेली परसेंटेज गेनर लिस्ट हो जाती है। फाइन प्रिंट पढ़े बिना इन्वेस्टर्स को लगता है वो बहती गंगा में हाथ धोकर प्रॉफिट कमा लेंगे, पर उल्टा इसमें बेचारे इन्वेस्टर्स के हाथ जल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, फेमस साउथ कोरियन नेटफ्लिक्स सीरीज स्क्विड गेम से इंस्पायर्ड स्क्विड गेम नाम की बोगस क्रिप्टो करेंसी अक्टूबर 2020 के पिछले 2 हफ्तों में coinmarketcap.com जैसी साइट्स पर सबसे बड़े डेली गेनर्स के रूप में लिस्ट होने लगी। क्योंकि इसे बेचा नहीं जा सकता था, तो इसकी प्राइस बल्कि नीचे ही नहीं गिरी और जब तक ये घोटाला 1 नवंबर को सामने आया तो इसकी वैल्यू 230,000% तक बढ़ चुकी थी और स्कैमर्स दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर रफू चक्कर हो गए। इस तरह के घोटाले से बचाव का एक सरल तरीका है। सबसे पहले तो न्यूली लॉन्च क्रिप्टो करेंसीज द्वारा क्रिएटेड टॉप गेनर्स और टॉप मूवर्स के हाइप से दूर रहे और न्यू लॉन्च क्रिप्टो करेंसीज के बजाय टॉप 50 या 100 डिजिटल करेंसीज में इन्वेस्ट करके नॉन क्वांटिटीज में ही डील करें। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे बड़े स्कैम के बारे में, जिसका नाम है NFTs विद हिडन कोड। ये ऐसे NFTs है जिसमें स्कैमर्स कुछ हिडन कोड्स के जरिए कंज्यूमर को चूना लगाते हैं। अगर अनटेस्टेड क्रिप्टो करेंसी खरीदना रिस्की है, तो उससे भी ज्यादा रिस्की नए नॉन फंजिबल टोकन्स की शॉपिंग करना है। पॉपुलर डिजिटल आर्ट की NFT को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड यूजर्स को अपनी कुछ होल्डिंग्स को कॉइनबेस जैसे एक्सचेंज वेबसाइट से ओपनसी जैसे मार्केट प्लेसेस में मूव करना पड़ता है। इन मार्केट प्लेसेस की साइबर सिक्योरिटी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जितनी स्ट्रांग नहीं होती और इसकी वजह से हैकर्स इन मार्केट प्लेसेस की वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाते हैं। फॉर एग्जांपल, सितंबर 2020 में ओपनसी के यूजर्स ने ट्वीट करके कंप्लेंट की थी कि अचानक उसके डिजिटल वॉलेट की सारी होल्डिंग्स गायब हो गई है। जांच करने पर पता चला कि कोई हैकर मैलिशियस हिडन कोड वाली NFT बेच रहा था। जैसे यूजर्स उस NFT पर क्लिक करते हैं तो वो कोड किसी फ्री गिफ्ट के रूप में यूजर्स को मिलता है। दोस्तों, फ्री गिफ्ट किसे अच्छी नहीं लगती। जैसे यूजर्स उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो वो कोड तुरंत ही यूजर्स के बैलेंस को साफ कर देता है। चेक पॉइंट ने जब ओपनसी को इस वल्नरेबिलिटी के बारे में बताया तो कंपनी ने तुरंत ही इस इश्यू को सॉल्व कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इस तरह के स्कैम से बचने का एकमात्र तरीका है कि आप जहां भी क्लिक करें वहां बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आपका एक गलत क्लिक से स्कैमर्स आपकी पूरी क्रिप्टो होल्डिंग साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि अब तक आपने इन स्कैम्स के बारे में जान लिया होगा। हमारा प्रयास यही है कि आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हो रहे सभी स्कैम्स के बारे में अवगत कराएं, ताकि आपका कमाया हुआ एक एक रुपया सुरक्षित रहे। इसी के साथ मैं संदीप कसालकर, आपका क्रिप्टो दोस्त, आपसे विदा लेता हूं। क्रिप्टो क्राइम्स के नए एपिसोड में क्रिप्टो स्कैम्स की न्यू अपडेट के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े रहने के लिए कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal.
Today's coin is next level crazy. It's called Shiba Inu, also known as Sheep. It's a coin based on a dog's image. Oh, that's it. This coin inspired millions of people into it. Yeah, millions of people, thanks to the hype created courtesy tweets of Mr. Elon Musk. Yeah, the guy who launched rockets to the moon. The highlight is one guy risked $8,000 into this coin when it launched and landed up being a billionaire. You know what's even more crazy? The founder of Ethereum is the guy who apparently promoted sheep. Rumors say he even provided liquidity. All this made the price almost head to the moon. But then he also decided to burn 90% of his sheep holdings and give away balance 10% to charity. He took this step because he didn't want to be the locus of power. Another highlight is 20% of sheep is owned by whales. These whales are the heavy wallet holders, also where the large money bags are. So the real question is, will this a meme coin, a coin with a dog's pretty face, and a large community of investors take this to the moon without any utility? Only time will tell, and until then, stay tuned till I bring you more crazy coins with Kunal. जैसे गोल्ड के बाद सिल्वर की चमक और खनक सबसे फेमस है, वैसे ही क्रिप्टो के वर्ल्ड में डिजिटल बिटकॉइन के बाद डिजिटल सिल्वर यानी कि इथीरियम सबसे फेमस है। आज मैं आपको तनिक तनिक करके इथीरियम का एक ऐसा टॉनिक दूंगी कि अगर आपको कोई नींद में भी उठा करके पूछेगा ना कि भाई इथीरियम क्या है, तो आपको उसकी पूरी कुंडली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पता होगी। हे गाइस, मेरा नाम है यशी, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी और आज के इस एपिसोड में हम फन वे में जानेंगे कि आखिर इथीरियम क्या है, इथीरियम की डिजिटल इमली आखिर खट्टी है या मीठी, और थोड़े से समय में ही इथीरियम का पौधा पेड़ कैसे बन गया, जानना है, राइट? अच्छा, 1991 की फेमस मूवी सौदागर में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर्स थे दिलीप कुमार साहब और राजकुमार, और वो थे जंगल के दो शेर, राइट? वैसे ही क्रिप्टो वर्ल्ड में भी दो शेरों का राज चलता है। बिटकॉइन के बारे में हम थोड़ा सा बाद में जानेंगे, आज हम इथीरियम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इथीरियम आखिर है क्या? इथीरियम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, जिसे ईथर या फिर इथीरियम भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिटकॉइन मिस यूनिवर्स है तो इथीरियम मिस वर्ल्ड है, यानी कि दोनों चीजें अपनी जगह जगह इंपॉर्टेंट है, राइट? क्या आप जानते हैं 2015 में लॉन्च होने से लेकर अब तक इथीरियम की प्राइस में अप्रोक्सीमेटली 36,000% का उछाल आया है। अगर स्टॉक मार्केट में हमारा पोर्टफोलियो 20 से 30% बढ़ जाता है तो हमारे पांव जमीन पर रहते ही नहीं है, राइट? एंड नाउ जस्ट इमेजिन 36,000% का रिटर्न कितना होता है बॉस। यार मैं जरा काउंट करने की कोशिश करती हूँ, दिमाग घूमा, मन में लड्डू फूटा। अब आप लोग भी यही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ कि इथीरियम में जाकर के इन्वेस्ट करना चाहिए। रुको जरा, वेट करो, पहले इथीरियम को पूरी तरह समझ तो लो। इथीरियम को सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी समझने की भूल ना करना लल्ला। इथीरियम तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस का एक ग्लोबल ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, राइट? So basically, Ethereum is one of its kind programmable blockchain platform. In fact, Microsoft के executive York Rolls ने ये तक कहा है कि 2023 तक Ethereum network decentralized apps का हब बनने वाला है। वो कौन सा डायलॉग था सिंघम का, जिसमें कहते हैं अजय देवगन, जिसमें है दम वो है फक्त बाजीराव सिंघम। अभी सही बोला ना? खैर, मूविंग ऑन टू इथीरियम प्लेटफॉर्म में भी बहुत दम है बॉस। ये सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की डिजिटल लेजर नहीं है। इथीरियम का विजन है एक न्यू इंटरनेट स्पेस को क्रिएट करना, जहां किसी भी टेक जायंट कंपनी या गवर्नमेंट की एजेंसीज बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। एक ऐसा इंटरनेट जहां आपका प्राइवेट डेटा, इधर आओ,
100% प्राइवेट रहेगा और ये डेटा किसी भी मोनोपोली में भी शामिल नहीं होगा। इतना ही नहीं, इथीरियम पर गेमिंग, एंटरटेनमेंट, ब्राउजिंग, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए डिसेंट्रलाइज्ड एप्स भी क्रिएट किए जाएंगे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डी एप्स भी कहेंगे। इथीरियम यूजर्स डी ऐप यूज करने के लिए थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, यानी कि कुछ फीस चुकानी पड़ेगी। इस फीस को क्रिप्टो वर्ल्ड में गैस भी कहा जाता है। 1 सेकेंड, गैस कहा जाता है? क्या आप जानते हैं वर्ल्ड के 93% डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ट्रांजैक्शंस इथीरियम पे ही एग्जीक्यूट होते हैं? कितने सारे फन फैक्ट्स बताती हूँ मैं आपको। हाँ, वैसे शॉर्ट टाइम में इथीरियम के फेमस होने का मेन रीजन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन सी बला का नाम है? वेल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी बिना थर्ड पार्टी के सिर्फ कंप्यूटर कोड से होने वाले दो पार्टीज के बीच का अग्रीमेंट है। वो क्या कहते थे? अरे मियाँ बीबी है राजी तो क्या करेगा काजी। खैर, मूविंग ऑन टू इथीरियम ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ क्रिप्टो करेंसी की वजह से फ्रॉड का तनिक भी चांस नहीं है, इतू सा भी चांस नहीं है। वैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अग्रीमेंट सेफ भी हो गए हैं और सस्ते भी हो गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का खर्चा जो बच गया है। तो अब जलेबी से लेकर के जेट इंजन तक की ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो ये सब कुछ सेफली आप कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना। मूविंग ऑन टू एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसको सुन करके आपको थोड़ा सा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इथीरियम के क्रिएटर वर्ल्ड के वन ऑफ द यंगेस्ट क्रिप्टो बिलियनेयर हैं? अभी वो सिर्फ 27 इयर्स के हैं। हाँ, और उनका नाम है वितालिक बुत्रिन। मैं जॉब छोड़ के जा रही हूँ। वितालिक बुत्रिन रशिया में पैदा हुए हैं और कनाडा में बड़े हुए हैं। वैसे उनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिसको सुनते ही आपको उनको प्यार से सल्यूट करने का मन जरूर करेगा। 2021 में मिस्टर वितालिक बुत्रिन ने इंडियन क्रिप्टो कोविड रिलीफ में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि खरबों रुपए डोनेट किए थे। एंड टू बी प्रिसाइज, $1.14 बिलियन। मिस्टर वितालिक बुत्रिन इंडिया की ओर से थैंक यू वेरी वेरी मच। जैसे सुपरस्टार आर वेरी ओन थलाइवा रजनीकांत साहब ने रोबोट के बाद अक्षय कुमार के साथ में रोबोट 2.0 फिल्म बनाई थी, वैसे ही इथीरियम 2.0 भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। इथीरियम 2.0 का दूसरा नाम है सेरेनिटी। किसी भी ब्लॉकचेन को 3 फैक्टर्स पर इवैल्यूएट किया जाता है। अभी बताती हूँ आपको किस किस पर। स्केलिंग, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग यानी कि पर सेकंड में कितने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं। सिक्योरिटी मींस कि ये प्लेटफॉर्म कितना हैकिंग और फ्रॉड प्रूफ है। डिसेंट्रलाइजेशन मींस इस प्लेटफॉर्म को कोई एक कंपनी, गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल नहीं ओन करता है। इथीरियम में करंटली स्केलिंग का इशू है। फॉर एग्जाम्पल, वीजा पर सेकंड में 1700 ट्रांजैक्शंस हैंडल करती है। एक बार फिर से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वीजा पर सेकंड में 1700 ट्रांजैक्शंस हैंडल करती है, यानी वीजा की स्केलिंग हुई 1700 TPS, whereas इथीरियम करंटली सिर्फ 15 TPS यानी कि 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड ही हैंडल करती है। आई नो द नंबर इज क्वाइट लो, पर फिकर नॉट, 2022 में जो इथीरियम 2.0 लॉन्च होने वाला है वो पर सेकंड 15,000 ट्रांजैक्शंस हैंडल करेगा। ओह माय गॉड, यानी कि कहां 15 TPS और कहां 15,000 TPS। मतलब इथीरियम 2.0 स्केलिंग में सबको धो डालेगा। इट मींस 2022 में इथीरियम प्लेटफॉर्म तो फुल स्पीड से भागने वाला है और क्रिप्टो वर्ल्ड में तूफान लेकर आने वाला है। ऐसे ही फन फैक्ट्स और जानने हैं, राइट? डू नॉट वरी, मैं हूं ना यहाँ पर। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। दिस इज मी यशस्वी साइनिंग ऑफ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ।
152 एथर यानी करीब 3 करोड़ रुपए, एक ऐसी कीमत जिस पर मुंबई जैसे शहर में आप 3 BHK फ्लैट खरीद सकते हैं। उस कीमत पर बोर्ड एप की सबसे सस्ती NFT बिक रही है, यानी महज एक JPEG जिसे आप राइट क्लिक करे साथ ही कॉपी कर सकते हैं और फ्लॉन्ट कर सकते हैं। बेशक NFTs इरैशनल है, रियल वर्ल्ड में खासकर ऐसे JPEGs को स्काई हाई प्राइस पर खरीदने के पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। बावजूद इसके बोर्ड एप यॉट क्लब की कामयाबी समझ के परे है। महज एक साल में बोर्ड एप ने जैसे लाइटनिंग स्पीड के साथ सक्सेस देखा है, जुप ऐसा सक्सेस जिसे हराना तो दूर, आने वाले समय में कोई छू भी नहीं पाएगा। चलिए बात को गोल गोल नहीं घुमाते हैं और सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि बोर्ड एप ने अनाउंस किया कि वो बहुत जल्द अपना मेटावर्स लॉन्च करेंगे, जिसका नाम होगा अदर साइड। इस अनाउंसमेंट के बाद ही युगा लैब्स ने इथेरियम पर अदर साइड की वर्चुअल लैंड सेल NFTs लॉन्च कर दी। इन NFTs का नाम है अदर डी, जिसे 305 एप कॉइन्स के लिए खरीदा जा सकता था। मतलब दे वर वैल्यूड एट $5,800। इस सेल ने लॉन्च के साथ ही तहलका मचा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेल में 55,000 ब्लॉक्स देखते ही देखते बिक गए। करीब $320 मिलियन की सेल हुई। आई नो इट्स क्रेजी है ना, लेकिन असल ट्विस्ट तो अभी बाकी है। अदर साइड पर लैंड खरीदने के लिए बोर्ड एप फैंस की ऐसी होड़ लगी कि इथेरियम ब्लॉकचेन क्रैश हो गई। ट्रांजैक्शंस इतनी ज्यादा थी कि गैस फीस 2.6 एथर यानी कि $7,000 पर ट्रांजैक्शन पर पहुंच गई। ये तो आप जानते ही हैं कि गैस फीस के लिए जितना ज्यादा बिडिंग फिगर होता है, उतनी ही स्पीड के साथ पहले उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया जाता है। ऐसे में अपनी ट्रांजैक्शन को पहले प्रोसेस करवाने की रेस में लोगों ने हाई से हायर बिडिंग की। एज अ रिजल्ट अदर डीड की गैस फीस का प्राइस 2.6 एथर से 5 एथर पहुंच गया। मतलब लोगों ने $14,000 बतौर गैस फीस पे की, जो कि उनकी NFT की वैल्यू से भी ज्यादा थी। खैर इथेरियम पे मचे कैओस में कई लोगों की ट्रांजैक्शंस फेल हो गई, साथ ही उस पर भरी गई उनकी हाई गैस फीस भी डूब गई। इसके बाद युगा लैब्स ने अपॉलॉजी जारी की और उनकी इस लैंड सेल की वजह से इथेरियम पर हुई गड़बड़ी और हाई गैस फीस के लिए माफी मांगी। इतना ही नहीं, उन्होंने तुरंत फेल ट्रांजैक्शन फीस लौटाना भी शुरू कर दिया। युगा लैब्स ने करीब 640 रिफंड्स किए, जिसमें उन्होंने 90.57 एथर लौटाए, यानी $265,000। और अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 2 करोड़ रुपए। ओह माय गॉड। खैर हैरानी की बात तो ये है कि अब बोर्ड एप अपनी NFTs पॉलीगॉन पर लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं और लोग इसे इथेरियम की खामियां उजागर करने के लिए और पॉलीगॉन को बेहतर साबित करने के लिए युगा लैब्स की चीप पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं। क्योंकि पहले युगा लैब्स का प्लान डच ऑक्शन ऑर्गेनाइज करने का था, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मन बदल लिया और फ्लैट प्राइस पर वर्चुअल लैंड बेचने की अनाउंसमेंट की। और इसके लिए उन्होंने वजह दी कि डच ऑक्शन से NFT बायर्स की डिमांड पूरी नहीं होगी और साथ ही गैस फीस वॉर भी होगा। लेकिन फ्लैट प्राइस रखकर भी तो भयंकर गैस फीस वॉर हुआ ना। एक साल के अंदर पलक झपकते ही BAYC ने अनबिलीवेबल सक्सेस देखा है। 0.08 ETH का फ्लोर प्राइस 131% की जबरदस्त ग्रोथ के साथ देखते ही देखते 152 एथर कब पहुंच गया पता ही नहीं चला। नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज क्रिप्टोपंक्स को युगा लैब्स ने झटके में अक्वायर कर लिया। वेंचर कैपिटल एंडरसन हॉरोविट्ज से मिली $450 मिलियन की फंडिंग के बाद $4 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई और अब मेटावर्स के वर्चुअल लैंड NFT की धमाकेदार सेल के साथ BAYC ने इथेरियम को ही क्रैश कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जो जितनी तेजी से उठता है उतनी ही तेजी से गिरता भी है। यही वजह है कि NFT की दुनिया में ये चर्चा गर्म है कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए युगा मॉडल सस्टेन करेगा। BAYC सिर्फ एक ट्रेंड या फैड तो नहीं जो वक्त के साथ खो जाएगा। जैसे क्रिप्टो किटीज रातों रात गायब हो गई, वैसे ही BAYC भी ओझल हो जाएगा। $4 बिलियन की वैल्यूएशन तो युगा लैब्स को मिल गई, लेकिन क्या वो इसे $8 बिलियन तक ले जा पाएंगे? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त देगा। आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्रिप्टो टीवी। हैव अ ग्रेट डे।
नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के खास प्रोग्राम क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से केरल में हुए एक क्रिप्टो स्कैम में लोगों के 1200 करोड़ रुपए डूब गए। पुलिस ने स्कैमर्स को तो पकड़ लिया, ईडी ने उनकी प्रॉपर्टी भी सीज कर ली। कार्रवाई तो चलती रहेगी, पर बेचारे इनोसेंट इन्वेस्टर्स का पैसा तो आखिरकार फंस गया। तो दोस्तों, आपको कभी क्रिप्टो वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करके पछताना न पड़े, इसलिए आज मैं आपको 3 तरह के कॉमन क्रिप्टो स्कैम्स के बारे में बताऊंगा, और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि इन शातिर क्रिप्टो स्कैमर्स के पंजे से कैसे बचा जाए। दोस्तों, एक समय था जब डाकू घोड़े पे बैठकर बंदूक लेकर गांव लूटने आते थे, लेकिन आज के जमाने में ऐसे डिजिटल डाकू है जो अपने घर में बैठे बैठे कुछ कंप्यूटर कोड के माध्यम से करोड़ों खरबों रुपए की चोरी कर रहे हैं। इस इश्यू को लाइटली मत लीजिएगा। इस तरह के टेक सेवी डिजिटल डाकुओं ने 2020 में 780 करोड़ डॉलर चुराए हैं, और 2021 में इन्होंने छोटी मोटी नहीं बल्कि पूरे 1400 करोड़ डॉलर्स की चोरी की थी, यानी एक साल में 79% की बढ़ोतरी। इतनी तरक्की अगर चोर करने लगे तो कैसे चलेगा। इस तरह की धोखाधड़ी गतिविधियों पर नजर रखने वाली इजराइल की सॉफ्टवेयर एंड साइबर सिक्योरिटी कंपनी चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज ने वार्निंग दी है कि 2022 में यह आंकड़ा और भी ऊपर जाने की संभावना है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि शातिर क्रिप्टो स्कैमर्स भोले भाले क्रिप्टो कंज्यूमर्स के टेक्नोलॉजिकल ज्ञान की कमी का फायदा उठाकर अपनी जेब भर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल करेंसी के फाइनेंशियल स्कैम्स में आपका पैसा इंश्योर्ड होता है, घोटाला हुआ तो भी पैसे वापस मिलने की चांसेस भी होते हैं, लेकिन क्रिप्टो वर्ल्ड में एक बार आपका पैसा फंस गया तो बीते हुए वक्त की तरह वो पैसा वापस नहीं आएगा। ऐसे कई कॉमन स्कीम्स है जिसके जरिए हैकर्स लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। कुछ हैकर्स हिडन कंप्यूटर कोड्स के साथ पहले अपनी क्रिप्टो करेंसी इशू करते हैं, जिसके थ्रू एक बार पैसा अंदर आ गया तो स्कैमर्स करेंसी को ही बेकार कर देते हैं। कुछ हैकर्स क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स की वल्नरेबिलिटीज को ढूंढ के उसका फायदा उठाकर फंड्स की चोरी करते हैं। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं वो कौन सी 3 क्रिप्टो स्कैम्स है जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी भर की कमाई को कुछ क्लिक्स के साथ ये स्कैमर्स चुटकी भर में उड़ा ले जाते हैं। जिनमें से पहला क्रिप्टो स्कैम है न्यू क्रिप्टो करेंसीज विद हिडन फीस, मतलब नई क्रिप्टो करेंसी जो छिपी हुई फीस के साथ होती है। जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, वैसे इस तरह के फ्रॉड में स्कैमर्स फाइन प्रिंट का यूज करके नए क्रिप्टो कंज्यूमर्स को फंसाते हैं। इथेरियम प्लेटफॉर्म की सक्सेस के बाद इन दिनों कई क्रिप्टो करेंसीज को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में से लिंक किया जा सकता है। हैकर्स हिडन टर्म्स और कंडीशंस के क्लॉज वाली क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि इस टोकन की रीसेल वैल्यू का बड़ा हिस्सा टोकन इन्वेंटर को फीस के रूप में मिलेगा। उदाहरण के लिए देखा जाए तो मेटामून मार्स नाम के कॉइन ने लॉन्च होने के तुरंत ही बाद उसकी फीस बदलकर 99% कर दी थी। मतलब अगर आपने 1 रुपए का टोकन 1000 रुपए में बेचा तो वो 999 रुपए के प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा स्कैमर्स ले जाएंगे और आपको मिलेगा ठेंगा। ज्यादातर लोग लंबे चौड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की हर एक लाइन को क्लोजली पढ़े बिना ही इन्वेस्ट करते हैं और फंस जाते हैं। इसलिए ऐसे स्कैम से बचने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल को बारीकी से पढ़े और नए टोकन में इन्वेस्ट करने से पहले $1 या ₹1 जैसे छोटे अमाउंट से टोकन को खरीदकर जल्दी उसे बेच दे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्या इस टोकन में कुछ हिडन फीस प्रोग्राम की गई है या नहीं। तो दोस्तों, अगर बात करें दूसरे कॉमन क्रिप्टो स्कैम्स के बारे में, तो वो है न्यू क्रिप्टो करेंसीज यू कांट रीसेल। मतलब ये ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो गले में हड्डी की तरह फंस जाती है। ये डिजिटल खोटे कॉइन्स है जिसे आप एक बार खरीदकर फिर बेच नहीं सकते। इस तरह के स्कैम में हैकर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज लिखते हैं जिसके मुताबिक उनकी नई क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के बाद बेचा नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, इस हिडन क्लॉज से हैकर को नए टोकन की कीमत का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। स्कैमर्स लगातार बढ़ती कीमतों पर खुद टोकन खरीदकर इसे इतना हाइप कर देते हैं कि ये नई क्रिप्टो करेंसीज कई वेबसाइट्स पर एज अ बिगेस्ट डेली परसेंटेज गेनर लिस्ट हो जाती है। फाइन प्रिंट पढ़े बिना इन्वेस्टर्स को लगता है वो बहती गंगा में हाथ धोकर प्रॉफिट कमा लेंगे, पर उल्टा इसमें बेचारे इन्वेस्टर्स के हाथ जल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेमस साउथ कोरियन नेटफ्लिक्स सीरीज स्क्विड गेम से इंस्पायर्ड स्क्विड गेम नाम की बोगस क्रिप्टो करेंसी अक्टूबर 2020 के पिछले 2 हफ्तों में CoinMarketCap.com जैसी साइट्स पर सबसे बड़े डेली गेनर्स के रूप में लिस्ट होने लगी।
क्योंकि इसे बेचा नहीं जा सकता था, तो इसकी प्राइस बल्कि नीचे ही नहीं गिरी और जब तक ये घोटाला 1 नवंबर को सामने आया तो इसकी वैल्यू 230,000% तक बढ़ चुकी थी और स्कैमर्स दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर रफू चक्कर हो गए। इस तरह के घोटाले से बचाव का एक सरल तरीका है। सबसे पहले तो न्यूली लॉन्च क्रिप्टो करेंसीज द्वारा क्रिएटेड टॉप गेनर्स और टॉप मूवर्स के हाइप से दूर रहे और न्यू लॉन्च क्रिप्टो करेंसीज के बजाय टॉप 50 या 100 डिजिटल करेंसीज में इन्वेस्ट करके नॉन क्वांटिटीज में ही डील करें। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे बड़े स्कैम के बारे में जिसका नाम है NFTs विद हिडन कोड। ये ऐसे NFTs है जिसमें स्कैमर्स कुछ हिडन कोड्स के जरिए कंज्यूमर को चूना लगाते हैं। अगर अनटेस्टेड क्रिप्टो करेंसी खरीदना रिस्की है तो उससे भी ज्यादा रिस्की नए नॉन फंजिबल टोकन्स की शॉपिंग करना है। पॉपुलर डिजिटल आर्ट की NFT को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड यूजर्स को अपनी कुछ होल्डिंग्स को कॉइनबेस जैसे एक्सचेंज वेबसाइट से ओपनसी जैसे मार्केट प्लेसेस में मूव करना पड़ता है। इन मार्केट प्लेसेस की साइबर सिक्योरिटी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जितनी स्ट्रांग नहीं होती और इसकी वजह से हैकर्स इन मार्केट प्लेसेस की वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाते हैं। फॉर एग्जांपल सितंबर 2020 में ओपनसी के यूजर्स ने ट्वीट करके कंप्लेंट की थी कि अचानक उसके डिजिटल वॉलेट की सारी होल्डिंग्स गायब हो गई है। जांच करने पर पता चला कि कोई हैकर मैलिशियस हिडन कोड वाली NFT बेच रहा था। जैसे यूजर्स उस NFT पर क्लिक करते हैं तो वो कोड किसी फ्री गिफ्ट के रूप में यूजर्स को मिलता है। दोस्तों फ्री गिफ्ट किसे अच्छी नहीं लगती। जैसे यूजर्स उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो वो कोड तुरंत ही यूजर्स के बैलेंस को साफ कर देता है। चेक पॉइंट ने जब ओपनसी को इस वल्नरेबिलिटी के बारे में बताया तो कंपनी ने तुरंत ही इस इश्यू को सॉल्व कर दिया था। लेकिन दोस्तों इस तरह के स्कैम से बचने का एकमात्र तरीका है कि आप जहां भी क्लिक करें वहां बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आपका एक गलत क्लिक से स्कैमर्स आपकी पूरी क्रिप्टो होल्डिंग साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि अब तक आपने इन स्कैम्स के बारे में जान ही लिया होगा। हमारा प्रयास यही है कि आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हो रहे सभी स्कैम्स के बारे में अवगत कराएं ताकि आपका कमाया हुआ एक एक रुपया सुरक्षित रहे। इसी के साथ मैं संदीप कसालकर आपका क्रिप्टो दोस्त आपसे विदा लेता हूं। क्रिप्टो क्राइम्स के नए एपिसोड में क्रिप्टो स्कैम्स की न्यू अपडेट के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े रहने के लिए कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। आजकल हर तरफ सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की चर्चा है। इसके इर्द गिर्द इतना बज है कि हर कोई भले ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हो या नहीं, इसे डिकोड जरूर करना चाहता है। और बात जब क्रिप्टो करेंसी को समझने की आती है तो हर कोई इसके व्हाइट पेपर को स्टडी करने की सलाह देता है और फिर हर काला अक्षर भैंस बराबर नजर आता है। I mean, it sounds so complicated, इसे समझे तो कैसे? तो चलिए आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये व्हाइट पेपर है क्या भला। दरअसल व्हाइट पेपर किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की एक समरी होती है जिसमें प्रोजेक्ट से जुड़े स्टॉक्स की जानकारी, इसके पीछे की टीम की डिटेल्स जैसे कि उनका विजन, एम,
बैकग्राउंड एक्सेट्रा। इसके साथ ही इन्वेस्टर्स की पूरी डिटेल्स और आगे का पूरा रोड मैप, ये तमाम चीजें मेंशन होती हैं। वेबसाइट और मीडिया अकाउंट बनने के बाद कंपनी के व्हाइट पेपर पर काम किया जाता है। शायद इसीलिए लोग मानते हैं कि व्हाइट पेपर मार्केटिंग पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है, लेकिन असल में सच ये है कि इसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जाता है। ऑल्दो ये पूरी तरह से उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है जिसे आप स्टडी कर रहे हैं कि उनका विजन और पर्पस क्या है, वो इस व्हाइट पेपर में क्या हाईलाइट करना चाहते हैं। खैर, व्हाइट पेपर को बारीकी से समझने के लिए कुछ चीजों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। आइए आपको बताते हैं व्हाइट पेपर कितनी तरह के होते हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बात नंबर ऑफ पेजेस और उनमें मौजूद एलिमेंट्स की। तो ज्यादातर व्हाइट पेपर काफी लंबे होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि वो प्रोजेक्ट ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसे समझाने के लिए इलैबोरेट व्हाइट पेपर की जरूरत है। वहीं कुछ व्हाइट पेपर्स में बहुत सी इमेजेस होती है, तो कुछ में बिल्कुल नहीं। इमेजेस वाले व्हाइट पेपर को अनपैक करने में आमतौर से ज्यादा वक्त लगता है। इतना ही नहीं, व्हाइट पेपर अपने नाम की तरह सिर्फ व्हाइट नहीं होते, बल्कि कई अलग अलग कलर्स में आते हैं व्हाइट पेपर, जैसे कि येलो पेपर्स, जिसमें क्रिप्टो प्रोजेक्ट से जुड़ी टेक्निकल ब्रेकडाउन की जानकारी मौजूद होती है। येलो पेपर्स में मोस्ट पॉपुलर है इथीरियम येलो पेपर, जिसके ऑथर है इथीरियम के को-फाउंडर और पोल्काडॉट फाउंडर गैविन वुड। येलो पेपर्स का सिंपल वर्जन कहलाता है बेज पेपर्स, जिसे कोई भी एवरेज पर्सन बड़ी ही आसानी से समझ सकता है। ऐसे में अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए उसका व्हाइट पेपर स्टडी कर रहे हैं, तो दो चीजों पर खास ध्यान देना जरूरी है। पहला कि इसे किसने लिखा है और दूसरा कब। ऐसे में करेक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ अपडेटेड व्हाइट पेपर को ही रेफर करें। व्हाइट पेपर के फायदों की बात करें तो इसमें कंपनी के पुराने से लेकर नए प्रोजेक्ट के साथ ही मौजूदा मेंबर्स के अलावा एक्स मेंबर्स तक से जुड़ी जानकारी शामिल होती है। इतना ही नहीं, वो पर्टिकुलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट अपने कंपेटिटर से कितना अलग और किस लिहाज से बेहतर है, ये इंफॉर्मेशन तक व्हाइट पेपर की शुरुआत में मेंशन की जाती है। इन तमाम फायदों के बावजूद बेहद कम लोग व्हाइट पेपर को चेक या रेफर करते हैं, और उसकी वजह है हैविंग नो प्रॉपर नॉलेज रिगार्डिंग व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर में मौजूद फुटनोट्स को कभी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें अक्सर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है। और इसीलिए मेरी आपको यही सलाह है कि किसी भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाने से पहले उसके व्हाइट पेपर को स्टडी करना बहुत जरूरी है। जाहिर है पहले आपको शायद इसे समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी हाथ लगेगी। बेशक व्हाइट पेपर किसी भी प्रोजेक्ट का कच्चा चिट्ठा होता है, लेकिन उस पर आंख बंद करके इन्वेस्ट करना भी समझदारी नहीं है, क्योंकि व्हाइट पेपर आफ्टर ऑल एक तरह से अपनी कंपनी या प्रोजेक्ट को गुड लाइट में प्रेजेंट करने की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। जैसे कि लड़के की शादी की बात हो तो सभी उसकी खूबियों के गुणगान करते हैं, खामियां कोई नहीं गिनाता। ये इंफॉर्मेशन हमें ही क्रॉस चेक करनी होती है। उसी तरह किसी भी प्रोजेक्ट के व्हाइट पेपर की इंफॉर्मेशन को दूसरे सोर्सेज के साथ कंपेयर करना बहुत जरूरी है। वैसे अक्सर व्हाइट पेपर को पढ़कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट कितने पानी में है। साथ ही ध्यान दें कि ये व्हाइट पेपर फाइनल है या नहीं, इसमें समय के साथ कितने बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव कैसे और क्यों किए गए हैं। तो भले ही किताबें खोलते ही आपको नींद आ जाती हो, लेकिन अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है तो व्हाइट पेपर को किसी भी कीमत पर इग्नोर मत कीजिएगा। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। मैंने एक स्पॉन्सर्ड एड देखा था अबाउट फाइलकॉइन एंड दैट गॉट मी रियली वेरी क्यूरियस। आखिर फाइलकॉइन है क्या और इसका पर्पस क्या है ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस में? दिमाग की घंटी थोड़ी सी घूमी, राइट? हे गाइस, दिस इज मी यशस्वी आचार्य। आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। ये है इंडिया का पहला 24/7 लाइव स्ट्रीमिंग क्रिप्टो चैनल। सो व्हाट एग्जैक्टली इज फाइलकॉइन? फाइलकॉइन और इसका पर्पस क्या है ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस में?
Filecoin is a decentralized peer-to-peer digital storage marketplace using blockchain technology. It's built on top of interplanetary file system. Oh, बहुत बड़ा word हो गया, right? IPFS भी कह सकते हैं आप इसको. और ये allow करता है users को to rent unused hard disk space and earn FIL tokens in return. यानी कि fill tokens in return. Now let's see how Filecoin aim to shake up the online storage space. Ooh, this is going to be used. Filecoin can offer an appealing alternative to purchasing Amazon S3 storage buckets, Dropbox space, and getting logged into the same cloud storage contracts. ये सारे words काफी familiar sound कर रहे हैं, right? With the right infrastructure, anyone can buy and sell storage on the Filecoin network while setting their own prices and marking their own contracts. Now let's see how this works. Filecoin is a decentralized storage network that lets anyone rent out storage space instead of having to trust only one company with important data. It can be split up and stored on different computers around the world. Filecoin, a cryptocurrency operated file storage network. चलो अब आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ाते हैं. Filecoin कब इंट्रोड्यूस हुआ था और किसने इंट्रोड्यूस किया था? Filecoin was first introduced in 2014 when John Bennett released the white paper, which is a cryptocurrency operated file storage network. The proposal is a blockchain network similar to Bitcoin, but where nodes in the network can store data guaranteed by, यानी कि आप वापस से उसको retrieve कर सकते हैं, यानी कि फिर से store कर सकते हैं. Filecoin is developed by Protocol Labs. Filecoin is sometimes called an incentive layer on top of interplanetary file system, जिसको हम IPFS भी कहते हैं, which means users are incentivized to rent out their storage space by getting paid in FIL tokens. So can you use Filecoin to send Christmas photos to the North Pole? Well, not yet. चलो अब थोड़ी सी और पढ़ाई करते हैं और जानते हैं कि exactly IPFS, जिसे हम interplanetary file system कहते हैं, वो होता क्या है. So basically, IPFS is a peer-to-peer data storage and retrieval protocol that's built using a more decentralized approach. Unlike HTTP या फिर HTTPS, ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो गया, right? एक बार फिर से बताती हूँ. Unlike HTTP और HTTPS, it doesn't rely on centralized servers to store data. Individuals become storage miners with Filecoin. So basically हुआ ये था 2017 ICO में Filecoin ने रेज किए थे approximately $250 million. Filecoin Mainnet was subsequently launched in October 2020. The Filecoin infrastructure's main purpose is to provide a new way for organizations and individuals to store data around the world. ये इतना सा वर्ल्ड है हमारा, हाँ, इसी की बात कर रही हूँ मैं. So basically होता क्या है ना कि when people have free storage available, they can become storage miners who are essentially responsible for storing data on the Filecoin network. Clients pay FIL tokens both to store and retrieve data. वैसे जितना भी आपको समझ में आया होगा, तो ये तो जरूर समझ में आया होगा that is it safe to use? हाँ, आया ना मन में question. So basically, retrieval miners are another class of participants. They facilitate the data retrieval process between clients and storage miners and also receive a small amount of FIL for their services. थोड़ा सा उनका भी फायदा होना चाहिए, right? Filecoin uses end-to-end encryption and storage providers don't have access to description keys. Since it's a distributed system, files are kept safe across the multiple storage locations. देखो जैसे जैसे टाइम बदलता है ना, वैसे वैसे the technique of data storage and access has changed. Over the past few decades, the way that we store access data has changed completely. In business, this has changed from on-site storage, where companies have huge server rooms, to remote data storage warehouses and more diversified cloud storage across the entire world. Currently, most businesses use a combination of all of these. Similarly, consumer data storage has also changed with an increased reliance on cloud storage. अब आप ये सोचे होंगे, what makes Filecoin potentially better than its centralized competitors? Well, it offers a peer-to-peer cloud storage solution for businesses and consumers. Because the same item, यानी कि storage, is offered by different sellers potentially at different prices. यानी कि जितना competition है, उतना price change भी है. The consumer may benefit in the end. फायदा तो वैसे अगर आप कंज्यूमर है आपका ही होने वाला है. While at times you might not have enough storage for all your data. Sometimes you'll have access and you can sell it also. Well, that's the promise of Filecoin. वैसे ये तो हो गई हीरो की बात, पर कंपेटिटर्स की बात अभी बाकी है.
पिक्चर अभी बाकी है। स्टे ट्यून टू क्रिप्टो टीवी। दिस इज मी यशस्वी आचार्य साइनिंग ऑफ। Hello and a very warm welcome to Crypto Weekly Wrap, where we get you latest news and updates from cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। 3.OTV के इस खास शो वीकली रैप में आप सभी का स्वागत। आज देखते हैं वेब3 की इस दुनिया में क्या कुछ खास हुआ है। And let's start with the top story for today. Cryptocurrencies swung between gains and losses during the week, mostly mirroring the moves of global stocks, though occasionally diverging. Bitcoin, however, held steadfastly to $19,000 level during the week as investors viewed the currency as an anti-inflationary proposition. Global governments attempt to cap surging inflation fears of a global recession amid steep rate hikes implemented by various central banks weighed on all asset classes, including on cryptocurrencies. Investors moved to seek shelter in safety of dollar, which pushed the greenback higher during the week, also weighed on cryptocurrencies. The digital currencies, however, witnessed a spurt after Bank of England agreed to buy back government bonds to smoothen out volatility and support the pound, as investors interpreted the move as the initial steps of unwinding tight monetary policy. Overall, cryptocurrencies moved in a narrow range, with the digital market capitalization swinging between $921 billion and briefly testing $1 trillion before slipping back. तो यहाँ संदीप हमने देखा कि डॉलर का जो प्राइस है वो बढ़ गया, और जब भी डॉलर का प्राइस ज़्यादा बढ़ता है तो क्रिप्टो करेंसी को उससे थोड़ा नुकसान ही होता है, क्योंकि ये लोग ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी में फिर इन्वेस्ट नहीं करते। करेक्ट। उसके साथ ही जैसे यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही है। उसके साथ साथ फेड रेट हाइक लगातार होता जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया में भी 50 बेसिस पॉइंट का जो है इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुका है। तो इन सब चीज़ों का जो है ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ रहा है क्रिप्टो करेंसी पे, और जो मार्केट है वो उठ नहीं पा रही है, थोड़ा सा लो है अभी मार्केट। तो अब यही देखा जाएगा कि अगर आगे जाके इन्फ्लेशन काबू में आती है, इन्फ्लेशन कम होती है यूएस में, और साथ में अगर इंटरेस्ट रेट्स अगर कम होते हैं, तब जाकर हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है थोड़ा परफॉर्म करेगी। एब्सोल्युटली, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज को अगर देखा जाए तो शायद इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज में निवेश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स और ये घटनाएं भी जो बढ़ रही है क्रिप्टो करेंसीज में, उसकी वजह से भी शायद पॉसिबल है बिल्कुल इन्फ्लेशन का कारण। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ई नगेट्स नामक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में लगभग 128 मिलियन रुपए का लगभग $1.5 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी को फ्रीज कर दिया है। एजेंसी का आरोप है कि आमिर खान के अन्य लोगों ने पैसा इकट्ठा करके जनता को ठगने के लिए ई नगेट्स नामक एक गेमिंग ऐप लॉन्च किया, लेकिन फिर अलग अलग बहाने से विड्रॉल्स को रोक दिया और अंत में ऐप सर्वर से प्रोफाइल इंफॉर्मेशन सहित सभी डेटा को मिटा दिया। तो रुचि, अगर आप देखा जाए तो ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन जो हुई उसमें ये बात कही गई, जो डमिक अकाउंट एक बनाया गया जिसे वजीर एक्स में बनाया गया, उसके बाद जो क्रिप्टो करेंसीज है वो क्रिप्टो करेंसीज को बाइनांस में ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस तरह से ये लॉन्ड्रिंग की जो एक्टिविटी है ये हुई। जी बिल्कुल। So moving on, Meta, which owns Instagram and Facebook, has allowed US users of both its application to connect their wallets and share their non-fungible tokens. All users in the US also have the ability to cross-post the NFTs that they own across both Facebook and Instagram. तो मेटा ने शुरुआत की है कि अब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम अपने अकाउंट्स के साथ आप जो है क्रिप्टो वॉलेट को अटैच कर सकते हैं, और NFTs जो हैं वो आप पोस्ट कर सकते हैं और उसमें डील कर सकते हैं। इनफैक्ट एक और अच्छी बात यह है कि आप क्रॉस पोस्ट भी कर सकते हैं NFTs को बोथ प्लेटफॉर्म्स पर। तो इसकी जो शुरुआत है, जो टेस्टिंग है, वो इंस्टाग्राम के लिए मई में शुरू हो गई थी और फेसबुक के लिए जून में शुरू हो गई थी, और इसके साथ ही जो है 100 कंट्रीज में अब इंस्टाग्राम पर जो है NFT सपोर्ट वो शुरू हो गया, और उसकी शुरुआत अगस्त में ही हो गई थी। तो इट्स अ वेरी गुड मूव। एग्जैक्टली। NFT प्रोजेक्ट को कहीं पर थोड़ा, क्योंकि NFT अगर बात करें तो NFT क्रिएटिविटी को
हम उससे कंपेयर कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से जो यूजर्स को काफी आसानी होगी आगे जाकर उनके क्रिएटिविटी को सोशल मीडिया होगा जैसे बिल्कुल। इंस्टाग्राम पर प्रमोट करने के आजकल लिए। वैसे भी इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, तो अगर Absolutely. आपने कुछ क्रिएटिव आर्ट बनाया है एनएफटीज के जरिए आप उसे प्रमोट कर सकते हैं और Correct. उसके थ्रू आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड तो पॉजिटिव बहुत अच्छा कदम है। जी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक्सचेंज की दिग्गज कंपनी FTX की यूएस सब्सिडियरी ने बैंकर वॉयजर डिजिटल की एसेट्स को $1.4 बिलियन में खरीदने के लिए बिडिंग वॉर में जीत हासिल की। FTX एक डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट फर्म वेव फाइनेंशियल के खिलाफ बोली लगा रहा था। वॉयजर टोकन यानी VGX घोषणा के बाद बढ़ गया। 4% से अधिक की बढ़त के साथ लगभग 70 US सेंट का कारोबार हुआ। वॉयजर ने अपने कस्टमर्स के FTX US में पॉसिबल ट्रांजिशन का संकेत देते हुए कहा, एक्सचेंज कंपनी के चैप्टर 11 मामलों के समापन के बाद कस्टमर्स को क्रिप्टो करेंसी ट्रेड और स्टोर करने में सक्षम करेगा। तो रुचि इसमें एक मैं एडिशन करना चाहूंगा कि CEO जो है एलेक्स मैशिन्स्की वो रिस्ट्रक्चरिंग एंड इवेंचुअल सेल के लिए उसने रिजाइन किया और ये रिजाइन के बाद अगर देखा जाए तो सेल्सियस नेटवर्क जो है उसके नेटिव टोकन में तेजी आई जी। तो ये भी जैसे FTX को हमेशा हमने देखा, सैम बैंकमैन-फ्राइड हमेशा जो है जैसे जब बेयर मार्केट था, बहुत क्रिप्टो क्रैश हो गई थी क्रिप्टो मार्केट, तब उन्होंने बहुत सी कंपनीज जो हैं जो बैंकरप्ट हो रही है उनको सपोर्ट किया। और अब ये भी एक तरह से अच्छी बात है कि वो वॉयजर डिजिटल को जो है खरीद रहे हैं और उन्होंने सेल्सियस के लिए भी अपनी बिडिंग दी है, लेकिन फिलहाल अभी वो पूरा सेटल नहीं हुआ है कि वो एक्चुअली से खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं। तो ये अनाउंसमेंट ऑफिशियल आना भी बाकी है। एग्जैक्टली। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। Circle, internet financial issuer of the second largest stablecoin USD coin, said it will expand USDC to 5 new blockchains in a bid to strengthen its market position. Circle also disclosed a tool called Cross-Chain Transfer Protocol to bolster USDC transactions between different blockchains. तो ये जो Circle Internet Financial है, इन्होंने अपने जो USDC जो इनका कॉइन है उसे अब अनाउंस किया कि 5 अलग-अलग जो है ब्लॉकचेन्स पर उसको एक्सपैंड करेंगे, ऑब्वियसली अपनी मार्केट पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इन 5 जो ये ब्लॉकचेन्स हैं उनमें से आर्बिट्रम 1, नियर, ऑप्टिमिज्म और पोल्काडॉट का नाम है। और इन पे जो इन चारों पर तो इसी साल के एंड तक जो है आ जाएगा USDC, और उसके साथ साथ कॉस्मोस इकोसिस्टम पर कह रहे हैं कि अगले साल यानी 2023 के शुरुआत में उस पर भी ये जो कॉइन है वो आ जाएगा। इस टूल के बारे में बताना चाहूंगा आपको। क्रॉस चेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसा टूल है जो वन इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम में टेलीपोर्ट करता है और जिससे क्या होता है कैपिटल इफिशिएंसी बढ़ती है और यूजर एक्सपीरियंस जो है वो स्ट्रीमलाइन होने में उसमें मदद मिलती है। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चेन डेटा शो पर मर्ज के बाद से इथेरियम की इशुएंस रेट में 98% की कमी आई है। स्विच के बाद से नेटवर्क की सप्लाई में 7,385.47 ETH की वृद्धि हुई, जबकि 128,422.13 ETH की तुलना में अगर इसने प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मॉडल का उपयोग करना जारी रखा होता। हाल के 24 घंटों में ETH की सप्लाई 0.34% बढ़ी है, जबकि प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल के तहत ये 3.86% रही होगी। तो रुचि कुछ ऑब्जर्वर्स जो है उन्होंने एक तर्क दिया है कि गिरावट का कारण प्रूफ ऑफ स्टेक सिर्फ नहीं है क्योंकि नेटवर्क एक्टिविटी में जैसे हम अगर नेटवर्क एक्टिविटी बढ़ती है तो गैस फीस भी बढ़ती है, नेटवर्क एक्टिविटी कम होती है तो गैस फीस भी कम होती है। तो कारण ये भी है, ये भी एक कारण इसका हो सकता है। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। A hacker has stolen $950,000 in Ether from a cryptocurrency wallet through the same vanity address exploit connected to a last week attack on trading firm Wintermute. On September 25th, a hacker stole 732 Ether and sent it straight to the authorized cryptocurrency blending service Tornado Cash. तो ये जो हैकर ने $750,000 जो उसने चुराए, कहा जा रहा है कि वही वैनिटी एड्रेस जो है उसके थ्रू एक्सप्लॉइट हुआ, जैसे कि हमने बताया कि विंटरम्यूट में भी हुआ था। उससे पहले जनवरी में जिटहब करके एक कंपनी है, उसने भी पहले इतला की थी कि जो है इसी वैनिटी एड्रेस के थ्रू हैक हुआ है। उसके बाद लेकिन ज़्यादा ये मामला जो है रोशनी में तब आया जब DX एग्रीगेटर 1 इंच ने सितंबर 15 को बताया कि इस तरह के वैनिटी एड्रेस के थ्रू जो है एक बड़ा एक्सप्लॉइट हुआ है उनके प्लेटफॉर्म पर भी। तो और इसी के थ्रू हमने देखा कि अभी उसके बाद अच्छा काफ़ी सारे जो है छोटे छोटे जो है एक्सप्लॉइट हमने देखे, हैक्स हमने देखे, जिसपे अगर कुल मिला के देखा जाए तो $3.3 मिलियन का जो है हैक हुआ है ऑन इथेरियम वॉलेट्स, डिफरेंट वॉलेट्स पर कुल मिला के इतना ज़्यादा जो है चोरी किए गए हैं ईथर या अलग क्रिप्टो करेंसीज। इसमें एक वैल्यू एडिशन में करना चाहूंगा कि सर्टिक ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो है, जो सिक्योरिटी कंपनी है, उसने कॉम्प्रोमाइज की गई प्राइवेट कीज के कारण, मतलब उनका जो रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉम्प्रोमाइज की गई प्राइवेट कीज के कारण इस वर्ष $273.9 मिलियन का इसमें नुकसान हुआ है। That's a big amount. तो बढ़ते अगली खबर की ओर। टेराफॉर्म के
को फाउंडर डो कॉन ने अपने 1 मिलियन से ज्यादा ट्विटर फॉलोअर्स को बताया कि उन्होंने अपना नाम इंटरपोल की रेड नोटिस लिस्ट में नहीं देखा है। डो कॉन ने कहा कि वो इंटरपोल रेड नोटिस के बाद छिपने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन अपने सटीक ठिकाने का खुलासा करने से इनकार किया है। अगर मैं आपको बताऊं कि रेड नोटिस जो है उसमें सभी का नाम आना जरूरी नहीं है। तो अगर डोकॉन इस तरह से उनके फॉलोअर्स को बता रहा है तो कहीं पर वो उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो ट्रू है, अगर वो सच्चा है तो सामने आए, सामने आके सामना करे। तो अगर अभी भी क्यों चुप रहा है फिर? बिल्कुल सामने आए, सारे सवालों का जवाब दे, जो भी साउथ कोरियन अथॉरिटीज चार्जेस ले, उन चार्जेस को फेस करे। बिल्कुल Exactly. बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्शन हाउस सोथेबी इज लॉन्चिंग अ फर्स्ट डिजिटल ऑक्शन ऑफ एन इंडियन आर्टिस्ट वर्क along with the marketplace for NFT, Hefty Art, to offer Fury by artist Maqbool Fida Hussain. The collaboration will have both the physical painting created by Hussain in 2000 and an NFT of the work, along with the modern and contemporary South Asian auction next month. तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं कहूँगी ये गर्व की बात है कि सोथेबी जो इतना बड़ा ऑक्शन हाउस है उस पर पहली बार MF हुसैन का जो है आर्ट वर्क वो फिजिटल फॉर्म में आने वाला है। मतलब कि एक तरफ जहां फिजिकल पेंटिंग की ऑक्शन हो रही होगी लंदन में, वहीं सेम टाइम पर ऑनलाइन भी क्रिप्टो करेंसी में इसका ऑक्शन हो रहा होगा और इसका जो प्राइस है वो $120,000 है। एंड MF हुसैन ने ये 2000 में ये आर्ट बनाया था और उसके साथ साथ अब सोथेबी अपनी एक NFT मार्केट प्लेस भी लेकर आ रहा है जिसका नाम है हेफ्टी आर्ट। सो आई थिंक इट्स ऑल अ वेरी गुड मूव इन द NFT स्पेस। एग्जैक्टली। तो अगर मैं कहूँ कि MF हुसैन जी जो है उनका जो काम है उन्होंने जो किया है वो लंदन में एक सर्पेंटाइन गैलरी और V&A म्यूजियम में भी उसको प्रदर्शित किया गया है। बिल्कुल। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये वाज अ वेरी सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। 28 सितंबर को दुबई ने पहले रीजनल मेटावर्स इवेंट को होस्ट किया था। इस इवेंट से $15 ट्रिलियन के वर्ल्ड वाइड मेटावर्स इंडस्ट्री के रोड मैप बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। 28 और 29 सितंबर को हुए इस इवेंट को दुबई फ्यूचर फाउंडेशन यानी DFFF द्वारा होस्ट किया गया था और दुनिया भर के 300 से ज्यादा प्रोफेशनल्स और 40 से ज्यादा कंपनियां इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। इस इवेंट के दौरान UAE की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ने मेटावर्स में स्थित एक नए हेडक्वार्टर्स की घोषणा की थी, जिसमें UAE के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी ने वर्चुअल हेडक्वार्टर्स का लाइव टूर देने से पहले कहा था, यह कॉन्सेप्ट का प्रमाण नहीं है, ये हमारा तीसरा एड्रेस है। इससे जुड़ी एक और खबर भी है रुचि। इस बीच US के सबसे बड़े रिटेलर वॉलमार्ट ने गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स में 2 नए एक्सपीरियंस को लॉन्च करके मेटावर्स में कदम रखा है। ये कदम दिसंबर के अंत में वॉलमार्ट द्वारा 7 ट्रेडमार्क्स फाइल करने के बाद आया है, जिसने मेटावर्स में वर्चुअल गुड्स बनाने और बेचने की उसकी योजना का संकेत दिया है। तो ये मेटावर्स की तरफ बहुत बड़ा कदम हम बोल सकते हैं, जो इस तरह से उसको प्रमोट किया जा रहा है। भविष्य में आगे भी इसमें हमें कुछ एडिशन देखने मिलेंगे। दुबई वैसे भी एक बहुत ही क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री ऑलरेडी है ही, और वो मेटावर्स हब भी बनना चाहता है, क्रिप्टो हब भी बनना चाहता है। वहाँ पे जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो भी बहुत क्रिप्टो फ्रेंडली है। तो इट्स अ वेरी गुड मूव। और साथ ही साथ जैसे हम बात करें मेटावर्स की, यहाँ हमने वॉलमार्ट की बात की, उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो भी मेटावर्स की तरफ जा रही है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड देख रहे हैं कि मेटावर्स का रुख कर रहे हैं। तो मेटावर्स एक्चुअली अब आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा इवॉल्व होगा और बहुत सारे सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल होगा। भारत को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो आज के इस वीकली रैप में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं Web3 वर्ल्ड की बिल्कुल नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर। And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV. Have a great weekend. हमारे साथ आज जुड़े हैं क्विल ऑडिट्स के ग्रोथ एंड पार्टनरशिप मैनेजर मिस्टर पद्मापानी शिवशरण। क्विल ऑडिट्स एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग कंपनी है। हम इस इंडस्ट्री को सिक्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके अंदर जो भी वर्नेबिलिटीज है उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. With the power out now, NFTs and gaming, we present to you Sand.
Okay, yes, sorry, today's coin is Sand. Coming from the land of virtual reality, it is one of the oldest companies in the blockchain's virtual world under the name of Pixowl that allows you to buy, sell and trade digital assets. Can you imagine that? It introduces blockchain to gaming and creates a metaverse where gamers and creators both are involved together to build and earn within the platform. It has attracted support from Atari, Helix and CryptoKitties. The highlight is it has gone up 12,975% in 2 years. The gaming industry is huge and metaverse, which may be the future, which equals to having a platform that revolves around creators and gamers that runs on decentralizations, NFTs and gaming with play to earn. It is in a very sweet spot. But the real question is, with all the partnerships, huge number of supporters and developers, Sand is in the megaverse of metaverses. Will it survive the long-term storm, retaining its gamers and creators on the platform, because Sand is not the only one? Will it slip off the gamer's hand or be the Sandman? Only time will tell. And until then, stay tuned till I bring you more crazy coins with Kunal. Hello and a very warm welcome to 3.0 TV. I am your Web3 host Parvati Nirvan. Crypto TV has rebranded itself as 3.0 TV to provide an all-round update to viewers and bring an understanding of the evolving digital segment, including cryptocurrencies, blockchain projects, metaverse, non-fungible token, cybersecurity and many more. Keep watching 3.0 TV for all things related to Web3 and get up to date with happenings and the transformations of the digital space. Today I have brought you a very interesting update on what to expect from the Ethereum 2.0 merge, which is just around the corner and scheduled to happen very soon. So Ethereum Foundation has addressed some misconceptions and presented clarity from their side around the new merge. The Ethereum Foundation wrote that the merge will not reduce Ethereum gas fees because it is change of consensus mechanism and not an expansion of network capacity. Reports had advised Ethereum users to use layer 2 network solutions for cheaper transactions. The Ethereum Foundation insisted that the transition to the POS network would not result in any downtime for its users. According to the foundation, the merge will be triggered by a set terminal total difficulty. The foundation added that the transactions on Ethereum will not become noticeably faster after the merge. While it considered that some slight changes would occur, the foundation believes that users using the layer 1 network might not notice any difference in its speed. Proof of stake blocks will be produced 10% more frequently than on proof of work. This is a fairly insignificant change and is unlikely to be noticed by users. The foundation also mentioned that staking APR will be roughly 50% and not the 200% being touted by many within the community. So when will staking withdrawals be enabled? Ethereum Foundation said withdrawals will remain locked and illiquid for at least 6 to 12 months following the merge. Staked ETH, staking rewards and newly issued tokens will remain on the Beacon chain until the Shanghai update. The foundation also addressed fears that there could be mass withdrawals from validators once withdrawals are enabled, saying only 6 validators may exit per epoch, which means every 6.4 minutes, so 1350 per day, or only 43,200 ETH per day out of over 10 million ETH staked. Next is running node does not require staking 32 ETH.
Ethereum Foundation said users do not need 32 ETH to run a node on the network. Nodes that can propose blocks on the POS require staked ETH, while the other types of nodes cannot submit blocks. Instead, they serve a critical role in securing the network by holding all block proposers accountable. According to the foundation, it is essential for anyone with the ability to run their nodes as it ensures the network's decentralization. Interesting, isn't it? Now I am excited for the merge. I guess you guys are as well. Well, that's all was in store from the crypto world, an interesting update on Ethereum 2.0 merge. For more updates, interesting stories of the Web3 world, don't forget to like, share, comment and subscribe 3.0 TV on YouTube, Instagram, Facebook, Meta and Twitter. I'm Parvati Nirban signing off for now. Bye-bye and take care and keep watching 3.0 TV. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर, क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज के इस खास शो में मैं आपको ऐसे कुछ क्रिप्टो स्कैम्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो खास करके सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं और आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया में हम सभी लोग 100% जुड़े हुए हैं, पर क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया की ओर बढ़ने वाला हमारा हर एक कदम को स्कैमर्स ट्रैक कर रहे हैं? जी हाँ, इसी बात का खुलासा हम आपके सामने इस शो के माध्यम से करने जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया संपर्क में रहने और नए दोस्त बनाने का एक आसान तरीका बन चुका है। इसे अब एक पावरफुल बिजनेस टूल की तरह भी उपयोग किया जा रहा है, पर दुर्भाग्य से यह अब स्कैमर्स के लिए धोखाधड़ी करने का एक टूल भी बन चुका है। कुछ गलत क्लिकों के परिणाम स्वरूप स्कैमर्स आपके पोर्टफोलियो तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और आपकी हार्ड अर्न मनी को चुरा सकते हैं। स्कैमर्स उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन्हें सोशल मीडिया और ब्लॉकचेन की कम जानकारी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे 6 अलग-अलग क्रिप्टो स्कैम्स के बारे में जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपना जाल बिछा कर रखा है और कैसे धोखेबाज सोशल मीडिया पर लोगों को ठगते हैं। जिनमें से पहला है ई कॉमर्स फ्रॉड। इस तरह के सोशल मीडिया स्कैम में स्कैमर्स ऐसे प्रोडक्ट की पेशकश करने वाले सेलर के रूप में पेश होते हैं जो या तो असल में मौजूद नहीं होते हैं या कई बार खरीदारों को उनके प्रोडक्ट भी नहीं मिलते हैं। वे अक्सर खरीदारों को मेन प्लेटफॉर्म से बाहर फेक वेबसाइट पर ट्रेड करने के लिए कहते हैं, जहां आप ट्रेड करते हैं और फंस जाते हैं और इस वजह से आप उन्हें धोखाधड़ी के लिए रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। इस स्कैम में खरीदारों को नॉन ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड जैसे क्रिप्टो करेंसी, वायर ट्रांसफर या पेपाल, फ्रेंड्स एंड फैमिली इस तरह का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों, वही अगर बात करें दूसरे सोशल मीडिया स्कैम के बारे में तो वो है फिशिंग एंड सिक्योरिटी। इस तरह के स्कैम्स में स्कैमर्स आपके खाते में सिक्योरिटी इश्यूज को क्लेम करने के लिए सोशल मीडिया सिक्योरिटी बॉट्स होने का दिखावा करते हैं। फिर वे आपसे हेल्प के लिंक पर क्लिक करने के लिए कहते हैं जिसे आप रिस्टोर कहते हैं। इसमें जो लिंक होती है उसे क्लिक करते ही आपके डेटा का एक्सेस स्कैमर्स को मिल जाता है। अब तीसरे नंबर पर है मनी मेकिंग स्कीम्स। दोस्तों, इस तरह के स्कैम में स्कैमर्स हाई रिटर्न के साथ इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देते हैं और इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट या फंड ट्रांसफर करने की लागत को कवर करने के लिए पैसे भेजने के लिए कहते हैं। ये घोटाला अक्सर एक पिरामिड स्कीम के रूप में होता है, जहां आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, अब बारी आती है चौथे नंबर की। तो चौथे नंबर पर आता है एडवांस फीस स्कैम। इस तरह के स्कैम में आपको एक प्राइज ऑफर दिया जाता है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए आपको रिफंडेबल फीस को पे करना होता है। दोस्तों, याद रखें, इसमें आपको कभी भी प्राइज या रिफंड नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर बात करें 5वें स्कैम के बारे में, जिसका नाम है गिव अवेज। इस तरह की धोखाधड़ी में स्कैमर्स गिव अवेज को प्रमोट करने के लिए मशहूर हस्तियों की छवियों या वीडियो का उपयोग करते हैं। इसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए क्रिप्टो भेजने की आवश्यकता होती है। बता दें कि उनके लिए ये रास्ता फंड्स कलेक्ट करने और डिसअपियर होने का सबसे आसान तरीका होता है। अब बात करते हैं 6वें, मतलब मैसेज फ्रॉम अ CEO। इस स्कैम के बारे में
तो दोस्तों इस तरह के स्कैम में यदि आपको किसी ऐसी कंपनी का सीईओ होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति का सोशल मीडिया पर मैसेज प्राप्त होता है जिससे आप परिचित भी होते हैं, तो दोस्तों सावधान रहे, यह एक घोटाला है। क्योंकि सीईओ अपना समय सोशल मीडिया पर लोगों को टेक्स्ट करने में नहीं लगाते हैं और ना ही भी आपसे कुछ मांग रहे होते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ सोशल मीडिया में होने वाली स्कैम्स। अब देखते हैं ये सोशल मीडिया स्कैम्स किस तरह से आपसे रूबरू होते हैं और इससे कैसे सतर्क रहा जाए। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज बताने जा रहा हूं जिसे आप कृपया ध्यान से सुनें। नंबर 1, शॉर्टन लिंक्स। दोस्तों ट्विटर को छोड़कर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कभी कभी आपको शॉर्टन लिंक्स मतलब छोटे लिंक प्राप्त होते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि ये शॉर्टन लिंक शेयर करने वाला व्यक्ति आपको ये नहीं दिखाना चाहता कि ये लिंक कौन सी वेबसाइट से बिलोंग करती है। अगर कभी भी आपको ऐसी शॉर्टन लिंक्स मिलती है तो आप एक बार wheregoes.com पर उस लिंक को डालकर जरूर चेक करें। नंबर 2, सोशल मीडिया सपोर्ट। अगर आप मदद के लिए किसी कंपनी से संपर्क करते हैं तो आपको उनकी वेबसाइट के जरिए संपर्क करना होगा, क्योंकि इन इश्यूज को सोशल प्लेटफॉर्म का सबके सामने रिजॉल्व नहीं किया जाता है। यदि आपको कोई ऐसा मैसेज प्राप्त होता है जो सपोर्ट होने का दावा करता है तो आप उसको आंसर देने के बजाय कंपनी से सीधे उनकी वेबसाइट के माध्यम से संपर्क करें। नंबर 3, लिमिटेड टाइम। यदि कोई आपको गिव अवे के लिए तुरंत साइन अप करने के लिए कहता है तो कृपया ये कंफर्म करें कि क्या एक स्कैम प्रोजेक्ट तो नहीं। इस तरह के स्कैम में स्कैमर्स आपको तेजी से काम करने के लिए कहते हैं, इसलिए कई बार आप इस चक्कर में ऐसे स्कीम के रिसर्च भी नहीं कर पाते हैं और आखिरकार ऐसे स्कैम के शिकार हो जाते हैं। नंबर 4, रिसीविंग रैंडम मैसेजेस। यदि कोई आपके पास ऑफर के साथ पहुंचता है या पूछता है कि वे आपकी किसी चीज में कैसे मदद कर सकते हैं तो दोस्तों सतर्क रहे और उनकी प्रोफाइल जरूर जांच लें। देखिए दोस्तों, अगर आपको सोशल मीडिया पर सुरक्षित रहना है तो नॉलेज ही इन सब की इंपॉर्टेंट की है। याद रखिए, यहाँ हर कोई आपको धोखा देने के लिए नहीं होता है, लेकिन जब आप इस तरह के रेड फ्लैग्स देखते हैं या आपको कभी भी हल्का भी डाउट आता है तो आप तुरंत ही सावधान हो जाइए। दोस्तों सोशल मीडिया पर बिजनेस करते वक्त हमेशा सावधानी बरतें, क्योंकि स्कैमर्स के लिए नकली प्रोफाइल, अकाउंट और वेबसाइट सेट करना बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस तरह के क्रिप्टो स्कैम्स और उससे बचने के रास्ते और भी बहुत कुछ लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लोग इश्क में चांद तारे तोड़ने का दावा करते हैं और यहाँ NFT वॉर भी आपको चांद तक तो नहीं लेकिन स्पेस की सैर कराने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, रैपिडली इवॉल्विंग NFT वर्ल्ड में ज्यादा बेहतर और अट्रैक्टिव NFTs रिलीज करने का कंपटीशन अब प्लैनेट छोड़कर स्पेस पहुंच गया है। आई एम श्योर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि बड़े बड़ों को स्पेस पे जाने का मौका नहीं मिलता, तो भला ये NFT कैसे बनेगी टिकट टू स्पेस। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस NFT स्पेस राइड पर। तो सुनिए, एक नहीं बल्कि 3 ऐसे NFT प्रोजेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं स्पेस से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस प्रोजेक्ट के साथ जो ना सिर्फ अपने NFT होल्डर्स को स्पेस में जाने का मौका दे रहा है बल्कि उन्हें एस्ट्रोनॉट बनने का मौका भी दे रहा है। क्या हुआ, होश उड़ गए? यकीन नहीं हो रहा? बात है तो हैरानगी में डालने वाली, लेकिन है 16 आने सच्ची। अपलिफ्ट एरोस्पेस अपने NFT कलेक्टर्स को न्यू शेपर्ड ब्लू ओरिजिन्स सब ऑर्बिटल रॉकेट में सवार होकर स्पेस में ट्रैवल करने का वंस इन अ लाइफ टाइम मौका दे रहा है। 10 मई 2022 को अपलिफ्ट एरोस्पेस ने 10,921 NFT आर्टवर्क की लॉन्च पास NFT कलेक्शन रिलीज की। वैसे दिलचस्प बात है कि मून की सर्कमफ्रेंस पर ही इस NFT कलेक्शन का काउंट रखा गया है। हर कलेक्टर जो इस स्पेशल कलेक्शन में से NFT एक्वायर करता है वो न्यू शेपर्ड पर स्पेस फ्लाई करने की जॉब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा।
वो ना सिर्फ एस्ट्रोनॉट की जॉब अप्लाई कर पाएगा बल्कि स्पेस प्लस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी कर पाएगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। अपलिफ्ट एरोस्पेस टीम एप्लीकेंट्स को इवैल्यूएट करेगी और फिर एक फाइनलिस्ट चुना जाएगा। एक बार स्पेस फ्लाइट के लिए फाइनल एप्लीकेंट सिलेक्ट हो जाए, उसके बाद लॉन्च पास एनएफटीज के सभी 10,921 ओनर्स अपने लॉन्च पास को स्पेस प्लस एनएफटी अवतार के कैरेक्टर स्टारबॉर्न में कन्वर्ट कर पाएंगे। स्पेस प्लस के अपकमिंग मेटावर्स के लिए बनाई गई स्टारबॉर्न प्रोफाइल पिक्चर स्पेस में ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करती है। लॉन्च पास और स्टारबॉर्न एनएफटीज मिलकर स्टारबॉर्न स्पेस प्रोग्राम के लिए मेंबरशिप टोकन की तरह काम करेगी। To access future additional space-related community benefits, contests and products. आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेस प्लस 120 आर्टिस्टिक AR ट्रेट और मल्टीपल बेस कैरेक्टर्स को कंबाइन करके तकरीबन 120 बिलियन यूनिक स्टारबॉर्न ऑप्शंस क्रिएट कर सकता है, जिसमें से 10,921 NFT आर्टवर्क कलेक्शन के लिए सिलेक्ट किए जा चुके हैं। स्पेस प्लस का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है Web3 टेक्नोलॉजीज यूज करके अर्थ और स्पेस के बीच कम्युनिटी कनेक्शंस क्रिएट करना। Starborn collection will provide access to real-life experiences including suborbital and zero-G flights, rocket launch events, professional network and payload space for exhibiting and showcasing items on the International Space Station. तो ये थी पहली स्पेस एनएफटी और अब बात उस एनएफटी की जिसमें झलकता है किसी का रियल लाइफ स्पेस एक्सपीरियंस। हम बात कर रहे हैं रिकॉर्ड सेटिंग फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली की, जिन्होंने स्पेस में बिताए अपने वक्त को एक सुंदर याद में तब्दील कर दिया है। केली, जिसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 2015 और 2016 में 340 दिन बिताए, उन्होंने ड्रीम्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नाम से अपनी पहली एनएफटी लॉन्च की है। वो उम्मीद करते हैं कि ये एनएफटी लोगों को अपने सपने पूरे करने की प्रेरणा देगी, उसी तरह से जिस तरह से टॉम वुल्फ की बुक द राइट स्टफ ने कभी उन्हें इंस्पायर किया था। उनका मानना है कि राइट टाइम पर राइट पर्सन को दी गई राइट इंस्पिरेशन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। कंटेंट क्रिएशन स्टूडियो ऑरेंज स्टूडियो के साथ कोलैबोरेशन में ड्रीम्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड तैयार की गई है, जिसमें केली के स्पेस में काम करते हुए कई पीसेस हैं, जिसमें बैकग्राउंड में री इमेजिन्ड अर्थ भी है। ये पीसेस 12 अप्रैल द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को ऑक्शन किए गए, जो कि कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन के 1961 हिस्टोरिक ऑर्बिटल मिशन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इस एनएफटी को ओपन सी पर ऑक्शन किया गया था और ये ऑक्शन 3 दिनों तक चलने वाली थी, लेकिन इसे इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला कि ये $500,000 की सेल के साथ कुछ ही घंटों में सोल्ड आउट हो गई। इस सेल का बड़ा हिस्सा चैरिटी के तौर पर ग्लोबल एम्पावरमेंट मिशन नाम के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को यूक्रेन की मदद के लिए दिया जाएगा। यूक्रेन का ये मुद्दा केली के दिल के बेहद करीब है और इसीलिए वो यूक्रेन के लिए हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी एनएफटी के एक पीस में अर्थ पर यूक्रेन का झंडा लहराता भी दिखता है। और अब बात तीसरी और काफी हैरत अंगेज स्पेस एनएफटी की। स्टाइलिश लग्जूरियस कार लंबोर्गिनी के बारे में कौन नहीं जानता। शायद ही कोई होगा जो इस कार को ओन नहीं करना चाहता होगा। ये कार कंपनी जो करती है वो सबसे अलग और सबसे यूनिक होता है और अब अपने पहले ही एनएफटी प्रोजेक्ट के साथ लंबोर्गिनी ने हर किसी को हैरान कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने स्पेस मिशन तक को अंजाम दे दिया है। दरअसल लंबोर्गिनी ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर 2020 में एक कार्बन फाइबर पीस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा। दरअसल लंबोर्गिनी इज द लीडर इन यूजिंग कार्बन फाइबर इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इस स्पेस स्टेशन में 7 महीनों तक इस कार्बन फाइबर पीस पर एक्सट्रीम कंडीशंस में कई तरह के टेस्ट किए गए, इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। इस कार्बन फाइबर के लौटने के बाद इस पर एक QR कोड इनग्रेव किया गया। ये कार्बन फाइबर एनएफटी पिक्स का हिस्सा है। लंबोर्गिनी की इस एनएफटी में 5 पिक्चर्स शामिल हैं, जिसे देखकर लगता है कि एक कार अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकलकर स्पेस में एंटर कर रही है और ऐसा करते हुए ये कार एक्सप्लोड हो गई है और इसके पार्ट्स स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं। मजे की बात तो ये है कि हर पिक्चर को देखकर लगता है कि ये एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है, लेकिन असल में इसका पुर्जा रियल है। इस एक पिक्चर को क्रिएट करने के लिए आर्टिस्ट ने रियल कार के 1500 से ज्यादा इंडिविजुअल पार्ट्स को कैप्चर किया है। ऑफनर ने इस पिक्चर्स में नजर आ रहे हर एक छोटे से छोटे पीस को इंडिविजुअली शूट किया है।
और हर पिक्चर का रेजोल्यूशन 600 मिलियन पिक्सेल्स है, यानी आप बारीक से बारीक पीस को जूम करके उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। रेजोल्यूशन इतना बढ़िया है कि आप चाहें तो इंजन पर मेंशन छोटी से छोटी मार्किंग्स पढ़ सकते हैं। इस NFT के ऑक्शन के 5 विनर्स को एक स्पेस की मिलेगी, जिससे वो NFT को एक्सेस कर पाएंगे कार्बन फाइबर पर मौजूद QR कोड को स्कैन करके। भाई वाह, क्या कहने। जिस तरह NFT आसमान का सीना चीर कर स्पेस पहुंच गई है, लगता नहीं है कि NFT महज एक ट्रेंड है। इनफैक्ट इसकी कामयाबी अब आसमान नहीं स्पेस छुएगी। होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। ऐसी और मजेदार स्टोरीज के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार, मैं संदीप कसालकर 3 OTV के इस खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, वायरस का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, चाहे वो ह्यूमन हेल्थ को लेकर हो या फिर टेक्नोलॉजी को लेकर। जहां कोरोना पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, वही अब दूसरी ओर टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर, मोबाइल और कुछ क्रिप्टो एप्स पर नया वायरस अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। इसी वायरस के बारे में हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताने जा रहे हैं, पर उससे पहले हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि Web3 वर्ल्ड से जुड़ी कोई भी अपडेट्स आपसे मिस न हो। द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसे CERT-IN भी कहा जाता है, जो करंट सिक्योरिटी इश्यूज, वल्नरेबिलिटीज और एक्सप्लॉइट्स के बारे में समय समय पर जानकारी प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि HDFC बैंक और IDBI बैंक सहित कई भारतीय बैंकों ने अपने ग्राहकों को ऑफिशियल ऐप स्टोर्स के अलावा किसी अन्य सोर्स से अपने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करने के लिए सचेत दिया है, क्योंकि ट्रोजन वायरस का एक न्यू वर्जन जिसका नाम है सोवा यानी SOVA, उसने रिपोर्टेडली 200 से अधिक मोबाइल बैंकिंग और क्रिप्टो ऐप को टारगेट किया है। उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स और कुकीज वो चुरा रहे हैं। यह वायरस रैंसम मतलब फिरौती के लिए यूजर्स के एंड्रॉइड फोन को एन्क्रिप्ट भी कर सकता है। CERT-IN इस बात का खुलासा किया है कि भारतीय बैंकिंग ग्राहकों को सोवा एंड्रॉइड ट्रोजन का उपयोग करके एक नए प्रकार के मोबाइल बैंकिंग मैलवेयर कैंपेन द्वारा टारगेट किया जा रहा है। अब थोड़ा गहराई में जाकर जानते हैं कि आखिरकार क्या है ये सोवा वायरस। सोवा एक एंड्रॉइड बैंकिंग ट्रोजन मैलवेयर है जो व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए बैंकिंग एप्स को टारगेट करता है और कई एप्स में फॉल्स लेयर्स जोड़ता है, जिसमें क्रिप्टो एप्स का नाम भी शामिल है। ये लेयर्स मैलवेयर को पेमेंट ऐप की नकल करने में मदद करती है। मैलवेयर को पहली बार सितंबर 2021 में अंडरग्राउंड मार्केट्स में बिक्री के लिए पाया गया था। CERT-IN के अनुसार ये की लॉगिंग, कुकीज चोरी करके और एप्स की एक रेंज में फॉल्स ओवरलेस जोड़कर यूजर नेम्स और पासवर्ड्स प्राप्त कर सकता है। ये वायरस मुख्य रूप से USA, रशिया और स्पेन पर टारगेट था। हालांकि जुलाई 2022 तक इसने भारत समेत अन्य देशों को अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया था। आपकी जानकारी के लिए ये मैलवेयर .apk एक्सटेंशन वाली फाइलों के माध्यम से फैलता है। अब देखते हैं सोवा वायरस कैसे काम करता है। CERT-IN के मुताबिक मैलवेयर स्मिशिंग से फैलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मिशिंग क्या है, तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों को पासवर्ड सहित अपनी डिटेल्स शेयर करने और प्रेरित करने के लिए एक फ्रॉडलेंट SMS भेजे जाते हैं। एक बार मोबाइल पर ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद मैलवेयर डाउनलोड किए गए सभी ऐप की लिस्ट सर्वर को भेजता है, जिसे अटैकर नियंत्रित करता है। सर्वर मैलवेयर को टारगेट ऐप्स की लिस्ट वापस भेजता है और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को XML फाइल में स्टोर करता है। उसके बाद मैलवेयर और सर्वर ऐप्स को मैनेज करते हैं। अब देखते हैं सोवा वायरस क्या कर सकता है। तो दोस्तों, सोवा मैलवेयर कई फंक्शंस को अंजाम दे सकता है, जैसे स्वाइप करना, कुकीज चुराना, स्क्रीनशॉट लेना और फॉल्स ओवरले जोड़ना। अब सोचिए, आपने लाखों की क्रिप्टो करेंसी खरीदी है और उसका एड्रेस आपके मोबाइल में मौजूद है। अगर ये वायरस आपके मोबाइल को अटैक करता है तो क्या होगा फिर आपके एसेट्स का? ये वायरस बाकी ऐप पर जैसे अटैक करता है, बिल्कुल वैसे ही आपके क्रिप्टो ऐप पर भी अटैक कर सकता है, जिस वजह से आपके डिजिटल एसेट्स किसी भी वक्त चुराए जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए इस वायरस को भी अपडेट
किया गया है। अब ये सभी डेटा को इंक्रिप्ट कर सकता है और इससे फिरौती मतलब रैंसम के लिए रखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स में प्रोटेक्शंस ये मॉड्यूल है। अब जब कोई यूजर किसी ऐप को अनइंस्टॉल करने का प्रयास करता है जिस पर वायरस ने हमला किया है, तो वे ऐसा करने में असमर्थ होंगे और आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि ये ऐप सिक्योर्ड है। अब यूजर्स किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर के माध्यम से ही हमेशा ऐप डाउनलोड कीजिए। एक और स्टेप, ऐप डाउनलोड करते समय एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्शन की जांच करना और ऐप डिटेल्स, नंबर ऑफ डाउनलोड्स, यूजर रिव्यूज की समीक्षा करना है। एक अन्य प्रैक्टिस जिसे CERT-in कमेंट करता है कि डिवाइस वेंडर्स द्वारा प्रदान किए गए ऐप्स पर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के नवीनतम अपडेट डाउनलोड करें। इसके अलावा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड और एक्टिवेट करें। CERT-in की इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अनट्रस्टेड वेबसाइट्स को ब्राउज न करें या अनट्रस्टेड लिंक्स का पालन न करें और किसी भी अनसॉलिसिटेड ईमेल्स और SMS में दिए गए लिंक पर क्लिक करते समय हमेशा सावधानी बरतें। साथ ही यूजर को सलाह दी गई है कि केवल उन URL पर क्लिक करें जो एक लेजिटिमेट वेबसाइट है। साथ ही हमेशा यूजर्स को फायरवॉल भी शुरू रखना जरूरी है। अंत में यूजर्स को बैंक अकाउंट्स में किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी की तुरंत रिस्पेक्टिव बैंक को रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है। आई होप इस एपिसोड को देखने के बाद आप जरूर सोवा वायरस से बच पाएंगे। ऐसे ही Web3 से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर मैं संदीप कसालगर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द स्पेशल एपिसोड ऑफ क्रिप्टो क्राइम्स। मैं संदीप कसालगर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि Web3 की इस दुनिया में खास करके क्रिप्टो करेंसी में लोग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहे हैं, पर इसके साथ ही आए दिन नए नए स्कैम्स और क्राइम्स की घटनाएं भी दस्तक दे रही है। अब स्कैमर्स और हैकर्स की हिम्मत यहां तक बढ़ गई है कि अब ये हैकर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को टारगेट करके उनसे फिरौती की मांग कर रहे हैं, वो भी क्रिप्टो में। बिल्कुल ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें ऑप्टस कंपनी से $1 मिलियन की फिरौती की मांग की गई है, जो सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड ओन्ड है। ऑप्टस को एक हैकर ने एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है, जो क्रिप्टो करेंसी मोनारो में $1 मिलियन की फिरौती की मांग कर रहा है। ऐसा न करने पर हैकर द्वारा इंटरनेट पर कस्टमर के डेटा को बेचने की धमकी भी दी जा रही है। एक नोटोरियस डेटा लीक फोरम पर एक पोस्ट में हैकर ने लगभग 11.2 मिलियन ऑप्टस ग्राहकों के रिकॉर्ड होने का दावा किया है, जिसमें उनके नाम, डेट्स ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ईमेल एड्रेसेस और ग्राहकों के सबसेट एड्रेसेस और आईडी डॉक्यूमेंट नंबर्स शामिल है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट नंबर। पोस्ट में कहा गया है कि ऑप्टस, यदि आप ये पढ़ रहे हैं तो ध्यान दें कि हमारे लिए डेटा सेल न करने की कीमत $1 मिलियन है। हम आपको डिसाइड करने के लिए 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं। इस कथित हैकर ने सैंपल के तौर पर सेल के लिए 200 रिकॉर्ड्स उपलब्ध है, ऐसे कहा है। हालांकि अटैक में पेमेंट डिटेल और अकाउंट पासवर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया था। हैकर की धमकियों पर टिप्पणी करते हुए ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के प्रवक्ता ने कहा
AFP उन रिपोर्टों से अवगत है जिसमें आरोप लगाया गया है कि ऑप्टस ग्राहक डेटा चोरी हो गया है और डार्क वेब सहित कई फोरम्स के माध्यम से क्रेडेंशियल बेचे जा सकते हैं। AFP अब डार्क वेब और अदर टेक्नोलॉजीज की निगरानी के लिए स्पेशलिस्ट कैपेबिलिटी का उपयोग कर रहा है और साथ ही कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करेंगे। प्रवक्ता ने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई इस चोरी की गई क्रेडेंशियल्स को खरीदता है तो उसे अधिकतम 10 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। अब देखते हैं हैकर द्वारा सेल के लिए क्या रखा गया है। ऑप्टस में ब्रीच किए गए डेटा को हैकर द्वारा 2 फाइलों में कैटेगराइज किया गया है। जैसे यूजर्स डेटा, उसमें 11.2 मिलियन रिकॉर्ड्स है। सेकंड, एड्रेसेस डेटा, उसमें 10 मिलियन रिकॉर्ड्स है। अगर ऑप्टस फिरौती नहीं पे करता है तो हैकर ने यूजर्स की डेटा फाइल की कीमत $150,000 और एड्रेसेस की डेटा फाइल की कीमत $200 रखी है। अगर साथ में देखा जाए तो इन टोटल फाइलों की कीमत $300,000 है। ऑप्टस के हैक होने के बाद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कंपनियों पर साइबर हमलों के लिए बैंकों को तेजी से सतर्क रहने की अनुमति देने के लिए प्राइवेसी रूल्स को बदलने की घोषणा की है। साथ ही मिनिस्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्लेयर ओनिल ने पार्लियामेंट को बताया कि कानूनी और तकनीकी रूप से कॉम्प्लेक्स इशू को हल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता होगी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया अब साइबर डिफेंसेस को और मजबूत करना चाहता है और 2022 में फर्म और होम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक डिकेड में $1.66 बिलियन खर्च करने का उन्होंने संकल्प लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही Web3 वर्ल्ड से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। डू वॉच 3.0 टीवी। The innovation hub of the world, Dubai, is making some serious inroads into the metaverse. The digital world, as we know, it is being reshaped and it is more important than ever for businesses to reimagine their presence online, for which Dubai has already been trying to attract cryptocurrency companies from around the world, and now Dubai is seeking to break into the world's top 10 metaverse economies. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. According to a report, the value of the global metaverse market is forecast to hit about $5 trillion by 2030, and Dubai wants to lead globally in adopting the technology of the future. Crown Prince of Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed, often says that the Emirate is keen to lead globally in adopting the technology of the future. The Dubai government is working dedicatedly over it, as Dubai is all set to host a metaverse event which will be focused on the metaverse. Several local and international leaders will attend it to discuss the potential of the emerging digital space. The inaugural Dubai Metaverse Assembly will be held on September 28 and 29 at the Museum of the Future and Emirates Towers. The assembly will draw more than 300 experts, policymakers and officials, as well as 40 organizations involved in the metaverse. It will also host more than 100 workshops. Well, Dubai is not just limited to events. The Sandbox is now all set to develop a metaverse city in Dubai. Yes, the city, which is going to be called as the Dubai Verse, will be built through local partnerships, including firms in the film, music, entertainment, acting, finance, real estate, and gaming industries. So the Animoca brand's Dubai-themed metaverse will mirror the Sandbox's Hong Kong megacity, which is a gaming metaverse and virtual cultural hub based on the Asian financial hub of Hong Kong. Though the Sandbox is set to develop Metaverse City in Dubai, but the Space Center of Dubai is planning to simulate life on Mars in the metaverse. Yes, Dubai's Mohammed bin Rashid Space Center is developing a mega project to simulate life on the Red Planet in the metaverse,
as part of the country's plan to build a colony on Mars by the year 2117. MBRSC has teamed up with BEDU, which is a Dubai-based pioneer in Web3 technologies, in the development of the 2117 metaverse, which will include virtual experiences that capture the sensations of being in space and setting foot on the red planet. Well, the Emirates in 2017 announced progressive plans to build a human colony on the red planet in 100 years. And since then, the Space Center has sent its HOPE spacecraft to study the planet's atmosphere and is building a $136 billion mega science city in Dubai that simulates the conditions on Mars. Interestingly, it also aims to land a rover on the moon later this year. The UAE's space program is not just about missions, but also about creating jobs, as the sector provides more than 3,200 jobs. And as revealed earlier, Dubai's new metaverse strategy will add $4 billion to its economy and create more than 40,000 jobs. So let me tell you that Dubai is already home to over 1,000 companies in the metaverse and blockchain sector, which contributes $500 million to the national economy. So we can clearly see that the future of Dubai's metaverse looks much promising, and the move to Web3 is certainly going to be a remarkable period in the history. But only time will tell whether Dubai will become the metaverse capital of the world or not. Well, that's it in today's special episode. For more such updates, keep watching 3.0 TV. This is me, Vishakha, signing off. If you like this video, do subscribe, like and share to 3.0 TV. And do not forget to press the bell icon for instant updates. Death is significant and inevitable part of life. Thinking and talking about it may be considered dystopian. However, when it comes to financial matter, it is best to anticipate the inevitable and take adequate precautions and make appropriate provisions. Tong Zhou, a 33-year-old, lost his life savings after vesting his funds with a cryptocurrency trader who died, taking the password to access funds to the grave. Zhou is among the thousands of customers left in lurch after following Gerald Jerry Cotton's mysterious death in 2018 at an age of 30, leaving $150 million worth of crypto assets in limbo. Zhou trusted Quadriga CX, Canadian largest cryptocurrency exchange, with $500,000. A big chunk of it was given to him by his parents, but when co-founder Cotton died during a honeymoon in India, the money was lost forever. Investing in cryptocurrency is considered risky, and to die without detailing on how to access the savings for near and dear ones can be termed as irresponsible. This is Manoj Dara. You are watching a special show on Crypto TV. What happens to your crypto when you die? There are plenty of examples of horror stories of people passing away without making a proper plan to bequeath their crypto holdings to their family. According to a study by Cremation Institute, nearly 90% of the crypto owners are worried about what will happen to their crypto after they pass away. As far as cryptocurrency is concerned, it's important to understand how to secure your cryptocurrencies and leave instructions with your loved ones for retrieving your financial assets after you die. There are a number of ways for crypto investors to bestow their crypto to the next generation. All crypto traders store their holdings either in hot wallets or cold wallets. Sharing keys with trusted family members is probably one of the most straightforward methods to pass on your cryptos. Some of the most prominent people in the crypto industry have publicly claimed to use this method to ensure their crypto fortunes get passed on to the next generation.
Hal Finney, an earlier supporter of Bitcoin and recipient of the first Bitcoin transaction from BTC creator Satoshi Nakamoto, willed his crypto holdings to his children by simply providing his keys. This crypto inheritance practice of sharing the keys with the trusted family members is straightforward but may not be suitable for everyone in the crypto community. This way of bequeathing Bitcoin could also be considered risky, as shared keys come with the responsibility of keeping those assets secure. As far as hot wallets are concerned, major cryptocurrency exchanges from around the world allow the bereaved to gain access to the family members' assets after providing a number of documents, including a death certificate and a last will. There are also some projects that are dedicated to ensuring the inheritance of digital assets. For example, companies such as Safe Haven, CASA and Trustverse are working on their own solutions that allow people to bequeath their crypto assets using blockchain technology and cryptography. Protecting our family and loved ones is every individual's top priority. So make sure you have a proper plan and a will in place so that even when you are not around, your crypto holdings are there to protect your family's financial future. We will leave you with a slice of conversation Crypto TV had with Mr. Jeetu Kataria, CEO DIFX, where he emphasized about a new nomination feature his exchange has introduced. The biggest tech what we have integrated just this month and we went live with our architectural change is the nomination program, wherein what we feel that we have seen lots of exchanges today. I won't name these exchanges, but they are sitting on billions and billions of dollars of crypto assets which are unclaimed, wherein the family members of these users who just gone, who died, they don't know how to get these assets. Today, within 6 months, we made this whole platform of DIFX nomination program, wherein you can nominate up to 5 family members, and if anything happens to you, automatically these all assets what you have on DIFX platform will automatically goes to your family members, and that's all is on blockchain. Everything what a user is putting in is recorded on the blockchain. So that's how tech and transparency we have shown to the world that how an exchange should run. Thank you so much for watching this special story on Crypto TV. What happens to your crypto when you die? Please like, subscribe and share. Thank you. The cryptocurrency world is jam-packed with fascinating, strange, and spicy stories. One of the most intriguing, touching, and even mysterious narratives in all of cryptocurrency history is that of the Ethereum blockchain origins. Ethereum was born with the goal of being a more advanced, open source, and functional version of the Bitcoin, mainly through the use of these amazing, still developing smart contracts. Now, the currency that makes up the majority of the Ethereum network is ETH. The world's second biggest blockchain launched its long-awaited merge. Come on. Come on now. Hey. Building one chain. Moving from the proof of work to proof of stake. Big change. The algorithm consensus changed and drastically reduced Ethereum's energy usage, making it more environmental friendly than Bitcoin. Now, to understand the importance of the merge, it's important to understand why people use blockchains. One of the most important ideals of the technology is it has no central authority that can control it, thanks to a process called proof of work, in which the blockchain is operated and safeguarded by miners who approve new and valid transactions by solving complex mathematics puzzles, which makes it really extremely hard for hackers or tamperers to game the system. Now, the energy required to solve these problems is enormous, and the miners are rewarded in the blockchain's currency for the effort. Now, studies estimate that Bitcoin mining uses more power globally than most other countries. Massive. The enormous energy use of proof of work, which again is built into the design, has also caused widespread criticism from environmental groups, especially countries who are trying to reduce their emissions in the face of climate change. Now, proof of work
also has design issues in terms of security and scalability. Some developers do argue. So while Ethereum's first developers started to build the network on the proof of work in 2014, they were already toying with the idea of eventually switching over to a new, untested system called proof of stake. Well, a merge is a very, I'll put it in simple words for our viewers. Previously, Bitcoin and Ethereum were using a consensus mechanism. What is the consensus mechanism? How to solve a problem. All agree on that, solve the problem, put it into the block, right? First, they were using proof of work, which was a little complicated and very energy consuming. Now that was good when Bitcoin and Ethereum started because there are not so many transactions. Now it became an issue because it's actually taking a lot of consumption, electricity consumption, computing power, too much of it. Why? Because so many people at the same time trying to solve a problem so that they get the rewards for creating the blocks. Now that was before. With the merge, now not Bitcoin, but Ethereum has now moved beautifully to a place where they say, listen guys, we don't need all these. We have what is known as proof of stake. They changed that. Proof of stake means you stake your rewards, your coins, the tokens that you have, and that's it. The people who stake more have a better opportunity of actually creating the solutions, creating blocks, and thereby solving the problem of multiple people. Many people now have become a select few. So from here, we've come right here. And that has actually solved a major problem, computing power and electricity usage. And that, I say, is a big win for the environment. So if you look at Ethereum blockchain, it's always been in proof of work. So proof of work is what? It's a consensus mechanism where a lot of miners actually compete with each other to mine a block. Now what happens is that suppose 100 miners are competing with each other. So that means 100 miners are consuming electricity at the same time. So, but that is not so energy efficient. That consumes a lot of electricity. There has been so many concerns regarding this. People have raised concerns regarding carbon footprint. Now we are moving to proof of stake. Proof of stake is what? Just one person who is compiling the block, he will be consuming the electricity. So that is what we are moving. That is what the merge is happening. Merge means what? Merging of two chains. Merging of beacon chain to the mainnet, Ethereum mainnet, which is there. So that is the merge which is happening with Ethereum, and we are moving from proof of work to proof of stake. Right. The beacon chain is the engine on which Ethereum works basically. It is the POS, the proof of stake. However, the transformation of the main ledger to this engine has to be multi-step, well calibrated to the tons of value locked onto the Ethereum network at the moment. Now, the beacon chain first implemented staking in the Ethereum network. A deposit contract was deployed in October 2020, and thereafter, in December 2020, the beacon chain was launched parallel to the main chain, therefore using a common state of the mainnet ledger. But there was a problem of onboarding the existing nodes to the new system. The incentivization of the miners to validators would change things significantly, and the community had to adapt to this new system, or this would have resulted in a split. So basically there were 4 upgrades which majorly happened in Ethereum network. First was the bundling upgrade. So what happened in the bundling upgrade is that people started moving towards proof of stake. And if you see, this is the first upgrade where the gas impact happened. Because if you see, the gas is a bigger concern for Ethereum network. Because gas fees were really high, it was going beyond $100 for a single transaction. So this is the first time where the gas was impacted, and that is where the excitement got created. Now second upgrade was basically London hard fork, where people were encouraged to move to proof of stake rather than proof of work. So this is the time miners were becoming validators. I mean, people who were earlier just mining, using their mining devices, they were encouraged to become validators. So like they used to stake, they started staking stake ethers instead of just mining a node. So that is where the London hard fork came in. Now the third upgrade. Third is basically the Altar upgrade. Altar upgrade basically started penalizing people who are not moving to proof of stake. Who were already there in proof of work, they started penalizing these people because they want to penalize people who are not moving, who are not adapting to the new chain. They also want to penalize at the same time people who are malicious, who are doing some malicious work in the network.
So these were two kind of people who got penalized. First is that people who are not adapting to the new chain, who are not moving to proof of stake, and other is basically the people who are doing malicious actions in the new chain. Now the fourth is the Arrow Glacier upgrade. So Arrow Glacier upgrade, what happened is that people we have delayed this bomb which was about to happen, traffic bomb. So this was delayed for some time. By involving the network's approach to consensus, the merge is going to reduce Ethereum's energy consumption and requirements by 99.95%, and that is significant, ensuring that the network can now sustainably support the next generation of Web3 creators and developers. Web3 is the next big thing, guys. That's really going to be sacrosanct for them. Second, the Ethereum's updated crypto economic model reduces Ether issuance and provides stronger security guarantees for users and DeFi protocols. A third benefit is that Ethereum's upcoming merge would significantly impact the way DeFi protocols operate. There's going to be a shake there, atop crypto's most popular decentralized finance chain. Now, according to a recent DappRadar report, this was found. The study showed that delays that could arise during the transition to a proof-of-stake consensus mechanism, also known as the merge, and the impact on the institutions will make fundamental changes to the Ethereum network, like improving sustainability and security, setting it up for further scalability, and making an attractive real yield on staking. Now, all these changes are going to make Ethereum more attractive to institutional investors. A look at Ethereum's roadmap makes it clear that the community is building the network and its technology for the long term. The merge is a step in the right direction. With the merge on the horizon, we are exploring factors that ensure Ethereum's long-term growth. So we see the Ethereum merge is a huge event in the Web3 universe. It will have far-reaching effects on the rest of the crypto industry. We are here to witness a historic moment unveil itself in front of our eyes, the merge. Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is Axie Infinity Stars, known as AXS. If you are a pet lover and a gamer, I'm assuming you probably have heard of this already. If not, allow me to enlighten you, because this game pays you to be in love. The highlight is it has gone up 11,000% last year. Playing this game is collecting, breeding, raising, battling, trading token-based animals known as Axies. These Axies are NFTs and their crypto token is AXS. So you can play the game and get paid for it. Money, 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 money. The more you play, the more money you make. And this money then can be staked. You can make more by voting for it. These are NFTs and tradable.
And every time you go out and you vote for it, it's actually governance token, which means you decide how the game develops further. The game is already in Web 3.0, which is in the metaverse. Are you ready for the metaverse? But if you see the game, it isn't as advanced as you want it to be for the Web 3.0. But the real question is, are people playing this only for making money, or would the real purpose of the game stay and attract the right audience to keep paying you what you do love? Until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins with Kunal. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर, आपका होस्ट, आपका दोस्त 3.OTV के इस खास शो क्रिप्टो मास्टर्स में आप सभी का स्वागत। आज हमारे साथ जुड़े हैं स्पेशल गेस्ट जो भारत के एक जाने माने क्रिप्टो टैक्स एक्सपर्ट में से एक है। जी हाँ, उनका नाम है मिस्टर गौरव मेहता। इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले जानते हैं गौरव जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आपने स्टार्टअप और इनोवेशन में मास्टर्स किया है। आपको बिटकॉइन टॉक फोरम पर BTC इंडिया के रूप में जाना जाता है, जहां सातोशी नाकामोटो, गेविन थेमॉस और कई बिटकॉइन प्रोटोकॉल टीम एक्टिव थी। आपने 2017 से कई सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के साथ एज ए ब्लॉकचेन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर काम किया है। आप IIIT बैंगलोर, IIMR, NPTI दुर्गापुर और नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में TEDx स्पीकर और गेस्ट लेक्चरर रह चुके हैं, जहां आपने करीब 2 साल से क्रिप्टो टैक्सेशन, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन पर ट्रेनिंग भी दी है। फिलहाल गौरव जी सेटेक्स के साथ काम कर रहे हैं, जो कि भारत की पहली Web3 अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन कंपनी है, जो ब्लॉकचेन की मदद से इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो टैक्सेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने में मदद करती है। तो आइए स्वागत करते हैं गौरव मेहता जी का इस शो में। गौरव मेहता जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार संदीप जी, नमस्कार बाकी श्रोतागण। मेरा नाम है गौरव मेहता। मुझे यहाँ आके काफी पसंद आया। हम आपके क्रिप्टो से टैक्सेस तक की जो जर्नी है उसके बारे में जानना चाहेंगे सर। क्रिप्टो में मुझे काम करते हुए ऑलमोस्ट 7 से 8 साल हो गए हैं। पहले क्रिप्टो को तो पब्लिक समझती भी नहीं थी, इंटरेस्ट भी नहीं लेती थी, लेकिन जब पिछले 4-5 साल से इंडिया में इसका काफी ज्यादा चलन बढ़ा है, काफी लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है। आज के डेट में करीब 2 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है जिनका अकाउंट है डिफरेंट एक्सचेंजेस में और जो रेगुलरली ट्रेडिंग करते हैं। अब क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में हूँ, तो कई बार ऐसे केसेस आते थे जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जरूरत पड़ती थी कि देखे कि क्या ये पैसे कैसे मूव हुए हैं, कहाँ मूव हुए हैं। सो वो वर्क करते हुए पहली बार मेरा फोरेंसिक में एक्सपोजर हुआ। अब वहां से फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को काफी सारे केसेस आने लगे, जहाँ पे यंग बच्चे हैं जो क्लेम करते थे कि उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं आर्बिट्राज से, ट्रेडिंग से, क्रिप्टो से, माइनिंग से। क्योंकि हमारा इनकम टैक्स सिस्टम फेसलेस होता है, तो कभी भी कोई भी अधिकारी को ये केस मिल जाता था, बट उन्हें सपोर्टिंग नॉलेज नहीं था, उन्हें सपोर्टिंग आइडियाज नहीं थे कि ब्लॉकचेन ऑडिटिंग की कैसे जाती है, क्लेम वैलिडेशन किया कैसे जाता है। सो कहीं ना कहीं इंटर डिपार्टमेंट मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, तब वहां मैंने उनको इन्फॉर्मेशन से ट्रेन, जो भी मेरी प्रैक्टिस या इन्फॉर्मेशन था वहां से ट्रेन करना चालू किया। तो ऑडिटिंग में तो मेरी कमांड ऑलरेडी थी, लेकिन फिर अधिकारी के साथ काम करके, टैक्स प्रोफेशनल के साथ काम करके, टैक्सेशन में भी मेरी कमांड काफी अच्छी हो गई, जिसके कारण मुझे आज की डेट में ट्रेनर बनाया गया। तो सीधे टैक्सेस के बारे में बात करेंगे। अब अगर क्रिप्टो स्पेस को लेकर भारत के बारे में बात करें तो भारत सरकार ने 30% टैक्सेस जो लागू किए हैं, तो सरकार क्रिप्टो करेंसी को गैम्बलिंग के रूप में देख रही है क्या? ये सबसे पहली मार्केट की गलत धारणा है। अगर हम 30% टैक्सेस की बात करें तो 30% कोई नया नंबर नहीं है। एक सेकेंड हम गैम्बलिंग को हटा देते हैं। अगर हम इक्विटीज मार्केट या तो रेगुलेटेड मार्केट में जाते हैं तो वहां भी 20-30% टैक्स स्लैब है। 20% आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 30% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। सो इक्विटीज मार्केट जो कि रेगुलेटेड मार्केट है, नोन मार्केट है, वहां भी हमें 30% टैक्स ब्रैकेट देखने मिलता है। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, गवर्नमेंट ने कहा है कि हम क्रिप्टो में 30% टैक्सेस लगाएंगे। सो कहीं ना कहीं हम इसे एक इक्विटी मार्केट की तरह भी देख सकते हैं शॉर्ट टर्म, क्योंकि क्रिप्टो में हम ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करते हैं, लॉन्ग टाइम होल्ड नहीं करते, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मार्केट रेगुलेटेड नहीं। सो गवर्नमेंट ने ये उचित समझा कि इस समय हम इसमें 30% टैक्सेस लगाए। ये पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका मेरे हिसाब से थॉट प्रोसेस था। ऑन द अदर एंड,
क्रिप्टो करेंसी गैम्बलिंग में ऑलरेडी गैम्बलिंग में ऑलरेडी 30% टैक्सेस लगे हुए थे पहले। अब जिनको मार्केट में जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है, जिन्हें टैक्स देना है, या तो जो क्रिप्टो के प्रोपोनेंट है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये गैम्बलिंग और क्रिप्टो को आपस में कनेक्ट कर दिया, और ये नैरेटिव मार्केट में शेप हो गया है कि गवर्नमेंट इसे गैम्बलिंग की तरह देख रही है। जी नहीं, गवर्नमेंट इसे गैम्बलिंग की तरह नहीं देख रही है। गवर्नमेंट इसे अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट की तरह देख रही है, जिसमें अप टू 30% टैक्सेस पॉसिबल है। तो उन्होंने आज के डेट में 30% टैक्सेस लगाए। तो भारत में 30% टैक्सेस को लेकर जो आउटक्राइज दिखाई दे रही है, आपके इस पर थॉट्स क्या है सर? सर, आउटक्राई तो 10% टैक्सेस में भी रहेगा, क्योंकि जब भी मैं कोई पैसे अर्न करता हूं, मुझे पैसे देना पसंद नहीं आता है। सबसे पहली चीज ये किसी भी इंसान की धारणा है। ऐसे बहुत सारे सिटीजन है जो बहुत प्रोएक्टिव है, जो समझते हैं कि उनके टैक्सेस जाके कंट्री को कंट्रीब्यूट करते हैं, कहीं ना कहीं रोड डेवलपमेंट, कंट्री सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगते हैं। लेकिन काफी सारे ऐसे इंडिविजुअल जिनका ये सोचना है कि इंडिया में करप्शन ज्यादा है तो हम पैसे क्यों दें, ऐसे थॉट प्रोसेस क्यों है। सो अगर हम किसी इंडिविजुअल को देखें तो एक उनका इंडिविजुअल पार्ट होता है, एक उनका कंट्री स्पेसिफिक सिटीजन पार्ट होता है। करेक्ट। सो अगर उनका सिटीजन स्पेसिफिक पार्ट ज्यादा अच्छा है तो हमेशा वो टैक्सेस पे करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम ग्रीडी इंडिविजुअल होते हैं तो हम टैक्सेस इवेट करने की कोशिश करते हैं। सो अगर गवर्नमेंट ने 30% टैक्सेस नहीं, अगर 5% टैक्सेस भी लाया होता तो कहीं ना कहीं पब्लिक कहती कि 5% टैक्सेस क्यों, इसको टैक्स फ्री करिए, ये फ्यूचर है। सो दैट्स इंडिविजुअल रिएक्शन। जो 1% टीडीएस लागू होने के बाद से मार्केट वॉल्यूम गिर गई है, आपके अनुसार 1% टैक्सेस के पीछे सरकार का तर्क क्या था? क्या ये उचित है? ये मैं मानता हूं कि डेफिनेटली टीडीएस के बाद वॉल्यूम मार्केट का 60-70% डाउन हो गया है इंडिया के टॉप एक्सचेंजेस में। आई एग्री विद दैट। अब दूसरा मैं आपको रीसेंट मार्केट सर्वे देता हूं जो पहली बार पब्लिक को पता लगा है। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है, जितनी भी बड़ी आप इंटरनेशनल एक्सचेंज देंगे, बाइनेंस, कॉइनबेस, क्राकेन, अभी रिसर्चर ने ये पता किया है या उन्होंने ये फाइंडिंग उनकी निकली कि अराउंड 40% ट्रेड ये बड़े एक्सचेंजेस में फेक है। अब हम 40% ट्रेड फेक की बात करते हैं, क्यों करते हैं? ये जनरली फेक ट्रेड होते हैं मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए, मार्केट को अननेसेसरली सेंटीमेंट चेंज करने के लिए, ताकि जो इनोसेंट इन्वेस्टर है उनसे हम स्मार्ट हो सके, उनसे हम पैसे मार्केट में कमा सके। दैट्स वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन। इंडियन गवर्नमेंट ये काफी अच्छे से जानती थी क्रिप्टो मार्केट अनरेगुलेटेड है, पार्ट 1। पार्ट 2, क्रिप्टो मार्केट में लिक्विडिटी है ही नहीं, मतलब मुश्किल से इंडिया में 5-10 लाख के ऊपर बिटकॉइन आई थिंक नहीं होंगी, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। थर्ड पार्ट, क्रिप्टो में जितने भी ट्रेडर्स एक्टिव है, मेजॉरिटी आपके ट्रेडर या तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कर रहे हैं या तो मार्केट मेकिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ऐसे हजारों व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जहां से क्रिप्टो की सेंटिमेंट शेप होते हैं। ग्रुप में कहीं 5000 का टेलीग्राम का ग्रुप कहता है डोज कॉइन टू द मून, और पूरे लोग बाय ऑर्डर डालने लगते हैं और मार्केट प्राइस पंप कर देते हैं। सो इसमें प्रॉब्लम ये जाती है कि जो इनोसेंट इन्वेस्टर है, जो कोई गांव का, देहात का कोई बंदा है जिसने क्रिप्टो को सुन के समझा कि ये फ्यूचर में बहुत अच्छी चीज है, उसने डोज कॉइन डाला, बट उसे ये नहीं पता कि एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है। सो ऐसे जो इनोसेंट इन्वेस्टर है वो इस मार्केट में प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है एंड बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। अब इससे क्या होता है, जो आपकी जिनके पास ऑटोमेटेड टूल या ऑटोमेटेड कैपेबिलिटी होती है, वो हमेशा मार्केट में स्कैल्पिंग करके मेजॉरिटी पैसे कमा सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड करके बाय कोडिंग। सो गवर्नमेंट ये जानती थी कि हमको अगर इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, सो कहीं ना कहीं हमको पहले अननेसेसरी ट्रेड्स को कम करना पड़ेगा, जो कि 1% टीडीएस से पॉसिबल होगा, पार्ट 1। पार्ट 2, क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कहां से पैसा आ रहा है और कहां जा रहा है। अब हमारे टीडीएस में जो गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लाया, उसमें ये कहा गया है कि आपको डिडक्टी के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, आपको 1% डिपॉजिट करना पड़ेगा। इससे ये हो रहा है जो भी काउंटर पार्टी ट्रेड में एक्टिव है उसका हमको इंफॉर्मेशन बताना ही पड़ेगा, और क्रिप्टो एनोनिमिटी कम से कम थोड़ी बहुत ट्रिम हो जाएगी। ये गवर्नमेंट के assumption थे, बेस्ड ऑन दैट उन्होंने ये लॉ लाया, एंड आई एम प्रीटी श्योर जैसा फीडबैक रहेगा, होपफुली रेगुलेशन के बाद दे विल रिव्यू इट। तो अभी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स क्रिप्टो टैक्सेस को कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो क्रिप्टो टैक्सेस, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डिपेंड करता है आप किस टाइप के क्रिप्टो ट्रेडर है। अगर मैं वजीरेक्स में एग्जांपल, मैं इंडिविजुअल ट्रेडर हूँ, मेरा सिर्फ वजीरेक्स में अकाउंट है, वहां मैंने 10 लाख रुपए जमा किए, 1 साल बाद मैं देखता हूँ कि मेरे वहां पे 20 लाख रुपए हो गए, फॉर एग्जाम्पल। सो जनरल क्रिप्टो ट्रेडर ये सोच रहे हैं कि अच्छा 10 लाख मैंने डाले, 10 लाख मेरी कमाई हुई, 10 लाख में 30% टैक्स मुझे देना, जो कि अराउंड
3 लाख रुपए आएगा और वो Correct. टैक्स फाइल कर रहे हैं, बट ये गलत अप्रोच है। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली डिफाइन किया है कि आपके सेट ऑफ लॉसेस अलाउड नहीं। इसका ये मतलब है कि अगर आपने इथीरियम में पैसे कमाए और आपने अगर कोई दूसरी और कॉइन में आपने लॉस बुक किया है तो आप दोनों को सेट ऑफ नहीं कर सकते। सो हो सकता है आपका 3 लाख नहीं, 3 लाख से कम या तो 3 लाख से ज्यादा टैक्सेस है जो आपको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो अगर आप सिर्फ एक ही एक्सचेंज में एक्टिव है तो आप अपने अकाउंटेंट को एंगेज करके या तो आप मैनुअली खुद बाय सेल प्राइस को कैलकुलेट करके आप एक्सेल यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 2 एक्सचेंज में अकाउंट है तो आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप क्रिप्टो दूसरी जगह से ट्रांसफर कर रहे हैं पहली जगह से दूसरी जगह में, तब आपको डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी क्रिप्टो टैक्सेस सॉल्व करने में। ये कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है जब आप इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में आपके INR में ट्रेड नहीं होता है, वहां पे डॉलर में ट्रेड होते हैं, USDT में ट्रेड होते हैं। सो कहीं ना कहीं आपकी मुश्किलें बढ़ती जाएगी जितने ज्यादा आपके अकाउंट्स होंगे और जितने ज्यादा आपके ट्रेडिंग प्लेसेस होंगे। क्रिप्टो करेंसी को टैक्सेस और एनोनिमस के रूप में देखा जाता है, क्या ये टैक्सेस कलेक्शन के लिए बैड नहीं है? जी नहीं, अभी ये धारणा है कि अगर मैं क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन करता हूं तो ना गवर्नमेंट इसे ट्रेस कर सकती है ना कोई और से ट्रेस करता है। ये सबसे गलत धारणा है। अगर हम फंडामेंटली देखें तो बिटकॉइन या तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन के कारण है, या तो ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन क्रिप्टो करेंसी के कारण है, दोनों एक दूसरे के कारण है, जिसमें आपके जितने भी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं वो हमेशा आपके पब्लिक लेजर ब्लॉकचेन में अवेलेबल है ऑडिटिंग करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। करेक्ट। दैट मीन्स अगर हम 2009 में आज की डेट में मुझे सतोशी नाकामोटो का वॉलेट देखना है और मुझे ये देखना है कि उनके कितने क्रिप्टो करेंसी आए हैं, तो मैं जाके देख सकता हूं उन्होंने किन किन को भेजा है, किस समय में भेजा है, वो भी मैं देख सकता हूं। तो अगर कहीं ना कहीं मेरे पास हिस्टोरिकल प्राइसेस है तो मुझे पता लग सकता है कि सतोशी नाकामोटो ने $10 में 1000 बिटकॉइन इस पार्टी को ट्रांसफर किए थे, जिस भी पार्टी हो, लेकिन वो पार्टी का हम अभी इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, राइट। सो पब्लिक ये सोचती है, तो जनरल इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि मैंने किसी एक्सचेंज में बाय किया, वहां से मैं मेटामास्क में मूव कर दूंगा या तो नॉन केवाईसी वॉलेट में मूव कर दूंगा या तो इंटरनेशनल एक्सचेंज में मूव कर दूंगा, पता नहीं लगेगा। बट ये बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि समय के साथ गवर्नमेंट भी कैपेबिलिटी डेवलप कर रही है इसकी ऑडिटिंग की, इसकी मॉनिटरिंग की, और ये काफी आसान हो जाता है ऑटोमेटेड मशीन लेवल में मॉनिटर करना कि क्या किसी इंडियन कस्टमर का इंटरनेशनल एक्सचेंज में अकाउंट है या नहीं है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि टैक्स इविजन इसमें बहुत आसान है, या तो गवर्नमेंट कभी इसके आपके टैक्सेस की लायबिलिटी या तो आपके ट्रेडिंग वॉल्यूम के बारे में पता नहीं लगा सकती, तो ये आपकी बहुत ज्यादा गलत धारणा है। भारत में लगभग 8 करोड़ से भी ज्यादा टैक्स पेयर्स है, क्रिप्टो में टैक्स कलेक्शन की स्थिति क्या है सर? सो जहां तक मुझे जानकारी मिली है, सो इंडिया में फॉर्मली 8 करोड़ लोग ने इनकम टैक्स फाइलिंग किया है। और हम जब क्रिप्टो की बात कहते हैं तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप अभी क्रिप्टो टैक्सेस देंगे तो आप उसे डिस्क्लोज करेंगे इनकम इन अदर सोर्सेस। सो आई कैन नॉट बी श्योर, बट बिकॉज आई वर्क विद फ्यू ऑफ द पीपल इन द गवर्नमेंट, सो मुझे जहां तक इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि नॉट मोर देन 30,000 पीपल हैव फाइल्ड क्रिप्टो टैक्सेस। इसका कारण हो सकता है लॉस हो, इसका कारण हो सकता है उन्हें क्रिप्टो टैक्सेस में हेल्प ना मिली हो, क्योंकि जब हम चार्टेड अकाउंटेंट के पास जा रहे हैं तो चार्टेड अकाउंटेंट क्रिप्टो टैक्सेस करने की केपेबल नहीं है। वो कहीं ना कहीं आज भी सोचते हैं कि क्रिप्टो टैक्सेस, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में इलीगल है, और अगर वो ऑडिटिंग भी करना चाहते या कस्टमर को सपोर्ट भी करना चाहते तो उन्हें ब्लॉकचेन ऑडिटिंग पता नहीं है। सो कहीं ना कहीं ऐसे काफी सारे बैरियर्स है जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को टैक्स फाइल करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मे बी उस कारण से हो सकता है इन्वेस्टर्स ने टैक्स ना दिया, ऐसी मेरी धारणा है। इसमें एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगा, क्रिप्टो टैक्सेस को लेकर अभी जो कॉलेजेस और स्कूल्स है उसमें भी वो सिलेबस होना चाहिए खास करके भविष्य में? जी, अभी हम देखेंगे तो आपके फाइनेंस सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, चाहे हम बाय नाउ पे लेटर देखें या तो ऑनलाइन कॉमर्स देखें या तो आपकी ऑनलाइन बैंकिंग देखें या इमर्जिंग क्रिप्टो देखें। और हमने ये भी देखा है कि हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों के स्कैम इंडिया में हुए फाइनेंशियल डोमेन, स्पेशली अभी जैसे चाइनीज ऐप। अगर हम बच्चों को बचपन से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या तो बेसिक साइबर अवेयरनेस या तो बेसिक फाइनेंशियल चीजें जो आ रही है मार्केट में, जिनका चलन ग्रेजुअली बढ़ रहा है, अगर उनके बारे में सेंसिटाइजेशन किया जाए तो कहीं ना कहीं एक वेल एडुकेटेड इकोनॉमी बनेगी जो कि हमको ऐसे अननेसेसरी स्कैम्स और अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करने से बचा सके। सो यस, लिटरेसी ऑन द स्कूल लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जैसे बाइनांस, कॉइनबेस आदि पर लाखों के तादाद में भारतवासी ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए आपकी टैक्स एडवाइस क्या है?
सो मेरा ये कहना है, आप सोच रहे हैं कि परहैप्स आपके पासपोर्ट या तो आपकी केवाईसी गवर्नमेंट को विजिबल नहीं है क्योंकि यूएस के अकाउंट है या तो चाइना के अकाउंट है या तो सेशल्स के अकाउंट है। आई कैन अश्योर यू दैट द गवर्नमेंट इज वर्किंग डे एंड नाइट कि ताकि वो ये जान सके कि क्रिप्टो कैसे वर्क कर रहा है थ्रू आउट द कंट्री। निर्मला सीतारमन जी ने ये भी कहा है कि हम इंटरनेशनल कंट्रियों के साथ कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क ला रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, जिसका ये मतलब है कि हम एज अ कंट्री हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि क्रिप्टो कैसे वर्क कर रहा है, कौन इन्वेस्टर कहाँ पे एक्टिव है, कौन मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। कुल मिला के प्रॉपर डेटा शेयरिंग और इंटेलिजेंस फैसिलिटेशन होगा ये कंट्री के बीच में। सो हो सकता है 6 साल तक गवर्नमेंट को एक्सेस ना हो बाइनेंस का, बट ये सिचुएशन समय के साथ चेंज होगी और ऑलरेडी काफी सारे ऐसे केसेस मिल रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल एक्सचेंजेस डेटा शेयर कर रहे हैं। हम मेटामास्क हार्डवेयर और ऑफलाइन वॉलेट जैसे नॉन केवाईसी अकाउंट्स के लिए टैक्सेस को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? संदीप जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सो जनरली क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट 2 टाइप के होते हैं। एक, मैं जाता हूँ किसी एक्सचेंज में, वहां पे मैं जाके अपना आधार कार्ड या तो केवाईसी करवाता हूँ और अकाउंट क्रिएट करवाता हूँ, जिसे हम कहते हैं केवाईसी अकाउंट। राइट। लेकिन क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मैं अपना घर में बैठे हजारों वॉलेट बना सकता हूँ। अब मार्केट में मुझे पता नहीं है कैसे इंफॉर्मेशन है, लोग ये सोचते हैं कि जब मैं अपने कंप्यूटर में नॉन केवाईसी वॉलेट बनाऊंगा तो इसका किसी को पता नहीं लगेगा, या ना गवर्नमेंट पता कर पाएगी ना कोई और इसे पता कर सकता है। परफेक्ट बात है। जब मैं अकाउंट अपने कंप्यूटर में क्रिएट कर रहा हूं तो किसी गवर्नमेंट या किसी भी एक्सचेंज या किसी और को पता नहीं लगेगा। लेकिन मैं ये अकाउंट क्रिएट करके क्या करूंगा, इसमें क्रिप्टो तो है नहीं। सो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से मुझे क्रिप्टो खरीदना पड़ेगा। तो हो सकता है मैं अपने फ्रेंड को कहूँ क्रिप्टो दे दे, या तो मैं अपने जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ उनको कहूँ आप क्रिप्टो दे दीजिए, या तो मैं अपने इंटरनेशनल एक्सचेंज से हो सकता है क्रिप्टो ट्रांसफर करूँ। कहीं ना कहीं से मैं उसमें क्रिप्टो तो मांगूंगा। सो जब ये क्रिप्टो ट्रांसफर होता है दैट मीन्स आपका अकाउंट ब्लॉकचेन के नेटवर्क में आ जाता है। सो अगर आपके रिलेटिव का अकाउंट कॉइन बेस में है, सो नाउ कॉइन बेस को ये पता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अकाउंट को इनने अकाउंट पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर किया है। So it becomes pretty easy to track those kind of wallet. Correct. Just to give you example, अभी आपकी जेब में जो 500 रुपए का नोट है, एग्जाम्पल, हमें ये नहीं पता कि ये दुनिया में कौन कौन से शहर में या तो इंडिया के कौन कौन से शहर में किस किस के पास रहा है ये आपके पास आने के पहले। राइट। लेकिन क्रिप्टो में ये होता है कि 1 रुपए भी कहाँ से पहली बार उसकी मिंटिंग हुई है, कहाँ पे किस वॉलेट में पहली बार वो हम माइनिंग के द्वारा क्रिएट किया गया है और कहां से पूरी दुनिया से वो पैसा घूम के आ रहा है। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर वो 1 रुपए मुझे पता है आपके पास है और 1 रुपए में से मैं अगर एग्जाम्पल 50 पैसे में किसी और वॉलेट में भेज दूं तो वो 50 पैसे भी आपको इनफ हो जाते हैं, क्योंकि बिटकॉइन की फंजिबिलिटी है जो कि आप ब्रेक कर सकते हैं और पूरा ट्रैक कर सकते हैं। सो जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, अगर मेरा ऑफलाइन नॉन केवाईसी मेटामास्क वॉलेट अगर मेरे पास 1 रुपए भी किसी केवाईसी वॉलेट या नॉन वॉलेट से आता है, दैट मींस योर वॉलेट इज ट्रैकेबल एंड इट्स इजी टू आइडेंटिफाई। तो हम एनएफटी, डीफाई, डेक्स और डाउस के लिए टैक्सेस को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? सो एनएफटी आज की डेट में बहुत बड़ा मार्केट है। आई मीन लास्ट ईयर अराउंड $37 बिलियन के एनएफटी ट्रेडिंग हुई थी। जब आप एनएफटी की बात कर रहे हैं तो हम एक बार समझ सिंपल श्रोता के लिए हम ये कहते हैं कि हम टेक्निकल वर्ड में नहीं जाते। एनएफटी, डीफाई, डेक्सेस, एनएफटी को हम एक कॉइन की तरह लेते हैं। सो जब मैं कोई एनएफटी बाय कर रहा हूं तो या तो मैं उसे फ्री में ले रहा हूँ मिंटिंग करके, या तो मैं उसे कुछ इथीरियम या तो बिटकॉइन या तो पैसे ट्रांसफर करके खरीद रहा हूँ। सो वो मेरा एनएफटी का एक्विजिशन कॉस्ट हो जाता है। दैट मीन्स मैंने वो एनएफटी को कुछ रुपए में खरीदा है। अब मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। उसके बाद जब मैं इसको सेल कर रहा हूँ, सेल भी आपका ब्लॉकचेन में डायरेक्टली होता है। सो जब मैं सेल कर रहा हूँ तो उसके एवज में मुझे इथीरियम मिलते हैं। सो उस समय जो मार्केट में इथीरियम का प्राइस है वो मेरा सेल प्राइस हो जाता है। इससे हम हमारा बाय प्राइस और सेल प्राइस से हम कितना गेन हो रहा है और कितना टैक्सेस ये कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइकवाइज जब मैं डेक्सेस में हो सकता है यूनिफाई हो, जहां पे मैंने 1 इथीरियम स्टेकिंग में डाला हो और वहां से मुझे रिटर्न इथीरियम रिवॉर्ड मिल रहे हैं ऑन द मंथली बेसिस। सो इसमें भी हम ऑटोमेटेड लेवल में हम टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। ब्लॉकचेन इकोनॉमी में कन्वेंशनल चार्टर्ड अकाउंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? संदीप जी बहुत उम्दा क्वेश्चन है आपका। काफी लोग ये सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आज में भी इलीगल नहीं है, मे भी कल इलीगल होगा। हमें ये नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या स्टैंड लेगी। प्रोबेबली रेगुलेट ही करेगी जैसा गवर्नमेंट ने अक्रॉस द वर्ल्ड कहा है।
नाउ सिर्फ क्रिप्टो करेंसी एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, उसके नीचे की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो वेब3 टेक्नोलॉजी है, ये एक नए तरीके का साइज्मिक शिफ्ट है। मतलब हम पूरे एक नया वर्ल्ड बना रहे हैं जो कि आंसरेबल है, ऑडिटेबल है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके नीचे आपकी पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क करती है, जो कि एक तरीके का खाता बही है, बुक कीपिंग है। करेक्ट। अब अगर हम चार्टेड अकाउंटेंट की बात करें तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटिंग करना। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बुक को देखना, बुक बिल्ड करना कि ये बुक सही बनी है कि नहीं है, हम इससे हमें कितने टैक्सेस देना है, ऑडिटिंग करना एंड ऑल दोस। सो अगर हम क्रिप्टो को हटा भी दे कुछ देर के लिए, सो कल के डेट में डाउ इज गोइंग टू बी वेरी बिग इकोनॉमी। आपके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ये बहुत बड़े आपकी इकोनॉमी बढ़ते जा रही है अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जो चार्टेड अकाउंटेंट है उनकी प्रैक्टिस है आपके ऑडिटिंग करना कन्वेंशनल बुक, जैसे कि हम टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या तो हम कोई बुक कीपिंग कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो चार्टेड अकाउंट को ये टीच किया जाता है कि आप इसको ऑडिट कैसे करें, इसको कैसे पढ़ें। लेकिन जो यंग चार्टेड अकाउंटेंट या ऑडिटर है उनके लिए $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी है ये इमर्जिंग ब्लॉकचेन स्पेस में, जहां पे ऑडिटिंग के पूरे नए रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि पूरी इंस्टीट्यूशन से बिल्ड हो रहे हैं आपके ब्लॉकचेन में। सो जो भी आज चार्टेड अकाउंटेंट जो इस ब्लॉकचेन के ऑडिटिंग को प्रैक्टिस करता है, पढ़ता है, समझता है, आई थिंक उनके लिए एक एडवांटेज रहेगा और उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा रहेगी। नहीं, आपको क्या लगता है ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनके पास ये इसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गई है, मतलब उस पर प्रैक्टिस उन्होंने करना शुरू कर दी है? करेक्ट। मैं आपको एग्जांपल दूंगा यूएस का। यूएस इज सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड है। सो यूएस में सीपीएस होते हैं हमारे। सो सीपीएस ऑलरेडी क्रिप्टो टैक्सेस के सोल्यूशन पे रिलाय करते हैं, वो खुद ट्रेनिंग ले रहे हैं, सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, ताकि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की ऑडिटिंग के लिए वो कॉम्पिटेंट हो। राइट। अब क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशंस को अपडेट होने में टाइम लगता है, फॉर्मलाइजेशन में टाइम लगता है, अभी भी क्रिप्टो करेंसी प्रॉपर्ली रेगुलेटेड नहीं है यूएस में। सो आई बिलीव जैसी क्रिप्टो करेंसी फॉर्मली रेगुलेट हो जाएगी यूएस में, तो वहां के जो चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन है वो आपके क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन ऑडिटिंग के कोर्सेज भी इंटीग्रेट कर लेंगे अपने एजुकेशन मॉड्यूल्स में। लेकिन अभी काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं, जो ये कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग करवाते हैं चार्टेड अकाउंटेंट को, और इसका ट्रैक्शन भी काफी ज्यादा है। इंडिया में हम भी कुछ ऐसी चीजें करना चाह रहे हैं जिसमें हम चार्टेड अकाउंटेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं क्रिप्टो टैक्सेस में, ब्लॉकचेन ऑडिटिंग में, ताकि वो फ्यूचर रेडी रहे और इंडिया कैन बी अगेन अ सुपर पावर इन द ब्लॉकचेन वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। चार्टर्ड अकाउंट को ही हम लोग एक क्वेश्चन को एक आगे फॉरवर्ड करते हैं कि चार्टर्ड अकाउंट ब्लॉकचेन रिवॉल्यूशन का हिस्सा कैसे हो सकता है और भारत में इसकी डेवलपमेंट क्या है? जी, अगर हम कहें चार्टेड अकाउंटेंट जिन्होंने आईसीआई से एजुकेशन कंप्लीट किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंसी, तो उन्हें काफी नॉलेज है। आई मीन उन्हें कंप्लीट नॉलेज है कि ऑडिटिंग कैसे करना है और उन्हें बुक कीपिंग कैसे देखना है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, उनके पास वो पार्ट है। अब उन्हें ये नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, एक्सचेंजेस क्या होते हैं। ब्लॉकचेन में अगर उनका कोई क्लाइंट है जो कहता है कि सर मुझे 1 इथीरियम मिला है, यूएस के मैंने एक क्लाइंट के लिए काम किया है, तो उसने मुझे 1 इथीरियम एज अ पे किया है, तो हो सकता है मैं ये अपने ब्लैक पैसे को कन्वर्ट करके लाया हूं, या तो हो सकता है एक्चुअली मुझे किसी यूएस की कंपनी ट्रांसफर किया हो। सो आज की डेट में चार्टेड अकाउंटेंट केपेबल नहीं है कि ब्लॉकचेन में जाके ऑडिट कर सके, या तो इंडिविजुअल उनके क्लाइंट्स उनके क्लेम को वेरीफाई कर सके। सो चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कैसे ब्लॉकचेन में ऑडिटिंग क्रॉस वेरिफिकेशन करें, ये पहला पार्ट। और इनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इकोसिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या एनएफटी है, कैसे एनएफटी बनता है, कौन से राइट एनएफटी है, कौन से फॉल्स एनएफटी है, कौन से स्कैम्स कॉइन्स है, कौन से कॉइन को कैसे हमको वेरीफाई करना है, क्रिप्टो पेमेंट कंपनी कैसे वर्क करती है, माइनिंग कंपनी कैसे वर्क करती है। सो ये उनके लिए नॉलेज काफी जरूरी है। अगर उन्हें ये बेसिक नॉलेज मिल जाता है, सो वो अपने आप ही आराम से क्रिप्टो करेंसी की ऑडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज ऑलरेडी है ऑडिटिंग के। ओके, हम फिर से टैक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं कि क्या सरकार नियर फ्यूचर में टैक्सेस कम करेगी? मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट ने अभी टैक्सेस जो रखा है, ये उन्होंने रेगुलेशन के अभाव में जो उनके पास अवेलेबल चीज है उसको यूज किया। सो वंस रेगुलेशन आ जाते हैं, इकोसिस्टम मैच्योर हो जाता है क्रिप्टो करेंसी का, देन डेफिनेटली टैक्सेस कम होगी। मुझे काफी सारे लोग कहते हैं गवर्नमेंट ने सेट ऑफ लॉज भी अलाउड नहीं किया है इंडिया में, ये तो गलत है।
मैं ये उनसे ये कहता हूं कि आपको गवर्नमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। Absolutely. यहाँ पे हजारों लाखों कॉइन आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है। कुत्ता कॉइन, बिल्ली कॉइन, कल की डेट में गधा कॉइन आ जा रहा है। अब मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं गधे कॉइन में एग्जाम्पल इन्वेस्ट कर देता हूं और मेरा कल की डेट में 1 लाख रुपए लॉस हो जाता है, जस्ट एग्जाम्पल। अब मैं जाके कहता हूँ गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट मेरे को बिटकॉइन में 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है और गधा कॉइन में 1 लाख रुपए लॉस हुआ है, प्लीज आप दोनों को सेट ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अब पहली चीज है, ये गधा कॉइन तो कोई भी बना सकता है। मैं गधा हूं जिसमें मैंने गधे कॉइन में डाला है पैसा, मैंने देखा नहीं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के कोड ओपन है, बिटकॉइन के कोड ओपन है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में बना सकता है। तो अच्छी बात भी और बुरी बात भी। सो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को ये भी कहना है कि भैया आप इन्वेस्ट जब कर रहे हैं तो आप ये देखिए गधे कॉइन या तो अननेसेसरी कॉइन जिसमें कोई बैकिंग नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है, उसमें मत डालिए, क्योंकि आपका पैसा भी प्रोटेक्टेड नहीं है और हमें कुछ पता भी नहीं है। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये टैक्सेस और सेट ऑफ लॉसेस का उन्होंने ऐसा अप्रोच बनाया है कि टेम्पररी पीरियड के लिए प्रोटेक्शन मिले इंडियन इकोसिस्टम को। सो जब रेगुलेशन बन जाएंगे, अभी मार्केट में जो फीडबैक्स आ रहे हैं बेस्ड ऑन दैट वो रिव्यू करेंगे और डेफिनेटली क्रिप्टो टैक्सेस को कम करेंगे, बिकॉज दिस इज एनीवे द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। सर आखिरी सवाल, क्रिप्टो ट्रेडर्स को आपकी क्या एडवाइस है और सेटैक्स इस पर किस तरह से काम कर रहा है? सो केटैक्स क्रिप्टो टैक्सेस कैलकुलेट करने के लिए आपकी हेल्प करता है। जब क्योंकि हमारी ग्राउंड प्रैक्टिस हमने ये समझा कस्टमर टैक्सेस पे करना चाहते हैं, उनकी बहुत इच्छा है क्रिप्टो टैक्सेस पे करने की, बट वो कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्रिप्टो को कैसे हम कैलकुलेट किया जाए, टैक्सेस क्या लायबिलिटी। सो हमारा टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है, हमारा एक्सपीरियंस है क्रिप्टो ऑडिटिंग टैक्सेशन में। सो हमने कहा क्यों ना हम एक ऐसा सोल्यूशन बनाते हैं जहां पे सिर्फ कस्टमर को अपने ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट अपलोड करना पड़े, या तो उनको सिर्फ एक्सचेंज के अकाउंट कनेक्ट करना पड़े, हम उनका पूरा बुक्स बिल्डअप कर देंगे, बुक कीपिंग कर देंगे और उसके साथ टैक्सेशन कैलकुलेट भी कर देंगे, ताकि कस्टमर वो रिपोर्ट लेके डायरेक्ट सीएस को दे सके या तो खुद ही टैक्सेशन फाइलिंग कर सके। करेक्ट। ये पार्ट है हमारा विजन। ये नहीं है कि हम कस्टमर को सिर्फ टैक्सेस में हेल्प करें। गवर्नमेंट जब लॉ लाती है, तो गवर्नमेंट जब किसी इकोसिस्टम को रेगुलेट करती है तो उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। सो अब गवर्नमेंट ने जब 30% टैक्सेस लाया तो उनकी कैलकुलेशंस होगी कि हो सकता है 3000 करोड़, 5000 करोड़, 20,000 करोड़ हमें टैक्सेस मार्केट से कलेक्ट होंगी। जब वो टैक्सेस कलेक्ट नहीं होंगी तो गवर्नमेंट ये धारणा बनाती है कि मार्केट टैक्स इवेजन कर रहा है, दिस इज अ इलीगल मार्केट, दे आर ट्राइंग टू अंडरमाइन द गवर्नमेंट एंड द सिस्टम। सो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम में उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज गवर्नमेंट और ज्यादा स्ट्रिक्ट होते जाती है। सो हमारा विजन ये जो गवर्नमेंट की गैप है और जो क्रिप्टो ट्रेडर्स की गैप है, उनके बीच को हमको कम करना पड़े, ताकि गवर्नमेंट भी कंफर्टेबल रहे, क्रिप्टो ट्रेडर्स भी कंफर्टेबल रहे। सो मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है क्रिप्टो ट्रेडर्स के कि आप सोच रहे हैं कि परहैप्स टैक्सेशन आपकी गवर्नमेंट पता नहीं कर पाएगी, तो ये मैं पहला आपको कहना चाहूंगा कि नहीं, इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम, आपकी पूरी बुक्स बिल्ड हो जाएगी। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोटिस सेंड करना चालू कर दिया है, एंड अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एटलीस्ट 10,000 मोर नोटिस आर इन पाइपलाइन, जो कि आपको कुछ समय मार्केट में रिलीज होगी। सो पहला चीज, हमको लॉन्ग टर्म विजन देख के क्रिप्टो टैक्सेस की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा एज एन क्रिप्टो ट्रेडर इन्वेस्टर, बिकॉज आज मैं टैक्स पे कर रहा हूं तो मेरी बुक्स ट्रांसपेरेंट हो रही है, मैं बिल्ड कर पा रहा हूं, लेकिन कल मुझे वो वापस एक्टिविटी करनी पड़ी 1 साल बाद, तब गवर्नमेंट के थ्रू मैंडेटेड होगी, मुझे ज्यादा फाइन लग सकते हैं, मुझे पेनल्टी लग सकती है, परहैप्स मैं अपनी बुक्स को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स पार्ट 1। पार्ट 2, अगर हम टैक्सेस पे करेंगे प्रोएक्टिवली तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का इतना स्ट्रांग रुख है क्रिप्टो इकोसिस्टम की तरफ, वो सॉफ्टन होगा और हमें और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हमें और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। सो दैट्स फ्यू सेंस फ्रॉम माय साइड। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें और हमारे दर्शकों को अपना कीमती समय दिया और बहुत बड़ी क्रिप्टो टैक्सेस को लेकर आपने जो वैल्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू संदीप जी। आगे भी आपसे इसी तरह का सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जी। तो ये थे हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर गौरव मेहता। मुझे आशा है कि आप सभी को आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे अभी लाइक और शेयर करें और हाँ, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। वेब3 जगत की हर अपडेट के लिए 3.o को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं ऐसे स्पेशल गेस्ट के साथ स्पेशल शो को लेकर। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर, आपका होस्ट, आपका दोस्त, फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।
NFT का दूसरा नाम न्यू फास्ट चेंजिंग ट्रेंड्स भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे NFT लोन्स और NFT रेंटिंग के बारे में। अब NFT के जरिए एक्टिव और पैसिव इनकम कमाने के साथ साथ लोन भी उठा सकते हैं। अब NFT लेंडिंग और बोरोइंग की बात करें तो ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का एक रेवोल्यूशनाइजिंग कॉन्सेप्ट है। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लोग इश्क में चांद तारे तोड़ने का दावा करते हैं और यहाँ NFT वॉर भी आपको चांद तक तो नहीं लेकिन स्पेस की सैर कराने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, रैपिडली इवॉल्विंग इस NFT वर्ल्ड में ज्यादा बेहतर और अट्रैक्टिव NFTs रिलीज करने का कंपटीशन अब प्लैनेट छोड़कर स्पेस पहुंच गया है। आई एम श्योर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि बड़ों को स्पेस पे जाने का मौका नहीं मिलता तो भला ये NFT कैसे बनेगी टिकट टू स्पेस। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस NFT स्पेस राइड पर। तो सुनिए, एक नहीं बल्कि 3 ऐसे NFT प्रोजेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं स्पेस से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस प्रोजेक्ट के साथ जो ना सिर्फ अपने NFT होल्डर्स को स्पेस में जाने का मौका दे रहा है बल्कि उन्हें एस्ट्रोनॉट बनने का मौका भी दे रहा है। क्या हुआ, होश उड़ गए? यकीन नहीं हो रहा? बात है तो हैरानगी में डालने वाली, लेकिन है 16 आने सच्ची। अपलिफ्ट एरोस्पेस अपने NFT कलेक्टर्स को न्यू शेपर्ड ब्लू ओरिजिन्स सब ऑर्बिटल रॉकेट में सवार होकर स्पेस में ट्रैवल करने का वंस इन अ लाइफ टाइम मौका दे रहा है। 10 मई 2022 को अपलिफ्ट एरोस्पेस ने 10,921 NFT आर्टवर्क की लॉन्च पास NFT कलेक्शन रिलीज की। वैसे दिलचस्प बात है कि मून की सर्कमफ्रेंस पर ही इस NFT कलेक्शन का काउंट रखा गया है। हर कलेक्टर जो इस स्पेशल कलेक्शन में से NFT एक्वायर करता है वो न्यू शेपर्ड पर स्पेस फ्लाई करने की जॉब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा। वो ना सिर्फ एस्ट्रोनॉट की जॉब अप्लाई कर पाएगा बल्कि स्पेस प्लस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी कर पाएगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। अपलिफ्ट एरोस्पेस टीम एप्लीकेंट्स को इवैल्यूएट करेगी और फिर एक फाइनलिस्ट चुना जाएगा। एक बार स्पेस फ्लाइट के लिए फाइनल एप्लीकेंट सिलेक्ट हो जाए उसके बाद लॉन्च पास NFTs के सभी 10,921 ओनर्स अपने लॉन्च पास को स्पेस प्लस NFT अवतार के कैरेक्टर स्टारबॉर्न में कन्वर्ट कर पाएंगे। स्पेस प्लस के अपकमिंग मेटावर्स के लिए बनाई गई स्टारबॉर्न प्रोफाइल पिक्चर स्पेस में ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करती है। लॉन्च पास और स्टारबॉर्न NFTs मिलकर स्टारबॉर्न स्पेस प्रोग्राम के लिए मेंबरशिप टोकन की